सो हेलो एवरीवन एंड गुड मॉर्निंग सभी को। उम्मीद करता हूँ मेरी वॉइस प्रॉपर आ रही होगी सभी तक। एक बार कंफर्म कर देंगे। ओके चलिए तो स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग का पॉलिटी का रहेगा बम शॉट, ठीक है। और किसके लिए है किसके लिए नहीं वो भी सुन लो ध्यान से। चलिए तो सबसे पहली बात तो ये है, सिर पड़ रहा। एक सेकंड। हाँ जी, चलो तो सबसे पहली बात तो ये किसके लिए है और किसके लिए नहीं है। तो अगर आप ऐसा है कि अगर अभी आपने कोई अगर ऐसा स्टूडेंट है जिसने अभी रीसेंट में पॉलिटी का वन शॉट कोई ख़त्म किया है, ठीक है। अगेन मैं फिर से बताता हूँ, अगर कोई ऐसा स्टूडेंट है जिसने कि रीसेंट में वन शॉट कोई पुराना जो मेरा लेक्चर है वो ख़त्म किया है, पूरा वन शॉट देखा है, तो मैं उसको एडवाइस करूँगा कि प्लीज़ आप उसको रिवाइज़ करिए अच्छे से, ठीक है। क्योंकि एक नया लेक्चर लेने से आपको, क्योंकि देखो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है कि आपने जो चीज़ पढ़ी उसको उसका रिवीजन करना, ठीक है। तो अगर ऐसा है कि आपने अभी ही वन शॉट कोई कंप्लीट किया है, ठीक है, तो आप उसी को अच्छे से रिवाइज़ करो, फिर आपके लिए लेक्चर नहीं है। ये किसके लिए है? जिसको एक वीडियो में मतलब एक पूरे लेक्चर में कंप्लीट रिवीजन करना है। जैसे आज बैठे, ठीक है, तो पूरा लगभग अराउंड 5 आवर्स में हम लोग पूरा पॉलिटी रिवाइज़ कर लेंगे, उसके लिए है ये। लेकिन अगर आपने अभी अपना अगर रिवीजन कंप्लीट किया वन शॉट लेक्चर किसी से, देन आपके लिए नहीं है ये, ठीक है, क्लियर। अब कैसे इस लेक्चर को करना है, तो अगर आपके पास फैट मैन है तो उसको निकाल के रखना है, ठीक है।
फैटमैन को निकाल के रखना है और उसमें, और हाँ अभी हम लोग का ये दूसरा रहने वाला है बॉम्ब शॉट। इससे पहले हमने इकोनॉमिक्स का कंप्लीट कर चुके हैं और इकोनॉमिक्स का पूरा दैट इज़ A to Z सारी चीज़ें हम लोग कर चुके हैं और इकोनॉमिक्स के क्वेश्चंस ज़्यादा आ रहे हैं। अगर हम पॉलिटी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री से कंपेयर करें तो इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन आपको 3 तो देखने को मिल ही रहे हैं, ऑन एन एवरेज 3 क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। तो वो आपने आई होप सभी ने कंप्लीट कर लिया होगा, नहीं भी किया तो आगे कर लेना, अभी तो टाइम है। जिस तरह से अभी चीज़ें आपको पता है कि हो सकता है कि आपका सीजल डिले हो अभी कुछ दिनों के लिए, तो फैटमैन को आपको साथ में रख के चलना है सो दैट कि आपको उससे चीज़ें देखते चलना है कि भाई कोई चीज़ छूटी तो नहीं है, या फिर मतलब जो भी आपको लगता है इस तरह से छूटा है तो आपको वहाँ से कंप्लीट कर लेना। बाकी तो सारी चीज़ें यहाँ पर होती चलेंगी। और उसके बाद क्या करना है, जिस हिसाब से सिर्फ मैं सीजल के लिए बता रहा हूँ ये चीज़, कि आपको लिटिल बॉय से प्रैक्टिस कर लेना है। और क्या आपको पता है इस साल मतलब अभी कल ही लिटिल बॉय के 80 ईयर्स कंप्लीट हुए हैं। ये वाले लिटिल बॉय के नहीं, एक्चुअल में जो फैटमैन और लिटिल बॉय आपको पता है हिरोशिमा और नागासाकी में बॉम्ब ड्रॉप हुए थे 6 अगस्त और 9 अगस्त को। तो 6 अगस्त को लिटिल बॉय ड्रॉप किया गया था और 9 अगस्त को फैटमैन, तो उनके 80 ईयर्स कंप्लीट हुए हैं। तो खैर लिटिल बॉय से आपको क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लेना है बाद में, यानी कि जब पूरा लेक्चर कंप्लीट हो जाए उसके बाद में। पहले यहाँ पर मैंने सोचा था कि क्वेश्चंस रख लें, लेकिन फिर वही है कि क्वेश्चंस तो आप या तो यहाँ प्रैक्टिस कर लो या तो हम अलग से, जैसे आप जिनके पास है वो तो ठीक है, जिनके पास नहीं है तो क्या किया जाएगा, जो परमार अकेडमी ऐप है, ठीक है, तो इस लेक्चर के ख़त्म होने के बाद मैं कोशिश करूँगा कि वहाँ पे एक क्विज़ बनवा के डाल दूँ, जहाँ पर आप ये क्विज़ अटेम्प्ट करते हो लेवल 2 वाली डेली बेसिस पे, तो वहीं पर आपको ये पूरी इसी बेसिस पे स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस मोस्टली मिल जाएंगे। वन लाइनर तो आप बना ही लेंगे, वैसे भी स्टेटमेंट वाले जनरली आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे ज़्यादातर। ये पूरी एक क्विज़ हो जाएगी, तो आपका पूरा जो पॉलिटी होगा वो डन हो जाएगा यहाँ से, ठीक है। अब स्टार्ट करते हैं, ठीक है, बिना टाइम गवाए तो स्टार्ट किया जाए। और यहाँ पर मैं थोड़ा सा ये कंसिडर करके चलूँगा कि यहाँ पर मैं डेप्थ नहीं पकड़ने वाला हूँ, कि अगर आप एक्सपेक्ट करेंगे मैं बहुत ज़्यादा डेप्थ में चीज़ों के जाऊँगा, ठीक है, क्योंकि ये बैच की क्लास नहीं है, वन शॉट है, तो वन शॉट की तरह करेंगे इसको, चीज़ें सारी होंगी। लेकिन अगर कहीं लगता है कि नहीं इसमें हमें डेप्थ की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा समझने की ज़रूरत है, तो आप FRB सीरीज़ और सारी चीज़ें पढ़ी हुई हैं वहाँ से आप समझ सकते हैं। ओके चलिए सर CHSL वाले क्या करें, CHSL वाले भी कर सकते हैं, 12th बेस्ड एग्ज़ाम होता है आपका CHSL और स्टेनो में। अगर आप देखेंगे तो ऐसा कोई बहुत उस क्वेश्चन आ रहे हैं स्टेटमेंट वाले, लेकिन ऐसे पॉलिटी से अगर मैं बात करूँ, ज्योग्राफी से अगर बात करूँ, तो कोई बहुत तिकड़म क्वेश्चन नहीं आ रहे कि बहुत ज़्यादा कोई टफ क्वेश्चन आ रहे हो, नॉर्मली क्वेश्चन आ रहे हैं और वो आपसे आराम से बन जाएंगे, तो इतना कोई लोड लेने वाली बात है नहीं अगर मैं बात करूँ CHSL एग्ज़ाम के लिए तो, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। और वैसे भी ज़्यादा कोई जो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन आ रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि बहुत टफ क्वेश्चन आ गया है पॉलिटी से या ज्योग्राफी से जो एकदम हमसे बना नहीं है सिलेक्शन पोस्ट की अगर मैं बात करूँ तो, ठीक है। तो उसी तरह से करेंगे। तो पार्ट नंबर 5 पे सबसे हम स्टार्ट करेंगे, मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन से स्टार्ट नहीं करेंगे, ठीक है, उसके रीज़न आपको पता चल जाएंगे, क्लियर। तो आर्टिकल 52 से लेके 151 के बीच में दिया हुआ है पार्ट 5। पार्ट 5 में दिया है क्या है, तो पार्ट 5 में यूनियन है। सबसे पहली बात तो ये है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में पार्ट कितने हैं, तो पार्ट कितने हैं 25, ठीक है, यानी कि पार्ट हम बोल सकते हैं कि 25 है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, पहले 22 थे लेकिन अभी 25 हैं, ठीक है, जिसमें कि हम पार्ट 5 से स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें आर्टिकल नंबर 52 से लेकर 151 के बीच में दिया हुआ है। अब ये 52 से 151 ये यूनियन की बात करता है और इसको हम डिवाइड करते हैं, दैट इज़ पार्ट 5 इज़ डिवाइडेड इनटू 5 चैप्टर्स, 5 चैप्टर्स में डिवाइडेड है, चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3, चैप्टर 4 और चैप्टर 5, ठीक है। चैप्टर 1 की अगर बात करेंगे तो यूनियन एग्जीक्यूटिव की बात करता है ये, ठीक है। चैप्टर 2 की अगर बात करेंगे और यूनियन एग्जीक्यूटिव कहाँ से कहाँ तक है, तो ये आर्टिकल नंबर 52 से स्टार्ट होगा। और आपका एक सेकेंड यहाँ पे, एक सेकेंड रुकिएगा, स्लाइड क्रिएट करना पड़ेगा। तो आर्टिकल नंबर 52 से स्टार्ट होगा ये आपका, ये चैप्टर 1 की बात हो रही है, ठीक है, जिसमें यूनियन एग्जीक्यूटिव आता है। और यूनियन एग्जीक्यूटिव में आता कौन कौन है पहले वो भी हम देख लेते हैं। हु इज़ द पार्ट ऑफ यूनियन एग्जीक्यूटिव, जो संघ की कार्यपालिका होता है उसमें कौन कौन आता है, तो देश का राष्ट्रपति आता है, दैट इज़ प्रेसिडेंट, देश का उपराष्ट्रपति आता है, दैट इज़ वाइस प्रेसिडेंट, देन आता है अटॉर्नी जनरल, दैट इज़ महान्यायवादी, देन आता है हमारा प्राइम मिनिस्टर,
एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद। तो ये जाएगा कहाँ तक, 78 तक, इसमें यूनियन एग्जीक्यूटिव आता है। देन चैप्टर 2 में आता है पार्लियामेंट, जो देश की संसद है, दैट इज़ पार्लियामेंट। वो चैप्टर नंबर 2 में है। कहाँ से कहाँ तक, आर्टिकल नंबर 79 से लेके 122 के बीच में है। देन चैप्टर 3 की अगर बात करेंगे तो सिर्फ इसमें एक ही आर्टिकल है, आर्टिकल नंबर 123, जो ऑर्डिनेंस है, जिसको लेजिस्लेटिव पावर ऑफ प्रेसिडेंट बोलते हैं। एंड चैप्टर 4 में अगर बात करेंगे 124 से 147 के बीच में है, दैट टॉक्स अबाउट द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। एंड चैप्टर 5 की अगर बात करेंगे तो कैग, दैट इज कॉम्प्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल आता है, आर्टिकल 148 से 151 के बीच में। खत्म हो गया, मतलब पार्ट 5 से लेके पार्ट 5 में 5 चैप्टर्स हैं, जिनमें किस किस चैप्टर में क्या है वो हमने देख लिया। यूनियन एग्जीक्यूटिव में कौन आता है वो भी हमने समझ लिया। अब ये कहाँ से कहाँ तक है, अगर प्रेसिडेंट की अगर बात करेंगे तो रफली 52 से पकड़ के चलते हैं और 62 तक जाते हैं। वाइस प्रेसिडेंट की बात करेंगे तो 63, और हाँ अटॉर्नी जनरल बीच में ही आ जाता है इसमें, तो ये 63 से आप मान के चलो कि 71 तक है। बाकी 72 में हम देखते हैं ये ऑर्डिनेंस पार्डनिंग पावर होता है प्रेसिडेंट का, एंड देन 73 भी देखेंगे, लेकिन उसमें से स्पेसिफिक वाइस प्रेसिडेंट नहीं है। देन उसके बाद अगर बात करेंगे प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, तो 74 से लेके 78 के बीच में है, और बीच में ही हमारे अटॉर्नी जनरल यानी महान्यायवादी जी भी पड़े हुए हैं। तो ये यूनियन एग्जीक्यूटिव है। हम स्टार्ट करेंगे फ्रॉम द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ओके, यानी कि देश के राष्ट्रपति से स्टार्ट करेंगे। आर्टिकल नंबर 52 से लेके 61 तक है मेनली, तो ठीक है। तो 52 में क्या दिया हुआ है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया में अगर देखें तो 52 में दिया हुआ है देयर शैल बी अ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, यानी भारत का एक राष्ट्रपति होगा, ठीक है। ये पहली चीज़ तो ये है 52 में। अभी किस तरह से याद करना है, ट्रिक विक सब देख लेंगे, लेकिन पहले आपको समझना है, चीज़ें समझना है। ट्रिक विक भी सब आपको याद हो जाएंगी, ट्रिक लिखी भी है यहाँ पे। देन 53 में है एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन, यानी कि संघ की जितनी भी कार्यकारी की शक्ति है वो राष्ट्रपति में निहित होती है। इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट दिया हुआ है यहाँ पर 54 में, और 55 में मैनर ऑफ इलेक्शन दिया हुआ है। जरा समझो तो इसको, इलेक्शन और मैनर ऑफ इलेक्शन में क्या है। तो एक्चुअल में जो 53 है ना वो बात करता है, 54 जो है ना वो बात करता है इलेक्टोरल कॉलेज की। 54 को इलेक्शन की जगह इलेक्टोरल कॉलेज याद करो। इलेक्टोरल कॉलेज का मतलब ये होता है कि कौन कौन राष्ट्रपति के इलेक्शन में हिस्सा लेता है, हु पार्टिसिपेट्स इन द इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट। तो बहुत आसान है ये, इलेक्टेड एंड ब्रैकेट में एमपीज एंड एमएलएज, ठीक है। यानी कि निर्वाचित सांसद और जो विधायक हैं वो आते हैं इलेक्टोरल कॉलेज में, मतलब कि जो लोग प्रेसिडेंट के इलेक्शन में हिस्सा लेंगे, जितने हैं, लेकिन सिर्फ इलेक्टेड, ठीक है। देन मतलब इलेक्टेड यहाँ मैंने जानबूझ के लिखा है बिकॉज नॉमिनेटेड नहीं हिस्सा लेते हैं इसलिए, ठीक है। जो नामित सदस्य हैं वो हिस्सा नहीं लेते हैं। देन जो यहाँ लिखा है मैनर ऑफ इलेक्शन, तो मैनर ऑफ इलेक्शन क्या होता है, मैनर का मतलब होता है किस तरह से इनको चुना जाएगा। तो इनका मैनर होता है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन प्लस सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्लस एकल संक्रमणीय मत, ये मैनर होता है इलेक्शन का। ये जो मैनर ऑफ इलेक्शन है, ठीक है, दैट इज इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, ये हमने कहाँ से बोरो किया है, ये हमने बोरो किया है आयरलैंड से, ठीक। आयरलैंड से हमने क्या क्या बोरो किया, हम कुछ इस तरह से याद करते हैं, वो चलो हम लास्ट में देखेंगे जहाँ पे सोर्सेज देखेंगे, लेकिन अभी मैं एक एक करके जहाँ जहाँ नीडेड होगा वहाँ बताता चलूँगा आपको। ऑफिस ऑफ जो प्रेसिडेंट है एंड वाइस प्रेसिडेंट वो तो हमने यूएसए से लिया है, लेकिन मैनर ऑफ इलेक्शन की अगर बात आएगी तो वो ध्यान रखना है कि भाई इलेक्शन जो प्रोसीजर है वो हमने आयरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। ओके, बात समझ में आती है आपको। देन ये जो इलेक्शन होता है जिसमें हमने देखा प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन प्लस सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, ये इनडायरेक्ट होता है। इनडायरेक्ट का मतलब ये होता है कि पीपल ऑफ इंडिया डायरेक्टली वोट नहीं करते हैं, इसमें हमारे द्वारा जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं वो वोट करते हैं, जैसे एमपीज़ और एमएलएज ये हमने डायरेक्ट इलेक्ट किए हैं, और ये लोग किसको चुनते हैं, प्रेसिडेंट को चुनते हैं। प्रेसिडेंट का जो चुनाव होता है, जो इलेक्शन होता है, वो एक सीक्रेट बैलेट प्रणाली के तहत होता है। सीक्रेट बैलेट का मतलब ये है कि इसमें आपका डिफेक्शन नहीं लगता है। डिफेक्शन क्या होता है वो हम आपको देखेंगे, वैसे तो आपको पता होना चाहिए क्या होता है, लेकिन फिर भी आगे देखेंगे। तो सीक्रेट बैलेट का मतलब ये होता है कि आपको किसी को दिखाना नहीं है, किसी को बताना नहीं है, यहाँ तक कि अपनी पार्टी तक को नहीं आपको बताने की ज़रूरत है कि आप किसको वोट कर रहे हैं। जब भी इसकी वोटिंग होती है तो इसमें 50 लोग प्रपोजर्स और 50 लोग सेकेंडरर के तौर पे रहते हैं। सेकेंडरर 50 प्रपोजर 50 सेकेंडरर का मतलब ये है कि 50 लोग प्रपोज करेंगे आपका नाम और 50 लोग उसको बैक करेंगे। ऐसा तो है नहीं कि मेरा मन आया, जैसे कि अगर हम देखेंगे
तो आगे जैसे कि यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल एलिजिबिलिटी लिखा है, एलिजिबिलिटी यहाँ पर लिखा होगा क्वालिफिकेशन फॉर इलेक्शन एज प्रेसिडेंट। तो क्या क्वालिफिकेशन होती है? तो एक तो भारत के नागरिक हो आप, ये क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, प्लस आपकी 35 ईयर्स की एज होनी चाहिए। तो ऐसा तो है नहीं कि 35 साल की मेरी उम्र है और मैं सीधा चला गया। वैसे तो एक और होती है, दैट इज़ लोकसभा का सदस्य चुने जाने योग्यता होनी चाहिए। मैं पूरा नहीं लिख रहा हूँ कंसिडरिंग कि भाई इतना तो समझ में आता है आपको, ठीक है। ही शुड बी क्वालिफाइड टू बी अपॉइंटेड एज अ मेंबर ऑफ लोकसभा। तो लोकसभा की जो क्वालिफिकेशन है वो होनी चाहिए प्लस 35, क्योंकि लोकसभा में 25 साल उम्र चाहिए होती है, तो इसमें अलग से उम्र मेंशन कर दी गई 35 साल, और नागरिक होना चाहिए भारत का। ये चीज़ आपको समझ में आनी चाहिए। ओके, क्लियर यहाँ तक? ठीक, मैनर ऑफ इलेक्शन समझ गया। देन आते हैं टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट। तो टर्म कितना होता है? टर्म होता है 5 साल का, ठीक है। और अगर मान लेते हैं कि वैकेंसी क्रिएट होती है बाय डेथ, रेजिग्नेशन या रिमूवल से, तो अगर कोई नया प्रेसिडेंट चुना जाएगा तो वो पूरे 5 साल के लिए सर्व करेगा। एलिजिबिलिटी फॉर री इलेक्शन एनी नंबर ऑफ टाइम्स। क्या याद करना है इसमें? एनी नंबर ऑफ टाइम्स, यानी कि कोई भी देश का राष्ट्रपति बन सकता है कितनी बार भी, अनलाइक इन यूएसए जहाँ पे कोई भी राष्ट्रपति मैक्सिमम 2 बार तक ही बन सकता है। 59 कंडीशंस ऑफ ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट। कंडीशंस क्या हैं? कंडीशन ये है कि आप सांसद या विधायक नहीं होने चाहिए, और अगर आप हैं तो वो प्रेसिडेंट की कुर्सी में बैठने से पहले वहाँ से आप रिज़ाइन करेंगे। शपथ कौन दिलाता है प्रेसिडेंट को? 60 में शपथ लिखी हुई है, ये दिलाता है CJI, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, और अगर वो नहीं है तो सीनियर मोस्ट जज। प्रोसीजर फॉर इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट। अब इम्पीचमेंट का प्रोसीजर क्या होता है वो हम समझते हैं, जो आर्टिकल नंबर 61 में लिखा हुआ है, ठीक है। आर्टिकल नंबर 61 में क्या लिखा हुआ है? प्रोसीजर ऑफ इम्पीचमेंट। तो यहाँ पर हम इम्पीचमेंट के बारे में थोड़ा समझते हैं। इम्पीचमेंट के बारे में हमें क्या क्या पता होना चाहिए? सबसे पहले तो जरा बताओ किस ग्राउंड में इम्पीचमेंट होता है? इसका मतलब रिमूवल होता है, प्रेसिडेंट के रिमूवल को इम्पीचमेंट बोलते हैं। ये जो प्रणाली है दैट इज़ बोरोड फ्रॉम द यूएसए, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूएसए से बोरो किया है। ग्राउंड क्या होता है? वॉयलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान का उल्लंघन, इसमें एक ग्राउंड होता है, ठीक है, प्रेसिडेंट को हटाने का। इसको हटाने के लिए क्या प्रोसीजर होता है? तो लोकसभा या राज्यसभा किसी भी हाउस में क्या हो सकता है, इसका रिमूवल का जो इम्पीचमेंट का जो मोशन है वो स्टार्ट हो सकता है। जिस भी हाउस में स्टार्ट होगा वहाँ के 1/4 सदस्यों को उसको साइन करना होगा। कर दिया? मान लेते हैं लोकसभा, ऐसा नहीं दोनों हाउसेज में, जिस भी हाउस में ओरिजिनेट हुआ है। आप हम एग्जाम्पल कंसिडर कर लेते हैं लोकसभा का, तो 1/4 से साइन किया। इसके बाद अगर ये हो गया कि भाई 1/4 ने साइन कर दिया, देन क्या होता है? देन इसको स्पेशल मेजोरिटी से पास करवाना होता है, विशेष बहुमत से पास करवाना होता है इसको स्पेशल मेजोरिटी से। स्पेशल मेजोरिटी का मतलब क्या होता है? मेजोरिटी ऑफ द मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग, ठीक है, मेजोरिटी ऑफ द टोटल मेंबरशिप ऑफ द हाउस प्लस 2/3 मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग। कहने का मेरा मतलब ये है कि जो टोटल मेंबरशिप है हाउस की, एग्जाम्पल के तौर पे लोकसभा की करंट मेंबरशिप है 543, 543, तो उसका मेजोरिटी का मतलब होता है डिवाइड बाई 2 + 1, जितना भी ये नंबर आएगा, ठीक है, वो नंबर, एंड 2/3 प्रेजेंट एंड वोटिंग, इनमें से जो बड़ा होगा नंबर वो चाहिए होगा हमें, ठीक है। एंड देन राज्यसभा में जाएगा, राज्यसभा में भी स्पेशल मेजोरिटी चाहिए, फिर से यहाँ 1/4 वगैरह कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और जब ये जाएगा वहाँ पे, तो मान लो लोकसभा से राज्यसभा में गया, तो राज्यसभा उन चार्जेस को जो लोकसभा ने लगाए हैं प्रेसिडेंट को उनको देखेगा। तो इसीलिए इसको हम क्वाज़ी जुडिशियल प्रोसेस भी बोलते हैं। दिस इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज क्वाज़ी जुडिशियल प्रोसेस, क्योंकि दूसरा हाउस पहले हाउस के द्वारा लगाए गए चार्जेस को इवैल्यूएट कर रहा है, दैट इज़ वाई इट इज़ अ क्वाज़ी जुडिशियल प्रोसेस। प्रेसिडेंट के पास पूरी ये वो है कि वो खुद को रिप्रेजेंट कर सकता है। रिप्रेजेंट का मतलब ये है कि खुद को वो साबित कर सकता है हाउस में कि भाई वो सारी चीज़ें कि वो क्यों उसको इम्पीच ना किया जाना चाहिए, यानी उसको अपनी बात रखने का पूरा अधिकार है। ये बस आपको पता होना चाहिए यहाँ पे, ठीक है, क्लियर। तो ये रही बात इम्पीचमेंट की। अब यहाँ पर ये बात आती है इम्पीचमेंट करता कौन है, पार्टिसिपेट कौन करता है। जिस तरह से हमने इलेक्शन में देखा था कौन पार्टिसिपेट करता है, तो उसी तरह हमें पता होना चाहिए कि इम्पीचमेंट में कौन पार्टिसिपेट करता है। तो इम्पीचमेंट ध्यान रखना, ऑल MPs, ऑल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। अब यहाँ पे कैच है, तो मैं थोड़ा सा आपको, जो लोग नींद के आगोश में थोड़ा सा डूब गए हैं उनको मैं बोलना चाहूँगा कि थोड़ा सा उठिए, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बाद में थोड़ा सा डूब जाइएगा नींद के आगोश में, लेकिन अभी ये इंपॉर्टेंट है। क्या इंपॉर्टेंट है? क्वेश्चन पूछता है कि जो इलेक्टोरल कॉलेज है और जो इम्पीचमेंट है उसमें डिफरेंस क्या है। तो डिफरेंस जरा नोट करिएगा। यहाँ पर सिर्फ इलेक्टेड मेंबर है, यहाँ पर सारे का मतलब ये होता है कि इलेक्टेड प्लस नॉमिनेटेड। समझ में आ गई बात? तो पहला क्या अंतर है?
वहाँ पर सिर्फ निर्वाचित हैं, यहाँ पर निर्वाचित और नामित दोनों हैं, इलेक्टेड और नॉमिनेटेड दोनों हैं। फिर दूसरा अंतर क्या है, यहाँ पर आपके एमएलएज हैं बट यहाँ पे तो कोई एमएलए नहीं है, यानी कि इलेक्शन में विधायक लोग आते हैं लेकिन हटाने के टाइम, इम्पीचमेंट के टाइम विधायकों का कोई रोल नहीं होता। सर विधायक, हाँ, जो लेजिस्लेटिव असेंबली, जितने भी 28 राज्य हैं देश के, जहाँ जहाँ लेजिस्लेटिव, सब में ही लेजिस्लेटिव असेंबली है, तो वहाँ के विधायक और यूटी, दिल्ली, पुडुचेरी की, और देखो दिल्ली और पुडुचेरी की जो यूटी हैं वो पार्टिसिपेट करेंगे। सर जम्मू कश्मीर में भी तो अभी लेजिस्लेटिव असेंबली हो गई है, हो तो गई है, लेकिन अभी ऐसा कोई कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं किया गया है कि वहाँ के भी, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में सिर्फ दिल्ली और पुडुचेरी अभी मेंशनड है बस। ठीक है, क्लियर इतनी चीज़ यहाँ तक। अब तो यहाँ तक पहले हम ट्रिक देख लेते हैं, और तब तक किसी कोई डाउट होगा तो पूछ लेगा। ट्रिक ये है कि प्रेम ट्रैकिंग पे चलना है सो कम इन टाइम, इस तरह से हम इसको याद रखते हैं। प्रेम, ये दिख रहा है, प्रेम ट्रैकिंग पे चलना है सो कम इन टाइम। तो प्रेसिडेंट, देयर शैल बी अ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, 52, 53 एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन, 54 इलेक्शन ऑफ द इलेक्टोरल कॉलेज, मैनर ऑफ इलेक्शन, टर्म ऑफ ऑफिस, एलिजिबिलिटी फॉर इलेक्शन, क्वालिफिकेशन, कंडीशन ऑफ प्रेसिडेंट ऑफिस, ओथ ऑन अफर्मेशन एंड इम्पीचमेंट। ठीक है, एंड टी से क्या टाइम क्या है, 62 आर्टिकल यहाँ जो मेंशन नहीं है। टाइम ऑफ होल्डिंग इलेक्शन, टाइम ऑफ होल्डिंग इलेक्शन टू फिल दी वैकेंसी, इलेक्शन टू फिल दी वैकेंसी, यानी कि वैकेंसी भरने के लिए टाइम कब कब इलेक्शन को होल्ड करना है, वो आर्टिकल नंबर 62 में लिखा हुआ है। वैसे तो अगर हम देखेंगे तो जब प्रेसिडेंट, सबसे पहली बात तो ये पता होना चाहिए आपको कि जो राष्ट्रपति होता है देश का, वो अपना क्योंकि वैकेंसी कैसे क्रिएट हो सकती है, या तो उसने रेजिग्नेशन दिया हो, या तो उसकी मृत्यु हो गई हो, या फिर उसको हटा दिया गया हो। हटाया कैसे जाता है वो सीख लिया, मृत्यु में हमें कुछ सीखना नहीं है। रेजिग्नेशन किसको देता है वो पता होना चाहिए। तो वाइस प्रेसिडेंट को देता है, और वाइस प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट को देता है, जैसे अभी जगदीप धनखड़ जी ने द्रौपदी मुर्मू जी को दिया। और इस केस में होता क्या है, जब प्रेसिडेंट नहीं रहता है तो उस टाइम का जो वाइस प्रेसिडेंट होता है वो एक्टिंग प्रेसिडेंट बन जाता है। एक्टिंग प्रेसिडेंट का मतलब है टेम्परेरी प्रेसिडेंट। क्यों? क्योंकि इलेक्शन करवाया जाएगा एज सुन एज पॉसिबल विद इन, मतलब इलेक्शन, मान लो कि वैकेंसी क्रिएट होने के 6 महीने के अंदर इलेक्शन करवा के एक परमानेंट प्रेसिडेंट को बुला लिया जाएगा, तब तक देश का उपराष्ट्रपति रहेगा। और अगर मान ले तो उपराष्ट्रपति नहीं है तो उस केस में फिर जो CJI है वो आते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे जब जाकिर हुसैन प्रेसिडेंट थे तो उनकी डेथ हो गई थी, तो VV गिरी उस टाइम पे वाइस प्रेसिडेंट थे। ठीक, तो वो एक्टिंग प्रेसिडेंट बने, लेकिन फिर प्रेसिडेंट के चुनाव होने लगे परमानेंट चुनने के लिए, तो उन्होंने रिज़ाइन दे दिया। तो उस टाइम के CJI M हिदायतुल्ला आए और वो बने, और उसके बाद जब परमानेंट प्रेसिडेंट आ गया तो M हिदायतुल्ला फिर से जाके अपना CJI के पोस्ट पे बैठ गया। ख़त्म चीज़। अब यहाँ तक किसी को कोई डाउट हो तो पूछ लो। कोटा कितना होता है? कोटा चुनाव जीतने के लिए, ठीक है, कोटा जो होता है वो चुनाव जीतने के लिए, मतलब राष्ट्रपति का चुनाव जीतने के लिए टोटल नंबर ऑफ वैलिड वोट्स, टोटल वैलिड वोट्स अपॉन 1 + 1 + 1 1 + 1 1 क्या होता है कि कितनी वैकेंसी है। एक्चुअल में ये जो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिंगल ट्रांसफरेबल वोट है, इसको बहुत जगह यूज़ किया जाता है। जैसे राज्यसभा के जो हम वैकेंसी भरते हैं, ठीक है, जो मतलब क्या होता है, क्वाजाई नहीं होता भैया, क्वाजी जुडिशल होता है। क्वाजी जुडिशल का मतलब होता है, जुडिशल का मतलब होता है जो जुडिशरी का काम होता है, फैसला सुनाना, किसी कोई चार्जेस लगे हैं किसी पे तो उसको देखना। तो वही काम यहाँ पर जुडिशरी का थोड़ा बहुत काम, जुडिशरी वाला काम दूसरा हाउस कर रहा है यहाँ पे, लेकिन वो है तो जुडिशरी तो है नहीं वो, तो इसलिए आधा अधूरा जुडिशल, क्वाज़ी जुडिशल। ठीक है, तो राज्यसभा में भी यही काम चलता है, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिंगल ट्रांसफरेबल वोट से इलेक्शन होता है। तो वहाँ पर तो एक वैकेंसी भरी नहीं जाती है। हो सकता है कि यूपी में 4 वैकेंसी क्रिएट हुई हैं, ठीक है, मान लेते हैं, तो यहाँ 4 रख दिया जाता है फिर उस केस में। तो ये नंबर ऑफ वैकेंसी, खैर तो यहाँ पे प्रेसिडेंट तो एक ही, तो इसलिए 1 + 1 + 1। ठीक है, क्लियर। और वैल्यू ऑफ वोट ऑफ MLA MP पूछता नहीं है, अगर मैं बता देता हूँ आपको, MLA का वोट का वैल्यू होता है उस राज्य की जितनी जनसंख्या है, पॉपुलेशन ऑफ दैट स्टेट, डिवाइड करो टोटल नंबर ऑफ जितने वहाँ के MLA हैं इनटू 1/1000। लिख नहीं रहा हूँ क्योंकि पूछता नहीं है, लेकिन अगर पूछ लेगा बाई चांस, ठीक है, AI से क्वेश्चन बनवा रहा है। और वैल्यू ऑफ वोट ऑफ MP क्या होता है? टोटल वैल्यू ऑफ वोट ऑफ सारे MLA अपॉन टोटल नंबर ऑफ जितने MPs हैं, इसमें कुछ 1/2 नहीं करना होता है, 1/1000 का। ये चीज़ आपको समझ में आनी चाहिए। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, आगे बढ़ते हैं अभी।
ठीक है, ये हमारे देश के राष्ट्रपति रहे हैं, आप देख सकते हैं। सबसे पहले डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद रहे हैं, 1950 टू 1962 तक रहे, यानी 2 टर्म्स इन्होंने सर्व किए हैं। देन सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जो देश के पहले उपराष्ट्रपति थे, ठीक है, ही वॉज द फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ही वॉज द सेकंड वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ही वॉज द थर्ड वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, जो कि 4th प्रेसिडेंट थे। तो ये देख सकते हैं वीवी गिरी, फ़खरुद्दीन अली अहमद, इन्हीं के टाइम पे इमरजेंसी लगी थी, ठीक है, जो 1975 वाली इमरजेंसी थी इंटरनल डिस्टर्बेंस के ग्राउंड में। नीलम संजीव रेड्डी, ज्ञानी जैल सिंह, अभी ज्ञानी जैल सिंह का जिक्र आएगा जब हम पढ़ेंगे पॉकेट वीटो के बारे में प्रेसिडेंट का, तो देख लीजिएगा इनका, ठीक है। आर वेंकट रमन, शंकर दयाल शर्मा, के आर नारायण, अब्दुल कलाम जी, द बेस्ट प्रेसिडेंट इंडिया एवर हैड, ठीक है, और विल एवर हैव, जिस हिसाब से प्रेसिडेंट थे पीजे अब्दुल कलाम जी, ठीक है। प्रतिभा पाटिल, जिन्होंने बहुत पैसा खर्च किया, सरकार का पैसा अपना घूमने फिरने में, ठीक है। प्रणब मुखर्जी एंड रामनाथ कोविंद, ठीक है। और करंट में कौन है? द्रौपदी मुर्मू, जो हमारी पहली ट्राइबल प्रेसिडेंट है कंट्री की। फर्स्ट विमेन तो है ही, प्लस सेकंड विमेन तो है ही, लेकिन फर्स्ट ट्राइबल है, ये चीज़ आपको याद रखनी है। अच्छा, कौन से नंबर की हैं द्रौपदी मुर्मू जी, ज़रा बताएंगे? तो लॉन्गेस्ट सर्विंग कौन रहे हैं अभी तक? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जिन्होंने 2 टर्म सर्व किए हैं, और हम देख सकते हैं किसी प्रेसिडेंट ने सच 2 टर्म सर्व नहीं किए हैं। अब आ जाते हैं वाइस प्रेसिडेंट पे। खैर, काफ़ी बुरा लग रहा है मुझे जगदीप धनखड़ जी के लिए, लेकिन क्या ही कर सकते हैं, अब उनके हेल्थ रीजंस थे जो उन्हीं को पता होंगे या मोदी जी को पता होंगे, ठीक है। तो इनसे संबंधित है आर्टिकल नंबर 63 से लेके 71 तक, ठीक है, 63 से लेके 71 तक। बेचारे इतना सपोर्ट करते थे मोदी जी को, लेकिन खैर 63, द वाइस देयर शैल बी अ वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, आर्टिकल नंबर 63 में लिखा हुआ है, यानी उपराष्ट्रपति का पद। वाइस प्रेसिडेंट टू बी एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ द काउंसिल ऑफ स्टेट, यानी कि जो देश का उपराष्ट्रपति होगा वो राज्यसभा का पदेन सभापति होगा, यानी कि कोई भी उपराष्ट्रपति बना वो अपने आप राज्यसभा का चेयरमैन बन जाएगा, यानी राज्यसभा का चेयरमैन कोई अलग सिलेक्शन नहीं होता। वाइस प्रेसिडेंट टू एक्ट एज प्रेसिडेंट और इन डिस्चार्ज इज फंक्शन ड्यूरिंग कैजुअल वैकेंसी, तो जब वैकेंसी का तरीका थोड़ा कैजुअल हो तो उस केस में वाइस प्रेसिडेंट ही प्रेसिडेंट बन जाता है। इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, इलेक्शन ऑफ वाइस प्रेसिडेंट, इलेक्शन ध्यान रखना इनका भी इनडायरेक्ट होता है, ठीक। अब इनके इलेक्शन में कौन कौन पार्टिसिपेट करता है वो हमें पता होना चाहिए, ठीक है, बिकॉज ये इंपॉर्टेंट है। और हाँ, इनडायरेक्ट है और उसी तरीके से होगा, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन प्लस सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। याद करने वाली बात यहाँ पे ये है कि इनके इलेक्शन में पार्टिसिपेट कौन करता है, दैट इज वेरी 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 ईजी। हाउ? जो राष्ट्रपति को हटा रहे थे ना, कौन हटा रहा था? ऑल एमपीज, रिमेंबर, ऑल एमपीज, खत्म, ऑल एमपीज, यानी इलेक्टेड और नॉमिनेटेड दोनों तरह के जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, ठीक है, इलेक्टेड और नॉमिनेटेड दोनों तरह के जो आपके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है वो इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। इसमें एमएलए लोगों का कोई रोल नहीं होता है। टर्म कितना होता है? 5 साल का होता है। और इसी में आर्टिकल नंबर 67 में ही आप देखेंगे तो लिखा हुआ है कि अगर इनको रेजिग्नेशन वगैरह देना है तो वो किसको देंगे, ठीक है, 5 साल होल्ड करते हैं। 67 क्लॉज बी में लिखा हुआ है कि ये रिज़ाइन किसको कर सकते हैं? प्रेसिडेंट को। मैंने पीछे लिख दिया है, वैसे लिखने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। रिज़ाइन किसको करेंगे? प्रेसिडेंट को करेंगे। प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट को, वाइस प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट को करता है, ठीक है। इनको अगर रिमूव करने की बात आएगी तो इनका रिमूवल कैसे होता है? तो रिमूवल इस तरह से होता है कि रिमूवल का जो रेजोल्यूशन है वो राज्यसभा में ही स्टार्ट हो सकता है, क्योंकि राज्यसभा के क्या है? एक्स ऑफिशियो चेयरपर्सन है। अनलाइक प्रेसिडेंट, जिनका रिमूवल का रेजोल्यूशन किसी भी हाउस में स्टार्ट हो सकता था, इनका राज्यसभा में स्टार्ट हो सकता है। वहाँ पे चाहिए इफेक्टिव मेजोरिटी, प्रभावी बहुमत। ये इफेक्टिव मेजोरिटी क्या होती है? मान लेते हैं कि 245 करंट मेंबरशिप है राज्यसभा की, लेकिन कुछ वैकेंसी क्रिएट हो गई है, 5 मान लेते हैं, तो 240 हो गई। इसका डिवाइड बाई 2 + 1, देन ये लोकसभा के पास जाएगा और वहाँ पर हमें सिर्फ चाहिए होती है सिंपल मेजोरिटी, साधारण बहुमत, खत्म, ठीक, क्लियर। और 14 दिन का बस प्रायर नोटिस देना होता है। वहाँ भी देना होता था प्रेसिडेंट में और यहाँ पे भी देना होता है, खत्म बात, क्लियर। 68 टाइम ऑफ होल्डिंग इलेक्शन टू फिल वैकेंसी इन द ऑफिस ऑफ वाइस प्रेसिडेंट एंड द टर्म ऑफ ऑफिस। वही जो वैकेंसी है, तो वैकेंसी को जैसे हमने वहाँ पे देखा था 6 महीने का टाइम पीरियड होता है प्रेसिडेंट केस में, यहाँ पर होता है एज सुन एज पॉसिबल। जैसे कि अभी आपको पता है कि वाइस प्रेसिडेंट जी ने रिज़ाइन कर दिया है, ठीक है, और जगदीप धनखड़ जी पहले देश के राष्ट्रपति नहीं है जिन्होंने रिज़ाइन किया हो। वीवी गिरी पहले थे जिन्होंने रिज़ाइन किया था। और क्यों रिज़ाइन किया था? अभी मैंने बताया, जब जाकिर हुसैन जी की डेथ हो गई थी
है ना। जब जाकिर हुसैन जी की डेथ हुई थी, पहले थे सर्वपल्ली राधाकृष्णन, फिर जाकिर हुसैन, जब इनकी डेथ हो गई थी तो ये परमानेंट प्रेसिडेंट का चुनाव लड़ने के लिए इन्होंने रिज़ाइन दे दिया था। तो पहले वीवी गिरी थे जिन्होंने रिज़ाइन किया था, जगदीप धनखड़ जी हमारे 3rd वाइस प्रेसिडेंट हैं जिन्होंने रिज़ाइन किया 68। तो देख रहे हो आपको मतलब कितना अच्छा अवसर मिल रहा है कि अभी रिसेंट में ये हाल ही हाल एकदम गरम रिज़ाइन दिया वाइस प्रेसिडेंट ने, जो कि बहुत ही रेयर देखने को मिलता है ना। वंस अ लाइफ टाइम टाइप फिनोमिना है आपका, वंस अ लाइफ टाइम फिनोमिना आपने विटनेस किया है। ओथ और अफर्मेशन ऑफ वाइस प्रेसिडेंट कौन दिलाता है? तो ओथ शपथ दिलाएंगे कौन? प्रेसिडेंट। कौन ओथ दिलाएगा? तो प्रेसिडेंट दिलाएंगे, ठीक है। डिस्चार्ज ऑफ प्रेसिडेंट फंक्शन अदर कंटीजेंसीज कि अगर प्रेसिडेंट नहीं होते तो उस किसी केस में मान लो एब्सेंट है, वैकेंट नहीं बल्कि एब्सेंट है, तो उस केस में उनकी वो करेंगे, ठीक है, कार्य संभालेंगे। और मैटर्स रिलेटिंग टू और कनेक्टेड विद द इलेक्शन ऑफ वाइस प्रेसिडेंट, तो जो भी ना सिर्फ वाइस प्रेसिडेंट बल्कि प्रेसिडेंट भी, यानी कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित कोई भी डाउट होगा, डिस्प्यूट होगा, कुछ भी होगा, सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन फाइनल होगा। किसका? सुप्रीम कोर्ट का, ठीक, क्लियर। सबसे लॉन्गेस्ट अभी तक वाइस प्रेसिडेंट कौन रहे हैं? कौन? हामिद अंसारी। और ठीक है, हामिद अंसारी रहे हैं अगर आप देखोगे, ठीक है। और अगर आप यहाँ पे देखें तो जो पहले थे हमारी ये 10 साल तक सर्व किया राधाकृष्णन, और ये भी 10 साल तक। लेकिन अगर दोनों में देखें डेज का कंपेयर करें तो हामिद अंसारी ऊपर आएंगे आपके, ठीक है। वैसे 2 ही उपराष्ट्रपति रहे, हामिद अंसारी और सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जिन्होंने 2 टर्म सर्व किए। अब आते हैं 72 पे, फिर हम 74 से स्टार्ट करेंगे, पीएम एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। 72 को थोड़ा सा हमें देखना होता है, जिसमें पार्टिंग पावर ऑफ प्रेसिडेंट है। पार्टिंग पावर का मतलब क्या होता है कि जो राष्ट्रपति है वो क्षमा शक्ति दे सकता है। इसमें 3-4 चीज़ें होती हैं। एक तो पार्डन होता है, एक कम्यूट होता है, ठीक है, देन एक रिमिशन होता है, एक रेस्पाइट होता है, और एक रेप्राइव होता है। बहुत आसान है, बहुत आसान है। पार्डन का मतलब होता है कंप्लीटली एब्सॉल्व कर देना, कंप्लीटली किसी को बरी कर देना, जितने भी उस पर चार्जेस लगे उससे कंप्लीटली उसको वो दे देना कि जा सिमरन जी ले अपनी ज़िंदगी। पार्डनिंग वो होता है। कम्यूट क्या होता है? फॉर्म ऑफ पनिशमेंट को चेंज कर देना, फॉर्म ऑफ जो पनिशमेंट है उसको चेंज कर देना। फॉर्म ऑफ पनिशमेंट का मतलब है डेथ सेंटेंस मिला था, मृत्युदंड, उसको हमने लाइफ इम्प्रिजनमेंट यानी उम्र कैद में तब्दील कर दिया। रिमिशन का मतलब क्या होता है? रिमिशन का मतलब है फॉर्म नहीं चेंज किया है, बस हमने ड्यूरेशन चेंज कर दिया। आप ऐसे याद कर सकते हैं, ड्यूरेशन का मतलब है मान लो कि उम्र कैद मिला था तो हमने उसको 10 साल की जेल में कन्वर्ट कर दिया। इट इज़ काइंड ऑफ की टू लेसन द पनिशमेंट, ठीक है। यहाँ पे भी सेम होता है, ठीक है, कि पनिशमेंट को लेस कर देना या रिड्यूस कर देना, ठीक है। उसका जो टर्म होता है उसको रिड्यूस कर देना ड्यू टू हेल्थ ग्राउंड या फिर ड्यू टू स्पेशल इन स्पेशल कंडीशंस। स्पेशल कंडीशंस में उसको कम कर देना। स्पेशल कंडीशन वो हेल्थ एग्जाम्पल के तौर पे हो सकती है ना, किसी की हेल्थ बहुत ख़राब हो रही तो उसका उम्र को कम कर दिया। रेप्राइव का मतलब होता है टेम्परेरी होल्ड लगा देना आपकी, टेम्परेरी होल्ड लगा देना आपकी जो भी सज़ा है उस पर। एक्सटेंट ऑफ एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ यूनियन लिखा हुआ है कि यूनियन का जो पावर है, यूनियन का एग्जीक्यूटिव पावर है वो कहाँ कहाँ तक उसका विस्तार है, बस, और ज़्यादा हमें कोई नहीं देखना है। अच्छा, एक चीज़ ध्यान रखना, कभी भी कोई भी चीज़ पूछे जैसे इस पार्टिंग पावर सब्जेक्ट टू जुडिशियल रिव्यू, इस पार्टिंग पावर सब्जेक्ट टू जुडिशियल रिव्यू, द आंसर वुड बी येस, ठीक है। कोई भी चीज़ बियॉन्ड जुडिशियल रिव्यू नहीं है। ये एक केस हुआ था जिसको हम कहर सिंह वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया बोलते हैं, कहर सिंह वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, जिसमें कि सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि हाँ इट इज़ सब्जेक्ट टू जुडिशियल रिव्यू। आर्टिकल नंबर 72 में जिस तरह से राष्ट्रपति को मिला हुआ पार्टिंग पावर, उसी तरह से अगर हम देखेंगे तो आर्टिकल नंबर 161 में गवर्नर का पार्टिंग पावर लिखा हुआ है। वैसे सारी चीज़ें भी हम देखेंगे, ठीक है, लेकिन यहीं पे समझ लेते हैं, अच्छे से समझ में आ जाएगा। गवर्नर का पार्टिंग पावर लिखा हुआ है। अब प्रेसिडेंट और गवर्नर का पार्टिंग पावर पता है सेम होता है, एक्सेप्ट 2 थिंग्स, सिर्फ 2 चीज़ें अलग होती हैं। पहला तो गवर्नर मतलब गवर्नर का कम होता है। मैं क्या बोल रहा हूँ, प्रेसिडेंट गवर्नर का पार्टिंग पावर बिल्कुल सेम होता है एक्सेप्ट इन 2 थिंग्स, जहाँ गवर्नर के पास कम पावर होता है। पहला चीज़ तो ये है कोर्ट मार्शल।
अगर किसी का कोर्ट मार्शल हुआ है, मतलब कि एयरफोर्स, आर्मी, जो हमारी डिफेंस फोर्सेज होती हैं, नेवी, इनमें अगर किसी को कोर्ट मार्शल किया गया है तो उसके लिए आपको जाना पड़ेगा प्रेसिडेंट के पास ही, गवर्नर कुछ नहीं कर सकता उस केस में। और अगर किसी को मृत्यु दंड मिला है, डेथ सेंटेंस मिला, तो उसमें भी गवर्नर कुछ नहीं कर सकता है, प्रेसिडेंट के पास ही जाना होगा आपको। क्लियर है? ख़त्म। अब यहाँ से हमारा एक तरह से हम देख रहे हैं, तो हमने पढ़ा था कि यूनियन एग्जीक्यूटिव में कौन आता है, तो प्रेसिडेंट आता है, वाइस प्रेसिडेंट आता है, पीएम एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, अटॉर्नी जनरल। प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट खत्म हो गया, अब पीएम एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और एजी पे आते हैं, दैट इज अटॉर्नी जनरल। ठीक है, 74। यहाँ तक क्लियर है सभी को? ठीक है। 74, देयर शैल बी अ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हेडेड बाई प्राइम मिनिस्टर टू एड एंड एडवाइज द प्रेसिडेंट। राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगा जिसका अध्यक्ष प्रधानमंत्री होगा। तो यहाँ से हमें क्या क्या पता चलता है? यहाँ से हमें पता चलता है कि जो रियल हेड है, यानी कि जो जिसके पास रियल पावर है, जिसको कि हम डी फैक्टो हेड बोलते हैं, ठीक है, वो कौन है? प्रधानमंत्री है। ठीक है, लेकिन अगर बात करें नॉमिनल हेड कौन है, नॉमिनल या टाइटलर या डी ज्यूरे हेड, ये है प्रेसिडेंट। ठीक, क्यों? क्योंकि जो भी प्रेसिडेंट को बोला जाएगा वो करना होगा। कर कौन रहा है? प्रेसिडेंट। अच्छा, सारा काम प्रेसिडेंट कर रहा है, ये भी वो भी ये भी। लेकिन एक सेकंड, ये अपने आप से तो कुछ कर ही नहीं पा रहा है, इसको तो एडवाइस किया जा रहा है, और ये एडवाइस इस पे बाइंडिंग भी है। तो मतलब ये है कि सर ये बस दिख रहा है, नाम का है पावर इसके पास, असली पावर तो पीएम के पास है, क्योंकि पीएम ही बताएगा, क्योंकि पीएम हेड है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का, इसलिए। ठीक है, पीएम भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का ही पार्ट होता है, बस ये है कि वो हेड है उसका। ठीक है, बाइंडिंग क्यों होती है एडवाइस? क्योंकि आर्टिकल अमेंडमेंट नंबर 42 ने बोला था, जो 42 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था, उसने ये बोला था कि प्रेसिडेंट पे कोई भी एडवाइस जो प्रेसिडेंट को दी जाएगी वो उस पर बाइंडिंग होगी। देन 44th अमेंडमेंट हुआ, ये 1976 में हुआ था। देन 44th अमेंडमेंट हुआ था 1978 में, और इस अमेंडमेंट ने बोला था कि एक बार प्रेसिडेंट लौटा सकता है एडवाइस को, लेकिन जो दोबारा मिलेगी रिकंसिडर्ड एडवाइस वो तो माननी ही पड़ेगी। घुमा फिरा के बाइंडिंग ही है। किसने करी थी? 42nd अमेंडमेंट ने। क्लियर? 75, अदर प्रोविजंस एज टू मिनिस्टर। इसमें टोटल 6 क्लॉज हैं। कितने क्लॉज हैं? 6। पहला, प्राइम मिनिस्टर शैल बी अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट एंड द अदर मिनिस्टर शैल बी अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑन द एडवाइस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। इसका मतलब ये है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा, और जो बाकी के जो मिनिस्टर्स हैं उनकी नियुक्ति भी राष्ट्रपति करेगा, लेकिन प्रधानमंत्री की सलाह पे। दूसरा, ये दूसरा नहीं है, ये 1A और 1B है। ठीक है, इसका मतलब क्या है? तो एक्चुअल में ये जो 75 का क्लॉज 1 है, इसमें 91st अमेंडमेंट से, 91st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से क्या किया गया था? 2 क्लॉज ऐड किए गए थे, 1A 1B। 1A ने बोला था कि प्रधानमंत्री का, अब जैसे होता क्या है कि जैसे इस बार की सरकार है, गठबंधन की सरकार है। अब जब गठबंधन की सरकार होती है तो हर कोई बोलता है कि सुनो, हमें ये मंत्रालय चाहिए, हमें ये मंत्रालय चाहिए, नहीं तो हम अपना सपोर्ट वापस ले लेंगे। तो उनको अपीज़ करने के लिए जो प्राइम मिनिस्टर होता है या जो मेजॉरिटी पार्टी होती है, क्या करती है? मंत्रालयों पे मंत्रालय क्रिएट करती चली जाती है, और कुछ ना कुछ मंत्रालय, फर्जी के मंत्रालय बनाएगी, और फर्जी के जो है पोस्ट क्रिएट करके उनको देगी, सो एज टू अपीज। तो इसलिए 91st अमेंडमेंट ऑफ 2003 जो 2003 में हुआ था, उसने क्या किया? एक लिमिट निर्धारित कर दी कि 15% से ज़्यादा नहीं हो सकते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। किसका 15%? लोअर हाउस का, दैट इज हाउस ऑफ पीपल, दैट इज लोकसभा का। यही सेम प्रोविजन स्टेट के केस में भी होता है, वहाँ पर लेजिस्लेटिव असेंबली का 15% हो जाता है। और 1B में क्या है? ये लिखा हुआ है कि अगर कोई मेंबर 10th शेड्यूल के तहत डिस्क्वालीफाइड है तो वो मिनिस्टरशिप से भी डिस्क्वालीफाइड है, यानी वो मिनिस्टर भी नहीं बन सकता है। ये चीज़ था, इसमें ऐड किया गया था। 10th शेड्यूल जो है 10वीं अनुसूची, उसमें हम देखेंगे ये 52nd अमेंडमेंट से ऐड किया गया है, 52वें संविधान संशोधन से, जो डिफेक्शन के प्रोविजन से डील करता है। डिफेक्शन अगर आपको पता है तो ठीक है, नहीं तो आगे में भी देखेंगे। समझ में आई बात? 1A 1B क्लियर। 1B में ये एक और एक्सेप्शन ऐड किया गया, चलो बाद में देखेंगे अभी। ठीक है, 75 का क्लॉज 2, मिनिस्टर शैल होल्ड ऑफिस एट द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट, यानी राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करेंगे।
यानी कि मिनिस्टर्स आर इंडिविजुअली रिस्पॉन्सिबल टू प्रेसिडेंट। एक एक वर्ड को नोट करते जाना, जरूरी नहीं मैं हर चीज़ लिखूं। तीसरा, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर शैल बी कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू हाउस ऑफ पीपल, दैट इज लोकसभा। यानी यहाँ पर इनकी इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी दी हुई है, तो यहाँ पर इनकी कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी दी हुई है, एंड दैट इज टुवर्ड्स द हाउस ऑफ पीपल, दैट इज लोकसभा। ये जो आर्टिकल 75 क्लॉज 3 है ना, ये इतना इंपॉर्टेंट है कि जब मैं आपको नो कॉन्फिडेंस मोशन बताऊंगा तो वहाँ पर इसका इस्तेमाल होगा, 75 क्लॉज 3 का। बिफोर अ मिनिस्टर एंटर्स हिज ऑफिस द प्रेसिडेंट शैल एडमिनिस्टर टू हिम ओथ ऑफ ऑफिस एंड सीक्रेसी, मतलब कि शपथ मिनिस्टर को दिलाएगा कौन? कौन दिलाएगा? राष्ट्रपति, जो कि तीसरे अनुसूची में लिखी हुई है, 3rd शेड्यूल में। फिफ्थ, अ मिनिस्टर हु फॉर एनी पीरियड ऑफ 6 कंसेक्यूटिव मंथ इज नॉट अ मेंबर ऑफ ईदर हाउस शैल सीज टू बी मिनिस्टर। मतलब ये है कि आप बिना किसी हाउस का मेंबर हुए भी मंत्री बन सकते हैं। जैसे अगर मोदी जी चाहें आपको मंत्री बनाना तो बना सकते हैं भाई, बिल्कुल बना सकते हैं, लेकिन 6 महीने के अंदर अंदर किसी सदन की सदस्यता लेनी पड़ेगी। जैसे कि जैसे एस जयशंकर, उनको पहले एक्सटर्नल अफेयर विदेश मंत्री बना दिया गया, फिर उसके बाद उनको गुजरात की राज्यसभा से क्या मतलब उनका इलेक्शन करवा के और भेजा गया फिर राज्यसभा में। समझ रहे हैं आप? सैलरीज एंड अलाउंसेज ऑफ मिनिस्टर्स, तो इनकी सैलरी खुद ही डिसाइड करते हैं, यानी पार्लियामेंट खुद डिटरमाइन करता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 76, 75 समझ में आ गया? ओके। 76 पे आते हैं। एजी मतलब अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। ये कौन होता है? ये भारत सरकार का वकील होता है। ही इज द हाईएस्ट लॉ ऑफिसर ऑफ आवर कंट्री। ये एडवाइस करता है, एडवाइजेस गवर्नमेंट ऑन लीगल मैटर्स। जो विधिक मामले हैं उनमें ये गवर्नमेंट को क्या करता है? एडवाइस करता है। एज सिंपल एज दैट। इसमें टोटल आपको 4 क्लॉजेस देखने को मिलेंगे। क्लॉज लिखा है क्या? नहीं लिखा है, ठीक है। क्लॉज 1 यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, ठीक है। क्लॉज 1, क्लॉज 2, क्लॉज 3 एंड क्लॉज 4। क्लॉज 1 में लिखा हुआ है इसकी अपॉइंटमेंट कौन करेगा, दैट इज अपॉइंटमेंट कौन करेगा? कोई बताएगा? अपॉइंटमेंट कौन करता है? तो अपॉइंटमेंट करता है प्रेसिडेंट, सिंपल। देन क्लॉज 2 में क्या लिखा हुआ है? तो क्लॉज 2 में लिखा हुआ है कि ये गवर्नमेंट को एडवाइस करेगा लीगल मैटर में, जो भी मैंने लिखा था, एडवाइस करता है गवर्नमेंट को लीगल मैटर्स पे। क्लॉज 3 में क्या लिखा हुआ है? ही हैज़ राइट टू ऑडियंस, ही हैज़ राइट टू ऑडियंस इन ऑल द कोर्ट्स ऑफ कंट्री, इन ऑल द कोर्ट्स ऑफ इंडिया। ठीक है, जितनी भी कोर्ट्स हैं भारत में सब में राइट ऑफ ऑडियंस। इसका मतलब है वो जा सकता है वहाँ पर, खुद को रिप्रेजेंट कर सकता है। ज़रूरी नहीं कि कोई अगर बुलाएगा तभी जाएगा, वो अपने मर्जी से भी जा सकता है, इतना उसके पास पावर है। और यहाँ पे लिखा हुआ है कि वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है, यानी कि प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट तक ही ये ऑफिस में रहता है। यानी कि इसमें कोई ऐसा क्राइटेरिया नहीं होता 5 साल 6 साल। या यहाँ पे देखो 75 का क्लॉज 2 क्या लिखा था? मिनिस्टर भी प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट तक रहते हैं, यानी कि इनका भी कोई 5 साल 10 साल 6 साल ऐसा कुछ नहीं होता है। वैसे अटॉर्नी जनरल का भी कुछ ऐसा नहीं होता है, प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट तक सर्व करता है। अब ये ध्यान रखना कि ही इज़ नॉट अ फुल टाइम काउंसिल ऑफ द गवर्नमेंट। इसका मतलब ये है कि पहली बात तो ये है, जब ये अटॉर्नी जनरल कोई भी है, जैसे अभी कौन है, कौन कमेंट करके बताओ, आर वेंकटरमन ही है, तो वो पता है कोई प्राइवेट केस भी ले सकते हैं। सरकार के वकील आप बन गए, इसका मतलब ये नहीं कि आप कोई प्राइवेट केस ले नहीं सकते हो। क्यों? क्योंकि जो भी अटॉर्नी जनरल बनाया जाएगा तो वो बहुत तगड़े लेवल का वकील होगा, मतलब बहुत तगड़े लेवल का वकील होगा। और तगड़े लेवल के जो वकील होते हैं ना, उनकी दिन की इनकम करोड़ों में होती है। दिन की इनकम उतनी तो भारत सरकार दे नहीं पाएगी, तो इसलिए उनको अलाउ कर दिया जाता है कि भाई आप प्राइवेट कर सकते हो, बस देख लेना कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के खिलाफ तुम केस न लड़ो, बस इस चीज़ का तुम्हें देखना होता है। और जब तुम जाओगे, मतलब यहाँ से हटोगे इस पोस्ट से, तो अपना जो भी अपना प्राइवेट प्रैक्टिस है सब कर सकते हो, कोई उसमें लोड नहीं है। तो पहले कौन थे? हु वॉज द फर्स्ट अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया? तो पहले थे MC सेतलवाद, ठीक है। और करंट में तो मैंने बता ही दिया, R वेंकटरमन है। सॉलिसिटर जनरल कौन होता है? सॉलिसिटर जनरल इनको असिस्ट करने के लिए होते हैं। सॉलिसिटर जनरल अभी कौन है? तुषार मेहता है, ठीक है, तुषार मेहता है सॉलिसिटर जनरल। आगे बढ़ते हैं। आर्टिकल 77 कंडक्ट ऑफ बिजनेस ऑफ गवर्नमेंट। जिस तरह आर्टिकल नंबर 53 देखा था हमने कि एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ यूनियन जो होती है वो प्रेसिडेंट के पास होती है, उसी तरह
जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जितना भी बिजनेस है वो राष्ट्रपति के नाम पे होता है, वो राष्ट्रपति के नाम पे उसको ट्रांजैक्ट किया जाता है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, ठीक है, क्लियर। देन अगर बात करेंगे आर्टिकल नंबर 78 में क्या लिखा हुआ है, ड्यूटीज़ ऑफ प्राइम मिनिस्टर एज टू फर्निशिंग ऑफ इंफॉर्मेशन। ड्यूटीज़ क्या होती हैं प्राइम मिनिस्टर की, वो ड्यूटी ये होती हैं कि वो एज अ लिंकेज एक्ट करता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और प्रेसिडेंट के बीच में। यानी कि कोई भी चीज़ में अगर मान लो किसी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ने डिसीजन ले लिया, उसके बारे में प्रेसिडेंट को नहीं पता, कि बाकी मिनिस्टर्स को नहीं पता है, तो वो प्रेसिडेंट बोलेगा प्राइम मिनिस्टर से पूछे क्यों नहीं पता है, या कुछ ऐसा डिसीजन ले लिया जो प्रेसिडेंट को नहीं पता है, तो वो सब प्राइम मिनिस्टर को कम्युनिकेट करना पड़ता है। तो वो इसीलिए नेहरू ने बोला था कि ये लिंचपिन ऑफ गवर्नमेंट होता है, ठीक है। कौन, ये जो प्राइम मिनिस्टर होता है, ही एक्ट्स एज द लिंचपिन ऑफ गवर्नमेंट। आई होप इट इज़ क्लियर टू यू, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ यहाँ पे ध्यान रखना कि जैसे अटॉर्नी जनरल होता है ना, हाईएस्ट ऑफिसर ऑफ कंट्री, इसी तरह 165 आर्टिकल में आप चले जाओगे तो यहाँ पर आपको एडवोकेट जनरल भी मिल जाएगा। कौन मिलेगा, एडवोकेट जनरल, जो हाईएस्ट लॉ ऑफिसर होता है किसी स्टेट का, यानी राज्य सरकार का वकील होता है, ठीक है। तो 165 में, जैसे 72 में पार्डनिंग पावर ऑफ प्रेसिडेंट था, 161 में, और पता है बहुत आसान है, वही याद हो जाएगा, ठीक है। काफ़ी लोगों को पता भी होगा जो 89 और 90 वाला फॉर्मूला होता है, वो फॉर्मूला भी मैं आपको बताऊंगा, चिंता मत करो, ठीक है, सब कुछ देखेंगे हम। अब आते हैं पार्लियामेंट ऑफ इंडिया में, दैट इज चैप्टर नंबर 2। चैप्टर 1 देख चुके हैं 52 से 78, नाउ कमिंग ऑन टू चैप्टर नंबर 2, पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। एक घूंट पानी पी लेते हैं फिर स्टार्ट करते हैं। चलिए, तो चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करते हैं, पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। आर्टिकल नंबर 79 से लेके 122 के बीच में दिया हुआ है। 79 टॉक्स अबाउट द कॉम्पोजिशन ऑफ पार्लियामेंट, ठीक है। इट टॉक्स अबाउट कॉम्पोजिशन ऑफ पार्लियामेंट, यानी पार्लियामेंट में कौन कौन आता है। तो पार्लियामेंट में 3 लोग आते हैं, कौन, लोकसभा, राज्यसभा एंड प्रेसिडेंट। जी हाँ, पार्लियामेंट का मतलब सिर्फ लोकसभा राज्यसभा ही नहीं होता है, प्रेसिडेंट भी उसका पार्ट होता है, बिकॉज कोई भी बिल एक्ट नहीं बन सकता है बिना प्रेसिडेंट की एसेंट से। तो लोकसभा की सबसे पहली बात तो हमें ये देखना है कि लोकसभा के अदर नेम्स क्या हैं, राज्यसभा के अदर नेम्स क्या हैं। तो इसको हम हाउस ऑफ पीपल बोलते हैं, इसको हम लोअर हाउस बोलते हैं, हाउस ऑफ पीपल, लोअर हाउस। राज्यसभा को क्या बोलते हैं, राज्यसभा को बोलते हैं हम क्या, काउंसिल ऑफ स्टेट्स। अपर हाउस या परमानेंट हाउस या एल्डर्स, हाउस ऑफ एल्डर्स, इसको हम बोलते हैं फर्स्ट चैम्बर, और इसको हम बोलते हैं सेकंड चैम्बर। इसीलिए मैंने इस पिरामिड, कहीं पिरामिड या ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं बना हुआ है, ये मैं इसी तरह से पढ़ाता हूँ, ठीक है, ये अपना स्टाइल है, ठीक है। तो फर्स्ट चैम्बर, तो नीचे से हम जाएंगे ऊपर की ओर, तो ये पहला आएगा, देन सेकंड नंबर पे राज्यसभा आएगा, ठीक है। इतनी चीज़ क्लियर है। काउंसिल ऑफ स्टेट क्यों बोलते हैं अभी आपको समझ में आएगा, इसको हाउस ऑफ पीपल क्यों बोलते हैं सब आपको समझ में आएगा, ये चीज़ हमें समझ में, ओके, ठीक है। बाकी दोनों का जो पहला सत्र है वो 13 मई 1952 को हुआ था, 13 में 1952 को हुआ था। इसकी जो पहली सिटिंग है, यानी कब इसको कॉन्स्टिट्यूट किया गया था, कॉन्स्टिट्यूट कब किया गया था, तो कॉन्स्टिट्यूट 17 अप्रैल 1952 को किया गया था, ठीक है। 17 अप्रैल 1952, 17 अप्रैल 1952 को इसको कॉन्स्टिट्यूट किया गया था, ये चीज़ ध्यान रखना है। 13 मई को सिटिंग हुई थी। राज्यसभा की अगर बात करेंगे तो इसको कॉन्स्टिट्यूट किया गया था 3 अप्रैल 1952 को, और इनके जो हिंदी नाम हैं वो 1954 में अपनाए गए थे। पहले तो काउंसिल ऑफ स्टेट और हाउस ऑफ पीपल ही हुआ करते थे, कॉन्स्टिट्यूशन में भी यही ऐसे ही मेंशन है, लेकिन हिंदी नाम 1954 में इनके अपनाए गए थे। ये चीज़ हमें समझ में आ गई, ठीक। चलो, बाकी अब आते हैं राज्यसभा पे। तो राज्यसभा का आपको पता है नई पार्लियामेंट बिल्डिंग बनी, उसका थीम क्या है, कोई बताएगा, व्हाट इज़ द थीम। तो थीम है लोटस, कमल का फूल, ठीक है। तो हम यहाँ पे जानते हैं आर्टिकल नंबर 80, 79 समझ में आ गया, 80 पे आते हैं राज्यसभा पे।
राज्यसभा के कॉम्पोजिशन वगैरह यहाँ पे दिया हुआ है। तो कॉम्पोजिशन इसका होता है 250 मेंबर्स का। 250 में से 238 जो होते हैं निर्वाचित होते हैं, इलेक्ट होके आते हैं, और जो 12 होते हैं वो इलेक्शन नहीं, नॉमिनेटेड होते हैं बाई प्रेसिडेंट। अभी हमने देखा है कि 4 नए लोग नॉमिनेट किए गए हैं अभी राज्यसभा में बाई प्रेसिडेंट। ठीक है, अभी हमने कल जो परसों जो करंट अफेयर क्लास करी थी उसमें देखा था 230 इलेक्टेड होते हैं। ओके, कैसे इलेक्टेड होते हैं? तो सर ये इनडायरेक्टली इलेक्टेड होते हैं, डायरेक्टली नहीं। इनडायरेक्टली कैसे इलेक्टेड होते हैं? जो भी लेजिस्लेटिव असेंबली है, यानी जो भी विधानसभा है, हर राज्य की विधानसभा, यूपी की, राजस्थान की, महाराष्ट्र की, हर जगह की विधानसभा जो है चुन के लोगों को भेजती है यहाँ पर अपने अपने यहाँ से। ठीक है, इलेक्शन करके भेजती है। ठीक है, कोई मतलब ऐसा नहीं अपनों में से भेजती है, किसी और मतलब जो भी चुनाव में खड़ा होता है उसको यहाँ से चुन के भेजा जाता है। हर पार्टी भेजती है और अपने प्रपोर्शन में भेजती है, क्योंकि यहाँ पर प्रपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन होता है। प्रपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन का यही फ़ायदा होता है कि हर उसके प्रपोर्शन में, जैसे फॉर एग्जांपल आपको बताता हूँ एक एग्जांपल, फन फैक्ट बताता हूँ। फन फैक्ट ये है कि जब 2014 के चुनाव हुए थे ना, मतलब मैं आपको कैसे समझाऊँ, थोड़ा सा डेप्थ में कॉन्सेप्ट है, जब हम लोग बैच में क्लास करते तो मैं बताता हूँ, लेकिन चलो अब मैं इन शॉर्ट समझा देता हूँ आपको। ठीक है, लोकसभा में क्या होता है, जैसे कि जैसे बसपा थी, तो बसपा ने क्या किया था, 2014 के टाइम के इलेक्शन की बात है, बसपा ने पूरे देश में एक जो AIADMK तमिलनाडु की पार्टी, उससे बहुत ज़्यादा परसेंटेज ऑफ वोट सिक्योर किया, परसेंटेज ऑफ वोट। ठीक है, लेकिन सीट पता है कितनी मिली? 0। जी हाँ, 0। लेकिन AIADMK को 3 सीट उठा ली, क्योंकि वहाँ पर अलग तरीके से इलेक्शन होता है, जिसको बोलते हैं फर्स्ट पास दी पोस्ट सिस्टम। यानी कि अगर मान लो 1 लाख वोट पड़े हैं, ठीक है, और मान लेते हैं कि जितने भी कैंडिडेट हैं, और आप पहले नंबर पे चल रहे हैं, दूसरा दूसरे नंबर पे चल रहा है, दूसरा वाला, उसको आपने 1 वोट से हरा दिया, तो आपकी ही पूरी जीत होगी, उसको कुछ नहीं मिलेगा, कुछ भी नहीं मिलेगा उसको। यहाँ पे ऐसा नहीं होता। यहाँ पर पॉलिटिकल पार्टी का जितना रिप्रेजेंटेशन होता है विधानसभा में, उसके हिसाब से उसको रिप्रेजेंटेशन मिल जाता है। कहाँ पे? राज्यसभा में। ठीक है, तो यहाँ पर वही प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन प्लस सिंगल ट्रांसफरेबल वोट से चुनाव होता है। ठीक है, 12 मेंबर्स को नॉमिनेट किया जाता है। नॉमिनेटेड कितने होते हैं? 12। कौन करता है? प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति करता है। किस फील्ड में करता है? लिसैस में करता है। लिसैस आप जानते हैं, लिटरेचर, साइंस, आर्ट, सोशल सर्विस, साहित्य, विज्ञान, कला और सामाजिक सोशल सर्विस, मतलब क्या बोलेंगे सोशल सर्विस को? समाज सेवा। ठीक है, तो इसमें इसमें नॉमिनेट किया जाता है। यहाँ तक क्लियर हो गया। अभी करंट में मेंबरशिप कितनी है? 245 की है, 245 की है। 233 जिसमें इलेक्टेड है और 12 नॉमिनेटेड है। ये भी चीज़ हमें समझ में आ गई पूरी तरीके से। ठीक है, तो इनडायरेक्टली इलेक्शन होता है और प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन प्लस सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। अब आते हैं लोकसभा में। तो इसका जो थीम है वो पीकॉक है, आप देख सकते हैं। ठीक है, मोर टाइप बनी हुई है ये। ठीक है, इसका थीम क्या है? पीकॉक। लोकसभा की अगर मेंबरशिप की अगर बात करें तो 550 की है। पहले 552 हुआ करती थी, लेकिन अभी 550, क्योंकि 2 पहले हुआ करते थे एंग्लो इंडियन कम्युनिटी से नॉमिनेटेड। एंग्लो इंडियन कम्युनिटी से नॉमिनेटेड हुआ करते थे, प्रेसिडेंट नॉमिनेट करता था, बट 104th अमेंडमेंट से इस चीज़ को हमने ख़त्म कर दिया है पूरी तरीके से। ठीक है, तो 80 में अगर हम बात करेंगे तो 550 करंट, 81 में अगर हम बात करेंगे तो करंट में 550 की मेंबरशिप है, जिसमें 530 इलेक्टेड है। ठीक है, 530 आपके इलेक्टेड है और 20 ये भी इलेक्टेड है। ठीक है, ये स्टेट से आते हैं एंड ये यूटी से आते हैं। कैसा इलेक्शन होता है इनका? डायरेक्ट इलेक्शन होता है, मतलब पीपल ऑफ इंडिया डायरेक्टली वोट करते हैं इनके लिए। और इसमें फर्स्ट पास दी पोस्ट सिस्टम होता है, जो हमने यूके से लिया है। फर्स्ट पास्ट दी पोस्ट सिस्टम, यानी जो पहले पोस्ट को पास कर लेगा, चाहे भले एक ही वोट से जीते, विनर टेक्स ऑल, फर्स्ट पास दी पोस्ट सिस्टम। इसमें वही होता है कि जैसे फॉर एग्जांपल आप जब चुनाव होते हैं तो चुनाव के टाइम ने नोटिस किया होगा कि कांग्रेस भले हार रही है, लेकिन उसको जो है 48% वोट मिला है देश में, भले बीजेपी को 56% मिला है, और इसको क्या बोलते हैं, जो कांग्रेस, उसको 48% मिला है। लेकिन कांग्रेस को ऐसा तो है नहीं कि अगर कांग्रेस को 48% मिला है तो उसके भी कुछ मिनिस्टर ले लो, ना 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 ना।
सरकार उसी की बनेगी जो मेजोरिटी में आएगा, ख़त्म बात। चाहे परसेंटेज वोट से कुछ मतलब नहीं। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन में परसेंटेज का फ़र्क पड़ जाता है यहाँ पर, ठीक है, परसेंटेज का फ़ायदा मिल जाता है। अभी करंट में कितनी मेंबरशिप है, करंट में 543 है करंट में मेंबरशिप, ये ध्यान रखना। 80 देख लिया, 81 देख लिया, अब 82 पे आते हैं। दिस टॉक्स अबाउट रीएडजस्टमेंट आफ्टर ईच सेंसस। मतलब सांसद लोग हैं, बहुत अलग अलग सांसद हैं सब। अभी आजकल मानसून सत्र भी चल रहा है, आप सांसद देख रहे हैं, हर कोई सेम पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। और इस चीज़ को मेंटेन करने के लिए, पैरिटी को मेंटेन करने के लिए कि हर एक सांसद जो है या फिर विधायक सेम पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट कर रहा हो, तो उसका क्या किया जाता है, बंटवारा किया जाता है कि भाई ये राजस्थान इसकी, ये मतलब इस तरह से बाउंड्री सेट करी जाती है कि भाई ये राजस्थान है, ये यूपी है। अच्छा, यूपी की पॉपुलेशन राजस्थान से डबल है, तो यहाँ के जो वो होंगे, क्या बोलते हैं, एमपी होंगे, वो भी डबल होंगे। इस तरह से चीज़ें काम करती है। अच्छा, ये चीज़ आपको पता होना चाहिए कि चाहे वो लोकसभा हो चाहे वो राज्यसभा हो, सबसे ज़्यादा अगर सदस्य हैं किसी स्टेट में, किसी स्टेट के, तो वो यूपी के हैं, ठीक है। यूपी का सबसे ज़्यादा रिप्रेजेंटेशन है लोकसभा और राज्यसभा में, चीज़ ध्यान रखना है। इंडिया में इक्वल रिप्रेजेंटेशन नहीं है राज्यसभा में, अनलाइक यूएसए में इक्वल रिप्रेजेंटेशन होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर पॉपुलेशन के हिसाब से रिप्रेजेंटेशन दिया जाता है। तो ये काम कौन करता है, डीलिमिटेशन कमीशन, परिसीमन आयोग, जो हर एक सेंसस के बाद बैठता है। अभी तक सिर्फ 4 बार बैठा है, 1952 में, 1962 में, 1972 में और 2002 में। सर सेंसस तो 2011 में भी हुआ था, तब क्यों नहीं बैठा था? कारण उसका ये है कि पहले तो 42nd अमेंडमेंट ने क्या किया था, 42वें संविधान संशोधन ने इसको फिक्स कर दिया था। क्या कर दिया था कि भाई 2000 तक, सन 2000 तक कोई सेंसस नहीं होगा, और कोई सेंसस नहीं होगा। 1971 का जो सेंसस हुआ था उसके बेसिस पे ही सारा रिप्रेजेंटेशन देखा जाएगा। देन फिर 84th अमेंडमेंट हुआ। कब हुआ था ये तो 1976 में, और ये हुआ था 2001 में। इसने 2026 तक के लिए फ्रीज कर दिया था सबको, 2026 तक के लिए। और फिर 87th अमेंडमेंट ने क्या बोला कि अब 2001 के सेंसस के हिसाब से होगा, ना कि 1971 के हिसाब से। यानी 2026 तक चीज़ें फ्रीज्ड हैं। अभी क्या चला, 2025। आपको पता है जनगणना शुरू हो चुकी है, और मोस्ट अभी 2026 तक नई जनगणना के जो डेटा रिकॉर्ड्स हैं वो सब निकल के आएंगे, ठीक है। तो इसीलिए आप अभी जल्दी से पढ़ लो, नहीं तो फिर आपको सारे डेटा और स्टैट्स पढ़ने पड़ेंगे। तो फिर सेंसस होगा और उसके बाद यहाँ पर रिप्रेजेंटेशन फिर से किया जाएगा। ऐसा इसलिए किया गया था, फ्रीज इसलिए किया गया था क्योंकि साउथ इंडिया के स्टेट ये बोल रहे थे कि भाई एक तो हम पॉपुलेशन घटा रहे हैं, पॉपुलेशन कम करने में योगदान कर रहे हैं, क्योंकि उस टाइम पे पॉपुलेशन लिमिटिंग मेजर्स लिए थे इंदिरा गांधी ने। तो इंदिरा गांधी से बोला इन लोगों ने कि भाई आप एक तरफ तो पॉपुलेशन लिमिट कर रहे हो और हम लिमिट कर रहे हैं, तो फिर तुम हमें डी इंसेंटिवाइज कर रहे हो, क्योंकि जिसकी पॉपुलेशन ज़्यादा है उसका रिप्रेजेंटेशन भी तुम ज़्यादा दे रहे हो। तो इसीलिए उस टाइम पे इंदिरा गांधी थी, 42nd अमेंडमेंट करके उन्होंने 2000 तक फ्रीज़ किया था। फिर 84th अमेंडमेंट ने इसको 2026 तक फ्रीज़ कर दिया था, ठीक है। देन 83 पे आते हैं, ड्यूरेशन ऑफ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट है। तो लोकसभा का ड्यूरेशन होता है 5 साल का मैक्सिमम, ठीक है। इसका जो ड्यूरेशन होगा वो मैक्सिमम 5 साल का होगा। मिनिमम तो कुछ नहीं है, मिनिमम तो 10 दिन भी हो सकता है, 5 दिन भी हो सकता है। अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार 13 दिन में गिर गई थी, और बताओ, ठीक है, क्यों? वो हम देखेंगे जब नो कॉन्फिडेंस मोशन, अविश्वास प्रस्ताव देखेंगे, आर्टिकल नंबर 75 क्लॉज 3, वहाँ पर हमें समझाएगा वो चीज़ को, ठीक है। क्या ये बढ़ भी सकता है? यस, ये एक्सटेंड सिर्फ एक केस में हो सकता है, एंड दैट इज नेशनल इमरजेंसी। राष्ट्रीय आपातकाल अगर लगा हो तो 1 साल के लिए एट अ टाइम बढ़ाया जा सकता है। जैसे कि आप अप्रूवल ले लो, इमरजेंसी अगर लगी है तभी अप्रूवल ले लो, 1 साल के लिए बढ़ा लो, फिर बढ़ाना है, फिर अप्रूवल ले लो, फिर 1 साल के लिए, ऐसे कितनी बार बढ़ा सकते हो, लेकिन तभी तक जब तक इमरजेंसी लगी है तब तक। राज्यसभा की अगर बात करेंगे तो इट इज़ अ परमानेंट हाउस, परमानेंट हाउस है ये, यानी इसके मेंबर एज सच इसका कोई टेन्योर नहीं है। दैट इज राज्यसभा हैज़ नो टेन्योर, नो फिक्स टेन्योर, परमानेंट है, कॉन्टिन्यूइंग चैम्बर है। इसके मेंबर्स का टर्म होता है, इसके जो मेंबर हैं हर 1/3 मेंबर रिटायर आफ्टर एवरी 2 ईयर्स, रिटायर एवरी 2 ईयर्स, हर 2 साल में रिटायर होते हैं। यानी इनका जो टर्म होगा, ठीक है, जो टर्म होगा वो 6 साल का होगा, 6 ईयर्स का। किसका? मेंबर्स का, ठीक है। लेकिन राज्यसभा का कोई टर्म नहीं है। 84 क्वालिफिकेशन फॉर मेंबरशिप। क्वालिफिकेशन क्या है
तो पहले तो भारत के नागरिक हो। उम्र की अगर तुम्हारी बात करें तो लोकसभा के लिए और राज्यसभा के लिए अलग अलग है। लोकसभा के लिए 25 साल और राज्यसभा के लिए 30 साल। ठीक है, लोकसभा 25 साल, राज्यसभा 30 साल। और अगर कोई क्वालिफिकेशन है तो पार्लियामेंट प्रिस्क्राइब कर सकता है। ठीक है, वो पार्लियामेंट प्रिस्क्राइब कर सकता है अदर क्वालिफिकेशन। सेशंस ऑफ पार्लियामेंट, प्रोरोगेशन, रिजोल्यूशन। अब ध्यान से, अगेन जो नींद के थोड़ा सा आगोश में चले गए तो थोड़ा नींद के आगोश से वापस आ जाओ भी, है, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी फिर, क्योंकि इंपॉर्टेंट है। सेशंस ऑफ पार्लियामेंट का मतलब होता है सत्र। मैक्सिमम 3 सत्र हो सकते हैं, मिनिमम 2 हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है कि 2 सेशन का बीच का गैप 6 महीने से ज़्यादा नहीं हो सकता है। मतलब 2 सेशन तो होंगे ही होंगे। फिर तो सेशन के बीच के गैप को रेसेस बोला जाता है। क्या बोलते हैं? रेसेस बोलते हैं गैप को। 3 हो सकते हैं, जैसे अभी कौन सा चल रहा है, वैसे शुरू होता है आपका जो पूरा, अगर हम देखें साल, तो बजट सत्र से शुरू होता है। देन अभी चल रहा है वो है मानसून सत्र, और फिर आएगा शीतकालीन सत्र, विंटर सेशन। सबसे छोटा विंटर होता है, सबसे बड़ा यूजुअली बजट सेशन हमें देखने को मिलता है। बजट सेशन कब चलता है? तो बजट सेशन आपका वही स्टार्ट होता है, आप बोल सकते हो कि फरवरी के टाइम पे। ठीक है, फरवरी के टाइम पे आपका बजट सेशन स्टार्ट होता है और अप्रैल तक चलता है। मानसून जुलाई अगस्त में चलता है आपका। ठीक है, और विंटर सेशन जो है दिसंबर, मतलब बहुत सबसे छोटा होता है वो। ठीक है, चीज़ क्लियर है? ये हो गया सेशन। अब सेशन समन कौन करता है? समन का मतलब है बुलाना, कि सभी लोग आ जाओ, प्रेसिडेंट। ध्यान से, प्रोरोगेशन कौन करता है? सत्रावसान, यानी कि सत्र खत्म है, अपने अपने घर जाओ, प्रेसिडेंट। डिसोल्यूशन कौन करता है? प्रेसिडेंट। लेकिन यहां पर कैच है। क्या कैच है? कि डिसोल्यूशन सिर्फ लोकसभा का हो सकता है। राज्यसभा इज नॉट सब्जेक्ट टू डिसोल्यूशन, क्योंकि वो परमानेंट हाउस है, कभी खत्म नहीं हो सकता है, कभी खत्म नहीं हो सकता है। इट इज़ लाइक कि वो टंकी है राज्यसभा, जिसमें पानी जा भी रहा है और आ भी रहा है, जा रहा है आ रहा है। वो टंकी कभी खाली हो ही नहीं सकती है। ये लोकसभा की टंकी एक साथ खाली होती है 5 साल बाद, या अगर डिसॉल्व कर दिया जाए। डिसॉल्व का मतलब ये है कि जहाँ सारे मंत्रियों को रिज़ाइन देना पड़ेगा। ठीक है, या तो फ्रेश इलेक्शंस होंगे, ठीक है, या तो फ्रेश इलेक्शंस होंगे, या फिर अभी हम देखेंगे कि अगर कोई सबसे बड़ी पार्टी है तो वो सरकार में आ जाएगी, वो सरकार बना लेगी। तो लोग जो डिसोल्यूशन भी है वो कौन करेगा? वो प्रेसिडेंट करेगा। लेकिन लोकसभा का ही हो सकता है, राज्यसभा इज नॉट सब्जेक्ट टू डिसोल्यूशन। प्रोरोगेशन, समन, ये सब लोकसभा राज्यसभा दोनों में होता है। 86, राइट ऑफ प्रेसिडेंट टू एड्रेस एंड सेंड मैसेजेस टू हाउस। बहुत उतना इंपॉर्टेंट आर्टिकल नहीं है, इसका मतलब ये है राष्ट्रपति कुछ मैसेज भिजवा सकता है कि सुनो ऐसा ऐसा है। 87, स्पेशल एड्रेस, मतलब स्पेशल मैसेज। ये कब होता है? तुमने हो सकता है सुना हो कभी मोशन ऑफ थैंक्स, वो यही होता है। ठीक है, कहीं लिखा नहीं मोशन ऑफ थैंक्स करके, लेकिन इसी को बोलते हैं मोशन ऑफ थैंक्स। प्रेसिडेंट आफ्टर, पहला, आफ्टर ईच जनरल इलेक्शन, आफ्टर ईच जनरल इलेक्शन एंड आफ्टर ईच जनरल इलेक्शन, यानी कि आफ्टर ईच जनरल इलेक्शन के बाद जो पहला सेशन होगा, एंड द फर्स्ट सेशन ऑफ ईच ईयर। फर्स्ट सेशन ऑफ ईच ईयर यानी कि हर साल का जो पहला सत्र है, एंड आफ्टर ईच जनरल इलेक्शन, आफ्टर जनरल इलेक्शन जो पहला सेशन होगा, उनको संबोधित करता है राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट। जहां वो राष्ट्रपति क्या करता है? सरकार की नीतियों के बारे में बताता है कि हमारी सरकार ने क्या क्या किया और हमारी सरकार क्या क्या करेगी। लेकिन अगर मान लेते हैं आम चुनाव हुए हैं अभी, तो फिर हमारी सरकार क्या क्या करेगी, वो सब के बारे में राष्ट्रपति संबोधित करता है। उसको पास किया जाता है लोकसभा राज्यसभा दोनों में, मतलब कॉमनली वो एड्रेस करता है उसको, देन उसको अलग अलग लोकसभा राज्यसभा में टेबल किया जाता है, उसको अलग अलग पास करवाना होता है। अगर पास नहीं हुआ वो, तो इसका मतलब है सरकार के पास बहुमत नहीं है। बहुमत नहीं है मतलब सरकार को गिराया जा सकता है, अपोजिशन को सिंपल सिग्नल जाता है। क्लियर है यहाँ तक सभी को? ठीक है, कि प्रेसिडेंट कब स्पेशल एड्रेस करेगा। राइट ऑफ मिनिस्टर एंड ऑनर जनरल, तो अधिकार क्या होते हैं मंत्रियों के और महान्यायवादी के? अधिकार ये होता है मंत्रियों का कि वो किसी भी हाउस में बोल सकते हैं। ठीक है, किसी भी हाउस में वो बोल सकते हैं, स्पीक इन एनी हाउस। ठीक है, सेम गोज फॉर अटॉर्नी जनरल ऑल्सो, कि वो किसी भी हाउस में बोल सकता है, लेकिन
वोट सिर्फ वो उसी हाउस में कर सकते हैं जिस हाउस के वो मेंबर होंगे, ठीक है। यानी कि दे कैन स्पीक इन एनी हाउस। जैसे लोकसभा का कोई मेंबर है, वो लोकसभा में तो बोल ही सकता है, राज्यसभा में बोल सकता है, लेकिन वोट सिर्फ अपने हाउस में दे सकता है जहाँ का वो मेंबर है। सेम गोस फॉर राज्यसभा। अटॉर्नी जनरल की अगर बात करेंगे तो वो स्पीक दोनों हाउस में कर सकता है, लोकसभा में भी और राज्यसभा में भी, लेकिन वोट कहाँ पे कर सकता है? वोट कहीं नहीं कर सकता है, क्योंकि किसी भी हाउस का वो मेंबर नहीं होता है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। क्लियर यहां तक? किसी को यहां तक कोई डाउट? चलो अगला देखते हैं। अगला है एंड दैट इज आर्टिकल नंबर 89, द चेयरमैन डिप्टी चेयरमैन। अब यहाँ से क्या स्टार्ट होंगे हमारे ऑफिसर्स ऑफ पार्लियामेंट। 88 तक समझ आ गया आपको। अब यहाँ से स्टार्ट होंगे ऑफिसर्स इन पार्लियामेंट। सबसे पहले हम राज्यसभा के ऑफिसर्स देखेंगे, ठीक है, राज्यसभा के। तो 89 दिस टॉक्स अबाउट चेयरमैन डिप्टी चेयरमैन ऑफ द काउंसिल ऑफ स्टेट। चेयरमैन कौन होता है ये हम पहले ही देख चुके हैं कि जो वाइस प्रेसिडेंट होता है, जो देश का उपराष्ट्रपति होता है, वही चेयरमैन होता है राज्यसभा का। तो अलग से इसका कोई इलेक्शन होगा? नहीं होगा। तो आर्टिकल नंबर 64 ने जो चीज़ बोली थी वही 89 भी बोल रहा है, वही लिखा हुआ है कि वाइस प्रेसिडेंट शैल बी द एक्स ऑफिशियो चेयरपर्सन ऑफ द राज्यसभा या फिर काउंसिल ऑफ स्टेट, वही हम बोलते हैं। डेप्यूटी चेयरमैन का अलग से इलेक्शन होता है, ठीक है। डेप्यूटी चेयरमैन इज इलेक्टेड बाई राज्यसभा और वो राज्यसभा का ही मेंबर ही होता है, यानी मेंबर्स अपने में से किसी को डेप्यूटी चेयरमैन चुन लेते हैं। लेकिन जो चेयरमैन की बात करते हैं तो वो राज्यसभा का मेंबर नहीं होता है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, नोट करने वाली। ये चीज़ को आप ध्यान में रखिएगा। और करंट में बताइए डेप्यूटी चेयरमैन है कौन राज्यसभा का? कौन है? हरिवंश नारायण सिंह है करंट में डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। 90 में है इनके वैकेशन एंड रेजिग्नेशन रिमूवल के बारे में। सबसे पहली बात तो ये है, रेजिग्नेशन की बात करते हैं। चेयरमैन किसको देगा रेजिग्नेशन? चेयरमैन किसको रेजिग्नेशन देगा? चेयरमैन है कौन? वाइस प्रेसिडेंट है। हमने पहले पढ़ा था वाइस प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट को देता है, तो इसको कुछ अलग से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन डेप्यूटी चेयरमैन जो होता है, ठीक है, जो डेप्यूटी चेयरमैन होता है वो चेयरमैन को रेजिग्नेशन देगा। वैकेशन की जब बात करते हैं, कैसे वैकेट हो सकता है? तो वैकेशन या तो रेजिग्नेशन से हो सकता है या रिमूवल से हो सकता है। अब रिमूवल कैसे होगा? चेयरमैन जी का। चेयरमैन कौन है? वाइस प्रेसिडेंट है, वो तो हम पढ़ चुके हैं कैसे रिमूव किया जाता है। राज्यसभा में रिमूवल का रेजोल्यूशन आ सकता है, वहाँ पे इफेक्टिव मेजोरिटी चाहिए, देन उसके बाद लोकसभा में सिंपल मेजोरिटी चाहिए और वो हट जाते हैं। सिंपल, ये उनका रिमूवल प्रोसीजर होता है। और इनके ग्राउंड ऑफ रिमूवल, प्रेसिडेंट का होता है वॉल्यूशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, वाइस प्रेसिडेंट का कहीं पे भी कुछ भी मेंशन नहीं है रिमूवल का ग्राउंड, ठीक है। तो वाइस प्रेसिडेंट का रिमूवल भी समझ में आ गया। लेकिन अगर डेप्यूटी, और कौन पार्टिसिपेट करता है? ऑल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, ठीक है। और अगर बात करेंगे डेप्यूटी चेयरमैन का, ठीक है, तो जो डेप्यूटी चेयरमैन होता है उसका रिमूवल किस तरह से होता है? वो राज्यसभा ही इफेक्टिव मेजोरिटी से रिमूव कर देती है, उसमें लोकसभा का कोई लेना देना नहीं होता है, ठीक है, खत्म। 91 पावर ऑफ द डेप्यूटी चेयरमैन और अदर पर्सन टू परफॉर्म द ड्यूटीज ऑफ ऑफिस और एक्ट एज चेयरमैन। मान लेते हैं कि चेयरमैन नहीं है, जैसे अभी वाइस प्रेसिडेंट चेयरमैन होते हैं और वाइस प्रेसिडेंट जी ने अभी रिज़ाइन कर दिया है, तो फिर चेयरमैन की कुर्सी पे कौन बैठा होगा? राज्यसभा का चेयरमैन कौन होगा? तो जो डेप्यूटी चेयरमैन होगा वो होगा। लेकिन मान लेते हैं डेप्यूटी चेयरमैन को अभी रेजिग्नेशन दे दिया, या फिर मान लेते हैं कि उनका डेथ हो गया या उनको रिमूव कर दिया गया, ठीक है, इन तीनों में से मान लेते हैं कुछ भी हुआ, तो उस केस में क्या होगा? उस केस में, क्योंकि उस केस में पता है क्या होगा? प्रेसिडेंट आएगा, कुछ समय के लिए सीनियर मोस्ट मेंबर को चेयरमैन बना देगा। ध्यान से सुनना जो मैं बताने जा रहा हूँ, सीनियर मोस्ट मेंबर को चेयरमैन बना देगा। लेकिन एक केस अलग होता है, एंड दैट होता है कि अगर मान लो दोनों एब्सेंट हो, तो उस केस में क्या होता है? पैनल ऑफ चेयरपर्सन में से किसी को, पैनल ऑफ वाइस चेयरपर्सन में से किसी को उठा के क्या बना दिया जाता है? चेयरमैन, वो चेयरमैन की गद्दी पे बैठ जाता है। वो समझ में नहीं आएगा कुछ लोगों को। एक्चुअल में यहाँ पे जो मैं पहले केस बता रहा था वो वैकेंसी का था।
वैकेंसी तब क्रिएट होती है जब या तो डेथ हो जाए या रेजिग्नेशन दे दे, रिमूव हो जाए, यानी वो लौट के नहीं आएगा, वापस चला गया वो, अब नहीं आएगा। एब्सेंट का मतलब है तबीयत खराब हो गई होगी, या हो सकता है घर में किसी की शादी ब्याह हो, तो एब्सेंट बोलते हैं। तो उस केस में अगर दोनों है तो पैनल ऑफ वाइस चेयरपर्सन होता है एक, ठीक है, पैनल ऑफ वाइस चेयरपर्सन होता है जो इलेक्ट करके कौन रखता है, जो राज्यसभा का चेयरमैन है, और उन्हीं में से कोई आ जाता है आपका, ठीक है, क्लियर है। जनरली इसमें क्या होता है, 8 मेंबर्स होते हैं पैनल ऑफ वाइस चेयरपर्सन में। आगे बढ़ते हैं 92, चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन नॉट टू प्रिसाइड वाला रेजोल्यूशन फॉर इज रिमूवल फ्रॉम ऑफिस इज अंडर कंसिडरेशन। मान लेते हैं कि इनको हटाने की प्रक्रिया चल रही है, ध्यान से सुनना, अगर इनको हटाने की प्रक्रिया चल रही है तो ये हाउस को प्रिसाइड नहीं कर सकते हैं। जैसे कि मान लें कि जो इस गद्दी पे बैठा है चेयरमैन की और इसके रिमूवल का रेजोल्यूशन चल रहा है, तो उसको उतर के यहाँ पे बैठ जाना है, वो प्रिसाइड नहीं कर सकता है। अब यहाँ पे आते हैं, हमने स्टार्ट किया था 89 से ऑफिसर्स इन पार्लियामेंट, हमने चेयरमैन डिप्टी चेयरमैन के बारे में सब पढ़ा। अब हम 93 से पढ़ेंगे ऑफिसर ऑफ लोकसभा। अभी हम ऑफिसर इन राज्यसभा पढ़ रहे थे। यहाँ पे 2 ऑफिसर होते हैं, स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर, दोनों ही इलेक्टेड बाई हाउस, दोनों ही इलेक्टेड बाई हाउस, हाउस इनको इलेक्ट करता है। वहाँ पे क्या था, डिप्टी चेयरमैन का इलेक्शन कर रहा था राज्यसभा, हाउस मतलब लोकसभा, लेकिन वहाँ पे जो चेयरमैन था उसका अलग से इलेक्शन नहीं हो रहा था, क्योंकि वो कोई और नहीं बल्कि कौन था, वाइस प्रेसिडेंट था, उसका इलेक्शन हो चुका है पहले ही, ध्यान से सुनना भी। अब स्पीकर डिप्टी स्पीकर जो होते हैं, डिप्टी स्पीकर कोई सबऑर्डिनेट नहीं होता, ये पहला फैक्ट नोट कर लेना, स्पीकर का कोई सबऑर्डिनेट नहीं होता है। तो फिर कौन होता है ये, देखो, जब भी स्पीकर नहीं होगा तो उस टाइम पे डिप्टी स्पीकर स्पीकर का रोल निभाएगा, बस इसलिए डिप्टी स्पीकर को इलेक्ट करके रखा जाता है। ये पोस्ट करंट में खाली पड़ी हुई है 2019 से कोई भी डिप्टी स्पीकर इलेक्ट नहीं किया गया है, जिसको लेके जो अपोजिशन है वो आवाज़ भी उठाता रहता है, ठीक है। वैकेशन, और हाँ, स्पीकर जनरली लीडिंग पार्टी से होता है, रूलिंग पार्टी से होता है। जैसे अभी ओम बिरला है लोकसभा के स्पीकर, हैं कि नहीं, लोकसभा के जो स्पीकर है ओम बिरला, वो बीजेपी से हैं। तभी जब कोई बोलता है, अगर आप देखो मोदी जी बोल रहे हो, अमित शाह बोल रहे हैं, बीजेपी कोई बोल रहा हो, कितनी प्यारी सी स्माइल देते हैं, है ना, ऐसा लगता है हाय हाय क्या स्माइल है ओम बिरला जी की। लेकिन देखो जब कोई बोल रहा हो ऑपोजिशन का, मान लो राहुल गांधी बोल रहे, फिर कोई भी ऑपोजिशन का, फिर देखो ओम बिरला जी का मुँह ऐसा लगता है कुछ सड़ा सा खा लिया उन्होंने। 94 पे आते हैं, वैकेशन, रेजिग्नेशन, रिमूवल फ्रॉम द ऑफिसेस ऑफ स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर, ठीक है। तो ये हमें समझना है। देखो वैकेशन किस तरह से हो सकता है, या तो रेजिग्नेशन दे दें, रेजिग्नेशन कौन किसको देता है, स्पीकर डिप्टी स्पीकर को देगा, और जो डिप्टी स्पीकर है वो स्पीकर को देगा, ठीक है। रिमूवल की अगर बात करेंगे तो अगेन इफेक्टिव मेजॉरिटी से इन लोगों को हटाया जाता है। हाँ, तो मैं ये बता रहा था आपको कि स्पीकर जो होता है वो रूलिंग पार्टी से होता है और डिप्टी स्पीकर जनरली ऑपोजिशन पार्टी से होता है। लेकिन ये जो ऑपोजिशन पार्टी वाला, ये जो डिप्टी स्पीकर वाला पोस्ट है, अभी खाली पड़ा हुआ है, ठीक है। तो रिमूवल कैसे होता है, इफेक्टिव मेजॉरिटी से, ठीक है। क्लियर इतनी चीज़ यहाँ तक कि इफेक्टिव मेजॉरिटी से इनको हटाया जाएगा। 95 पे आते हैं, पावर ऑफ डिप्टी स्पीकर और अदर पर्सन टू परफॉर्म द ड्यूटीज़ ऑफ ऑफिस ऑफ और एक्ट एज ए स्पीकर। तो उनकी पावर क्या होती हैं, पावर यही होती है कि जब स्पीकर नहीं होंगे तो डिप्टी स्पीकर जो है स्पीकर बन जाएंगे। 96, स्पीकर और द डिप्टी स्पीकर नॉट टू प्रिसाइड वाले रेजोल्यूशन फॉर इज रिमूवल फ्रॉम ऑफिस इज अंडर कंसिडरेशन। अभी मैंने बताया था जिस तरह चेयरमैन डिप्टी चेयरमैन के लिए होता है कि अगर आपके रिमूवल का रेजोल्यूशन चल रहा होगा तो आप हाउस को प्रिसाइड नहीं कर सकते हैं, ठीक है। सैलरी एंड अलाउंसेस ऑफ चेयरमैन डिप्टी चेयरमैन, और हाँ यहाँ पे क्या होता है, जैसे कि वहाँ पर मैंने बताया था अगर वैकेंट हो, चेयरमैन की पोस्ट वैकेंट हो गई, डिप्टी चेयरमैन की भी वैकेंट हो गई, तो प्रेसिडेंट सीनियर मोस्ट मेंबर को बिठा देता है प्रिसाइड करने के लिए। यहाँ पे भी अगर स्पीकर की वैकेंट है तो डिप्टी स्पीकर आएगा, डिप्टी स्पीकर की वैकेंट है तो प्रेसिडेंट बिठा देगा किसी को। लेकिन अगर एब्सेंट है दोनों तो वो यहाँ पर होता है 10 लोगों का पैनल ऑफ चेयरपर्सन, उनमें से कोई आके बैठेगा। जैसे वहाँ 8 लोगों का होता है, ऐसे यहाँ पर 10 लोगों का होता है, ठीक है, पैनल ऑफ चेयरपर्सन। ये संविधान में कहीं नहीं लिखा हुआ है। 97, सैलरी एंड अलाउंसेस ऑफ चेयरमैन डिप्टी चेयरमैन एंड द स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर। ये कौन डिटरमाइन करेगा, पार्लियामेंट डिटरमाइन करता है, खुद ही ये लोग अपनी सैलरी डिटरमाइन करते हैं। सैलरी में कोई दिक्कत नहीं होती इन लोगों को, ठीक है, खुद से ही अपनी सैलरी को डिटरमाइन कर लेते हैं। बड़े ही तेजू लोग हैं ये, ठीक है। पार्लियामेंट डिसाइड करेगा, मैं लिख देता हूँ। 98 हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, उसमें सेक्रेटेरिएट ऑफ पार्लियामेंट है, मैं बता दूं, ठीक है।
सेक्रेटेरिएट का मतलब होता है जो हाउस का सारा कुछ काम देखता है, तो वह हाउस अपना सेक्रेटेरिएट खुद चुनता है, अपना हाउस जो सेक्रेटेरिएट है वो खुद चुनता है हाउस, ठीक है। 99 पे आते हैं, ओथ और एफर्मेशन बाय मेंबर्स, शपथ की यहाँ पर बात है। शपथ कौन दिलाता है? तो शपथ इनको दिलाता है कौन? कौन दिलाएगा शपथ? तो ध्यान रखना है, राष्ट्रपति दिलाएगा, ठीक है, प्रेसिडेंट, या फिर एनी अदर पर्सन अपॉइंटेड बाय हिम। प्रोटेम स्पीकर की यहाँ पर थोड़ी सी हमें चर्चा करनी होगी। हु इज़ प्रोटेम स्पीकर? स्पीकर ऑफ लोकसभा तो देख लिया, प्रोटेम स्पीकर कौन होता है? तो ये एक टेम्परेरी स्पीकर होता है। टेम्परेरी किस तरह से? कि जब नई नवेली लोकसभा आती है, जैसे कि अभी 17th लोकसभा आई, जैसे ही चुनाव होते हैं, ध्यान रखना कि जो स्पीकर होता है, जैसे अभी ओम बिरला हैं, अगले जो चुनाव होंगे लोकसभा के, तो तुरंत वो रिज़ाइन नहीं कर देंगे। जब तक कि नई लोकसभा चुन के नहीं आ जाएगी वो तुरंत रिज़ाइन नहीं करते हैं, लेकिन जैसे ही नई लोकसभा चुन के आएगी और पहला सेशन होने को आएगा, वो तुरंत रिज़ाइन मार देंगे। और प्रेसिडेंट जो नई लोकसभा बन के आई है, उनमें से जो सबसे सीनियर मोस्ट मेंबर होगा, उनमें से किसी को प्रोटेम स्पीकर बना देगा। किस लिए? सिर्फ इसलिए कि जो नई लोकसभा बन के आई है उनको ओथ दिला सके, वो शपथ दिला सके, ठीक है। मैंने कि राष्ट्रपति इसको बुलाएगा राष्ट्रपति भवन में, इसको शपथ दिला देगा, ठीक है, हमने तुमको दिला दी, अब तुम जाओ, तुम सबको शपथ दिला दो जाके, जो नई लोकसभा बनी है। तो ये टेम्परेरी स्पीकर होता है। और जैसे ही शपथ दिला दी, हाउस अपना एक परमानेंट स्पीकर चुन लेता है और इनको हटा, मतलब ये अपना आके बैठ जाते हैं नीचे आके। 100 वोटिंग इन हाउस, पावर ऑफ हाउसेज टू एक्ट नॉट विथ स्टैंडिंग वैकेंसीज एंड कोरम। वोटिंग इन हाउस के बारे में पहली बात तो 100 के 2 क्लॉज हैं। क्लॉज 1 में वोटिंग और क्लॉज 2 में कोरम है। वोटिंग 2 तरह की होती है। पहला, वोटिंग एट फर्स्ट इंस्टेंस, वोटिंग एट फर्स्ट इंस्टेंस, और दूसरा कास्टिंग वोट। अभी इसमें अंतर क्या होता है? किसी भी केस में, किसी भी चीज़ में वोटिंग होती है, और वोटिंग पता है कैसी होती है? Those who are in favor say A, those who are not in favor say no. I think the A's have it, the A's have it, and the bill is passed or the motion is passed, जो भी चीज़ पास होती है, ठीक है। तो इस तरह से मौखिक तरीके से वोटिंग होती है, समझ रहा है? मतलब कि सारे लोग बैठे हुए हैं और उसने बोला कितने लोग सपोर्ट में हैं, से ए, कितने लोग सपोर्ट में से नो, तो बस उसको लगेगा कि लगता है ए ज़्यादा बोल रहे हैं, ए मतलब येस, वहाँ ए होता है, A/E, ठीक है। तो बोलेगा द एज हैव इट, द एज हैव इट एंड द बिल इज पास्ड। या अगर नो बोलें तो द आई थिंक द नोज हैव इट, द नोज हैव इट, द बिल इज नॉट पास्ड। लेकिन अगर कोई बोल देता है नहीं 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 हमें नहीं लग रहा, आप बोल रहे नोज हैव इट बट आई थिंक द एज हैव इट, तो फिर होती है वोटिंग। अगर किसी ने बोल दिया तो उसको बोलते हैं वोटिंग एट फर्स्ट इंस्टेंस। तो सब लोग वोटिंग करेंगे, ठीक है। लेकिन मान लो कि इक्वालिटी ऑफ वोट हो जाए, तो उस केस में जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर होता है, लोकसभा में स्पीकर होता है प्रिसाइडिंग ऑफिसर, और राज्यसभा में चेयरमैन होता है, वो वोट डालेगा। कब? इक्वालिटी ऑफ वोट हो जाएगा तब, ठीक है। जब इक्वालिटी ऑफ वोट हो जाएगा उस केस में वो कास्टिंग वोट डालेगा। अब होता क्या है कि जब स्पीकर, डेप्यूटी स्पीकर और डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, जब ये लोग क्या कर रहे होंगे, इनका रिमूवल का रेजोल्यूशन चल रहा होगा, तो हाउस को तो प्रिसाइड कर नहीं सकते हैं। तो अब समझो इस बात को सर, कि ये हैं प्रिसाइडिंग ऑफिसर और ये हैं सारे मेंबर। सारे मेंबर के पास होता है वोटिंग एट फर्स्ट इंस्टेंस और इनके पास होता है कास्टिंग वोट। लेकिन अगर इनके रिमूवल का रेजोल्यूशन चल रहा होगा तो वो ये भी यहाँ आके बैठेंगे, तो फिर इनके पास कास्टिंग वोट चला जाएगा और वोटिंग एट फर्स्ट इंस्टेंस आ जाएगा, एक्सेप्ट 1 मैन एंड दैट इज चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। क्योंकि वो किसी हाउस का मेंबर ही नहीं होता है, तो इसलिए उसके पास फर्स्ट इंस्टेंस का भी वोट चला जाता है अगर जो है उसका रिमूवल का रेजोल्यूशन चल रहा हो तो। जैसे लोकसभा का स्पीकर है, उसके पास कास्टिंग वोट है, वो तभी वोट डाल सकता है जब इक्वालिटी वोट हो। लेकिन मान लेते हैं रिमूवल का रेजोल्यूशन चल रहा है, तो वो यहाँ आके बैठेगा, उस केस में उसके पास फर्स्ट इंस्टेंस का ही वोट होगा, ठीक है, कास्टिंग वोट चला जाएगा। वैकेशन ऑफ सीट, आर्टिकल नंबर 101। तो वैकेट कब हो सकती है सीट? कोई भी शैल नॉट बी क्या? shall not be a member of both houses of parliament, यानी लोकसभा राज्यसभा दोनों का मेंबर आप नहीं होने चाहिए, ठीक है। आप स्टेट लेजिस्लेचर दैट इज MLA नहीं होने चाहिए, स्टेट लेजिस्लेचर या फिर MLC, और साथ ही साथ आप पार्लियामेंट के मेंबर नहीं होने चाहिए, ठीक है। आप एक ही हाउस में 2 सीट में नहीं आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं एक ही हाउस में। और अगर ऐसा है तो जैसे फॉर एग्जांपल आपको एक स्पेसिफाइड टाइम पीरियड में बताना है,
जैसे आपने नहीं बताया तो दोनों सीट चली जाएंगी, नहीं बताया तो पार्लियामेंट की सीट चली जाएगी, नहीं बताया, ठीक है, अगर आप दोनों हाउस के मेंबर हैं तो आपकी राज्यसभा की चली जाएगी सीट। इस तरह से यहाँ पर प्रोविज़न दिया हुआ है, ठीक है। और कोई भी अगर 60 दिनों तक 60 डेज बिना हाउस की परमिशन से एब्सेंट होता है, यानी हाउस सेशन में चल रहा है, सत्र में है और 60 दिन से बंदा एब्सेंट है बिना बताए, तो उसको डिस्क्वालीफाई, उसका सीट वैकेट किया जा सकता है। देन 102 पे आते हैं, डिस्क्वालिफिकेशन दिया हुआ है। डिस्क्वालिफिकेशन कब कब हो सकता है? तो डिस्क्वालिफिकेशन हो सकता है आपका इन केसेस में। कैसे? पहला केस होता है कि नॉट अ सिटीजन ऑफ इंडिया, यानी आप भारत के नागरिक ही नहीं, आपने भारत की नागरिकता त्याग दी है तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। आप कोई अगर लाभ का पद धारण किए हुए हैं, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। नो वेयर डिफाइंड इन द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान में कहीं भी, ठीक है, नहीं डिफाइंड है ये। देन तीसरा क्या है? अगर अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट है, मतलब ये है कि आप दिवालिया घोषित हो गए हैं, आपके पास पैसा नहीं है, आपने लोन लिया था, आप बैंक का लोन नहीं भर पा रहे हैं। चौथा, आप अनसाउंड माइंड के हैं, यानी आप पगला गए हैं, ठीक है, आप बोल रहे हैं कि हम तो लोगों के लिए विकास करेंगे और हम जो एसएससी के छात्र हैं उनकी मांगे रखेंगे, उनके लिए कुछ कर गुजरेंगे। तो ऐसी अगर आप बातें कर रहे हो तो आप पगला गए। क्यों? क्योंकि यहाँ पे तो भाई समोसा गुजिया पे बातें होंगी कि समोसा के कैसा होना चाहिए, ठीक है, रक्षाबंधन आ रहा है तो मिठाइयाँ कैसी होनी चाहिए, उस पर बात होनी चाहिए। ये सब क्या बात कर रहा है डेवलपमेंट, इसीलिए तो मैं चुन के भेजा, क्या पागल हो गया, हटाओ इसको ठीक है। और फिर आते हैं दिस इज की एनी अदर, अंडर एनी अदर लॉ क्रिएटेड बाय पार्लियामेंट, ठीक है। पार्लियामेंट ने क्या किया, यानी कि कोई और, अगर पार्लियामेंट कोई कानून क्रिएट करता है उसके तहत अगर कोई डिस्क्वालीफाइड है तो भी डिस्क्वालीफाई हो सकता है। जैसे कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट ऑफ 1951, 1951, ठीक है। थोड़ा सा तुम लोग रुको यार, मम्मी मान नहीं रही, आवाज़ करने में लगी है, हमें भी शांति नहीं मिलती, मेरे को बता के आना पड़ेगा थोड़ा ठीक है। अभी मतलब इसको रिवाइज करो एंड बस 1 मिनट में आए, और वहाँ इसके बाद हम बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ डिस्कस करेंगे एंड दैट इज़ डिफेक्शन, डिस्क्वालिफिकेशन ड्यू टू डिफेक्शन, एंड दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तब तक तुम ये बताओ कि जो डिस्क्वालिफिकेशन फॉर मेंबरशिप है ये डिसाइड कौन करेगा? हु विल डिसाइड द डिस्क्वालिफिकेशन? चलिए, तो अभी हम डिफेक्शन देखेंगे, ठीक है। ऐसा समोसा की बात ना करो, भूख लग गई है। अच्छा क्या भैया समोसा पे डिस्कशन चल रहा है क्या? चलो, तो कौन डिसाइड करता है डिस्क्वालिफिकेशन? ध्यान से बहुत, डिस्क्वालिफिकेशन डिसाइड करेगा प्रेसिडेंट, दैट इज राष्ट्रपति डिसाइड करता है, लेकिन खुद से नहीं,
यहाँ पे लिखा है डिसीजन ऑन डिस्क्वालिफिकेशन एज टू डिसीजन ऑन क्वेश्चन एज टू डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर्स कौन? प्रेसिडेंट लेगा, और वो भी किसकी एडवाइस पे? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की एडवाइस पे। ठीक, यानी यहाँ पे भी राष्ट्रपति बेचारा खुद के मर्जी से काम नहीं कर पा रहा है। अभी तक सारा काम काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की एडवाइस पे कर रहा था, और जब उनको हटाने की बात आएगी, ठीक है, किसी भी मेंबर को, तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की एडवाइस माननी पड़ेगी। अब यहाँ पे ध्यान समझना डिफेक्शन वाला चीज़, ठीक है। डिफेक्शन क्या होता है? दल बदल, ठीक है। डिफेक्शन से डिस्क्वालिफिकेशन 52nd अमेंडमेंट से ऐड किया गया, ठीक है। 52nd अमेंडमेंट जो 1985 में हुआ, उससे ऐड किया गया 10th शेड्यूल। तो डिफेक्शन कब कब हो सकता है वो ज़रा ध्यान से समझो। तो डिफेक्शन पहला, अगर कोई जिस पॉलिटिकल पार्टी से चुन के आया है उसको छोड़ के किसी दूसरी पॉलिटिकल पार्टी में चला जाए, यानी अगर कोई अपनी पॉलिटिकल पार्टी चेंज कर ले तो उस पर लग जाएगा। अब मुझे पता है क्वेश्चन तुरंत आएगा कि काफ़ी लोगों पे तो लगता नहीं, वो सारी चीज़ें देखते हैं भी, ठीक है। दूसरा, अगर कोई इंडिपेंडेंट मेंबर, यानी कि वो किसी भी पार्टी से नहीं था, ठीक है, निर्दलीय चुनाव जीत के आया था, इंडिपेंडेंट मेंबर था, और वो कोई भी पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन कर ले। इंडिपेंडेंट मेंबर ज्वाइंस एनी पॉलिटिकल पार्टी, कोई भी पार्टी ज्वाइन कर ले। नॉमिनेटेड मेंबर कहाँ होते हैं? राज्यसभा में, हमने देखा 12, ठीक है। तो अगर नॉमिनेटेड मेंबर आफ्टर 6 मंथ्स ज्वाइन करें, ठीक है, यानी 6 महीने के बाद अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन करता है नॉमिनेटेड मेंबर, नामित सदस्य, तो उसके खिलाफ डिफेक्शन लग जाएगा और उसको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। तो ये 3 इंपॉर्टेंट केसेस होते हैं। और चौथा ये होता है कि इफ़ एनीवन वोट्स कॉन्ट्रेरी टू द डायरेक्शन गिवन बाय हिज और हर पार्टी, यानी कि पार्टी ने बोला है कि इसको वोट देना है किसी मैटर में, वोट वो किसी और को दे रहा है, इसका मतलब है कि उसने घूस ले रखी है उस पार्टी से, ठीक है। मान लो बीजेपी का कोई है और वो अगर कांग्रेस को वोट दे दिया उसने, उसका मतलब है कि उसने कांग्रेस ने उसको घूस खिला दी है। तो ये घूसखोरी रोकने के लिए डिफेक्शन को इंट्रोड्यूस किया गया 52nd अमेंडमेंट से, ठीक है। आपको अब ये लग रहा होगा कि पॉलिटिकल पार्टी तो लोग चेंज करते हैं, तो फिर क्यों यहाँ पर डिफेक्शन नहीं लगता है? तो 91st अमेंडमेंट ने, ठीक है, यहाँ पर एक एक्सेप्शन ऐड कर दिया है, अपवाद, कि अगर मर्जर होता है, यानी कि अगर 2/3 2/3 या उससे ज़्यादा जो मेंबर्स हैं वो पॉलिटिकल पार्टी छोड़ के जाते हैं, तो उनके खिलाफ डिफेक्शन के तहत डिस्क्वालिफिकेशन नहीं लगेगा, ठीक है। ये चीज़ आपको ध्यान रखना। और यहाँ पे जो डिसीजन है वो फाइनल होता है किसका? स्पीकर का, ठीक है। डिसीजन जो स्पीकर का होता है वो फाइनल होता है। यहाँ पे कि डिस्क्वालिफिकेशन हो रहा था तो कौन डिसीजन किसका फाइनल था? प्रेसिडेंट का, लेकिन वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के एडवाइस पे। यहाँ पर स्पीकर का। लेकिन किहोटो होलोहान जो केस हुआ था, किहोटो होलोहान वर्सेस जचिलू जो केस हुआ था, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि इट इज़ सब्जेक्ट टू जुडिशियल रिव्यू। क्योंकि कई बार ऐसा होता है, जैसे ओम बिरला हैं, तो बीजेपी को अगर मान लो किसी बीजेपी वाले ने डिफेक्शन किया कुछ, ठीक है, तो उसको डिस्क्वालीफाई नहीं करेंगे वो। क्यों? क्योंकि वो उनकी पॉलिटिकल पार्टी से है। तो इसलिए इट इज़ सब्जेक्ट टू जुडिशियल रिव्यू, ये ऐसा कि होट्टो होलोवान उससे जचिलो केस में सुप्रीम कोर्ट ने बोला था। समझ में आ गई चीज़। अब आते हैं 104 पे, पेनल्टी ऑफ सिटिंग एंड वोटिंग बिफोर मेकिंग ओथ। और मैंने कि आप बिना शपथ लिए, आर्टिकल नंबर 99 के तहत बिना शपथ लिए आप हाउस की प्रोसीडिंग में हिस्सा ले रहे हैं, वोटिंग कर रहे हैं, तो इसके लिए आपको जुर्माना दिया जाएगा और 500 रुपये की दर से 500 पर डे। देख रहे हो कितना भयंकर जुर्माना लगाया गया। ऐसे थोड़ी ना, बेचारे गरीब लोग हैं, कहाँ से इतना पैसा भर पाएंगे। तो 500 रुपये का जुर्माना इन्होंने खुद के लिए फिक्स किया है, अपने ही कानून बनाते हैं ये ले, ठीक है। पावर प्रिविलेजेस ऑफ द हाउस ऑफ पार्लियामेंट एंड ऑफ द मेंबर्स एंड कमेटी। देखो इनके पास ये होती है, फ्रीडम ऑफ स्पीच होती है पार्लियामेंट में किसी को कुछ भी गाली दे सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। कोर्ट इंटरफेयर नहीं करेगा इन मसले में। क्यों? क्योंकि वहाँ पर प्रिसाइडिंग ऑफिसर बैठा हुआ है, लोकसभा में ओम बिरला बैठे हुए हैं, वो डिसाइड करेंगे कि किसको क्या सज़ा दी जानी है।
कोर्ट कोई डिसाइड नहीं करेगा, यानी कि दे हैव फुल फ्रीडम ऑफ स्पीच इन पार्लियामेंट। इनके खिलाफ कुछ भी इन्होंने पार्लियामेंट में क्या कहा है उसके लिए इनको कोई कोर्ट क्वेश्चन नहीं कर सकता है, कोई लाइबिलिटी नहीं है इनकी। ये कुछ भी बोलें, कुछ भी करें पार्लियामेंट के अंदर, वो उनका हाउस डिसाइड करेगा उनको क्या सज़ा देनी है, क्या सज़ा नहीं देनी है। ठीक है, जैसे कि आपने सुना होगा कई बार कि जो पीठासीन अधिकारी होते हैं वो डिसमिस कर देते हैं उससे कि अगले 2 हफ्ते तक तुम दिख मत जाना यहाँ पे, डिसमिस किया जाता है तुमको। ठीक है, अगर तुम कोई बहुत इस तरह की हरकत, गंदी हरकत करता है। देन इसी में है कि जो हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं इनको अरेस्ट नहीं किया सकता है सिविल मैटर में। सिविल मैटर का मतलब होता है कि डाइवोर्स हो गया, टैक्स चोरी हो गई, ठीक है, ये सारे सिविल में आते हैं। तो इसमें अरेस्ट नहीं की जा सकती है, नो अरेस्ट। कब? अगर सेशन में चल रहा है पार्लियामेंट तब, और उसके 40 दिन पहले और 40 दिन बाद, यानी सेशन में जब चल रहा है उस दौरान, और उसके 40 दिन पहले और उसके 40 दिन बाद तक कोई अरेस्ट नहीं हो सकती है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की। ये 105 बोलता है। क्लियर है? 106 सैलरी अलाउंसेस कौन डिसाइड करेगा? खुद डिसाइड करेंगे भाई। कौन डिसाइड करेगा? पार्लियामेंट। 107 प्रोविजंस एज टू इंट्रोड्यूसिंग एंड पासिंग ऑफ बिल्स। अब यहाँ से मैं फिर से बोलूँगा कि जो लोग नींद के आगोश में ज़रा जाग जाएं। अब यहाँ से मतलब इसके बाद बस ख़त्म ही है आपका। ऑर्डिनरी बिल आ चुका है, देन मनी बिल आएगा, बजट पास करेंगे, बस ख़त्म। पार्लियामेंट ही सबसे बड़ा है, उसके बाद अब छोटा 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 ख़त्म होता चलेगा। ठीक है सर, अगली बार प्रोटेस्ट हुआ तो ट्रैक्टर लेके आना, बिल्कुल। वो लाल वाल लेके आएंगे, खट 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 खट, ट्रॉली लगा के आएंगे तुम लोग को बिठाल के। ठीक है, खट 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 तुम लोग पीछे बैठना। ठीक है, चलो। और बगल में जो है, बगल में कौन बैठेगा? बगल में टीम मेंबर्स होंगे और पीछे ट्रॉली में तुम लोग खट 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 लेके चलेंगे, एकदम जंतर मंतर में सीधा पटक देंगे तुम लोग जाके। 107 प्रोविजंस एज टू, इमेजिन करने लगा भाई मैं तो। आर्टिकल 107। अब यहाँ से ध्यान से, ठीक है, क्या मतलब सर उतनी देर से वही बोला जा रहा हो? अब यहाँ से ध्यान से, यहाँ ध्यान से, कहाँ ध्यान नहीं लगाना ये बताओ? तो हर जगह ध्यान लगाना। ऑर्डिनरी बिल पे आते हैं। अभी जो ऑर्डिनरी बिल है ये 2 तरह का हो सकता है, या तो पब्लिक बिल एक तो बोलते हैं, और एक बोलते हैं प्राइवेट मेंबर बिल। अच्छा, प्राइवेट मेंबर वो होता है जो मिनिस्टर नहीं होता है। प्राइवेट मेंबर वो होता है जो मिनिस्टर नहीं होता है, और जो मिनिस्टर होता है वो पब्लिक, वो जो बिल लाता है उसको पब्लिक बोलते हैं। तो वो लाने के लिए 7 दिन का नोटिस देना होता है। यहाँ पे क्या होता है? एटलीस्ट 1 महीने का नोटिस देना होता है, और इसके ज़्यादा चांसेस ज़्यादा होते हैं पास होने के, इसके चांसेस बहुत कम होते हैं पास होने के। ओके, ये जो होता है इसका पूरा प्रोसीजर समझना, पूरा प्रोसीजर समझना। ठीक है, देखो, तो लोकसभा या राज्यसभा कहीं भी आ सकता है ये बिल, किसी भी हाउस में ओरिजिनेट हो सकता है। अब किस तरह से प्रोसीजर होता है वो ध्यान समझना। लोकसभा से मान लेते हैं ओरिजिनेट हुआ, राज्यसभा के पास गया है, राज्यसभा ने पास कर दिया, प्रेसिडेंट के पास गया और उसने एसेंट दे दी, बिल एक्ट बन गया, सब अच्छा हो गया, सब हंसी खुशी हो गया। लेकिन हमें पता है कि ज़िंदगी इतनी स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं होती है, ज़िंदगी में काफ़ी अड़चनें होती हैं, है ना। हमें बचपन में लगता था ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे, वैसा करेंगे, बस हो गए, बस नौकरी लग गई, बस मज़े मज़े हैं। फिर तो अब पता चलता है कितने मज़े आ रहे हैं और कितने मज़े थे बचपन में, सब अब पता चल रहा है कि नहीं पता चल रहा है। लेकिन बचपन में तो ऐसा लगता था कि ये लोग क्यों यार मतलब पढ़े हुए ऐसे, मतलब क्यों नहीं सक्सेसफुल हैं ये लोग। मैं जब बड़ा होऊंगा ना तो मैं ऐसे वैसे वैसे करूँगा और जो है सारी चीज़ें एकदम सेट होंगी मेरे लिए। लेकिन अब पता चलता है ना, कितनी आसानी से नहीं होती। तो ऐसे यहाँ पे भी है कि इतना आसानी से सारे बिल पास नहीं हो जाते हैं। कई बार ऐसा होता है कि एक हाउस से जब दूसरे हाउस में बिल जाता है, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे लोकसभा से जब गया राज्यसभा के पास, ठीक है, तो राज्यसभा हो सकता है इस बिल को रिजेक्ट कर दे, खारिज ही कर दे। दूसरा, लोकसभा ने ये भाई उल्टा भी हो सकता है। मैंने बस एक उदाहरण ले रहा हूँ जहाँ पे लोकसभा में बिल ओरिजिनेट हुआ है, अंदर राज्यसभा में जा रहा है। राज्यसभा के पास गया, राज्यसभा ने बोला सुनो लोकसभा, ये कुछ चेंजेस हैं जो हमें लग रहे हैं वो कर लो। लोकसभा ने बोला नहीं करेंगे, यानी उसने बिल लौटाया, ठीक है, लेकिन जो अमेंडमेंट बोले लोकसभा को वो उसको लोकसभा को पसंद नहीं है। लोकसभा ने राज्यसभा को भेजा, राज्यसभा जो है 6 महीने तक सो रहा है, कुछ रिस्पॉन्स नहीं है। तो ये जो 3 चीज़ें हैं ना, 3, एक तो रिजेक्ट कर दिया ऑल टोटल, राज्यसभा ने जो अमेंडमेंट बोला वो लोकसभा को एक्सेप्ट नहीं है, या 6 महीने तक राज्यसभा ने या फिर किसी हाउस ने कोई रिएक्शन ही नहीं दिया। ऐसी सिचुएशन में क्या होता है? डेडलॉक हो जाता है। और इस डेडलॉक को रिजॉल्व करने के लिए प्रेसिडेंट एक जॉइंट सिटिंग बुला सकता है, ज़रूरी नहीं कि बुलाए ही बुलाए, बुला सकता है।
और बुलाएगा जॉइंट सिटिंग, तो जॉइंट सिटिंग में सिर्फ सिंपल मेजॉरिटी से बिल को पास कर देना होता है, ख़त्म, और बिल एक्ट बन जाता है। आज तक सिर्फ 3 बार जॉइंट सिटिंग हुई है। वो कब कब हुई है? एक तो प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म एक्ट को पास करवाने के लिए, जो पहले बिल हुआ करता था फिर एक्ट बना, देन डाउरी प्रोहिबिशन जो बिल है उसको पास करवाने के लिए, और बैंकिंग सर्विसेज जो कमीशन बिल है उसको पास करवाने के लिए 3 बार जॉइंट सिटिंग बुलाई गई है। और ये प्रावधान जो है, ये प्रोविज़न हमने किस कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया? ऑस्ट्रेलिया से लिया है, ऑस्ट्रेलिया से, ठीक है। दिस इज क्लियर। जॉइंट सिटिंग को प्रिसाइड कौन करता है? तो प्रिसाइड करेगा लोकसभा का अध्यक्ष, स्पीकर। वो नहीं होगा तो लोकसभा का डेप्यूटी स्पीकर, वो नहीं होगा तो राज्यसभा का डेप्यूटी चेयरमैन। राज्यसभा का चेयरमैन कभी प्रिसाइड नहीं कर सकता है क्योंकि वो किसी हाउस का मेंबर नहीं होता है, इसलिए। और ये जो जॉइंट सिटिंग चलती है ये लोकसभा के रूल्स के हिसाब से चलती है, ख़त्म। अब आते हैं मनी बिल पे। ऑर्डिनरी बिल आप सब समझ गए, बहुत तेज़ हैं आप लोग फिर। लेकिन एक चीज़ जो है नहीं समझे अभी आप, एक चीज़ जो है मिसिंग है यहाँ पे। वो चीज़ ये है कि बिल लैप्स कब करता है, इन विच केस बिल लैप्स। लैप्स का मतलब होता है बिल मर जाना। तो बिल मर कब जाता है? देखो, हमने आपको बताया था प्रोरोगेशन, यानी सत्रावसान हो जाना। कौन करता है जल्दी बताओ, कमेंट में लिख के, प्रोरोगेशन कौन करता है? और एक होता है डिसोल्यूशन। प्रोरोगेशन में नो इफेक्ट ऑन बिल, बिल में कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, बिल का कोई बाल भी बांका नहीं कर पाता है प्रोरोगेशन में। तो क्या होता है प्रोरोगेशन में? जो पेंडिंग नोटिसेज होते हैं वो लैप्स कर जाते हैं। यानी नोटिस कोई आया होगा तो वो लैप्स कर जाएगा, और नया सत्र आएगा तो वहाँ पर फिर से फ्रेश नोटिस लाना पड़ेगा कि उस चीज़ के लिए। बिल को कुछ नहीं होता है। डिसोल्यूशन में बिल लैप्स होता है। लेकिन क्या सारे तरह के बिल लैप्स होते हैं? द आंसर इज नो, आंसर इज नो। कौन से लैप्स नहीं होते हैं वो हम समझ लें, और फिर जो इसके बाकी जो बच जाएंगे वो सारे लैप्स हो जाएंगे, ठीक है। डिसोल्यूशन में लैप्स होते हैं, एक्सेप्ट दीज। कौन से? पहला, अगर वो राज्यसभा में ओरिजिनेट हुआ है और वहीं पेंडिंग है, ओरिजिनेट हुआ वहीं पेंडिंग है, लोकसभा तक अभी पहुंचा तक नहीं है। और अगर मान लो लोकसभा डिसॉल्व हो गई, राज्यसभा तो डिसॉल्व होती नहीं है, और लोकसभा डिसॉल्व हो गई उस टाइम पे, तो वो लैप्स नहीं करेगा। दूसरा, अगर लोकसभा ने भी पास कर दिया था, राज्यसभा ने भी पास कर दिया था, बस उसमें प्रेसिडेंट का एसेंट बाकी था, सहमति बाकी था, या फिर उसमें प्रेसिडेंट ने जॉइंट सिटिंग बुला रखी थी, तो वो भी लैप्स नहीं करता है। यानी ये सिर्फ 3 तरह के लैप्स नहीं करेंगे और बाकी सारे बिल लैप्स कर जाते हैं। क्लियर है? सिर्फ ये 3 तरह के लैप्स नहीं करेंगे, बाकी सारे बिल लैप्स कर जाएंगे डिसोल्यूशन ऑफ लोकसभा पे। ओके, खत्म। बस ये 3 याद करना है कि ये लैप्स नहीं करेंगे। बाकी अब ले लो, राज्यसभा में ओरिजिनेट हुआ, लोकसभा में पेंडिंग है, लैप्स। लोकसभा में ओरिजिनेट हुआ, वहाँ पेंडिंग है, लैप्स। लोकसभा में ओरिजिनेट हुआ था, राज्यसभा में पेंडिंग है, लैप्स। बस यही 3 लैप्स नहीं करेंगे, बाकी सब। स्पेशल प्रोसीजर इन रिस्पेक्ट ऑफ मनी बिल। अब आ जाता है मनी बिल। तो मैं बता रहा हूँ, फोकस हटाना नहीं, सब आपस में लिंक्ड है। यानी ऑर्डिनरी बिल, मनी बिल, फोकस हटा गए काम से आप, फिर हम भी नहीं बचा पाएंगे आपको। फिर आप करते रहना सर, हम बचा ही नहीं पाएंगे। कोई वही नहीं है, इसका इलाज ही नहीं है। सर बगल में एडिटर को बिठाना, रील भी तो बनवानी है। बात तो सही है यार, रील बनवा लें क्या हम भी। ये एक बड़ा वो दिक्कत होती है ना कि भाई, पता है मतलब तुम लोगों को अंदर की बात बताता हूँ, जो शायरी वायरी तो सुनते हो ना कि सर ने क्लास में शायरी बोल दी, वो सब फिक्स्ड होती हैं, ठीक है। एडिटर पहले बोलता है सर को, सर जी ये रील जो है कटनी है आज, तो ये शायरी आपको बोलनी है, चाहे आप जब बोलिए, रील कट के आज जानी है, आज कंटेंट जाएगा, ठीक है। खैर हम पढ़ाई पे फोकस करते हैं। स्पेशल प्रोसीजर इन रेस्पेक्ट ऑफ मनी बिल्स। तो मनी बिल का डेफिनेशन नहीं लिखा हुआ है यहाँ पे, प्रोसीजर लिखा हुआ है। क्या प्रोसीजर होता है? पहला स्टेप ये होता है कि इसको लाने के लिए प्रेसिडेंट की प्रायर रिकमेंडेशन चाहिए होती है। ये चीज़ ना बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे काम आएगी। प्रेसिडेंट की प्रायर रिकमेंडेशन, बिना पे उसके नहीं ला सकते हो। दूसरा, हु सर्टिफाइज एनी बिल एज मनी बिल? हु सर्टिफाई? लोकसभा का स्पीकर।
क्या इनका डिसीजन फाइनल होता है? क्या कोई कुछ कर नहीं सकता? नहीं कर सकता है। 2018 में जो आधार केस हुआ था, इसको के एस पुट्टास्वामी केस भी बोलते हैं, के एस पुट्टास्वामी केस पूछ सकता है, राइट टू प्राइवेसी केस भी बोलते हैं उसको, क्योंकि अभी उनकी डेथ भी हुई है इसलिए। उसमें बोला था क्यों, ये गवर्नमेंट ने क्या किया, बड़ी चालू निकली इसने क्या किया, आधार बिल था, अब आधार का मनी से क्या लेने देना, तो इसने क्या किया, एक मनी का प्रोविजन डाल दिया उसमें, कुछ भी घुमा फिरा के मनी का प्रोविजन डाल दिया और उसको मनी बिल के रूप में पास करवा दिया। तो इसमें चालूगिरी क्या हुई, अब बताते हैं क्या हुई। मनी बिल में क्या होता है कि कैन ओरिजिनेट ओनली इन लोकसभा, यानी लोकसभा में ही आ सकता है, राज्यसभा के पास पावर नहीं इसको लाने के लिए। राज्यसभा हैज नो अमेंडिंग पावर, राज्यसभा इस बिल में कोई अमेंडमेंट नहीं कर सकता है। तो फिर सिर्फ 14 डेज का डिले कर सकता है बिल में, इससे ज़्यादा कुछ नहीं कर सकता है वो। यानी लोकसभा में बिल ओरिजिनेट हुआ, राज्यसभा में गया, राज्यसभा के पास सिर्फ 14 दिन की मोहलत है कि अगर उसको कुछ बताना है तो बता दे, और नहीं बताएगा तो अपने आप वो पास हो जाएगा बिल। और वो जो बताया है वो लोकसभा के ऊपर डिपेंड करता है कि भाई उसको करना है नहीं करना है चेंजेस, क्योंकि इस तरह के बिल में कोई जॉइंट सिटिंग नहीं होती है। नो जॉइंट सिटिंग इन मनी बिल या फिर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल। 3 तरह के बिल हो सकते हैं, ऑर्डिनरी, मनी और कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल। सिर्फ ऑर्डिनरी बिल में ही जॉइंट सिटिंग अलाउड है, मनी बिल और कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल में नहीं। तो राज्यसभा के पास बिल्कुल है ही नहीं पावर, मान लो इसमें मनी बिल में। तो इसीलिए क्या गवर्नमेंट ने खेल खेला कि उसमें मनी का प्रोविजन डाल के स्पीकर ने सर्टिफाई कर दिया कि ये मनी बिल है, क्योंकि स्पीकर तो रूलिंग पार्टी का ही होता है, खत्म, और पास हो गया वो। 110 में डेफिनेशन लिखी हुई है इसकी, की डेफिनेशन। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इस बिल को डील किया जाएगा जो टैक्सेशन, बोरोइंग ऑफ गवर्नमेंट, अप्रोप्रिएशन ऑफ मनी फ्रॉम कंसल्ट फंड ऑफ इंडिया, इन सब से डील करेगा। आप देख सकते हैं, हाउएवर द सुप्रीम कोर्ट इन 2018 स्टेटेड दैट द डिसीजन इज सब्जेक्ट टू जुडिशियल स्क्रूटिनी, जुडिशियल रिव्यू कर सकती है 2018 का जो आधार केस हुआ था उसमें। ठीक है, तो 109 में प्रोसीजर लिखा हुआ है, 110 में डेफिनेशन। अब आते हैं 111 में एसेंट टू बिल्स। प्रेसिडेंट इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ पार्लियामेंट, हमने देखा आर्टिकल नंबर 79 में। और क्यों, बिकॉज कोई भी बिल एक्ट नहीं बन सकता है विदाउट द एसेंट ऑफ प्रेसिडेंट। तो फिर एसेंट टू बिल, देखो प्रेसिडेंट के पास 2 पावर होती हैं, कौन कौन सी, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। पॉजिटिव का मतलब है कि एसेंट दे देना, ठीक है, एसेंट दे देना। और यहाँ पे क्या होता है, एसेंट ना देना, उसी को बोलते हैं वीटो पावर। वीटो पावर 4 तरह की होती है, एब्सोल्यूट वीटो, ठीक है, यानी पूर्ण वीटो जिसको बोलते हैं, निरंकारी वीटो, सस्पेंसिव वीटो और पॉकेट वीटो। सर आप तो 4 बोल लेते हैं। हाँ, एक क्वालिफाइड वीटो भी होता है, वो इंडियन प्रेसिडेंट के पास नहीं होता है, वो यूएस के प्रेसिडेंट के पास होता है, ठीक। अब एब्सोल्यूट का मतलब होता है सीधा सीधा रिजेक्ट कर देना, मैं नहीं दे रहा इसको एसेंट, क्या कर लोगे, नहीं क्या लोगे तुम मेरा। सस्पेंसिव नहीं, एक सेकेंड, मतलब वही है जो मैंने बताया था, लेकिन रिजेक्ट मत लिखो यहाँ पे। हाँ, रिजेक्ट लिख लो, क्या ही है, रिजेक्ट लिख लो, ठीक है, रिजेक्ट। यहाँ पे क्या होता है, लौटा देता है, रिटर्न कर देता है। देखो इसको फिर से देखो, और जो रिटर्न्ड बिल आएगा ना, हाउस बोलेगा देख लिया है, लो, चाहे भले उसने कुछ देखा है ना, अब तो प्रेसिडेंट को एसेंट देनी ही पड़ेगी, कोई ऑप्शन नहीं। पॉकेट में नो रिस्पॉन्स, जिस नंबर से आप संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं वो कोई उत्तर नहीं दे रहा है। ये काम किया था अभी तक एक ही बार हुआ है, ज्ञानी जैल सिंह जी ने, तभी मैंने बोला था उनका फोटो जरा ध्यान से देखना, हम पढ़ेंगे जब पॉकेट वीटो पढ़ेंगे। इन्होंने क्या किया था, जो पोस्टल अमेंडमेंट बिल था, ठीक है, 1986 का, 1986 का, राजीव गांधी जी के टाइम पे पास हुआ था, उसको राजीव गांधी के बिल जिन्होंने पास किया था उसको इन्होंने कुछ पॉकेट कर लिया, कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया, बिल ख़त्म हो गया, सिंपल, ठीक है, क्लियर। लड़की वाला एग्जाम्पल बेस्ट है, लड़की वाला एग्जाम्पल यहाँ नहीं देते, बैच में देते हैं यहाँ उतना टाइम नहीं है लड़की वाला एग्जाम्पल देने के लिए। अब आते हैं बजट। अब तो भाई तुम नींद में हो ही नहीं सकते, अगर नींद में हो ना तो खुद को 5-6 झापड़ मार लो, एकदम इधर उधर इधर उधर, और ना मार पा रहे हो किसी से बोल दो, थोड़ा सा मार लो और फिर बोलो आई लाइक इट, ठीक है। तो एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे आते हैं, जिसको बोलते हैं वार्षिक वित्तीय विवरण। यही होता है बजट, जो कहीं पे लिखा नहीं हुआ कॉन्स्टिट्यूशन में सच बजट, वहाँ पे तो सिर्फ एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट ही लिखा हुआ है, लेकिन इसको हम बोल देते हैं बजट।
ठीक है। अब ये होता क्या है, ये होता है एस्टिमेटेड रेसीट्स और एक्सपेंडिचर का पूरा लेखा जोखा। ठीक है, यानी कितना गवर्नमेंट अगले साल अपकमिंग फाइनेंशियल ईयर मैंने आपको इकोनॉमिक्स बताया था 1 अप्रैल से शुरू होता है और 31 मार्च तक चलता है। ठीक है, तो फाइनेंशियल ईयर में कितना गवर्नमेंट कमाएगी और कितना गंवाएगी वो सब होता है इसमें ये चीज़। ठीक है, तो इसमें ये लिखा है एक लाइन दैट यू शुड नो एंड दैट इज प्रेसिडेंट शैल cause to be laid before both the houses of parliament, both the houses, a statement of estimated receipts and expenditure। पूरा नहीं लिख रहा हूँ, मतलब रेसीट और एक्सपेंडिचर कितना कमाएगी कितना गवाएगी उसका पूरा लेखा जोखा राष्ट्रपति के नाम पे रखा जाएगा। रखता कौन है? वित्त मंत्री, फाइनेंस मिनिस्टर रखते हैं। समझ में आई चीज़? फाइनेंस मिनिस्टर रखते हैं। और एक चीज़ यार मैं अभी मेरे को याद आया, एंड दैट इज सस्पेंसिव वीटो जो होता है नॉट अवेलेबल इन केस ऑफ मनी बिल। बिल को रिटर्न नहीं कर सकता है प्रेसिडेंट। ठीक है, इन केस ऑफ मनी बिल। क्यों? क्योंकि उसी की प्रायर रिकमेंडेशन से लाया गया था। देखो, ठीक है, एंड नो वीटो पावर। ठीक है, प्रेसिडेंट हैज़ नो वीटो पावर इन केस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल। अगर कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंडमेंट करने वाला कोई बिल है, विधेयक है, कोई वीटो पावर नहीं प्रेसिडेंट के पास, कोई भी नहीं है। और ये पर्टिकुलर प्रोविजन को ऐड किया गया था 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भी 112 समझ में आ गया? प्रेसिडेंट के नाम पे रखा जाता है, रखता कौन है? फाइनेंस मिनिस्टर रखता है। 113 पे आता है। 113 क्या बोलता है? प्रोसीजर इन पार्लियामेंट इन रिस्पेक्ट टू एस्टिमेट। मतलब प्रोसीजर इसमें लिखा हुआ है। प्रोसीजर क्या होता है बताता हूँ आपको। सबसे पहली बात यह है कि जो एस्टिमेट ऑफ एक्सपेंडिचर है, ठीक है, एस्टिमेट ऑफ एक्सपेंडिचर उसको 2 पार्ट में डिवाइड किया जाता है। चार्ज टू एक्सपेंडिचर और एक्सपेंडिचर मेड फ्रॉम। जो चार्ज एक्सपेंडिचर है, दिस इज द नॉन वोटेबल पार्ट ऑफ द बजट। नॉन वोटेबल मतलब इस पर वोटिंग अलाउड नहीं है। क्यों? बिकॉज यहाँ से सैलरी निकलती है लोगों की, सैलरी पेंशन, सो दैट कि वो लोग इंडिपेंडेंटली काम कर सकें बिना इसके इन्फ्लुएंस में कि उनकी सैलरी घटा दी जाएगी। तो इसलिए सैलरी पे इस पर वोटिंग नहीं हो सकती चार्ज एक्सपेंडिचर पे। मेड फ्रॉम जो होता है, सैलरी के अलावा सारी चीज़ें होती हैं, इसी पे ही सिर्फ वोटिंग अलाउड होती है, एंड दैट टू ओनली इन लोकसभा। तो राज्यसभा क्या करेगा? क्योंकि एक तरह का मनी बिल ही तो है, तो जो राज्यसभा है वो सिर्फ इसको डिस्कस कर सकता है, खत्म। सिर्फ डिस्कशन का पावर है इस पर। अब यहाँ पर एक चीज़ लिखी हुई है, अच्छा लिखी नहीं हुई है, कि जो भी एक्सपेंडिचर वगैरह है ये कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया की बात हो रही है, इसकी CFI की। ये क्या है? ये आर्टिकल नंबर 266 में दिया हुआ है, अनुच्छेद नंबर 266 में दिया हुआ है। ये कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, ये होता क्या चीज़ है? कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। अभी पढ़ा दें या बाद में करना है बताओ? चलो बताते हैं। तो जो भी भारत सरकार का पैसा आता है, जो भी पैसा वो कमाती है, सब कुछ, चाहे वो टैक्स लगा के कमाती है या लोन लेती है, सब कुछ यहीं पे जाता है और यहीं से ही पैसा निकाला जाता है। और यहीं से पैसा निकालने के लिए सरकार को परमिशन चाहिए होती है। किसकी? हाउस की परमिशन चाहिए होती है। ठीक है, देन इसी तरह आपका पब्लिक अकाउंट होता है, पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया। ये भी आर्टिकल नंबर 266 में होता है, जो कि पैसा निकालने के लिए संसद, दैट इज पार्लियामेंट की परमिशन नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि ये एग्जीक्यूटिव के हाथ में ही होता है। और एक होता है कंटिंजेंसी फंड ऑफ इंडिया, कंटिंजेंसी फंड ऑफ इंडिया। ठीक है, जहाँ पे पैसा निकालने के लिए ये प्रेसिडेंट के हाथ में होता है। ठीक, किसके हाथ में होता है? प्रेसिडेंट के हाथ में होता है। और ये आर्टिकल नंबर 267 में होता है। ठीक है, कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया।
ठीक है। आर्टिकल नंबर 2, तो ये क्या होता है, इमरजेंसी में अगर पैसा निकालना है तो यहाँ से निकाला जा सकता है। इसके लिए कोई भी परमिशन की ज़रूरत नहीं होती है, किसी भी परमिशन की ज़रूरत नहीं होती कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया के लिए पैसा निकालने के लिए, यहाँ से पार्लियामेंट की परमिशन लेनी होती है। ठीक है, तो उसके लिए अप्रोप्रिएशन बिल पास करना होता है, जो आर्टिकल नंबर 114 में है, जिसको कि विनियोग विधेयक कुछ ऐसा बोलते हैं, विनियोग विधेयक। तो अप्रोप्रिएशन बिल क्या है? अप्रोप्रिएशन बिल वो बिल है जो कि पास आपको करना पड़ेगा अगर आपको पैसा निकालना है तो। ठीक, और जब पैसा निकालना चाहती है सरकार, ठीक है, तो उसको अप्रूव कौन करेगा? हाउस। और उसी टाइम पे क्या है, कट मोशन पास किए जा सकते हैं। देखो मैं आपको बताता हूँ, इसको पूरा पास करने के लिए जो पूरा प्रोसीजर होता है उसमें 6 स्टेप्स होते हैं, जिसको हम पीडीएस वैफ करके याद करते हैं। पीडीएस वैफ बिल, पहले तो प्रेजेंट किया जाएगा बजट, देन उसको डिस्कस किया जाएगा, डिस्कस करने के बाद स्क्रूटिनी होगी बाय जो डिपार्टमेंटल कमिटीज़ हैं, वो स्क्रूटिनी करेंगे, इसको स्क्रूटनाइज करेंगे डिस्कशन के बाद, देन इस पर वोटिंग होगी। क्या होगी? वोटिंग होगी। और वोटिंग के टाइम पे ही कट मोशन पास किए जा सकते हैं। कट मोशन का मतलब क्या होता है? अब ज़्यादा डेप्थ में तो यार मैंने आपको नहीं पढ़ा सकता, लेकिन अभी के लिए बस इतना समझ लो, एक पॉलिसी कट होता है, एक इकोनॉमी कट होता है और एक टोकन कट होता है। ठीक है, यहाँ पे डिमांड रिड्यूस्ड टू ₹1, डिमांड रिड्यूस्ड बाई ₹100 एंड यहाँ पर लमसम रिडक्शन। फिर क्या होता है क्या नहीं होता है समझ में आता है तो ठीक है, नहीं रट्टा मारो जिंदाबाद, क्योंकि उतनी भी हम डेप्थ में जा नहीं सकते हैं। ठीक है, मुझे समझाना पड़ेगा। कट मोशन अमाउंट टू डिफीट ऑफ गवर्नमेंट, मतलब सरकार के जब बहुमत, जनरली कट मोशन पास होते नहीं है जब सरकार के पास बहुमत होता है तो। ठीक है, कट मोशन पास हो रहा है मतलब कि पार्लियामेंट अप्रूव नहीं कर रही है, मतलब सरकार का बहुमत नहीं है, वो सारा इसके मतलब होते हैं। लेकिन अभी के लिए बस इतना तुम याद कर लो, खत्म बात। ठीक है, देन वोटिंग हो गई, फिर पास होता है अप्रोप्रिएशन बिल। समझ में आया? पहले बिल प्रेजेंट, बजट प्रेजेंट होगा, देन डिस्कस होगा, देन स्क्रूटनी होगी, देन वोटिंग होगी डिमांड फॉर ग्रांट्स पे। व्हाट इज डिमांड फॉर ग्रांट? ग्रांट मतलब हर मिनिस्ट्री बोल रही है कि हमें इतना पैसा चाहिए, हमें इतना पैसा चाहिए, हमें इतना पैसा चाहिए। तो जब उस पर ठप्पा लगता जाएगा, अच्छा तुम्हें इतना चाहिए लो, ठप्पा लग गया, तुम्हें इतना चाहिए लो, ठप्पा लगा दिया, तो क्या हो गया? मतलब वोटिंग हो गई डिमांड फॉर ग्रांट्स पे। ठीक है, देन आखिरी में पास हो जाता है फाइनेंस बिल। ठीक है, और पूरा जो है बजट ही पास हो जाता है। अब ये ग्रांट क्या होते हैं? सप्लीमेंट्री ग्रांट, एडिशनल ग्रांट और एक्सेस ग्रांट। मान लो पैसा ज़्यादा खर्च हो गया हो, तो ज़्यादा खर्च हो गया हो मतलब जैसे कि जितना पैसा मांगा गया था उससे ज़्यादा खर्च कर दिया, तो फिर वो मिनिस्ट्री बोलेगी हमें और पैसा दे दो। मान लो कोई एडिशनल सर्विस आ गई भाई, जब इससे मिनिस्ट्री ने बोला हमें यहाँ के लिए इतना पैसा चाहिए, यहाँ के लिए इतना चाहिए, यहाँ के लिए इतना चाहिए, और एक कोई नई सर्विस आ गई जो पता ही नहीं थी उस टाइम, तो एडिशनल ग्रांट बोलते हैं उसको। सप्लीमेंट्री का मतलब ये होता है कि अभी ख़त्म तो नहीं हुआ है, लेकिन हमें पूरा भरोसा है कि आखिर जाते जाते वो ख़त्म हो जाएगा, तो अभी दे दो तो ज़्यादा सही है। ये होता है। एक्सेप्शनल ग्रांट होता है कि बहुत एक्सेप्शनल कोई चीज़ आ गई तो उसको बोलते हैं कि भाई एक्सेप्शनल ग्रांट। ठीक है, और वोट ऑफ क्रेडिट ये होता है, वोट ऑफ क्रेडिट का मतलब ये होता है कि भाई एक हेड से पैसा निकाल के दूसरे में डाल दिया। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे ऐसे मान लो कि एक मिनिस्ट्री है, उसका पैसा उतना खर्च नहीं हुआ है, तो उससे पैसा ट्रांसफ़र करके दूसरे को दे दिया जाएगा। वोट ऑन अकाउंट क्या होता है? जिसका अब यूज़ नहीं होता है, लेकिन अभी सवाल बना है। जो डिक्विटी अभी आई है, नया वेंडर आपका, इसने अभी नया जो पेपर पैटर्न चेंज हुआ उसमें सवाल बना ही है। सर मैं भी स्टेनो क्या स्पैम वगैरह मत करो। शुभम पांडे क्या स्पैम कर रहे हैं यहाँ पे? ठीक है, चलो तो वोट ऑन अकाउंट। ठीक है, वोट ऑन अकाउंट अभी नहीं है, लेकिन क्वेश्चन बना इस पर। क्या होता है ये? तो पहले ये होता था कि सरकार बहुत लेट शुरू करती थी बजट को पास वास करने का, ही सब तो पास हो पाता था कब तक? लगभग टाइम लग जाता था मई तक। ठीक है, मई लास्ट अप्रैल, मान लो लास्ट अप्रैल तक टाइम लग गया। ठीक, लेकिन फाइनेंशियल ईयर तो 1 अप्रैल से शुरू हो जाता है, और बिना अप्रूवल ऑफ पार्लियामेंट के सरकार पैसे निकाल नहीं सकती CFI से, तो खर्चा कैसे चलेगा? तो पार्लियामेंट
कुछ टाइम के लिए 1-1.5 महीने के खर्चे के लिए पैसा दे देती थी, उसको बोलते थे वोट एन अकाउंट। लेकिन फिर से जब से बीजेपी सरकार आई तो उसने बोला ये सब झंझट करना ही क्यों, पहले ही बजट को प्रेजेंट कर दो तो फाइनेंशियल ईयर शुरू होने से पहले ही वो सारी चीज़ें हो जाए, तो वो होता ही नहीं आपका। ठीक है, क्लियर यहाँ तक? क्लियर हो गया वोट एन अकाउंट क्या होता है। 117 फाइनेंशियल बिल है। अब यहाँ पर कभी डेप्थ में पूछा तो नहीं यूपीएससी की तरह, लेकिन फाइनेंशियल बिल 2 तरह के होते हैं। फाइनेंशियल बिल आर्टिकल 1171, ठीक है, और एक होते हैं फाइनेंशियल बिल 2। जो फाइनेंशियल बिल 1 होता है वो मनी बिल, मतलब एक ऑर्डिनरी बिल की तरह होता है, लेकिन बस 2 चीज़ों में मनी बिल की तरह सेम है। एक तो सिर्फ लोकसभा में आ सकता है और प्रेसिडेंट की प्रायर रिकमेंडेशन से आ सकता है, बाकी पूरा ऑर्डिनरी बिल की तरह होता है। और ये वाला जो होता है दूसरा वाला होता है वो पूरा ऑर्डिनरी बिल होता है, बस प्रेसिडेंट जिस हाउस में बोलेगा उस हाउस में वो स्टार्ट हो सकता है। बाकी ये ध्यान रखना, इसमें मनी बिल में अगर फाइनेंशियल बिल में अगर बात करूँ तो सारे मनी बिल फाइनेंशियल बिल होते हैं, सारे यानी कि फाइनेंशियल बिल का ही पार्ट होते हैं वो। तो फाइनेंशियल बिल होते क्या है, मनी बिल प्लस मैटर्स ऑफ जनरल लेजिस्लेशन। मेरे कहने का मतलब ये है कि जो मनी बिल की डेफिनेशन दी हुई है उसके जो प्रोविजंस है वो हो उनमें से कुछ, और जो मनी बिल से संबंधित नहीं है जनरल लेजिस्लेशन से, वो उसको फाइनेंशियल बिल बोल देते हैं हम। ठीक है, अब बस ख़त्म है आपका, ख़त्म है। रूल ऑफ प्रोसीजर, ठीक है, तो हर हाउस अपने खुद के रूल्स बना सकता है। रेगुलेशन बाय लॉ ऑफ प्रोसीजर इन पार्लियामेंट रिलेशन भी इंपॉर्टेंट नहीं है। 120 लैंग्वेज टू बी यूज इन पार्लियामेंट, यानी कि संसद में किस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया जाएगा। तो यहाँ पर जो कॉन्स्टिट्यूशन में ओरिजिनल लिखा हुआ था दैट वाज हिंदी और इंग्लिश, और वहाँ पे ये लिखा हुआ था कि जो और इंग्लिश है इसको 15 साल बाद इस वर्ड को हटा देना है, लेकिन फर्दर अमेंडमेंट कर करके इसको कंटिन्यू अभी तक रखा गया है। 15 साल बाद इसको हटना था लेकिन अभी तक नहीं हटाई है। 121 रिस्ट्रिक्शन ऑन डिस्कशन इन पार्लियामेंट, जो पार्लियामेंट है ये जजेस के कंडक्ट को डिस्कस नहीं कर सकते हैं कि ये जज ने ये बोल दिया, ये कर दिया, ठीक है, ये कंडक्ट्स को डिस्कस नहीं किया जा सकता पार्लियामेंट में। और 122 कोर्ट को बोलता है कि सुनो तुम भी पार्लियामेंट की प्रोसीडिंग्स को डिस्कस मत करना अपने यहाँ, पार्लियामेंट तुम्हारी डिस्कस नहीं करेगा 121, और तुम पार्लियामेंट के मत डिस्कस करना 122। खत्म हो गया सर, पार्ट 5 का चैप्टर 2 खत्म हो गया। चैप्टर 3 पे आ जाओ। चैप्टर 3 में एक ही आर्टिकल है, एंड दैट इज व्हाट, दैट इज दिस ऑर्डिनेंस विच इज द लॉ मेकिंग पावर ऑफ प्रेसिडेंट। ऑर्डिनेंस इज द लेजिस्लेटिव पावर। क्या है ये लेजिस्लेटिव पावर है प्रेसिडेंट की, लॉ बनाने की पावर है प्रेसिडेंट की। तो कैसे लेजिस्लेट करेगा, तो लॉ कौन बनाता है, लोकसभा, राज्यसभा, ये लॉ बनाती हैं। लोकसभा से बिल पास होता है राज्यसभा से दिन जाता है प्रेसिडेंट के पास। लेकिन मान लेते हैं लोकसभा सेशन में नहीं है या राज्यसभा नहीं है या दोनों ही नहीं है, तो उस केस में कुछ इमरजेंसी मान लो आ गई, कोविड के टाइम पे जैसे सेशन में नहीं थे पार्लियामेंट, लेकिन इम्पॉर्टेंट जो उस टाइम पे डॉक्टर्स के खिलाफ प्रताड़नाएं हो रही थी, लोग मार रहे थे डॉक्टर्स वगैरह को, तो उसके लिए तुरंत से एक लॉ लाना था जो प्रेसिडेंट जी लेके आए। एंड अगेन वो कोई भी काम अपनी खुद की एडवाइस खुद की उस पर नहीं करते हैं मर्जी पे, उसमें काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की एडवाइस ज़रूरी होती है। ठीक है, बिना परमिशन के नहीं ला सकते हैं, तो प्रेसिडेंट उस टाइम पे ऑर्डिनेंस ला सकते हैं, मतलब लॉ बना सकते हैं। ठीक है, उसको बोलते हैं ऑर्डिनेंस पावर ऑफ प्रेसिडेंट। सेम गवर्नर के पास भी होती है, लेकिन आर्टिकल अलग होता है। कौन सा होता है, रिवर्स कर दो 1 और 2 को, तो 213। ठीक, एक ऑर्डिनेंस की मैक्सिमम जो लाइफ है, अगर देखो ऑर्डिनेंस पास कर दिया प्रेसिडेंट ने, जब भी सेशन में आएंगे लोकसभा और राज्यसभा तो उनको इसको अप्रूव करना होगा, तभी वो कंटिन्यू होगा। अगर डिसअप्रूव कर दिया तो वहीं मर जाएगा वो। ठीक है, तो मान लो कि उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया तो 6 हफ्ते के अंदर, जब वो फिर से बैठे थे सेशन में आए थे, तो उसके 6 हफ्ते के बाद वो अपने आप मर जाएगा अगर अप्रूव नहीं किया तो किसी भी हाउस, किसी भी ऑर्डिनेंस की मैक्सिमम लाइफ है, अगर उसको अप्रूव ना किया जाए तो 6 महीने प्लस 6 हफ्ते हो सकती है, अगर अप्रूव ना किया जाए तो। ठीक है, अगर कोई एक्शन ना लिया जाए तो। अब इसको लेके भी एक केस है, वो याद पता होना चाहिए, डीसी वाधवा केस है, डीसी वाधवा वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार। अब थोड़ा सा यहाँ पर ठीक है, अभी ये समझो डीसी वाधवा केस में जो हाई कोर्ट है उसने ये बोला था कि गवर्नर क्या कर रहा है, गलत इस्तेमाल कर रहा है अपने ऑर्डिनेंस की पावर की। वो क्या करता है, वो हाउस को
प्रोरोग कर देता है सिर्फ इसलिए कि वो कानून बना सके, सिर्फ इसलिए कि वो ऑर्डिनेंस ला सके। ऑर्डिनेंस लाता है फिर इसको हटा देता है, लाता है हटाता है, तो इसका गलत गंदा इस्तेमाल कर रहा है। प्रमलगेट करना, रीप्रमलगेट करना, डीसी वाधवा केस में ऐसा बोला गया था। ठीक है, क्लियर यहाँ तक। अब यहाँ पर हम कुछ टर्म्स देख लेते हैं, उसके बाद ही हमारा पूरा खत्म। क्वेश्चन आर, जीरो और ये सब क्या होता है। कौन स्पैम कर रहा है? विकास सर, एक सजेशन है यार, सिटी जहाँ कैला कर रहे हैं वहाँ बच्चे, ये क्या लिखो, कैला कटोरी क्या लिखे हुए है वहाँ बच्चे प्रोटेस्ट करें तो बहुत इफेक्ट रहेगा। अच्छा ठीक है, कंसिडर कर लिया, अब मत करना उसको, ठीक है। कमेंट हो क्या लिखे वो, काला कटोरे। सर ये सब इन स्पैमर्स को पता नहीं होगा, उनके सेक्रेटरी बताते होंगे ये सब। हाँ बात तो सही है, इनके सेक्रेटरी तो हैं। अब ध्यान से समझना, कल मैंने एक रील डाली थी, अगर आपने देखा हो, कि पार्लियामेंट का सेशन का हर 1 मिनट 2.5 लाख रुपए का होता है। मतलब 2.5 लाख उसमें ये मान लो एक्सपेंस होता है। ये 2012 की रिपोर्ट के हिसाब से। अभी तो ये मान लो कि 3 लाख तो पक्का ही होगा, लगभग 4 लाख के आसपास तो होगा ही। ठीक है, तो वहाँ मैंने बताया था 6 घंटे का होता है एक दिन, 6 आवर्स का, जिसमें जो पहला घंटा होता है, मतलब इनका जो दिन शुरू होता है वो सुबह 11 बजे से स्टार्ट होता है, 11 AM से, और 11 बजे से लेकर 12 PM तक चलता है। क्वेश्चन आवर बोलते हैं इसको, ठीक है, प्रश्नकाल बोलते हैं इसको, ठीक है। देन 12 PM से लेके 1 PM तक होता है 0 आवर, यानी कि शून्यकाल बोलते हैं। यहाँ पे क्या होते हैं, क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्वेश्चन पूछे जाते हैं किससे? किसी से भी, ठीक है, यानी कि मेंबर से या मिनिस्टर से पूछे जा सकते हैं, प्राइवेट मेंबर से। प्राइवेट मेंबर कौन है? जो मिनिस्टर नहीं है। कितने तरह के क्वेश्चन? 4 तरह के क्वेश्चन, स्टार्ट, अनस्टार्ट और शॉर्ट नोटिस। स्टार्ट होता है जहाँ पे स्टार लगा होता है, एक एस्टिक मार्क लगा होता है, इसलिए इसको स्टार्ट बोलते हैं। यहाँ पे क्या होता है कि ओरली आंसर देना होता है, इसलिए सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस फॉलो हो सकते हैं। अनस्टार्ट स्टार मार्क नहीं लगा होगा और यहाँ पर सप्लीमेंट्री फॉलो नहीं हो सकते हैं, ध्यान रखना, सप्लीमेंट्री कुड नॉट फॉलो, ठीक है। और शॉर्ट नोटिस वो होते हैं जहाँ पर लेस देन 10 दिन का, 10 दिन से भी कम का नोटिस दे के आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ठीक है, आपको क्वेश्चन पूछना होता है। ये तो हो गए जो मिनिस्टर से पूछे जाते हैं। और चौथे तरह के होते हैं जो प्राइवेट मेंबर से पूछे जाते हैं। 0 आवर में क्या होता है, एजेंडा ऑफ द डे डिसाइड किया जाता है। एजेंडा ऑफ द डे डिसाइड किया जाता है, मतलब ये है कि इसके बाद होता है लंच, ठीक है। और लंच के जो बाद है, एक चीज़ मैंने मिस कर दी है, अभी बताता हूँ। लंच के बाद इनको क्या करना होता है, फिर से मिलते हैं, तो उस चीज़ पे किस चीज़ पे डिस्कस करना है वो जो है 0 आवर पे डिसाइड करना होता है। तुम लोगों ने आई थिंक एक चीज़ मुझे बताई नहीं, मैंने आर्टिकल नंबर 100 में वोटिंग वाला तो बता दिया था, लेकिन उसी समय जो है कोरम मिस हो गया। कोरम क्या होता है? गढ़पूर्ति। कोरम का मतलब होता है गढ़पूर्ति, यानी कि मिनिमम इतने मेंबर्स की रिक्वायरमेंट होती है अगर हाउस की प्रोसीडिंग्स को कैरी करना है तो, चलाना है तो। और वो कितने की रिक्वायरमेंट होती है? 10% या 1/10, यानी 1/10 मेंबर्स रिक्वायर्ड होते हैं किसी भी हाउस में। जैसे किसी हाउस की मेंबरशिप है 543 लोकसभा की, तो 54 रिक्वायर्ड हैं, नहीं तो हाउस के प्रोसीडिंग्स को नहीं चलाया जा सकता। तो क्या होगा, तो हाउस को एडजर्न कर देगा प्रिसाइडिंग ऑफिसर। एडजर्न का मतलब ये होता है कि हाउस को बोल देगा, स्पीकर, अभी देखा होगा ओम बिरला ने बोला आपको डिस्कशन नहीं करना है, आपको मानने वाला आपको डिस्कशन नहीं करना है, आप सीधा सीधा बताइए आपको क्या ऑपरेशन सिंदूर पर डिस्कशन नहीं करना है। मैं सदन को स्थगित करता हूँ 2 बजे तक के लिए। सुना आपने अभी, अगर आप देखते होंगे? नहीं, हम तो सर वो देखते हैं सर इंस्टाग्राम, उसमें तो ऐसा कुछ नहीं आता है। खैर, तो एडजर्न उसी को बोलते हैं, एडजर्न मतलब। और एक होता है एडजर्न साइने डाई। एडजर्न साइने डाई होता है जब प्रिसाइडिंग ऑफिसर बिना ये बोले कि हम कब मिलेंगे हाउस को एडजर्न कर दे। एडजर्न में क्या होता है, वो बोलता है हम 2 बजे मिलेंगे, हम कल मिलेंगे, हम परसों मिलेंगे। यहाँ पर कुछ नहीं बोलता है। क्यों? जब स्पीकर को यानी प्रिसाइडिंग ऑफिसर को ये सिग्नल भेजना होता है प्रेसिडेंट को कि अब हाउस को तुम प्रोरोग कर दो, ख़त्म हो गया सब कुछ, जो होना था हो गया सब, तो ख़त्म कर दो, तो वो कोई डे नहीं बताएगा, सीने डाई बोलते हैं उसको, ठीक है। इज इट क्लियर और नॉट? जल्दी बताओ,
क्यों? क्वेश्चन देख लिया, मोशन देखते हैं। तो मोशन जो होता है ना, मोशन मतलब कोई भी चीज़ को प्रेजेंट करना है पार्लियामेंट के सामने, तो उसके लिए रेजोल्यूशन के लिए मोशन लाना होता है। जैसे सेंसर और नो कॉन्फिडेंस मोशन होता है, ध्यान समझना। सेंसर मोशन और नो कॉन्फिडेंस मोशन अमाउंट्स टू डिफीट ऑफ गवर्नमेंट। सरकार के पास बहुमत नहीं है, वो दिखाने के लिए लाए जाते हैं। सेंसर मोशन लाने के लिए रीज़न बताना होता है, यहाँ नहीं बताना होता है। यहाँ पर 50 मेंबर्स का अप्रूवल लेना होता है इसको लाने के लिए, यहाँ नहीं लेना होता है। ये एक मिनिस्टर, मैं तो मतलब कभी कभी ये सोचता हूँ, जैसे वो तेजस्वी यादव है अपना, है ना, मनीष कश्यप को तो जानते ही होगे है ना, पहले बीजेपी में अब जनस्वराज में। तो एक बार पूछता है वो कि भोजपुरी का 8वें अनुसूची में जोड़े चाहिए कि ना जोड़े चाहिए, तो बोलते 8वें अनुसूची में, पहली अनुसूची में जोड़ा चाहिए। और मैं ये सोचता हूँ मतलब ये लोग विधानसभा में बैठे हैं, काफ़ी ऐसे हैं जो संसद में बैठे हैं, इनको ये नहीं पता है कि क्या है संविधान की किस अनुसूची में क्या है, मतलब समझ रहे हो, और ये लोग बैठे हुए संसद में। तो वो खराब नहीं है, खराब हम लोग हैं। चुन के कौन भेज रहा है? हमें नहीं तो चुन के भेजा है, ऐसा तो है नहीं कि अपने आप को चले गए, हमें नहीं चुन के भेजा है। तो दिखाती है हमारी मानसिकता भी कि मतलब उनको ये तक नहीं पता कि किस अनुसूची में क्या है क्या नहीं है। एक बिहार का, वो राजस्थान का शिक्षा मंत्री है, वो लड़की बोलती है कि पूछता है कि किस क्लास में हो, तो बोलती है कि 10th क्लास में है। 10th क्लास में? वो तो कोई तो बोला था 10वीं में हो, तो बोलती है 10th ही 10वीं होता है, ये नहीं पता है। और क्या है? शिक्षा मंत्री। ये देश की हालत है हमारी। खैर, तो यहाँ एक मिनिस्टर के खिलाफ या एंटायर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के खिलाफ आ सकता है, और नो कॉन्फिडेंस जो है वो एंटायर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के खिलाफ आ सकता है। ये चीज़ आपको पता होना चाहिए, ठीक है, पूरी मंत्रिपरिषद के खिलाफ। ये अगर पास हो गया तो गवर्नमेंट मस्ट रिज़ाइन, गवर्नमेंट को रेजिग्नेशन देना ही पड़ेगा। यहाँ सेंसर में कोई ऐसा मैंडेशन नहीं होता है, ठीक है। अच्छा, क्लोजर मोशन क्या होते हैं? क्लोजर मोशन, व्हाट इज़ क्लोजर मोशन? जगह है क्या? नहीं है। क्लोजर मोशन होता है टू कट शॉर्ट द डिबेट, टू कट शॉर्ट द डिबेट, यानी डिबेट को, जैसे मान लो किसी चीज़ पे डिबेट हो रही है, अब किसी को लग रहा है वोटिंग करा के पास करा यार, अब दिमाग ख़राब हो गया, तो उसको बोलते हैं क्लोजर। अलग अलग तरह के। तो सिंपल क्लोजर मतलब ठीक है, हो गया डिस्कशन, पास करो। गिलोटिन क्लोजर, ठीक है, गिलोटिन में इम्पॉर्टेंट जो होता है, इंपॉर्टेंट जो प्रोविजंस हैं उनको डिस्कस करके अनइम्पॉर्टेंट के मिला के पास कर दिया जाता है। इंपॉर्टेंट वालों को डिस्कस किया जाता है। और क्लोजर बाई कंपार्टमेंट होता है, जहाँ कंपार्टमेंट बना दिए जाते हैं कि भाई ये चीज़ अलग अलग पास कर दिया जाता है, ठीक है। ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। क्लियर है? क्लोजर किस किस तरह के होते हैं। व्हाट इज़ पॉइंट ऑफ ऑर्डर? जब किसी सांसद को ये लग रहा है कि जो प्रोसीडिंग है हाउस की वो प्रोसीजर को फॉलो नहीं कर रही हैं, जिस हिसाब से सदन चलना चाहिए नहीं चल रहा है, तो पॉइंट ऑफ ऑर्डर रेज कर सकता है। और कोई भी डिबेट अलाउड नहीं होती, नो डिबेट इज़ अलाउड इन पॉइंट ऑफ ऑर्डर। अब आते हैं सुप्रीम कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय, चैप्टर 4 ऑफ पार्ट 5 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तैयार हैं सभी लोग? बताइए, सभी लोग क्या तैयार हैं? राहुल पप्पू गांधी, भैया लड़ो नहीं यार, ठीक है, लड़ो नहीं यहाँ पे। वी वांट ब्रेक। हार्दिक पांड्या, तुमने टेस्ट मैच भी नहीं खेला, तुम्हें ब्रेक चाहिए किस बात का? और भाई सुधर जाओ, जिसने पॉलिटिकल कमेंट किए ना, बता रहे हैं दिमाग ख़राब हो जाता है फिर, चाहे कोई भी हो। तुम लोग इतने ना, तुम लोग भक्त हो गए पॉलिटिकल पार्टी के, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे आम आदमी पार्टी हो, चाहे कांग्रेस हो, सब भक्त पड़े हुए हो। मतलब किसी को ये नहीं है कि ये अगर सही बोला तो उसको हम सही बोल सकें, गलत बोला तो गलत। अभी मैंने एक रील डाली थी जहाँ पे मोदी जी ने बोला कि मोदी जी किस तरह से मालदीव पहले दुश्मन हुआ करता था, उसको दोस्त बना लिया। ये तो भक्त हैं, ये तो भक्त हैं, तो भक्त हैं। अभी एक वो रील डाली थी, कौन सी कोई डाली थी अभी, आई थिंक याद नहीं आ रही मुझे, जहाँ पर मैंने क्वेश्चन किया था मोदी गवर्नमेंट, तो ये तो कांग्रेसी हैं मतलब ये हालत है। और तुम्हारी इन्हीं बुजदली, तुम्हारी जो नाना पाटेकर नहीं वर्ड बोले थे,
तुम्हारी इसी बुज़दिली, तो तुम्हारी इसी बुज़दिली का फ़ायदा उठा रहे हैं पॉलिटिकल पार्टी वाले, सब के सब, ठीक है, कोई एक नहीं, और जो सब के सब भक्त हो पॉलिटिकल, किसी न किसी पॉलिटिकल पार्टी के। अगर तुम क्वेश्चन नहीं कर पा रहे हो किसी चीज़ को, ठीक है, क्योंकि किसी चीज़ को क्वेश्चन नहीं कर पा रहे हो तो तुम भक्त हो अपनी पॉलिटिकल पार्टी के, ये हाल, ठीक है। जैसे हाँ, सत्यपाल मलिक वाला मैंने डाला था, जिसमें कि मैंने सिर्फ इतना बोला था कि सत्यपाल मलिक ने ये क्वेश्चन पूछे थे मोदी से। ये तो कांग्रेसी हैं, साफ साफ समझ में आ रहा है कि सर जी कांग्रेस को चाहते हैं। अलग ही चल रहा है, अलग ही चल रहा है सबका, सब हैं, सब सब, ठीक है। अगर तुम किसी चीज़ को क्वेश्चन नहीं कर पाते हो ना, तो तुम भक्त हो अपनी पॉलिटिकल पार्टी के, और तुम मूर्ख बनने के लिए सबसे योग्य, सबसे काबिल व्यक्ति हो, ठीक है। तुम्हारे पढ़ाई लिखाई का कोई फ़र्क नहीं है, तुम संविधान मत पढ़ो, कोई फ़ायदा नहीं है उसका पढ़ने का, अगर तुम किसी भी पार्टी को क्वेश्चन नहीं कर पा रहे हो। दिक्कत आती यही है, ठीक है, कि सरकार जो कुछ करती है तो विपक्ष भी इतना कमज़ोर है कि उसको क्वेश्चन कर ही नहीं पाता ढंग से, और करता भी है तो वो भी अपने फ़ायदे के लिए देखते हैं, सब अपना फ़ायदा देख रहे हैं। और तुम हमारे इनके बारे में बोल ना देना, नहीं हाँ मारा कटाई पे उतारू हो जाएंगे, उनको कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है, वो सब लड़ने के बाद, डिस्कशन करने के बाद आराम से मिलते जुलते हैं, हाथ जोड़ते हैं। ये अपना जो है लड़े मरे जा रहे हैं, घर ही में लड़े मरे जा रहे हैं, कुछ लोग तो ऐसे होते हैं। सुप्रीम कोर्ट पे आते हैं। खैर, आर्टिकल नंबर 124 से लेके 147 के बीच में दिया हुआ है सुप्रीम कोर्ट के बारे में, सर्वोच्च न्यायालय के बारे में, ठीक है। अब हम कोर्ट के बारे में पढ़ रहे हैं और सारी चीज़ें लिंक्ड हैं आपस में। सुप्रीम कोर्ट ना समझ में आया ना तो हाई कोर्ट समझाऊंगा ही नहीं, मैं समझाऊंगा ही नहीं, क्योंकि अगर ये समझ में आ गया तो समझ में आ जाएगा, वो उसमें कुछ करना ही नहीं है हाई कोर्ट में तो। और अगर तुमने पार्लियामेंट अभी समझ लिया था तो स्टेट लेजिस्लेचर भी तुम्हें समझ में आ गया, उसको कुछ अलग से नहीं करना है। तो ये हम चैप्टर 4 ऑफ पार्ट 5 में आ चुके हैं। 124 से 147 सुप्रीम कोर्ट के बारे में दिया हुआ है, ठीक है। स्टार्ट करते हैं, 124 में आते हैं, स्टैब्लिशमेंट। और हाँ, पार्लियामेंट्री कमिटीज़ यार लास्ट में दिया हुआ है तो उसको लास्ट में कर लेंगे, ठीक है, वो लास्ट में इंक्लूडेड है, मुझे याद है वो भी करना है, लेकिन कर लेंगे उसको, ठीक है। चलो भाई, तो सबसे पहली बात तो सुप्रीम कोर्ट के बारे में अगर मैं आपसे पूछूं तो इसकी फर्स्ट सिटिंग कब हुई थी? सभी लोग एक डीप ब्रीथ ले लेंगे, ब्रेक दे देंगे, अभी रुक जाओ, बस सुप्रीम कोर्ट कर लेते हैं फिर ब्रेक ले लेना, ठीक है। चलो, फर्स्ट सिटिंग की अगर बात करेंगे तो 28 जनवरी 1950, 28 जनवरी 1950। सुप्रीम कोर्ट को गार्जियन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं, ठीक है, गार्जियन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं सुप्रीम कोर्ट को। सुप्रीम कोर्ट इट रिप्लेस्ड द फेडरल कोर्ट, ठीक है। फेडरल कोर्ट मतलब जो सुप्रीम कोर्ट से पहले चलती थी, 1935 का जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया था उसके हिसाब से इस्टेब्लिश हुई थी 1937 में, उसको रिप्लेस किया था इसने। अब आते हैं 124 पे, किसकी बात करता है? एस्टैब्लिशमेंट, यानी कि कोई भी आर्टिकल होगा पहला वाला, जैसे 124 से 147 है तो पहला वाला आर्टिकल उस ऑफिस के एस्टैब्लिशमेंट की बात करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें जजेस की स्ट्रेंथ की, तो ओरिजिनली कितना था और एट प्रेजेंट कितना है? हाँ, ओरिजिनली कितना था, सब खाली पड़ा हुआ है माहौल यहाँ पे, अच्छा बड़ा है आर्टिकल ना इसलिए, ठीक है। ओरिजिनली कितना है और एट प्रेजेंट, तो ओरिजिनली ध्यान रखना 1+7, यानी एक चीफ जस्टिस और 7 अदर जजेस। एट प्रेजेंट की अगर बात करेंगे तो एक चीफ जस्टिस और 33 अदर जजेस, ठीक है। क्लियर यहाँ तक? अपॉइंटमेंट करता कौन है इनकी? हु अपॉइंट्स? अपॉइंटमेंट करता है प्रेसिडेंट, देश का राष्ट्रपति, ठीक है। देन टेन्योर, टेन्योर क्या होता है? टेन्योर होता है इनका, कितना होता है? 65 ईयर्स ऑफ एज, यानी ऐसा कुछ नहीं है 5 साल या फिर 4 साल 3 साल, सिर्फ एज का है 65 ईयर्स ऑफ एज इनका टेन्योर होता है, ठीक है। और क्वालिफिकेशन, चलो क्वालिफिकेशन में डिस्कस करेंगे, बट ध्यान रखना इसमें कि अगर मान लो इनका ये अगर ऑफिस वेकेंट कैसे हो सकता है, तो अगेन रिजिग्नेशन से हो सकता है, रिज़ाइन कर सकते हैं, या इनका रिमूवल हो सकता है, यही हो सकता है, या तो उनका टेन्योर कंप्लीट हो गया हो, या रिज़ाइन कर दिया उन्होंने, या रिमूवल। तो रिज़ाइन किसको करेंगे? जिसने इनको अपॉइंट किया है, प्रेसिडेंट। रिमूव कौन करेगा? जिसने इनको अपॉइंट किया है, प्रेसिडेंट। अब पूरा प्रोसीजर समझना ध्यान से यहाँ पे, दैट इज़ इंपॉर्टेंट है ये प्रोसीजर, बोलना नहीं आपने। सबसे पहले रिमूवल का ग्राउंड क्या है?
प्रेसिडेंट में क्या था, लिखो जल्दी से, प्रेसिडेंट में क्या था? तो इस वहाँ पर था वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान का उल्लंघन। यहाँ पे है प्रूव्ड मिसबिहेवियर, प्रूवन मिसबिहेवियर एंड इनकैपेसिटी, प्रूव्ड मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी। क्लियर इतनी चीज़? ये ग्राउंड ऑफ रिमूवल है, प्रूव्ड मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी। अब होता किस तरह से वो ध्यान रखना, पूरा प्रोसीजर यहीं पर मैं आपको समझाता समझा दूंगा यहीं पे। चलो भैया समझ लो यहीं पे तुम। जजेस इंक्वायरी एक्ट ऑफ 1968, 1968 का जो जजेस इंक्वायरी एक्ट है उसमें पूरा प्रोसीजर मेंशन्ड है, स्टेप बाय स्टेप समझो। पहला स्टेप तो ये है, जैसे अभी यशवंत वर्मा, पता है ना, उनके घर में नोटों की गड्डी वगैरह बरामद हुई थी और फिर यहाँ पर कमेटी बैठी, उसने सब अप्रूव किया, तो अब उनके खिलाफ अभी तक तो कुछ ऐसा मामला हो नहीं रहा है, लेकिन देखते हैं उनका रिमूवल होता है कि नहीं होता है। ठीक है, तो इनका रिमूवल कैसे होता है, इसको इम्पीचमेंट बोल देते हैं, लेकिन वैसे इम्पीचमेंट होता नहीं है। ठीक है, क्यों नहीं होता है? क्योंकि प्रेसिडेंट के केस में कोई ठप्पा लगाने वाला नहीं होता है। ठीक है, और उसको इज्जत दे के हटाते हैं। ठीक है, क्योंकि सबसे हेड ऑफ कंट्री है वो। जो प्रेसिडेंट होता है वो सुप्रीम कमांडर होता है डिफेंस फोर्सेस का, जितनी भी होती है हमारी आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, प्लस साथ ही साथ वो एग्जीक्यूटिव हेड होता है, तो उसको इज्जत, मतलब पूरे कंट्री का हेड होता है, तो इज्जत दे के हटाते हैं। इनका बेइज्जती से हटाते नहीं, बेइज्जती से नहीं, लेकिन इम्पीचमेंट नहीं बोलते हैं। और ये भी हमने यूएसए से लिया है, रिमूवल ऑफ जजेस। अब कैसे होता है, तो लोकसभा या राज्यसभा कहीं पे भी रिमूवल का रेजोल्यूशन आ सकता है। लोकसभा में आ रहा है तो 100 मेंबर का अप्रूवल चाहिए, और राज्यसभा में आ रहा है तो 50 मेंबर्स का अप्रूवल चाहिए। अगर अप्रूवल मिल गया तो क्या होगा, तो अगर अप्रूवल मिल गया तो एक कमेटी बिठाई जाएगी। ठीक है, 3 मेंबर कमेटी बैठेगी और वो ये चीज़ देखेगी कि ये जो चार्जेस लगाए गए हैं प्रूव्ड मिसबिहेवियर एंड कैपेसिटी के, तो क्या वो सही है नहीं, और अगर हैं तो इनको बोला जाएगा प्रोसीड करो। तो फिर दोनों हाउसेस को अपने अपने हाउस में स्पेशल मेजॉरिटी से उसको पास करना होगा, और अगर पास कर दिया तो प्रेसिडेंट को ठप्पा लगा के उसको हटा देना है, ख़त्म। ठीक है, स्पेशल मेजॉरिटी वही जो प्रेसिडेंट को चाहिए थी, 2/3 प्रेजेंट वोटिंग, या अगर ये नंबर बढ़ा, या फिर मेजॉरिटी ऑफ द हाउस। क्लियर इतनी चीज़? अब आगे बढ़ते हैं यहाँ पे। तो और कुछ तो यहाँ छूट नहीं रहा। हाँ, क्वालिफिकेशन नहीं देखा ना हमने, जजेस का क्वालिफिकेशन क्या चाहिए होता है। सुप्रीम कोर्ट के जजेस का क्वालिफिकेशन, पहला 5 साल तक जज हो, 5 ईयर्स आप जज रहे हो हाई कोर्ट में। ओके, या फिर एंड नहीं है और है, या फिर 10 साल तक एडवोकेट रहे हो आप किसी हाई कोर्ट में, सिर्फ ज़रूरी नहीं एक ही हाई कोर्ट में, मल्टीपल में, या फिर आप एक डिस्टिंग्विश्ड जूरिस्ट, यानी कि न्यायपालिका की बहुत ही अच्छी, लॉ की बहुत ही अच्छी समझ रखने वाले आप इंसान हैं, तो भी राष्ट्रपति की नज़रों में अगर ऐसा है तो वो आपको जज बना सकता है। तो इनमें से एक कोई चलेगा। ओके ओके, अच्छा, यहाँ पर अपॉइंटमेंट में एक चीज़ ये तो डिस्कस कर ही लेते हैं, कॉलेजियम सिस्टम वगैरह क्या होता है। तो अपॉइंटमेंट कौन करता है, मैंने आपको बताया प्रेसिडेंट करता है। लेकिन प्रेसिडेंट क्या अपने आप से कर देता है, ऐसे ही कर देता है, जिसका मना है उसको कर देगा? नहीं, प्रेसिडेंट यहाँ पर कॉलेजियम की रिकमेंडेशन लेता है। कॉलेजियम है क्या, देखो पहले एक केस हुआ एसपी गुप्ता केस, जिसको हम बोलते हैं फर्स्ट जजेस केस। एक केस होता है कब, 1982 में, 1982 में, जिसको हम बोलते हैं एसपी गुप्ता केस। अब ये केस में क्या होता है कि सुप्रीम कोर्ट बोलता है कि प्रेसिडेंट अपने मर्जी से काम कर सकता है, ज़रूरी नहीं कि जो सीजीआई उसको एडवाइस देगा कि वो बाइंडिंग है। ठीक है, क्लियर यहाँ तक? यानी कि प्रेसिडेंट सीजीआई से एडवाइस लेगा लेकिन उस पर बाइंडिंग नहीं है। लेकिन आता है सेकंड जजेस केस, उसमें सुप्रीम कोर्ट बोलता है सुनो प्रेसिडेंट, तुम सीजीआई से तो एडवाइस लोगे लेकिन वो तुम पे बाइंडिंग है। और सुनो सीजीआई किसको बोल रहे हैं, खुद ही को बोल रहे हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट खुद ही तो जजमेंट दे रहा है और खुद ही के अपॉइंटमेंट के लिए बोल रहा है। सुनो सीजीआई, तुम खुद नहीं, 2 और जजेस का रिकमेंडेशन लोगे। देख रहे हो, मतलब जजेस लोग खुद ही अपॉइंट कर रहे हैं। जैसे मान लो मैं हूँ जज और मेरा कोई बेटा लड़की है मान लो, ठीक है, ऐसा कई बार होता है। ठीक है, लड़की है उनकी साठ गांठ सब होता ही है, तो लड़की का नाम प्रस्ताव कर दिया और प्रेसिडेंट पे वो बाइंडिंग है,
तो उसको मानना ही पड़ेगा। मतलब वो लोग खुद की अपॉइंटमेंट कर रहे हैं। तभी आप देखोगे किसी भी जज की आप हिस्ट्री निकाल के देखना, किसी भी जज की आप निकाल के देख लो, डी वाई चंद्रचूड़ जो पिछले सीजीआई थे, जब उनका देखना उनके फादर क्या थे, उनके फादर क्या थे, सब पूरा, उनके फादर भी सुप्रीम कोर्ट के जज रह चुके हैं, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, हाँ सीजीआई भी रह चुके हैं वो, ठीक है। तो पूरा वही लीनियज देखने को मिलता है जजेस का ही, ठीक है, क्योंकि पूरी लॉबी क्रिएट हो चुकी होती है कि अगर मैंने अपने बच्चे को फेवर किया तो मुझे दूसरे वाले को भी फेवर करना पड़ेगा, सिंपल। तो मतलब हम एक दूसरे को फेवर करेंगे, ये जब चलता है, ठीक है। तो ये चीज़ है। तो प्रेसिडेंट पे बाइंडिंग होती है सीजीआई की एडवाइस, मतलब एडवाइस बाइंडिंग होगी, जैसे सेकंड जजेस केस में बोला गया। फिर आता है थर्ड जजेस केस, ठीक है, थर्ड जजेस केस आता है। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला, प्रेसिडेंट हाँ सीजीआई की एडवाइस बाइंडिंग बोला था ना, हाँ 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 तो बाइंडिंग ही है, कोई चेंज नहीं तुम्हारे लिए। अच्छा सीजीआई हाँ तुमको बोला था ना 2 की, हाँ हाँ तो 2 की नहीं अब 4 की लो तुम। यानी सीजीआई 4 अदर जजेस की एडवाइस लेके वो प्रेसिडेंट को ट्रांसफर करेगा, दैट इज बाइंडिंग। पार्लियामेंट ने बोला क्या चल रहा है भैया यहाँ पे, नहीं नहीं क्या चल रहा है, खुद ही की अपॉइंटमेंट चल रही तुम्हारी, रुको अभी हम देखते हैं तुमको, बहुत हो गया ये सब कुछ, नहीं नहीं रुक जाओ अभी। तो इन्होंने क्या किया, 99th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कर दिया, 99वें संविधान संशोधन कर डाला इन्होंने। और इससे इन्होंने क्या क्या किया, इसी चीज़ को बोलते हैं कॉलेजियम, इसी को बोलते हैं कॉलेजियम। तो कॉलेजियम कहीं संविधान में नहीं लिखा हुआ है, ये ओरिजिनेट हुआ सेकंड जजेस केस में सबसे पहले बार, ठीक है, सेकंड जजेस केस में ओरिजिनेट हुआ है। 99th ने बोला सुनो भैया कॉलेजियम वॉलेजियम, आज से कुछ कॉलेजियम वॉलेजियम नहीं चलेगा, सब चिंगम इंगम सब खत्म, ये अब से NJAC चलेगा, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन चलेगा, एक अलग से कमीशन बना दिया, ठीक है, और वही अपॉइंटमेंट करेगा। सुप्रीम कोर्ट ने बोला हमसे आगे अपने हिसाब से शब्द लगा सकते हो हमसे, अरे नहीं हमसे आऊँ क्या अपनी पे, आ गया अपनी पे, क्या किया फौजर्स केस में, इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया 99th अमेंडमेंट को, NJAC को हटा दिया, डिसमिस कर दिया और कॉलेजियम को रिस्टोर कर दिया। तो आज भी कॉलेजियम ही चलता है। 4 जजेस केस कब हुआ था, 2015 में, 2015 में, समझ में आई चीज़। तो अपनी पे आ जाता ना सुप्रीम कोर्ट, हाँ फिर चलो भाई आगे बढ़ें। 4th में सब गया, यस चलो भैया आगे बढ़ते हैं भी। यही सबसे बड़ा था, अब तो सब छोटे छोटे हैं। 125 सैलरी अलाउंसेज जो होते हैं पार्लियामेंट, और ये कहाँ से चार्ज होते हैं, चार्ज एक्सपेंडिचर से, विच इज़ नॉन वेटेबल पार्ट ऑफ द बजट, ओके। 127 पे आते हैं, रुक जाओ 126 कहाँ गया, 126 मिस हो गया यहाँ पर, 126 अपॉइंटमेंट ऑफ एक्टिंग चीफ जस्टिस। अगर मान लो कि चीफ जस्टिस नहीं है, ठीक है, वेकेंट हो गया किसी कारणवश, तो जो प्रेसिडेंट है वो क्या करेंगे, किसी को टेम्प्रेरी सीजीआई अपॉइंट कर देंगे, उसको एक्टिंग प्रेसिडेंट पढ़ा था हमने, है ना, उसी तरह एक्टिंग सीजीआई प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है। 127 अपॉइंटमेंट ऑफ एडहॉक जजेस, ट्रिक भी बता देंगे, अभी ट्रिक के पीछे मत भागो, अभी देखो क्या बता रहे हैं। एडहॉक का मतलब होता है टेम्प्रेरी, कब किया जाता है, तो ये सीजीआई करता है पहली बात, प्रेसिडेंट नहीं, लेकिन उसमें प्रेसिडेंट की कंसल्ट ज़रूर लेता है कि हे राष्ट्रपति हमें ऐसा लग रहा है कि हमें कुछ टेम्प्रेरी जजेस की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि ऐसा है ना कि कोरम मीट नहीं हो रहा है। कोरम मतलब जैसे पार्लियामेंट में कोरम होती है 100 आर्टिकल 100 क्लॉज 2 में कि 1/10 चाहिए, वैसे यहाँ पे भी कोरम मीट नहीं हो रहा है। तो टेम्प्रेरी जज कुछ बुला लें क्या हाई कोर्ट से, जैसे नहीं मम्मी सुनो ना मम्मी क्या ब्लिंकिट से किंडर जॉय मंगा लें, तो वैसे ही सीजीआई बोलेगा सुनो प्रेसिडेंट हम हाई कोर्ट से जज मंगा लें क्या, तो वैसा टाइप चलेगा। क्यों, क्योंकि कोरम कंप्लीट करना है। तो ये हो गया एडहॉक जजेस। देन 128 पे आता है अटेंडेंस ऑफ रिटायर्ड जज एट द सिटिंग ऑफ सुप्रीम कोर्ट। मान लो कि कोई जैसे अभी DY चंद्रचूड़ जी रिटायर हो चुके हैं, उन्होंने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी वाला केस था उसका माइनॉरिटी स्टेटस को लेकर उसको जजमेंट उन्होंने दी थी। अभी दो वो डिक्लेयर नहीं हुआ है कि माइनॉरिटी है नहीं है, ठीक है, वो मैंने सारे केसेस वाले वीडियो में कवर किया है। लेकिन मान लेते हैं कल को फिर से कोई केस आता है कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को देना है नहीं देना है, वो सारी चीज़ें, तो हो सकता है उनको बुलाया जा सकता है कि उनको ज़्यादा नॉलेज इस केस में, तो आ जाइए आप, ठीक है। अच्छा ये बताओ आज तक कोई फीमेल चीफ जस्टिस रही है, फीमेल चीफ जस्टिस आज तक कोई रहा है? द आंसर इज़ नो। आज तक भी कोई, पहले चीफ जस्टिस कौन थे, अभी कौन है? तो ध्यान रखना भी ये क्वेश्चन बना था कि कौन इज सेट टू बिकम द फर्स्ट फीमेल चीफ जस्टिस। ये बनेगी BV
नागार्थना कब बनेगी? सितंबर 2023 में, सॉरी 2027 में, सितंबर 2027 में। ठीक है, तो ये चीज़ आप ध्यान रखना। शी इज सेट टू बिकम, वही कोई नहीं बना। एस फातिमा जो बीवी हैं, फातिमा बीवी, वो पहली महिला जज थी। ठीक है, शी वॉज फर्स्ट फीमेल जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, और जिनको अभी रिसेंट में पद्मश्री मिला। एच.जे. कनिया पहले CJI थे, अभी कौन है? B.R. गवई है। 120 पे रिटायर्ड जज वाला समझ में आ गया। और हाँ, इसको मिस मत करना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये सुप्रीम कोर्ट वाली चीज़। सुप्रीम कोर्ट टू बी अ कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड। अब इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल देता हूँ तुम्हें, क्या मतलब होता है इसका। आपने देखा होगा दृष्टि IAS के फाउंडर कौन, क्या नाम उनका, विकास देवकीर्ति। हाँ, विकास देवकीर्ति सर। तो उन्होंने कुछ ऐसा बोल दिया होगा सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ, मतलब कोर्ट के खिलाफ, कुछ हाई कोर्ट के खिलाफ बोल दिया थोड़ा सा। तो कोर्ट ने बोला आ जाइए इधर, आ जाइए थोड़ा सा। क्या बोल रहे थे आप वहाँ पे क्लास में? जो उन्होंने, हम भी आपकी रील देखते हैं ना, थोड़ा मोटिवेशन लेने के लिए, तो हम रील देख रहे थे। तो क्या बोला आपने? आइए इधर थोड़ा सा जवाब दीजिए। दिस इज आर्टिकल 129। सुप्रीम कोर्ट इज़ अ कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड, और ये अपने कंटेम्प्ट के लिए पनिश कर सकता है। इट कैन पनिश फॉर इट्स कंटेम्प्ट। कंटेम्प्ट मतलब उसकी मौज नहीं ले सकते हैं। क्यों? क्यों? सुप्रीम कोर्ट है भाई, या फिर हाई कोर्ट भी है, उसके आप मौज नहीं ले सकते हैं। क्यों नहीं ले सकते हैं? क्योंकि अगर जैसे मान लो मैं मौज लूँ, मैं बोलूँ कि सुप्रीम कोर्ट कुछ नहीं है, हैं, इसके डिसीजन मत मानना। ठीक है, अब ये काट के मत डालना, माल डाल देना यार, कहीं नहीं पता चला हमको भी कहीं समन आ जाए। ये बेटा आ जाओ इधर, अब तुम्हारा 1 शॉट लेते हैं हम इधर पॉलिटी का, आओ इधर, आओ आओ घूम के इधर आओ। क्या, तो ये सब मत करना तुम लोग। तो सुप्रीम कोर्ट कि अब आपको उसने कोई आदेश दिया, आप उसको मान नहीं रहे हैं, या फिर उसकी मौज ले रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट तो ऐसे ही है, कोई जस्टिस नहीं, तो वो हो जाता है कि उसका आप कंटेम्प्ट कर रहे हैं। आप जुडिशियल, मतलब एक तरह से आप जुडिशियल सिस्टम पर अटैक कर रहे हैं भारत के। तो वो यहाँ पर क्या है, वो यहाँ पर दिया जाता है दलील कि हमें अपने उससे नहीं है कि आपने हमें बोल दिया, वो उससे नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं आप हम पे अगर बोल रहे हैं तो कहीं ना कहीं न्यायपालिका पे आप सवाल उठा रहे हैं, लोगों का भरोसा उठेगा। और कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड का मतलब होता है कि हर चीज़ को एज अ रिकॉर्ड मेंटेन किया जाता है। कोई भी चीज़ सुप्रीम कोर्ट बोलेगी उसको एज अ रिकॉर्ड मेंटेन किया जाता है, और आगे फर्दर जजमेंट में वो यूज़ भी किया जाता है। समझ में आई चीज़? क्यों? 130 दिल्ली टू बी सीट ऑफ सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट आपको पता है, लेकिन किसी और जगह को भी सीट में बनाया जा सकता है। जैसे अभी दिल्ली में, मान लो मद्रास में भी एक एक बेंच डालनी है, मान लो गुवाहाटी में एक डालनी है, तो फिर ये कौन कर सकता है? CJI, लेकिन उसमें प्रेसिडेंट की परमिशन लेके कर सकता है वो। ठीक है, लेकिन अभी तो दिल्ली में ही है। अब यहाँ से इंपॉर्टेंट चीज़ शुरू होगी, एंड दैट इज़ जुरिस्डिक्शन, क्षेत्राधिकार। ठीक है सर, आप बहुत डरते हो। ऐसा बात नहीं है, डरते नहीं हम, ये ऐसा बिल्कुल नहीं है। डरना पड़ता है भाई, डरना पड़ता है। सर का बॉम्ब शॉट आपको ही बुलाएंगे भाई। देखो छोड़ो यार ऐसा मत समझो मैं डर जाता हूँ। डर तो जाता हूँ मैं, लेकिन सिर्फ कोर्ट से डरता हूँ मैं, और किसी से नहीं डरता हूँ। अच्छा समझ गया तुम लोग क्यों बोल रहे डर जाता हो। अच्छा समझ गया मैं। कल आई थी जो मैंने वीडियो डाली थी फिर प्राइवेट कर दी, इस वजह से भी तुम लोग बोल रहे हो ना डर जाते हो। हाँ, डर तो लगता है 2 लोगों से, एक तो कोर्ट से और खुद से। क्योंकि एक्चुअली जब मैंने कल वीडियो डाला ना, तो पता नहीं मन घबरा सा रहा था, बस सच बता रहा हूँ। ठीक है, मन काफ़ी घबरा सा रहा था। घबरा इसलिए रहा था कि भाई स्टूडेंट देखेंगे इसको, क्या उनका प्रोडक्टिव हो जाएगा इससे, क्या ही हो जाएगा उनको, क्या ही मिल जाएगा फालतू का, और हो सकता है कंट्रोवर्सी खड़ी हो जाए यहाँ से। तो फिर मैंने तुरंत प्राइवेट कर दिया था, इसीलिए मन घबरा रहा था मेरा बस। 131 पे आते हैं, ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट, मूल क्षेत्राधिकार, या फिर हाँ इसको बोलते हैं। अब ध्यान समझना इसको क्या होता है। ओरिजिनल का मतलब होता है यू कैन अप्रोच डायरेक्टली, आप डायरेक्टली उस कोर्ट को अप्रोच कर सकते हैं। जैसे सुप्रीम कोर्ट है तो आप सुप्रीम कोर्ट डायरेक्टली अप्रोच कर सकते हैं, उसको हम बोलते हैं ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन, नॉट नेसेसरली बाई वे ऑफ अपील। ठीक है, समझ आ गई ये चीज़? ओके सर, समझ आ गई। ओके। अब ध्यान से समझना, मैं बोलने जा रहा हूँ कि ये एक्सक्लूसिव नेचर का भी होता है। एक्सक्लूसिव का मतलब ये है कि सिर्फ सुप्रीम कोर्ट ही जा सकते हैं आप। जैसे किन मैटर्स में? तो मैटर होते हैं जैसे लड़ाई हो जाए, किसके बीच में लड़ाई हो जाए? बिटवीन सेंटर एंड स्टेट्स, या फिर बिटवीन स्टेट्स।
राज्य और केंद्रों के बीच में या फिर राज्यों के बीच में लड़ाई हो जाती है तो सिर्फ सुप्रीम कोर्ट ही मैटर से डील करेगा। क्या डील नहीं करेगा? तो अगर कोई वाटर डिस्प्यूट है तो वो डील नहीं करेगा। कोई प्री कॉन्स्टिट्यूशन ट्रीटी है वो भी डील नहीं करेगा। संविधान लागू होने से पहले ही कोई ट्रीटी हो रखी थी, प्री कॉन्स्टिट्यूशन ट्रीटी, तो आप अपना खुद मिल के सुलझाओ, हम कुछ नहीं कर पाएंगे। और अगर पानी का डिस्प्यूट है वो भी हम नहीं देख पाएंगे, और कोई डिस्प्यूट है तो वो हम देख लेंगे, और ओरिजिनल है और एक्सक्लूसिव नेचर का है। ठीक है। एपेलेट ज्यूरिसडिक्शन, अपीलीय क्षेत्राधिकार, नहीं आप डायरेक्टली नहीं जा सकते हैं, अपील के थ्रू जा सकते हैं। इन 132 इन सर्टन केसेस, 133 इन सिविल मैटर्स, 134 इन क्रिमिनल मैटर, खत्म। इन सर्टन है, ठीक है, मतलब हाई कोर्ट में आपका केस चल रहा था तो आप अपील कर सकते हैं, डायरेक्ट नहीं जा सकते हैं, अपील करेंगे आप सुप्रीम कोर्ट में। सर्टन केसेस, सिविल केसेस एंड क्रिमिनल केसेस, समझ आ गई। सिविल आपको पता होना चाहिए, जो आपका मैरिज, डाइवोर्स, ये सब। क्रिमिनल मतलब जो चोरी हो गई, मर्डर हो गया, ये सब आते हैं। ठीक है, तो फिर से रिकॉल करें। 131 ओरिजिनल, 132 एपेलेट, 133 एपेलेट, 134 एपेलेट, 132 एपेलेट है सिविल सर्टेन मैटर, 133 है सिविल, 134 है क्रिमिनल, खत्म। 135 पे आते हैं। जुरिसडिक्शन एंड पावर ऑफ फेडरल कोर्ट अंडर एग्जिस्टिंग लॉ टू बी एक्सेसाइबल बाई सुप्रीम कोर्ट। शुरू में ही बताया था, सुप्रीम कोर्ट से पहले फेडरल कोर्ट रहा करती थी जो 1937 में बनी, तो उसके पास जितनी भी पावर थी वो सारी पावर सुप्रीम कोर्ट के पास आ जाएंगी, ये 135 में। 136 स्पेशल लीव टू अपील बाई सुप्रीम कोर्ट। हाई कोर्ट में कहीं भी आपका डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में केस चल रहा है, आप स्पेशल लीव डाल सकते हो सुप्रीम कोर्ट में कि प्लीज़ हमारा मैटर देखो, अभी लोग फैसला दे नहीं रहे, कुछ रिस्पॉन्स नहीं दे रहे हैं, प्लीज़, तो स्पेशल लीव डाल सकते हो कि हमारा केस तुरंत देखा जाए। मैं बता दूं, सुप्रीम कोर्ट में रोज़ हज़ारों स्पेशल लीव पड़ती हैं, हज़ारों, और हो सकता है एक भी ना देखी जाए उनमें से, क्योंकि इतनी ज़्यादा शॉर्टेज ऑफ जजेस एंड पेंडेंसी ऑफ केसेज है। ठीक है, तो मतलब ये एज अ मैटर ऑफ राइट नहीं है आपका। 137 रिव्यू ऑफ जजमेंट और ऑर्डर बाई द सुप्रीम कोर्ट, मतलब जुडिशियल रिव्यू की पावर मिलती है। जुडिशियल रिव्यू हमने कहाँ से लिया है, किस कंट्री कॉन्स्टिट्यूशन से, बताओ जल्दी से। न्यायिक समीक्षा, यानी कि सुप्रीम कोर्ट किसी भी कोई भी जजमेंट को, अपने ही पुराने जजमेंट को रिव्यू कर सकती है, चेंज कर सकती है। अभी हम देखेंगे कैसे किया उसने, काफ़ी बार किया है। ठीक है, और मैंने एक वीडियो डाल रखी है अलग से, इंपॉर्टेंट केसेस इन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, उसको देख लीजिएगा, उसमें सारे केसेस मैंने करवा रखे हैं। ठीक है, क्या प्राची सिंह, क्या बात सुनना है। ठीक है, तो जुडिशियल रिव्यू हमने कहाँ से लिया, यूएसए। जुडिशियल इंडिपेंडेंस भी हमने कहाँ से लिया, यूएसए। ठीक है, जुडिशियल इंडिपेंडेंस भी हमने यहीं से लिया है, न्यायिक स्वतंत्रता। 138 एनलार्जमेंट ऑफ जुरिसडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट, यानी सुप्रीम कोर्ट के क्षेत्र अधिकार को बढ़ा सकता है और पावर दे सकता है पार्लियामेंट। 139 कन्फर्मेंट ऑन द सुप्रीम कोर्ट ऑफ पावर्स टू इशू सर्टेन रिट्स, रिट इशू करने के पास सुप्रीम कोर्ट के पास है भी रिट इशू करने की, लेकिन अगर कोई और रिट इशू करने की पावर देनी है तो सुप्रीम कोर्ट दे सकता है। ठीक है, 140 एंसिलरी पावर्स, एंसिलरी का मतलब होता है सहकारी, यानी कि कुछ एक्स्ट्रा पावर्स, अगेन कौन दे सकता है, पार्लियामेंट दे सकता है एंसिलरी पावर्स। ठीक है, सहायक शक्तियाँ 141। अब ये इंपॉर्टेंट है, लॉ डिक्लेयर्ड बाय सुप्रीम कोर्ट टू बी बाइंडिंग ऑन ऑल कोर्ट, यानी सुप्रीम कोर्ट ने कोई भी जजमेंट पास कर दिया वो सारे कोर्ट पे बाइंडिंग होता है इन दी थ्रोट कंट्री, जितनी भी कोर्ट हैं। कैसे याद रखना है, 1 और 1 को 4 ने बाइंड करके रखा है, बांध के रखा हुआ है। 142 सुप्रीम कोर्ट किसी भी मैटर में कंप्लीट जस्टिस देने के लिए, पूर्ण न्याय देने के लिए, ठीक है, जो उसके पास कोई भी मैटर पेंडिंग है, कोई भी ऑर्डर या डिक्री पास कर सकता है, कोई भी फैसला सुना सकता है किसी मैटर में कंप्लीट पूर्ण न्याय देने के लिए। 142 143 बहुत ही रेयरली यूज़ होता है, एंड अगेन वंस इन अ लाइफ टाइम फिनोमिना है, एंड अगेन आप रिसेंट में आपको देखने को मिला है, देख रहे हो वंस इन अ लाइफ टाइम फिनोमिना आपको कितने देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो 143 में क्या, पावर ऑफ प्रेसिडेंट टू कंसल्ट सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट से कंसल्टेशन ले सकता है कौन, प्रेसिडेंट। इसी को बोलते हैं एडवाइजरी जुरिसडिक्शन, सलाहकारी क्षेत्राधिकार। ठीक, एडवाइजरी जुरिसडिक्शन, सलाहकारी क्षेत्राधिकार, पावर ऑफ प्रेसिडेंट टू कंसल्ट दी सुप्रीम कोर्ट। अब हुआ क्या, मैं आपको बताता हूँ। तमिलनाडु गवर्नमेंट ने बिल पास किए, 13 बिल पास किए, और वहाँ के जो गवर्नर हैं वो होल्ड करके रख लिए, RN रवि, अभी रिसेंट की बात है, ठीक है, पक्का पूछेगा आपसे। RN रवि ने होल्ड करके रख लिया, कुछ बता ही नहीं, वो कुछ रिस्पॉन्स ही नहीं मार रहे हैं। कॉल करते थे वो
जो MK स्टालिन है, तो यही बोलता था कि जिस नंबर से आप संपर्क करना चाहते हैं वो जो है नेटवर्क कवरेज क्षेत्र से या तो बाहर है या कोई जवाब नहीं दे रहा है। तो गए मद्रास हाई कोर्ट, वो हाई कोर्ट ने जब हाई कोर्ट गए, वो हाई कोर्ट को कॉल लगाया तो वो बोले कि ये नंबर तो स्विच्ड ऑफ है, मतलब उन्होंने मना कर दिया, हम कुछ नहीं मदद कर पाएंगे। सुप्रीम कोर्ट गए वो, सुप्रीम कोर्ट ने देन कॉल लगाया गवर्नर को, और जब गवर्नर को सुप्रीम कोर्ट कॉल लगाता है तो फिर उठाना पड़ता है। सुप्रीम कोर्ट ने बोला जो भी बिल, पहली बात तो तुम्हें ये सब रख रखे हो ना सारे, पहली बात तो हम पास करते हैं, ठीक है, तुमने गलत इस्तेमाल यूज़ किया है, जानबूझ के पास इनको नहीं कर रहे हो। क्यों? क्योंकि आपको पता है गवर्नर कौन होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट का एजेंट होता है वो, सिंपल। मतलब ऐसा कहीं संविधान में नहीं लिखा है, और अगर आप इस तरह से कहीं लिख के आ जाए आपके पेपर में तो वो मत टिक करना उसको, लेकिन रियलिटी काफ़ी हद तक यही होती है, काफ़ी हद तक यही होती है, ठीक है। क्योंकि अगर मान लो कल को कांग्रेस गवर्नमेंट आ गई तो जितने आपको गवर्नर दिख रहे हैं ना, इनमें से एक ना दिखेगा आपको, इक्का दुक्का भले छोड़ दो, लेकिन एक ना दिखेगा गवर्नर आपको, ये है, ठीक है। और वहाँ पर उन्होंने कुछ जजमेंट पास करी सुप्रीम कोर्ट ने कि 1 महीने या 3 महीने का उन्होंने टाइम लिमिट दिया, कुछ केसेस में 1 महीने, कुछ केसेस में 3 महीने का, कि इतने टाइम में आपको रिस्पॉन्स करना होगा। तो फिर प्रेसिडेंट जी द्रौपदी मुर्मू जी, उन्होंने, ठीक है, बोल वो रही थी लेकिन शब्द किसके थे आपको पता ही है, ठीक है, शब्द किसके होंगे वो। सुप्रीम कोर्ट को लेटर लिखा, उन्होंने 14 क्वेश्चंस पूछे कि क्या जुडिशरी किसी भी बिल में एसेंट दे सकती है। हाँ, ये पावर तो गवर्नर या प्रेसिडेंट के पास है, क्या इसमें सुप्रीम कोर्ट रोल प्ले कर सकता है, सुप्रीम कोर्ट क्या बिल पास करेगा। तो इस तरह के 14 सवाल पूछे एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन का यूज़ करते हुए, ठीक है। क्लियर? एजेंट विनोद, हाँ क्लियर इतनी चीज़। तो 144 सिविल एंड जुडिशियल अथॉरिटीज़ टू एक्ट इन एड ऑफ सुप्रीम कोर्ट, यानी जितने भी अथॉरिटीज़ हैं देश में, सिविल हों चाहे जुडिशियल हों, सब सुप्रीम कोर्ट की सहायता के लिए काम करेंगी। ओके, टिरिक बता दें क्या? क्यों भाई, बता दें? बताओ जल्दी से। चलो बता ही देते हैं, आप लोगों से छुपाना क्या, आप लोग तो अपने हैं। सुप्रीम कोर्ट ने सार कंट्रीज़ को एक सीट ऑफर करी। क्या करी? सीट ऑफर करी। तो 124 है देयर शैल बी ए सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, 125 है सैलरी, ऐसे सैलरी, 126 है एक्टिंग चीफ जस्टिस, 127 एडहॉक जज आर रिटायर्ड जज, कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड, ठीक है, जहाँ वो कंटेम्प्ट के लिए पनिश कर सकता है, 130 दिल्ली टू बी सीट ऑफ सुप्रीम कोर्ट, CJI किसी और जगह को भी सीट बना सकता है, वहाँ पर बेंच डाल सकता है, 131 ओ से हो जाएगा ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन, देन 132, 133, 134 एपलेट, उसके बाद 137 इंपॉर्टेंट है जुडिशियल रिव्यू, 140 एंसिलरी पावर्स, 141 बाइंडिंग ऑन, और कोई भी डिग्री बाइंडिंग होता है, 142 कंप्लीट जस्टिस, 143 एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन, 144 सारे जो कोर्ट्स हैं जितने भी इंडिया में हैं वो सब असिस्ट करेंगी सुप्रीम कोर्ट को, सिंपल, ठीक है। तो 144 तक ही हमें देखना था, ऐसे 145, 6, 7 नहीं देखना है। 45 में रूल्स वगैरह हैं, 147 ऑफिसर वगैरह, 147 वो सब नहीं देखना है हमें, ठीक है। अब आते हैं पार्ट 5 के चैप्टर 5 पे। याद हो गया? ब्रेक चाहिए? करते हैं अभी, देते हैं ब्रेक, रुक जाओ अभी, ठीक है, देते हैं बस ये पार्ट 5 का चैप्टर 5 देख लेते हैं, ठीक है। तो ये है आपका आर्टिकल नंबर 148 से लेके 151 तक, अनुच्छेद 148 से लेके 151 तक। 148 बोलता है देयर शैल बी अ कैग ऑफ इंडिया, देयर शैल बी अ कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, जिसको अपॉइंट कौन करेगा? प्रेसिडेंट, बाय वारंट अंडर हिज हैंड एंड सील। 149 में कैग की ड्यूटीज़ लिखी हुई हैं कि वो ड्यूटीज़ परफॉर्म करेगा, कौन कौन सी ड्यूटीज़ परफॉर्म करेगा। अभी कुछ इसके रिगार्डिंग 3 इंपॉर्टेंट पॉइंटर हैं जो डायरेक्ट 1 लाइनर के फॉर्म में बनते हैं, वो भी अच्छे से सुन लेना, ठीक है। देन 150 अकाउंट्स ऑफ यूनियन and state shall be kept in such form as the president may on advice of CAG prescribe, okay। and 151 रिपोर्ट रखता है प्रेसिडेंट के सामने अगर यूनियन से संबंधित है, और गवर्नर को देगा अगर वो स्टेट से संबंधित है, तो ठीक है। तो 148 में अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट, 149 में ड्यूटीज़, 150 में फॉर्म्स ऑफ अकाउंट, और 151 में रिपोर्ट। जो कैग होता है ना, कैग दैट इज कंट्रोलर ऑडिटर जनरल, ही इज़ द गार्जियन ऑफ पब्लिक पर्स। पब्लिक पर्स क्या होता है? जहाँ पब्लिक का पैसा आता है, टैक्स का पैसा आता है, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया,
तो उसको देखना उतना कितना पैसा कहाँ से कैसे ढंग से निकला नहीं निकला, इसीलिए इसको गार्जियन ऑफ पब्लिक पर्स बोला जाता है। ठीक है, क्लियर इतनी चीज़। देन दूसरी चीज़, ही इज़ ऑल्सो द गाइड एंड फिलोसोफर ऑफ पब्लिक अकाउंट्स कमिटी। लोक लेखा समिति का ये गाइड एंड फिलोसोफर होता है। कमिटी के बारे में हम देखेंगे एंड में, ठीक है। देन गार्जियन द गाइड एंड फिलोसोफर। तो एक चीज़ और है जो आई थिंक मैं कुछ मिस कर रहा हूँ। और करंट में क्या कौन है? संजय मूर्ति, ये हैं, ठीक है, के संजय मूर्ति। और पहले कौन थे? वी नरहरि राव। मतलब इनसे पहले नहीं, सबसे पहले, इनसे पहले तो गिरीश चंद्र मुर्मू थे, वी नरहरि राव। ठीक है, क्लियर यहाँ तक। इनके अगर टेन्योर की बात करें, टर्म की बात करें, तो 6 साल या 65 साल की उम्र होती है, 65 ईयर्स ऑफ एज। और रिमूवल सेम एज सुप्रीम कोर्ट का जज। और सुप्रीम कोर्ट के जज को कैसे रिमूव किया जाता है, किस ग्राउंड में रिमूव किया जाता है, सब देख चुके हैं, ठीक है। इट इज़ अ सिंगल मेंबर्ड बॉडी, यस, ठीक है। ये सिंगल मेंबर्ड बॉडी होती है, यानी कि सिर्फ इसमें एक ही होता है बॉडी, ठीक है। सिंगल मेंबर्ड बॉडी होती है, गार्जियन ऑफ पब्लिक पर्स होता है, गाइड एंड फिलोसोफर होता है पब्लिक अकाउंट कमिटी का। रितेश मर्रा कुछ नहीं होगा, ठीक है। फैटमैन में कौन से पेज पे है ये? कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ में देखो, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ में है। चलो भैया 2 मिनट का ले लेते हैं थोड़ा सा ब्रेक, और उसके बाद मिलते हैं। तो गर्दन घुमा लो, डीप ब्रीथ ले लो और हाइड्रेट कर लो। फिर पार्ट 6 देखेंगे। पार्ट 6 तो 5 मिनट का है, ठीक है। पार्ट 6 जो है 6 मिनट का है मेन। तो फिर उसके बाद हम ये स्टार्ट करेंगे मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ये तो ख़त्म है, कुछ नहीं इसमें, ठीक है। चलो 2 मिनट के बाद क्या आएंगे, ठीक है, 2 मिनट का ब्रेक लेंगे बस, ठीक है। रीअपॉइंटेड नहीं होता है, नहीं।
जी 2 मिनट नहीं हुए क्या अभी? क्यों? वही चलो स्टार्ट करते हैं अभी। पार्ट 6। स्टेट एग्जीक्यूटिव में कौन कौन आता है ज़रा देखो। कौन मिसिंग है ज़रा बताओ। कौन मिसिंग है, मतलब मिसिंग इन द सेंस, जैसे यूनियन में देखते हैं प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, पीएम, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, एडवोकेट जनरल। यहाँ कौन मिसिंग है? हुँ? कुर्र कुर्र की आवाज़ आई। अच्छा चलो, तो स्टेट एग्जीक्यूटिव में कौन आता है? तो वहाँ पे आता था प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, पीएम, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एंड अटॉर्नी जनरल, है ना। जैसे वहाँ प्रेसिडेंट होता है तो वैसे स्टेट में गवर्नर होता है, और जैसे सेंटर में वाइस प्रेसिडेंट होता है यहाँ वाइस गवर्नर नहीं होता है। जैसे प्रधानमंत्री होता है वैसे राज्य में मुख्यमंत्री होता है, वहाँ मंत्रिपरिषद होती है, यहाँ मंत्रिपरिषद होती है, वहाँ न्यायवादी होता है अटॉर्नी जनरल, और यहाँ पर भी उसकी तरह ही एडवोकेट जनरल होता है। ओके, अब यहाँ पे 2 मैजिक नंबर्स हैं 89 एंड 90, एंड लेट्स सी द मैजिक। मैजिक क्या है? मैजिक, तो मैजिक जो है ना यहाँ पे ये है, देखो मैजिक बता दें, ब्लिंकिट से मंगा लें तो हम मंगा दें क्या? चलो, तो मैजिक नंबर 89 90 ऐसे याद करना है कि 74 से लेकर 111 तक आपको क्या करना है? नहीं, क्या करना है आपको 89 जोड़ देना है, और 112 ऑनवर्ड्स से लेकर 123 तक आपको 90 जोड़ देना है। समझे नहीं हम क्या कहना चाह रहे हैं आप? तो हम तुमसे ये बोलना चाह रहे हैं कि पार्ट 5 और पार्ट 6 पूरा सेम है, हमें अलग से कुछ नहीं करना पड़ेगा। अगर आप ये समझ लेंगे कि जैसे वहाँ प्रेसिडेंट होता है वहाँ गवर्नर, यहाँ गवर्नर होता है, जैसे वहाँ पीएम होता है यहाँ सीएम होता है, ठीक है, पीएम काउंसिल ऑफ मिनिस्टर यहाँ सीएम काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होता है, ठीक है, जैसे अटॉर्नी जनरल होता है वैसे यहाँ पे एडवोकेट जनरल होता है, ठीक। अब क्या करना है कि जैसे मान लो फॉर एग्जांपल हमने पढ़ा था अटॉर्नी जनरल 76 में, हमने पढ़ा था एडवोकेट जनरल 165 में, 89 ऐड करने पे मिल रहा है। समझ में है अभी? तो उसी तरह ही पार्ट 5 में अगर कोई होगा उसी के बिल्कुल पैरेलली अगर हमें स्टेट का चाहिए, जैसे कि फॉर एग्जांपल देयर शैल बी मान लो कि यहाँ पर 74 में है कि देयर शैल बी अ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर टू एड एंड एडवाइज द प्रेसिडेंट, है 74 में। इसी तरह होगा देयर शैल बी अ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय चीफ मिनिस्टर टू एड एंड एडवाइज द गवर्नर, ठीक है, टू एड एंड एडवाइज द गवर्नर। कैसे पता चलेगा? ऐड कर दो 89, खत्म। समझ में आ रहा है कि कुछ नहीं? भेजे हम पढ़ा कुछ कि बस 89 ऐड करना है 74 से लेके 111 तक, और फिर उसके बाद 112 ऑनवर्ड्स हमें क्या कर देना है, 112 ऑनवर्ड्स 112 ऑनवर्ड्स सिर्फ हमें ऐड कर देना है 90, और हमें उसका आर्टिकल मिल जाएगा। जैसे 163 में लिखा है देयर शैल बी अ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर टू एडवाइज दी। लेकिन जिस तरह से प्रेसिडेंट पर एडवाइस बाइंडिंग थी उस तरह से ध्यान रखना है। गवर्नर पे अब जो कुछ चेंजेस है वो मैं आपको बताता चलूँगा, बाकी हर चीज़ सेम है। बस एक सेकंड रुक जाओ, मूव भी ख़त्म हो गई यार।
दबा दबा के निकालनी पड़ेगी, रुको जा। गर्दन में दर्द जो है बढ़ चुका है। जब सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस बताया था ना डॉक्टर ने, बोला था क्यों हुआ था, बताया लंबी लंबी सी क्लासें होती हैं, तो बोला अब मत लेना। हमने कहा जी जी डॉक्टर जी बिल्कुल। अभी जो है आपको 1 साल तक ये बिल्कुल अवॉइड करना है। मैं कहा जी बिल्कुल, क्यों नहीं, 1 साल 2 साल नहीं लूँगा मैं। दैट्स माई बॉय। ठीक है, तो ये चीज़ समझ में आई आपको। तो 89 ऐड करना, 90 ऐड करना है। और यहाँ पे क्या अंतर है, जिस तरह 42nd अमेंडमेंट ने प्रेसिडेंट पर एडवाइस बाइंडिंग करी थी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की, उसी तरह गवर्नर पे बाइंडिंग नहीं है एडवाइस। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। अब प्रेसिडेंट जैसे वहाँ प्रेसिडेंट, यहाँ गवर्नर, जैसे वहाँ राज्यसभा, यहाँ लेजिस्लेटिव काउंसिल, जैसे यहाँ लोकसभा, वैसे यहाँ पे लेजिस्लेटिव असेंबली है। जैसे वहाँ पर पार्लियामेंट के 3 कंपोनेंट थे, वैसे यहाँ पर स्टेट लेजिस्लेचर के 3 कंपोनेंट हैं। स्टेट लेजिस्लेचर में कौन आता है, लेजिस्लेटिव काउंसिल अपर हाउस है, लेजिस्लेटिव असेंबली लोअर हाउस है। लेकिन हमें ध्यान इस चीज़ का रखना है, किस चीज़ का रखना है ध्यान, कि लेजिस्लेटिव जो काउंसिल है वो हर राज्य में नहीं है, वो सिर्फ 6 राज्यों में है। उस कौन कौन से राज्य हैं, कबूतम करके याद करते हैं। के से है कर्नाटक, ए से है आंध्र प्रदेश, बी से है बिहार, यू से है उत्तर प्रदेश, टी से है तेलंगाना, और एम से है कौन, एमपी की महाराष्ट्र। ठीक है, ठीक है, यहाँ तक क्लियर सभी को। कितने हैं, ठीक है, 6 राज्यों में है लेजिस्लेटिव काउंसिल। यानी ये 6 राज्य हैं जहाँ पर हम बोल सकते हैं बाई कैमरल लेजिस्लेचर है, द्विसदनीय विधानमंडल है। क्योंकि बाकी हर राज्य में each and every state of India has a legislative assembly, but only these 6 states have a legislative council. That is why we say them as that they have the bicameral legislature. ठीक, हमारे देश में 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, 8 यूटीज़ हैं। इन 8 में से 3 यूटीज़ के पास लेजिस्लेटिव असेंबली है, सिर्फ और सिर्फ 3 के पास। कौन कौन से हैं ज़रा बताइए, दिल्ली है, पुड्डू है, ठीक है, और JNK है। लेजिस्लेटिव काउंसिल किसी के पास नहीं, किसी यूटी के पास नहीं, असेंबली है बस इन 3 के पास। अब ध्यान से समझना जो मैं बताने जा रहा हूँ आपको, क्योंकि जो है दिक्कत हो जाएगी, ना समझ में आया तो फिर रोते फिरोगे इधर उधर। मैं बता रहा हूँ फिर, ठीक है, समझ में आ रही तुमको ये चीज़, नहीं समझ में आ रही है। अब यहाँ पे क्या है, आर्टिकल नंबर 80 में क्या था, राज्यसभा। 89 ऐड कर दोगे क्या मिल जाएगा, 169। किस क्या होगा, लेजिस्लेटिव काउंसिल, सिंपल। तो लेजिस्लेटिव काउंसिल के यहाँ पर एबॉलिशन और क्रिएशन के बारे में दिया हुआ है। मैं फिर से तुमसे हाथ जोड़ के विनती कर रहा हूँ, देख लो, मैं कुछ झूठ नहीं बोल रहा हूँ। इसके बाद ख़त्म ही है, गवर्नर है बस। 2-3 स्लाइड में जो भी कुछ अंतर हैं वो बस पढ़ा रहा हूँ, और वो बस अच्छे से देख लेना, बाकी सब सेम है। और उसमें से ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ बता रहा हूँ, लेजिस्लेटिव काउंसिल के अबॉलिशन और क्रिएशन के बारे में बात करता है ये। लेजिस्लेटिव विधान परिषद जो है उसको अबॉलिश या क्रिएट करने का पावर देश की संसद के पास है, पार्लियामेंट के पास है। इन 6 राज्य जिनके अभी नाम देखे कबूतम, इनको पार्लियामेंट ने ही लेजिस्लेटिव काउंसिल दी है, और जब चाहे इनकी अबॉलिश भी कर सकते लेजिस्लेटिव काउंसिल। तो सर स्टेट की लेजिस्लेटिव असेंबली कुछ नहीं कर सकती क्या, वो सिर्फ बोल सकती है पार्लियामेंट को कि हे पार्लियामेंट प्लीज़ हमें भी दे दो एक लेजिस्लेटिव काउंसिल। लेकिन देना, अबॉलिश करना, ये सब पार्लियामेंट का होता है। और पता है वो भी कैसे, साधारण बहुमत से, सिंपल मेजॉरिटी से सिर्फ ये काम करता है ये, ठीक है, सिंपल मेजॉरिटी से काम कर सकता है, साधारण बहुमत से। इसके लिए कोई विशेष बहुमत कुछ नहीं चाहिए, ठीक है, क्लियर। अब ध्यान समझना, 81 लोकसभा है, 89 जोड़ेंगे, ठीक है, तो आएगा 170। इसमें दिया होना चाहिए लेजिस्लेटिव असेंबली के बारे में, हाँ बिल्कुल लेजिस्लेटिव असेंबली, क्योंकि लेजिस्लेटिव असेंबली जैसे वहाँ लोकसभा है लोअर हाउस, वैसे यहाँ लेजिस्लेटिव असेंबली है, तो इसमें लेजिस्लेटिव असेंबली के बारे में दिया होना चाहिए। बिल्कुल दिया है, उसी के बारे में दिया है कि इसमें मैक्सिमम
500 लोग हो सकते हैं और मिनिमम 60 लोग हो सकते हैं। कुछ एक्सेप्शन हैं, जैसे गोवा, अरुणाचल, सिक्किम 30 मिनिमम वहाँ काम चल जाएगा, मिज़ोरम में 40 में काम चल जाएगा, बट इन जनरल 60। अच्छा, लोकसभा में कितने मिनिमम रिक्वायर्ड थे जरा बताना। ठीक, अब 82 में डीलिमिटेशन कमीशन दिया था, परिसीमन आयोग, लेकिन वो परिसीमन आयोग अलग अलग नहीं बैठता है सेंटर और स्टेट के लिए। समझ में आई चीज़? नहीं समझ में आई कि नहीं, ये बताओ तुम मुझे पहले बताओ, आई समझ में? तो फिर 82 में जब हम ऐड करेंगे 89 तो 171 आएगा। आपने अभी बोला कि कोई डिलिमिटेशन कमीशन अलग से तो बैठता ही नहीं इसके लिए, तो फिर यहाँ पे क्या पड़ा हुआ है? यहाँ पे कॉम्पोजिशन ऑफ लेजिस्लेटिव। अच्छा, तो वहाँ क्या था? लेजिस्लेटिव काउंसिल के क्रिएशन या एबॉलिशन के बारे में दिया हुआ था 169। यहाँ कॉम्पोजिशन के बारे में दिया हुआ है। सर 80 में क्या दिया हुआ था? कॉम्पोजिशन ऑफ राज्यसभा। ठीक है, 80 में क्या दिया हुआ था? कॉम्पोजिशन ऑफ राज्यसभा। हाँ, कोई मिनिमम नहीं होता है, बिल्कुल सही है, कोई मिनिमम नहीं होता है लोकसभा में, सिर्फ मैक्सिमम होता है 550। ओके, तो वहाँ पे क्या दिया हुआ था? कॉम्पोजिशन ऑफ राज्यसभा। 89 जुड़ा तो कॉम्पोजिशन लेजिस्लेटिव काउंसिल मिला नहीं, एबॉलिशन और क्रिएशन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल। कॉम्पोजिशन जो दिया हुआ है वो आर्टिकल नंबर 171 में दिया हुआ है, ये जो लिखा हुआ है यहाँ पे। ओके, किस तरह का कॉम्पोजिशन होता है इस तरह से याद करते हो, 1/3 1/3 1/12 1/12। कितना बचा? जोड़ो सबको, कितना आएगा? 5/6। बचा कितना? 1/6। ये जितने होते हैं ऊपर जो मैंने 5/6 लिखे, ये सब इलेक्टेड होते हैं। 1/3 इलेक्ट करके भेजता है कौन? विधानसभा के लोग, लेजिस्लेटिव असेंबली के। ये कौन? ये लोकल बॉडीज़, मेनली जो म्यूनिसिपैलिटी वगैरह होती हैं वो चुन के भेजती हैं। 1/12 ग्रेजुएट्स, जो एटलीस्ट 3 साल के ग्रेजुएट्स हों, वो ग्रेजुएट्स की स्पेलिंग कुछ ज़्यादा ही नहीं, जुएट हो गई। तो ग्रेजुएट, ठीक है, ग्रेजुएट्स। 1/12 जो टीचर्स होते हैं एटलीस्ट सेकेंडरी लेवल तक के होने चाहिए। एंड 1/6 दे आर नॉमिनेटेड बाई होम? बाई गवर्नर। राज्यपाल नॉमिनेट करता है किस फील्ड में? ये नॉमिनेट करता है लिसेस प्लस कोऑपरेटिव सोसाइटी, कोऑपरेटिव सोसाइटी। ओके, लिटरेचर, साइंस, आर्ट, सोशल सर्विस, लिटरेचर, साइंस, आर्ट, सोशल सर्विस एंड कोऑपरेटिव सोसाइटी। ठीक है, 1/6 क्लियर। 171 क्लियर हो गया आपको? बाकी ऐसा हमें कोई अलग से कुछ नहीं पढ़ना है। आप बात करो क्वालिफिकेशन की, तो क्वालिफिकेशन वहाँ कहाँ दिया हुआ था? 84 में। 83 में ड्यूरेशन था, 89 ऐड कर दो ऐड, कितना आएगा? 172 आएगा। ड्यूरेशन ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर, लोकसभा का कितना होता है? 5 साल, तो लेजिस्लेटिव असेंबली का 5 साल। राज्यसभा का कितना होता है? कोई टर्म नहीं होता है वैसे, इसका भी कोई टेन्योर नहीं होता है। 1/3 मेंबर 2 साल में रिटायर होते रहते हैं, तो मेंबर का टर्म 6 साल का होता है। वैसे यहाँ भी मेंबर का टर्म 6 साल का होता है, सब सेम है। हाँ, 84 में क्या था? क्वालिफिकेशन फॉर मेंबरशिप, तो यहाँ भी 173 में क्वालिफिकेशन। बस जोड़ते जाओ तुम, खत्म। प्रेसिडेंट की जगह गवर्नर रखना है, लोकसभा की जगह लेजिस्लेटिव असेंबली, राज्यसभा की जगह लेजिस्लेटिव काउंसिल अगर है तो, ठीक है, क्योंकि है तो 6 राज्यों में ना। बस खत्म, कुछ अलग नहीं है सर। ठीक है, तो जिनके पास फैट मैन है देख लेना, वहाँ लिस्ट लिखी होगी। जिनके पास नहीं है तो देख लेना कहीं से निकाल के, वो आपको मिल जाएगी, आपको पूरी लिस्ट। ठीक है, कुछ अलग से करने की ज़रूरत नहीं। अलग से जो करना है वो बताता हूँ मैं आपको, क्या अलग से करना है। ऑर्डिनरी बिल, कोई ऐसा तो नहीं ना जिसको ही समझ ना आ रहा हो 89 90, ऐसा तो कोई महानुभाव नहीं ना? नहीं सर क्या हो रहा है, मैं तो नहीं समझ में आ रही है ही नहीं बुक, कोई नहीं है तो। मार्जिनल वर्कर क्या होता है? जो बहुत ही ज़्यादा गरीब होता है उसको बोलते हैं मार्जिनल। इमेजिंग क्या होता है हुसैन? लोकल बॉडीज़, अभी क्या लोकल बॉडीज़, क्वेश्चन मार्क क्या है? पाले ना पड़ रहा अनीश को। अनीश ऐसा करो, बंद करो, थोड़ा सा सो थोड़ी देर, ठीक है? फिर जब सो के उठना थोड़ा विचार करना कि मैं किस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा हूँ, मैं क्यों पढ़ रहा हूँ।
मतलब मैं सच बता रहा हूँ, ठीक है। अगर एकदम पाले ही नहीं पढ़ रहा तो मैं बता रहा हूँ, क्या मैंने पॉलिटी कभी पढ़ी भी है ज़िंदगी में? नहीं पढ़ी है। इन सवालों पर पहले विचार करना, ठीक है। समझ तो आता है, बस याद नहीं होता। अच्छा ठीक है, जेन्युइन कंसर्न है। चलो, याद नहीं होता। देखो, अगर आप पार्ट 5 वाले याद कर लोगे तो मुझे नहीं लगता पार्ट 6 में, मतलब बताओ इससे आसान क्या हो सकता है? बस नंबर ऐड करना है सर आपको, और बाकी जो अलग है वो तो मैं पढ़ा रहा हूँ ना आपको। अरे ऑर्डिनरी लिख रहा था, ऑर्डिनेंस लिखने लगा। ऑर्डिनरी बिल, ठीक है। ऑर्डिनरी ऑर्डिनेंस में पढ़ा चुका हूँ, ठीक है। अब देख लो ऑर्डिनेंस किस में था, किस में था ऑर्डिनेंस? 123 में। कितना ऐड करना है, क्योंकि 112 के बाद है, 90 ऐड करना है। इसमें है ऑर्डिनेंस ऑफ गवर्नर, ऑर्डिनेंस पावर ऑफ गवर्नर है कि नहीं है बताओ। पार्डनिंग पावर किस में थी? 72 में 89 ऐड करना होगा। 161 ऑर्डिनेंस पार्डनिंग ऑफ गवर्नर, खत्म। 89 और 90 का खेल है बस, मैजिक नंबर्स। अब ऑर्डिनरी बिल की बात कर रहा हूँ। हमने ये पढ़ा था ऑर्डिनरी बिल के केस में लोकसभा राज्यसभा के पास इक्वल पावर होती है, बट यहाँ पर उस हिसाब से लेजिस्लेटिव असेंबली लेजिस्लेटिव काउंसिल के पास इक्वल पावर होनी चाहिए, बट यहाँ ऐसा नहीं है। इवन इन केस ऑफ ऑर्डिनरी बिल ऑल्सो विधानसभा के पास ज़्यादा पावर होती है विधान परिषद से। कैसे? अगर विधान परिषद में देखो, ओरिजिनेट किसी भी हाउस में हो सकता है, विधानसभा में ओरिजिनेट हुआ, पास कर दिया, गवर्नर के पास जाएगा। गवर्नर क्या कर सकता है? या तो सहमति दे सकता है या वीटो पावर यूज़ हो सकता है। अब वीटो पावर कौन कौन से? जो प्रेसिडेंट के पास थे एब्सोल्यूट सस्पेंसिव पॉकेट, लेकिन इसके पास एक और एक्स्ट्रा वीटो है जो प्रेसिडेंट के पास नहीं था। वो ये है कि ये प्रेसिडेंट के लिए बिल को रिजर्व कर सकता है। अगर उसको लगता है कि हमें कुछ समझ नहीं आ रहा है, ये प्रेसिडेंट को देखना चाहिए इस बिल को, तो वो प्रेसिडेंट के लिए बिल को रिजर्व कर सकता है, जो RN रवि ने किया तमिलनाडु में, ठीक है। तो उसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट पास किया। समझ आई चीज़? तो ये गवर्नर के पास एक एक्स्ट्रा वीटो पावर होती है। मान लेते हैं लेजिस्लेटिव असेंबली ने पास किया, लेजिस्लेटिव काउंसिल ने बोला कि ये हमें एग्री नहीं है, ठीक है। तो उसको ऐसा नहीं है कि एग्री पूरी तरह से हो ही नहीं सकता है। देखो, एक केस होता है, वो क्या कर सकता है कि 3 महीने के लिए बिल को रोक सकता है बस, ठीक। फिर से लेजिस्लेटिव असेंबली पास करेगा, दूसरी बार में मैक्सिमम 1 महीने के लिए रोक सकता है, तो मैक्सिमम 4 महीने के लिए बिल को लटका सकता है। इससे ज़्यादा और कुछ विधान परिषद नहीं कर सकता है, कुछ नहीं कर सकता इससे ज़्यादा। वो बिल अपने आप जाएगा गवर्नर के पास सहमति के लिए। लेकिन मान लेते हैं विधान परिषद में कोई बिल ओरिजिनेट हुआ और विधानसभा ने मना कर दिया, पास कर दिया तो ठीक है, लेकिन मना कर दिया तो मर जाएगा बिल वहीं पे। लेकिन विधान परिषद ने मना किया तो कुछ नहीं हुआ था। 3 महीने तक बस तुम अटका सकते हो, पहली बार में, और दूसरी बार में 1 महीने तक। इसके अलावा इससे ज़्यादा तुम कुछ नहीं कर सकते हो, ठीक। दिस इज द केस ऑफ ऑर्डिनरी बिल। होप सो इट इज क्लियर। मनी बिल सर, मनी बिल में तो लोकसभा के पास ज़्यादा पावर थी पहले से ही, तो यहाँ तो बहुत ऑब्वियस ही है कि जब ऑर्डिनरी बिल के केस में लेजिस्लेटिव के पास ज़्यादा है तो यहाँ पे तो होगी। और सेम प्रोसीजर है कि सिर्फ यहाँ आ सकता है, ये सिर्फ 14 दिन तक उसको लटका सकता है, बस और कुछ नहीं कर सकता है। सर अगर विधान परिषद है ही नहीं उस स्टेट में तो कोई नहीं, सीधा गवर्नर के पास जाएगा, ठीक है। चलो, अब आते हैं गवर्नर पे, राज्यपाल के आर्टिकल्स देखते हैं, ठीक है। बस ख़त्म ही होने को आया है सारी चीज़ें, आपने बस घबराना नहीं है, सारी चीज़ें आराम आराम से होती चलेंगी, ठीक है। शुरू करें क्यों? गवर्नर तो 152 से 167 के बीच में है, गवर्नर जी के बारे में दिए हुए हैं आर्टिकल्स, ठीक है। तो 152 डेफिनेशन देता है स्टेट की, देन गवर्नर, देयर शैल बी ए गवर्नर इन ईच स्टेट, वो बताता है 153, ठीक है। जो पहला आर्टिकल होगा वो उस ऑफिस के एस्टैब्लिशमेंट की ही बात करेगा, ठीक है। 154 एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द स्टेट के बारे में चर्चा है, किस पे एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ स्टेट किसके पास होती है? राज्यपाल के पास होती है। अपॉइंटमेंट कौन करता है? गवर्नर की, राज्यपाल की, कौन करेगा? इसकी, उसकी, सबकी, प्रेसिडेंट की, सबकी अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट करेगा, है ना। इसका उसका सबका बदला लेकर तेरा फैजल, वासेपुर में था ना, इतना बम मारेंगे, इतना बम मारेंगे, इलाका धुआं धुआं हो जाए। क्यों, याद आया कुछ? क्यों? टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ गवर्नर, तो टर्म कितना होता है? 5 साल का। देखे हो मीम कि नहीं देखे हो तुम लोग? टेलीग्राम पे जो डाले थे आज सुबह। क्वालिफिकेशन फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर, क्या क्वालिफिकेशन होती है? 157 में जो लिखी हुई है, भारत का नागरिक होना चाहिए और 35 साल की उम्र होनी चाहिए, और बस थोड़ा सी मोदी जी से संपर्क अच्छे होने चाहिए, बस खत्म। या जो भी पार्टी है उससे संपर्क अच्छे होने चाहिए, खत्म।
कंडीशन ऑफ गवर्नर्स ऑफिस 158 में है ये कंडीशन क्या है कि वही जो प्रेजेंट केस में थी कि आप एमपी नहीं हो सकते हो, आप एमएलए नहीं हो सकते हो, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट नहीं होल्ड कर सकते हो आप, ये सारी चीज़ें हैं। ऑफिस ऑफ प्रॉफिट कहीं भी डिफाइन नहीं कॉन्स्टिट्यूशन में। शपथ कौन दिलाता है? आई शपथ कौन करवाता है इसको? पीला मार्कर यूज़ करते हैं। और ओथ कौन दिलाता है? चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट का जो चीफ जस्टिस है। प्रेसिडेंट कौन दिला रहा था? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, दैट इज सुप्रीम कोर्ट का। डिस्चार्ज ऑफ फंक्शन ऑफ गवर्नर, प्रेसिडेंट अपॉइंट कर सकता है अगर मान लो गवर्नर नहीं है किसी और को फंक्शन निभाने के लिए। पावर ऑफ प्रेसिडेंट टू पावर ऑफ गवर्नर टू ग्रांट पार्डन, देख चुके हैं पहले ही। एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ एक्सटेंट ऑफ एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ स्टेट, वो है सब। बाकी ये सब तो सेम है, ठीक है। ये आर्टिकल नंबर 75 है पूरा, ये 74 है, ये 176 है, ये 77 है, ये 78 है। कोई है ऐसा जिसको पल्ले ना पड़ रहा हो? 77 में था कंडक्ट ऑफ बिजनेस ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, स्टेट हो गया। वहाँ अटॉर्नी जनरल था, एडवोकेट जनरल हो गया 89 ऐड करके। वहाँ था ड्यूटीज़ ऑफ प्राइम मिनिस्टर, यहाँ है ड्यूटी ऑफ चीफ मिनिस्टर 78 में 89 ऐड करो 167 हो जाएगा। 78 में 89 ऐड करो 167, वहाँ ड्यूटीज़ ऑफ प्राइम मिनिस्टर, यहाँ ड्यूटीज़ ऑफ चीफ मिनिस्टर, खत्म। क्लियर है कि नहीं है? क्लियर है कि नहीं है ये बता दो। तो सीजीएल का क्या होगा? डेट्स एक्सटेंड होगी? हाँ नहीं, डेट्स एक्सटेंड होने के चांसेस हैं काफ़ी, ठीक है। चलो भाई, चलो 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 हाई कोर्ट पे आते हैं अभी। आ जाए हाई कोर्ट पे। चलिए, तो पहली बात तो ये है कि ये पार्ट 6 में ही है ये आपका। जैसे सुप्रीम कोर्ट पार्ट 5 में है वैसे पार्ट 6 में है। पार्ट 5 दैट इज़ यूनियन में 5 चैप्टर हैं, उसी तरह पार्ट 6 में 6 चैप्टर हैं, ठीक है। 214 से 231 ये हाई कोर्ट से डील करता है, ठीक है। 214 क्या बोलेगा? देयर शैल बी अ हाई कोर्ट इन ईच स्टेट, हर राज्य में एक हाई कोर्ट होना चाहिए, ठीक। हाई कोर्ट टू बी अ कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड, कौन सा आर्टिकल था जो बोला था सुप्रीम कोर्ट टू बी अ कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड? कौन सा था? 129। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ हाई कोर्ट्स किस तरह से इनका गठन किया जाएगा, जिसमें कि एक चीफ जस्टिस होगा और बाकी कुछ और जजेस होंगे जो जितने पार्लियामेंट डिसाइड करेगा। देन इनकी अपॉइंटमेंट एंड कंडीशन ऑफ ऑफिस दी। अपॉइंटमेंट कौन करेगा? सर प्रेसिडेंट ही करेगा। ध्यान इस चीज़ का रखना है, चाहे हाई कोर्ट के जज को अपॉइंट करना हो चाहे रिमूव करना हो, सब प्रेसिडेंट करेगा। बस शपथ दिला देता है हाई कोर्ट जजेस को कौन? गवर्नर। बाकी सब काम प्रेसिडेंट करेगा। और यहाँ पे भी कॉलेजियम सिस्टम वर्क करता है, ठीक है। यहाँ पे भी कॉलेजियम सिस्टम वर्क करता है। और यहाँ पे मैक्सिमम जो एज होती है, ठीक है, मैक्सिमम एज वो 62 ईयर्स होती है। वहाँ पर 65 थी। मिनिमम एज इनके कुछ नहीं होती है, मैक्सिमम होती है। सुप्रीम कोर्ट में 65, हाई कोर्ट में 62। और यहाँ का जो कॉलेजियम होता है, पता है कैसे अपॉइंटमेंट होती है यहाँ के कॉलेजियम के द्वारा? प्रेसिडेंट पूछेगा किससे? प्रेसिडेंट सीजीआई की एडवाइस लेगा और प्लस जिस हाई कोर्ट, ध्यान से सुनना, जिस हाई कोर्ट में अपॉइंटमेंट की जा रही है उस हाई कोर्ट के वहाँ जजेस के लिए आ जाएगा। अब मान लो ट्रांसफ़र हो रहा है, वहाँ भी कॉलेजियम होता है। जैसे मान लो इस हाई कोर्ट से इस हाई कोर्ट में ट्रांसफ़र किया जा रहा है, तो इस हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस इस हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस से पूछेगा, ठीक है, जो सीजीआई है। एंड देन प्रेसिडेंट को एडवाइस दी जाएगी। देन इसी को कॉलेजियम सिस्टम बोलते हैं, ठीक है। एप्लीकेशन ऑफ सर्टेन प्रोविजन रिलेटिंग टू, ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। 219 ओथ कौन दिलाता है? गवर्नर। रिस्ट्रिक्शन एंड प्रैक्टिस आफ्टर बीइंग अ परमानेंट जज, अब अगर आप एक परमानेंट जज रहे हैं, और एक चीज़ यहाँ पर इनके क्वालिफिकेशन भी तो हमें पता होनी चाहिए। तो चलिए क्वालिफिकेशन देख लेते हैं। अगर आपको जज बनना है, मान लेते हैं हाई कोर्ट का, तो फिर क्या चाहिए आपको? क्या चाहिए अगर आपको जज बनना है? तो या तो आप 10 साल तक 10 ईयर्स एडवोकेट रहे हो, जो सुप्रीम कोर्ट के जज के केस में भी था सेम, एडवोकेट इन हाई कोर्ट। और या फिर अगर ये नहीं है तो कोई भी 10 साल तक 10 ईयर्स तक आपने कोई भी जुडिशियल ऑफिस होल्ड किया हो, बस। इसमें कोई डिस्टिंग्विश जुरिस्ट का ऑप्शन नहीं है। यानी कि अगर आप लॉ की बहुत अच्छी समझ रखते हैं तो आप और राष्ट्रपति के नज़र में आ गए आप, तो सुप्रीम कोर्ट का जज तो बनाया जा सकता है, लेकिन हाई कोर्ट का नहीं आपको, ठीक है।
ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखना है। देन सैलरी अलावेंसेज या फिर कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से नहीं, स्टेट से निकलती है, लेकिन जो पेंशन होगी वो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से निकलेगी, क्योंकि आपने मल्टीपल स्टेट में सर्व किया है, तो एक स्टेट तो कोई देगा नहीं आपको, तो फिर इंडिया का जो कंसोलिडेटेड फंड है वहाँ से निकलेगा। देन 222 में ट्रांसफ़र ऑफ जजेस दिया हुआ है, ठीक है, कंसल्टेशन लेनी पड़ती CJI की, प्लस जिस हाई कोर्ट में भेजा जा रहा है और जहाँ से भेजा जा रहा है, दोनों के चीफ जस्टिस से। अपॉइंटमेंट ऑफ एक्टिंग चीफ जस्टिस, ठीक है, एक्टिंग चीफ जस्टिस मान लो चीफ जस्टिस नहीं है तो उसके लिए, बाकी सब आपको एक बार देख लेना, कुछ अलग नहीं है, जो हमने सुप्रीम कोर्ट में पढ़ा था वही सारी चीज़ें सेम है यहाँ पे, ठीक है, कुछ अलग नहीं है यहाँ पे। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे आते हैं जो जनरली पहले उसमें पढ़ाया जाता है, दैट इज़ मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान का गठन, ठीक। यहाँ से मेन चीज़ है, और एक चीज़ यहाँ पर मैं आपको बताना भूल गया, बता देता हूँ मैं आपको, रुक जाओ, क्योंकि अभी हमने गवर्नर पढ़ा और हाई कोर्ट पढ़ा है, तो हमें 7th अमेंडमेंट के बारे में पता होना चाहिए। 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, इस अमेंडमेंट ने ये बोला था कि एक गवर्नर यानी एक राज्यपाल या एक हाई कोर्ट मल्टीपल स्टेट्स को सर्व कर सकता है। जैसे एग्जांपल के तौर पे, जैसे लक्षद्वीप के पास खुद का हाई कोर्ट नहीं है, अंडमान निकोबार के पास खुद का हाई कोर्ट नहीं है, दमन दीव के पास खुद का हाई कोर्ट नहीं है, गोवा के पास, दादरा नगर हवेली दमन दीव के पास खुद का हाई कोर्ट नहीं है, गोवा के पास खुद का हाई कोर्ट नहीं है, नॉर्थ ईस्ट के बहुत सारे स्टेट हैं उनके पास खुद का हाई कोर्ट नहीं है। फिर ठीक है, तो फिर 7th अमेंडमेंट जो 1956 में हुआ था, उसी ने ये पावर दी थी कि जो एक हाई कोर्ट है वो मल्टीपल स्टेट का हाई कोर्ट हो सकता है। ये चीज़ ध्यान रखना, ठीक है। जैसे एग्जांपल के तौर पे लक्षद्वीप का जो हाई कोर्ट है वो केरल हाई कोर्ट में लगता है, ठीक है, वो केरल के हाई कोर्ट में लगता है। देन अगर बात करेंगे ये जो अंडमान निकोबार का है, वो यहाँ तमिलनाडु में नहीं, वेस्ट बंगाल के हाई कोर्ट में लगता है। ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। दादर नगर हवेली दमन और दीव और गोवा का महाराष्ट्र में लगता है। भाई महाराष्ट्र का तो महाराष्ट्र में लगता ही है, ठीक है, महाराष्ट्र का तो वहाँ लगता ही है, लेकिन साथ ही साथ यहाँ पे भी लगता है इसका, ठीक है, क्लियर। और जो हमारा गुवाहाटी हाई कोर्ट है, ठीक है, जो यहाँ पे असम में आपको देखने को मिलेगा, गुवाहाटी, उसका पता है कितनों का लगता है? गुवाहाटी का, असम का तो लगता ही है। इसके अलावा नागालैंड, मिज़ोरम, अरुणाचल, इन सब का भी लगता है, ठीक है, तो ध्यान रखना। तो मतलब कि 4 स्टेट का जुरिस्डिक्शन गुवाहाटी हाई कोर्ट में लगता है। पंजाब चंडीगढ़ का भी कॉमन है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन पे आते हैं। अभी संविधान किस तरह से बना, बस संविधान बनाएंगे, उसके बाद संविधान बनाने के बाद प्रियम्बल, फंडामेंटल राइट, DPSP खत्म। फंडामेंटल ड्यूटी तो 5-10 मिनट का है, ठीक है। चलो सर, आप मेरी क्यों नहीं सुन रहे हैं? क्या है बताओ, सुनाओ अपनी। पुडुचेरी का लगता है तमिलनाडु में, बिल्कुल सही बताया है सूर्या ने। सूर्या, अपने को हल्के मत लेना, समझा क्या? सूर्या द डॉन। पुडुचेरी का जो है तमिलनाडु में लगता है, मद्रास हाई कोर्ट में। 64 लाख खर्च करके बना था। हाँ। $63,95,000, ठीक है भाई, तुम लोग तो पैसे पे लड़े जा रहे एकदम, क्यों? शुरू करें मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। संविधान किसने बनाया हमारा? संविधान 2 तरह का होता है, एक होता है रिटन और एक होता है अनरिटन। रिटन वो होता है जहाँ पर कुछ लोग बैठे, उन्होंने कोडिफाई किया, संविधान बना। अच्छा, फिर अनरिटन क्या होता है? अनरिटन वो होता है जहाँ पे कुछ ऐसा बैठक नहीं हुई, पहले से ही कुछ रूल्स वगैरह चले आ रहे थे, उन्हीं को ही मिला के बोल दिया गया कॉन्स्टिट्यूशन, तो उसको अनरिटन होता है वो।
अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करना, संशोधन करना आसान होता है एज़ कम्पेयर टू रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। रिटन में संशोधन करना काफ़ी मुश्किल होता है, अमेंडमेंट की ज़रूरत पड़ती है वहाँ पर। हमारा जो देश का संविधान है वो पूरे विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। इट इज़ द लार्जेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन इन द वर्ल्ड। अब ये जो संविधान है ये किसने बनाया? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने, संविधान सभा ने। ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कैसे बनी? ये बनी कैबिनेट मिशन प्लान के तहत, ठीक है, कैबिनेट मिशन प्लान। इसकी सबसे पहले जो डिमांड है वो 1934 में एम.एन. रॉय ने रखी थी, मनींद्र नाथ रॉय ने। देन 1935 में ऑफिशियली कांग्रेस ने रखी थी। कैबिनेट मिशन प्लान में 3 लोग थे, ए.वी. अलेक्जेंडर, पैथिक लॉरेंस और स्टेफर्ड क्रिप्स। अब ये जो थे पैथिक लॉरेंस, ही वॉज दी चेयरमैन, वो चेयरमैन थे इसके। समझ में आई बात? ओके। तो ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इस तरह से कैबिनेट मिशन प्लान के तहत बनी। इसमें टोटल कितने मेंबर्स होने थे? टोटल इसमें 389 की मेंबरशिप होनी थी। कुछ इस तरह से बाइफर्केशन होना था, 296 और 93, जिसमें ये फर्दर बाइफर्केशन कुछ इस तरह से होना था 292 एंड 4, जहाँ पर 292 निकल के आने थे 11 गवर्नर प्रोविंस है और ये 4 निकल के आने थे हर एक चीफ कमिश्नर, 4 चीफ कमिश्नर प्रोविंस है। ठीक है, इतनी चीज़ क्लियर हुई। और जो 93 हैं ये नॉमिनेटेड होने थे, यानी कि ये होने थे इलेक्टेड 296 और 93 होने थे नॉमिनेटेड, दैट इज नामित। ओके, कौन नॉमिनेट करेगा इनको? ये प्रिंसली स्टेट राजे रजवाड़ों के जो राजा हैं वो नॉमिनेट करके भेजेंगे और ये जो हैं इलेक्ट होके आएंगे। और वो भी किस तरह से? इनडायरेक्ट इलेक्शन। डायरेक्ट इलेक्शन नहीं था, इनडायरेक्ट इलेक्शन था। दैट मीन्स पीपल ऑफ इंडिया ने डायरेक्टली वोट नहीं किया, लोगों ने किसने किया? जो लोग, जो हमारी प्रोविंशियल असेंबलीज थी, ठीक है, जहाँ डायरेक्टली लोगों ने चुन के भेजा था, वो लोग चुन के भेजेंगे। ठीक है, जो प्रोविंशियल असेंबलीज हैं वो लोग चुन के भेजेंगे, वो लोग इलेक्ट करके भेजेंगे। तो इसलिए इनडायरेक्ट इलेक्शन हुआ यहाँ पे। ठीक है, तो यानी पार्शली इलेक्टेड और पार्शली नॉमिनेटेड बॉडी थी, आधी इलेक्टेड और आधी नॉमिनेटेड, और वही प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन और सिंगल ट्रांसफरेबल वोट के हिसाब से चुनाव हुए। अब जब चुनाव हुए तो इलेक्शन कब हुए? इलेक्शन हुए जुलाई अगस्त के महीने में। जुलाई अगस्त कब? 1946 में, 1946। कांग्रेस को मेजोरिटी मिली, 208 सीट निकाली उसने, मुस्लिम लीग बेचारी 73 सीट मिल पाई उसको। ठीक है, अब इसकी वजह से क्या हुआ कि बॉयकॉट कर दिया बाद में जाके किसने? मुस्लिम लीग ने। इस वजह से आफ्टर पार्टीशन ध्यान रखना है कितनी सीट बची थी। तो आफ्टर पार्टीशन सिर्फ और सिर्फ 299 सीट्स बची थी, क्योंकि मुस्लिम लीग चली गई थी यहाँ से। लेकिन उसी बीच इंतरिम गवर्नमेंट का गठन किया जाता है 2 सितंबर 1946 को, 1946, ठीक है, 2 सितंबर को। इंतरिम गवर्नमेंट का मतलब है टेम्पररी गवर्नमेंट है, जो जब तक कि कॉन्स्टिट्यूशन बनेगा, फिर इलेक्शन होंगे, तब तक के लिए सरकार तो कोई चाहिए, तो उसके लिए एक इंतरिम सरकार बना दी गई, जिसमें कि ये इंतरिम सरकार के मेंबर हैं, जिसमें कि ये देख सकते हैं लियाकत अली खान, पाकिस्तान का पहला प्रधानमंत्री। तो ये इस तरह से बनती है कि इसमें जो प्रेसिडेंट बनता है, ठीक है, प्रेसिडेंट इंतरिम सरकार का, वो माउंटबेटन बनता है। ठीक है, वो माउंटबेटन बनता है। लेकिन अगर बात करेंगे उपराष्ट्रपति, दैट इज़ वाइस प्रेसिडेंट, कौन बनता है? तो वो बनते हैं नेहरू उसके वाइस प्रेसिडेंट बनते हैं। ध्यान रखिएगा, किसके? जो पूरी इंतरिम गवर्नमेंट बनती है उसके। ठीक है, ये चीज़ ध्यान में रहेगी। एंड देन कुछ जो इम्पॉर्टेंट पोर्टफोलियो हैं वो कौन कौन होल्ड कर रहा था, वो चीज़ आपको पता होना चाहिए। जैसे कि होम मिनिस्टर कौन था, और डिफेंस मिनिस्टर कौन था, फूड एंड एग्रीकल्चर मिनिस्टर कौन था, देन लॉ मिनिस्टर, देन लेबर मिनिस्टर, देन फाइनेंस मिनिस्टर। ठीक है, तो होम की अगर बात करेंगे तो जो पहले देश के हमारे गृह मंत्री थे वो सरदार पटेल जी ही थे। तो इंतरिम गवर्नमेंट में भी
होम मिनिस्टर थे। डिफेंस में बलदेव सिंह, पहले डिफेंस मिनिस्टर भी बलदेव सिंह थे। जब इलेक्शन हुए थे 1951-52 में, तो बलदेव सिंह ही जो है रक्षा मंत्री बने थे। एग्रीकल्चर मिनिस्टर कौन था? तो एग्रीकल्चर मिनिस्टर थे राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, राजेंद्र प्रसाद। लॉ मिनिस्टर, लॉ मिनिस्टर तो थे आपके ये JN मंडल, मुस्लिम लीग से। लेबर मिनिस्टर बाबू जगजीवन राम। अभी कौन है लेबर मिनिस्टर, ज़रा बताओ? बाबू जगजीवन राम। और फाइनेंस की अगर बात करेंगे, ये भी मुस्लिम लीग से था, लियाकत अली खान। ठीक, ये इस तरह से बनती है आपकी इंतरिम सरकार। अब संविधान बनना होता है शुरू। संविधान बनना शुरू होता है 9 दिसंबर 1946, 1946 को क्या होता है? रुको 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 रुको, यहाँ पे लिखता है। तो 9 दिसंबर 1946 को पहली मीटिंग होती है। ठीक है, पहली मीटिंग बुलाई जाती है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की। इसके और जब भी बुलाई जाती है तो इसके प्रेसिडेंट कौन होते हैं? तो टेम्परेरी प्रेसिडेंट पहले तो चुने जाते हैं। टेम्परेरी इसलिए क्योंकि जब इलेक्शन हो करवाए जाएंगे परमानेंट प्रेसिडेंट के लिए, तब चुना जाएगा परमानेंट वाला। टेम्परेरी कौन थे पहले? सच्चिदानंद सिन्हा थे। कौन? सच्चिदानंद सिन्हा जी थे पहले टेम्परेरी प्रेसिडेंट। और अगर पहले परमानेंट प्रेसिडेंट की बात करेंगे तो वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और पहले अगर वाइस प्रेसिडेंट की बात करेंगे तो दो लोग थे, HC मुखर्जी, ठीक है, और VT कृष्णमाचारी। ठीक है, HC मुखर्जी और VT कृष्णमाचारी, ये दो लोग थे। ये चीज़ आपको बिल्कुल ध्यान में रखना है, HC मुखर्जी और VT कृष्णमाचारी। और लीगल एडवाइज़र कौन थे? यानी कि विधिक सलाहकार या संवैधानिक सलाहकार, संविधान सभा के कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइज़र। तो ये थे आपके सर बेनेगल नरसिंह राव, BN राव। अब ये जब बना था तो डिफरेंट कमिटीज़ का गठन हुआ। ठीक है, पहली मीटिंग 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। डिफरेंट कमिटीज़ में मेजर कमिटीज़ थी और आपकी कुछ माइनर कमिटीज़ थी। मेजर थी 8 और माइनर थी 13, कहीं कहीं माइनर 14 दिया रहता है, तो ज़्यादा कंफ्यूज नहीं करना है, दोनों ऑप्शन में नहीं लिख के आएगा वो। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले ड्राफ्टिंग कमेटी सबसे इंपॉर्टेंट कमेटी थी, अंबेडकर जी थे इसमें, और इसमें 7 इसमें मेंबर थे। कौन कौन थे ज़रा लिखिए, फिर आपको बताता हूँ। ठीक है, देन अगर बात करेंगे एक सेकेंड, ठीक है। तो 8 मेजर कमिटीज़ थी इसमें, तो इन्होंने बहुत सारी भर रखी हैं। ठीक है, मैं बताता हूँ कौन कौन सी याद करनी है जो 8 आपकी मेजर थी। एक तो स्टीयरिंग कमेटी है जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद उसके हेड थे। ऑर्डर ऑफ बिजनेस कमेटी है, इसमें आई थिंक सारी लिख रखी हैं क्या? छोड़ो इसको, स्टीयरिंग ध्यान रखना, मैं टिक कर देता हूँ यहाँ पे। यूनियन पावर कमेटी, यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी। ठीक है, एक स्टेट्स कमेटी भी होगी यहीं पे, देखना स्टेट कमेटी। देखो जिसके नाम के आगे यूनियन या स्टेट लगा हुआ है, नेहरू नेहरू नेहरू। ठीक, याद हो गई। देन है आपकी एक प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी। ठीक है, प्रोविंसेस को भारत में मर्ज करने का काम किसने किया था? ऐसे याद कर लो, जो प्रिंसली स्टेट थे उनको भारत में मर्ज किसने किया था? किसको क्रेडिट जाता है? वल्लभ भाई पटेल जी को जाता है। ठीक है, तो ये याद हो जाएगा। एडवाइजरी कमेटी, एडवाइजरी कमेटी ऑन फंडामेंटल राइट्स, वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, एडवाइजरी कमेटी ऑन फंडामेंटल राइट, माइनॉरिटी एंड ट्राइबल अफेयर्स। ड्राफ्टिंग कमेटी ये हो जाएगी। देन स्टीयरिंग कमेटी है, और एक रूल्स ऑफ प्रोसीजर कमेटी थी, दिख रही है यहाँ पे रूल्स ऑफ प्रोसीजर कमेटी।
नहीं दिख रही क्या? उसके भी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ही थे। लिखा नहीं यहाँ पे ना, ये है ठीक है। तो जिनमें मैंने टिक लगाया यही है, बस यही 8 मेजर कमिटीज़ हैं और बाकी सब माइनर कमिटीज़ हैं ठीक है। फाइनेंस एंड स्टाफ कमेटी, फाइनेंस कौन देखेगा? घर का बड़ा जो होगा दैट इज़ प्रेसिडेंट है, वो देखेगा फाइनेंस, है ना, सब कुछ। एडहॉक कमेटी में झंडा वगैरह फ्लैग वो भी राजेंद्र प्रसाद देखेंगे। क्रेडेंशियल्स कमेटी लादी कृष्ण स्वामी अय्यर। हाउस कमेटी, तो इसको मैंने इस तरह से आपको याद करवाया था कि जो हाउस एक बनी थी मूवी है ना, रमैया वस्तावैया करके, तो उसमें अगर आपको याद हो रमैया वस्तावैया में सब घर के बारे में दिखाया जाता है, तो उससे आप रिकॉल कर सकते हैं हाउस कमेटी ठीक है। उससे आप यहाँ पे रिकॉल कर सकते हैं हाउस कमेटी ठीक है। और देन कमेटी ऑन चीफ, ये आपको इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। देन ऑर्डर ऑफ बिजनेस, धंधा कौन देखता है? मुंशी जी देखते हैं, इस तरह से याद रखना है आपको ठीक है। कमेटी ऑन द फंक्शंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के फंक्शन कौन देखेगा? जीवी मावलंकर। ठीक है, तो धंधा कौन देखते हैं? मुंशी जी। देन जीवी मावलंकर, ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के फंक्शन। देखो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने सिर्फ संविधान बनाने का फंक्शन परफॉर्म नहीं किया ठीक है, संविधान बनाने का फंक्शन नहीं परफॉर्म किया, उसने कानून भी बनाने का काम किया। तो जब संविधान बनाने के लिए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बैठती थी तो राजेंद्र प्रसाद उसके ऐड होते थे, लेकिन जब लॉ बनाने के लिए ठीक है, लॉ मेकिंग के लिए बैठती थी बॉडी ठीक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, तो जीवी मावलंकर हेड हुआ करते थे। ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा ठीक है। ये उतनी इंपॉर्टेंट नहीं, याद रखना चाहते हो तो ऐसे सुप्रीम कोर्ट एस वर्दचारी याद रख सकते हैं ठीक है। एंड लिंग्विस्टिक प्रोविंसेस कमीशन एस के धार थे, ये भी आपको याद हो जाएगा ठीक है, ये भी याद हो जाएगा। देन ठीक है, देन स्पेशल कमिटी, देन स्पेशल कमिटी टू एग्जामिन द ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन, ये जवाहरलाल नेहरू, इसके तहत प्रेस गैलरी कमेटी उषा नाथ सेन। ये सब याद नहीं करना है, जिसमें मैंने टिक लगाया सिर्फ वही याद करने हैं आपको, सिर्फ वही याद करने हैं। एंड आई थिंक सबको याद भी हो गया होगा। तो हमने याद किया यूनियन या स्टेट है नाम के आगे में, तो वो नेहरू हेड कर रहे होंगे उसको, यूनियन या स्टेट है। स्टीयर है ना, स्टीयर का मतलब स्टेयरिंग किसके हाथ में है? जो हेड है, हेड कौन? राजेंद्र प्रसाद, तो स्टेयरिंग उन्हीं के हाथ में है। और उसी को फाइनेंस का पूरा जिम्मा मिलता है, वही झंडा लेके चलता है आगे आगे ठीक है, राजेंद्र प्रसाद। तो ऐसे याद कर लो। हाउस रमैया वस्तावैया से याद कर सकते हो आप ठीक है। बिजनेस धंधा कौन देख रहा है? मुंशी जी देख रहे हैं। तो इस तरह से आप आसानी से याद कर सकते हैं ठीक है। क्लियर? सर जी अब छुट्टी कर दो, क्यों नहीं? यहाँ हम दर्द में भी क्लास ले रहे हैं और तुमको छुट्टी की पड़ी है, क्यों? तुमको सिर्फ बैठना है, लेट के भी क्लास ले सकते हो, बैठ के भी ले सकते हो, वैसे तो लेटो नहीं, ऐसे ही लो, लेकिन इसमें भी तुम लोगों को कष्ट हो रहा है, पढ़ने में भी। क्यों? पढ़ाई में बता रहा हूँ, सबसे जब मैं पढ़ता था तो टीचर ये बात बोलते थे कि पढ़ाई सबसे आसान काम होता है ठीक है, मतलब सबसे इंटरेस्टिंग और सबसे आसान काम होता है। लगता था फालतू की बकवासबाजी कर रहे हैं, अब मैं आपसे यही बात बोल रहा हूँ ठीक है। उसी चीज़ को मैं एक्सपीरियंस कर पाता हूँ कि भाई कितना इंटरेस्टिंग, कितना अच्छा होता है वो चीज़, वो जो जर्नी होता है वो आपका, वो जो टाइम होता है, बहुत बढ़िया टाइम होता है ठीक है, तो उसको एंजॉय करो। चलो भाई, तो ये चीज़ क्लियर हो गई ओके। और हाँ, ड्राफ्टिंग कमेटी में कौन कौन थे? 7 लोग थे, तो 7 कौन थे? अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर ठीक है, देन अय्यर और अयंगर, गोपाल स्वामी अयंगर, सादुल्ला, मुंशी जी थे ठीक है, और टीटी कृष्णमाचारी थे, और एन माधव राव। एन माधव राव ने बीएल मिट्टर को रिप्लेस किया था, और टीटी कृष्णमाचारी ने डीपी खैतान को। ये वीटी कृष्णमाचारी अलग थे जो वाइस प्रेसिडेंट थे, टीटी कृष्णमाचारी अलग हैं जो ड्राफ्टिंग कमेटी में ही वॉज वन ऑफ दी मेंबर्स जिन्होंने डीपी खैतान को रिप्लेस किया था ठीक है। अब इससे पहले कि हम फीचर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन जाने, ये देख लेते हैं कि और कुछ चीज़ें। हाँ, तो
तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने हमारे कुछ और भी फंक्शन परफॉर्म किए थे संविधान बनाने के अलावा। एक तो मैंने बताया है कि उसने कानून भी बनाया, प्लस अच्छा पहली बात तो कितना पैसा लगा, 64 लाख रुपए खर्च हुआ, पहली चीज़। दूसरी चीज़ 13 दिसंबर 1946 को, 13 दिसंबर 1946 को ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन, ठीक है, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन उद्देश्य प्रस्ताव नेहरू ने पास किया, जवाहरलाल नेहरू ने, ठीक है। इसको अडॉप्ट किया गया कब, इसको अडॉप्ट किया गया 22 जनवरी 1947 को, 1947 को। ये था क्या, तो जब संविधान बनाने सब लोग बैठे तो नेहरू जी ने बोला कि हमें पता तो होना चाहिए कि हम किस डायरेक्शन में जा रहे हैं, ऐसा नहीं कोई कुछ बना रहा है कोई कुछ बना रहा है, तो इसलिए हम कॉमन ऑब्जेक्टिव्स में पहले एग्री कर लेते हैं। तो उसी के लिए ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन उन्होंने प्रेजेंट किया था, जिसको 22 जनवरी 1947 को सभी लोगों ने एक्सेप्ट किया, ठीक है। 64 लाख रुपीज़ का खर्चा लगा था। और अगर हम बात करेंगे टोटल टाइम कितना लगा, 2 साल 11 महीने और 18 दिन, कहीं कहीं 17 दिन दिए रहता है, कहीं कहीं 18 दिन दिए रहता है। उतना दिक्कत नहीं लेना है, ठीक है। 18 डेज भी हो सकता है और 17 डेज भी हो सकता है। टोटल 11 सेशंस हुए जो 165 दिन तक चले, ठीक है। 11 सेशन हुए थे जो 165 दिन तक चले थे, ये चीज़ ध्यान रखना है। और कुछ यहाँ पर आप रिकॉल कर सकते हैं, वो सब तो अभी हम देखेंगे, अडॉप्ट कब किया गया, वो सारी चीज़ें। लेकिन हाँ, जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन के तैयार हुआ, ठीक है, जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, पहली बात तो कॉन्स्टिट्यूशन के ड्राफ्ट बन के तैयार हुए थे, जो ड्राफ्टिंग कमेटी ने बनाए थे। ड्राफ्ट पे मतलब डिस्कशन हुए, ठीक है, पहले मतलब रीडिंग हुई, पहली रीडिंग, दूसरी रीडिंग, तीसरी रीडिंग। तो पता होना चाहिए आपको, जो फर्स्ट रीडिंग है वो चली थी 4 नवंबर से लेके, 4 नवंबर 1948 से लेकर 1948 से लेके 9 नवंबर 1948 तक। और इस तरह की 2 और हुई थी, सेकेंड रीडिंग और थर्ड रीडिंग। जो थर्ड रीडिंग है ये कंप्लीट होती है जाके 26 नवंबर 1949 को, जिस दिन हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन को क्या किया था, अडॉप्ट किया था। एनफोर्स नहीं किया था, लागू नहीं किया था, सिर्फ अडॉप्ट किया था। जिस दिन हम क्या सेलिब्रेट करते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन डे, संविधान दिवस। फिर जाके लगभग 2 महीने बाद 26 जनवरी 1950 को हमने क्या किया, कॉन्स्टिट्यूशन को एनफोर्स किया, लागू किया। क्यों, क्योंकि 26 जनवरी 1930 को हमने अपना पहला इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट किया था, तो उसी को कमेमोरेट करने के लिए, उसी की याद में इसको 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। लेकिन कुछ ऐसे प्रोविजंस थे जो इमीडिएटली ही लागू कर दिए गए थे 26 नवंबर 1949 को ही, जैसे कि प्रोविजनल पार्लियामेंट से संबंधित, इलेक्शन से संबंधित और नागरिकता, दैट है सिटीजनशिप से संबंधित जो प्रोविजंस थे, जैसे आर्टिकल 5, 6, 7, 8, ये सब, इनको तुरंत ही लागू कर दिया गया था 26 नवंबर 1949 को। बाकी पूरा जो हमारा संविधान है वो 26 जनवरी 1950 को लागू होता है, एनफोर्स होता है, ठीक है, क्लियर। अब हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने क्या क्या फंक्शंस परफॉर्म किए वो तो मैंने आपको बताया। कानून मतलब संविधान बनाया प्लस कानून बनाया। जब संविधान बनाने के लिए बैठती थी तो राजेंद्र प्रसाद, और जब लॉ बनाने के लिए बैठती थी तो जीवी मावलंकर हेड हुआ करते थे। प्लस इसके साथ साथ कॉमनवेल्थ की मेंबरशिप को रेटिफाई किया, नेशनल फ्लैग अडॉप्ट किया, ठीक है, नेशनल फ्लैग अडॉप्ट किया, एक्सेप्ट किया। देन नेशनल एंथम, देन नेशनल सॉन्ग अडॉप्ट किया, ठीक है। तो कॉमनवेल्थ की मेंबरशिप को कब रेटिफाई किया, मई 1949 में, मई 1949 में। नेशनल फ्लैग को कब अडॉप्ट किया, 22 जुलाई 1947 को, 22 जुलाई 1947 को। एंथम एंड सॉन्ग को कब अडॉप्ट किया, 24 जनवरी 1950, 24 जनवरी 1950 को। एंड इसी दिन ही हमने क्या किया था, राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद को देश का पहला राष्ट्रपति भी बनाया गया था, ठीक है, क्लियर, इतनी चीज़ यहाँ तक सभी को, ठीक। अब हम देख लेते हैं कि हमारे संविधान को किसने लिखा वगैरह था। ये भी क्वेश्चन पूछते हैं ना आपसे कि किसने कैलीग्राफी करी थी, किसने डेकोरेट किया था, कैलीग्राफी किसने लिखा था। तो इंग्लिश में अलग और हिंदी में अलग। इंग्लिश में किसने किया, प्रेम बिहारी नारायण रायज़ादा, प्रेम बिहारी नारायण रायज़ादा। हिंदी में किसने लिखा, वसंत कृष्ण वैद्य,
वसंत कृष्ण वैद्य। डेकोरेट किसने किया? नंदलाल बोस। जब संविधान हमने अडॉप्ट किया तो उसमें 395 आर्टिकल्स, दैट इज़ 395 अनुच्छेद, प्लस 8 शेड्यूल्स यानी 8 अनुसूचियाँ, और 22 पार्ट्स यानी 22 भाग थे। आज अगर हम देखें तो 450 से ज़्यादा आर्टिकल्स, 12 अनुसूचियाँ और 25 भाग में डिवाइडेड है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन। क्लियर है यहाँ तक सभी को? और चीफ ड्राफ्ट्समैन अगर पूछ लेगा हमारे कॉन्स्टिट्यूशन कौन था, वॉज दी चीफ ड्राफ्ट्समैन। और सिंबल क्या था हमारी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली का? तो चीफ ड्राफ्ट्समैन अगर पूछेगा तो आंसर इज एस एन मुखर्जी। ठीक है, एस एन मुखर्जी, एंड सिंबल था एलिफेंट। ओके, क्लियर यहाँ तक? अच्छा, हमारे देश की पहले हेल्थ मिनिस्टर कौन थे? पहले हेल्थ मिनिस्टर कौन थे, जल्दी बताओ। फालतू के कमेंट मत किया करो यार, है? आपने मेरी कमेंट ब्लॉक क्यों कर रखी है? ब्लॉक क्यों करेंगे? अरे फिर मतलब जब तुमको खुद अपनी कमेंट दिख रही है, अब क्या हम सबके कमेंट पढ़ेंगे बैठ के? अब आते हैं फीचर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन पे। सर आप एलिफेंट कितने फीचर्स आप रिकॉल कर सकते हैं? सेक्रेटरी थे HVR एंगर, बिल्कुल आस्था, बिल्कुल बिल्कुल सेक्रेटरी थे HVR एंगर। चलो भी तो भी आते हैं फीचर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन पे। बैटरी डाउन है। चालू नहीं हुआ क्या भैया? चलो, तो फीचर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, सेलिएंट फीचर्स। तो फीचर्स क्या है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के? कि हमारा पहली बात तो फीचर यही है कि लार्जेस्ट रिटन, और हाँ, पहली हेल्थ मिनिस्टर कौन थी? राजकुमारी अमृत कौर है। तो सबसे लेंथीएस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। पहली बात तो तुम्हें ये पता होनी चाहिए। रिटन क्या होता है, अनरिटन क्या होता है, मैंने आपको पहले ही बता दिया है। रिटन को जल्दी से अमेंड किया नहीं जा सकता, अनरिटन किया जा सकता है। एग्जाम्पल की अगर बात करें, यूके, दैट इज़ ब्रिटेन, ठीक है, तो उनका अनरिटन है, हमारा रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। ओके, सबसे पहले जो मैं आपसे बात करना चाहूँगा, दैट वुड बी विद रिस्पेक्ट टू फेडरेशन। ठीक है, इससे क्वेश्चन बनने के चांसेस रहते हैं, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स लगता है लोगों को ये। ठीक है, फेडरेशन की अगर हम बात करते हैं, एक सेकंड रुको। फेडरेशन की अगर हम बात करें, एक सेकंड रुको, आगे तो नहीं लिखा है, नहीं। फेडरेशन की अगर बात करें तो इस पे काफ़ी लोगों ने कमेंट किया। अब फेडरेशन का मतलब क्या होता है? फेडरल का मतलब क्या होता है? दो तरह के फीचर कॉन्स्टिट्यूशन में होते हैं, एक तो फेडरल और एक यूनिटरी। फेडरल वो होते हैं जो स्टेट को पावर देते हैं। फेडरल फीचर वो होते हैं जो स्टेट को पावर देते हैं। ठीक है, जहाँ पर यूनियन और स्टेट के बीच में इक्वल पावर का डिवीजन होता है, उसको हम फेडरल फीचर बोलते हैं। यूनिटरी वो होता है जो सेंटर के पास पावर दे और स्टेट से पावर खींच ले। जैसे कि ध्यान से समझिएगा जो मैं बता रहा हूँ, कि थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स लगता है लोगों को। ठीक है, फेडरेशन का मतलब है दो तरह के फीचर हो सकते हैं। ठीक है, दो तरह के फीचर हो सकते हैं। एक को बोलते हैं फेडरल फीचर्स,
और एक को बोलते हैं यूनिटरी फीचर्स। ठीक, एग्जाम्पल के तौर पे रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, ये फेडरल है क्योंकि ये स्टेट को पावर दे रहा है। सर ये कैसे स्टेट को पावर दे रहा है? क्योंकि ये रिटन है। तो देखो ऐसे याद करना है कि बाय डिफ़ॉल्ट यूनियन के पास पावर होती है। ठीक है, बाय डिफ़ॉल्ट यूनियन के पास पावर होती है। तो अगर यूनियन पावर ना खींच सके स्टेट से तो फेडरल फीचर रिटन है, अमेंड जल्दी से नहीं हो सकता है। सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन, ये कैसा होगा? यूनिटरी फीचर होगा, एक संविधान है। इसका उल्टा क्या होता? दो संविधान होते हैं, यानी कि यूनियन का तो होता ही सेंटर का, लेकिन स्टेट का भी होता, लेकिन वह है नहीं, तो यूनिटरी फीचर है। ठीक, ऐसे अगर हम बात करें जैसे कि फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, फ्लेक्सिबल यानी आसानी से अमेंड हो सकता है, तो यूनिटरी फीचर है। क्योंकि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ चीज़ें हैं फ्लेक्सिबल, आसानी से अमेंड हो सकती हैं, और कुछ चीज़ें हैं रिजिड। तो जो रिजिडिटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है वो फेडरल फीचर हो जाएगा। ठीक है, जैसे ऑल इंडिया सर्विसेज, IAS, IPS, IFOS, तो ये ऑल इंडिया सर्विस होती हैं। आर्टिकल नंबर 300 सर्विसेज, ठीक है, आर्टिकल नंबर 312 के तहत। तो ये अच्छा, एक चीज़ ध्यान रखना, हमने पढ़ा था कि लोकसभा के पास ज़्यादा पावर होती है मनी बिल के केस में। क्या राज्यसभा के पास भी कोई ज़्यादा पावर होती है? तो होती है। कहाँ पे? अगर कोई एक नई ऑल इंडिया सर्विस क्रिएट करनी है तो वो राज्यसभा कर सकता है, या अगर अभी हम आगे देखेंगे तो वहाँ पे समझ में आएगा, अगर स्टेट लिस्ट के सब्जेक्ट पे अगर लॉ बनाने की पावर देनी है तो वो राज्यसभा दे सकता है। स्टेट लिस्ट क्या होती है अभी देखेंगे 7 शेड्यूल में। अगर उसमें यूनियन को पावर बनाने, स्टेट लिस्ट के किसी सब्जेक्ट पे यूनियन को अगर पावर देना है, पार्लियामेंट को पावर देना है लॉ बनाने का, तो वो राज्यसभा दे सकता है। तो ये दो कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी पावर होती हैं इसके पास। ठीक है, क्लियर? ये हो गया। देन सिंगल सिटीजनशिप कहाँ रखोगे? एकल नागरिकता, तो उसको भी यहीं पर रखेंगे, क्योंकि अगर सिंगल ना होती तो क्या होती? डबल होती। लोगों के पास हर स्टेट की भी नागरिकता होती, लेकिन ऐसा है नहीं, तो ये यूनिटरी फीचर में आएंगे। इसी वजह से कुछ पॉलिटिकल जो थिंकर्स थे उन्होंने कुछ कमेंट्री करी, जैसे कि किसी ने बोला हमारे फेडरलिज्म को क्वाज़ी फेडरल, तो किसी ने बोला कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, तो किसी ने बोला बार्गेनिंग फेडरलिज्म। एक सेकेंड, न समझे क्यों लग रहा है ये है कहीं पे, नहीं है। ठीक है, बार्गेनिंग फेडरलिज्म। क्वाज़ी फेडरल किसने बोला था? KC वियरे ने बोला था। कोऑपरेटिव फेडरलिज्म किसने बोला था? ग्रैनविल ऑस्टिन ने बोला था। ठीक है, ग्रैनविल ऑस्टिन। बार्गेनिंग फेडरलिज्म किसने बोला? मॉरिस जॉन्स। ठीक है, फेडरेशन विद यूनिटरी बायस, फेडरेशन विद यूनिटरी बायस या फेडरेशन विद सेंट्रलाइजिंग टेंडेंसी, आइवर जेनिंग्स। ठीक है, आइवर जेनिंग्स। क्लियर है इतनी चीज़ कि नहीं क्लियर है? फिर हमारा अगला फीचर क्या है? यहाँ पे एक फीचर और डिस्कस करना है हमने, एंड दैट इज सेपरेशन ऑफ पावर्स। क्या है वो? सेपरेशन ऑफ पावर्स, शक्तियों का बंटवारा। कैसे? देखो 3 ऑर्गन होते हैं गवर्नमेंट के। देयर आर 3 ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट जिनके बारे में हम पढ़ भी चुके हैं। कौन कौन होते हैं? एक होता है लेजिस्लेचर, एक होता है एग्जीक्यूटिव, और एक होता है जुडिशरी। विधायिका, लेजिस्लेचर लॉ बनाती है, लॉ मेकर होता है ये। एग्जीक्यूटिव लॉ एग्जीक्यूट करता है, यानी कि लॉ को एनफोर्स करता है, एग्जीक्यूट करता है। जुडिशरी लॉ को रिव्यू करता है कि सही है कि नहीं है। तो इंडिया में नो स्ट्रिक्ट सेपरेशन ऑफ पावर्स। सेपरेशन ऑफ पावर है इंडिया में, लेकिन स्ट्रिक्ट सेपरेशन ऑफ पावर नहीं है जैसे कि USA में रहता है। अगेन रिपीट, सेपरेशन ऑफ पावर है लेकिन स्ट्रिक्ट सेपरेशन ऑफ पावर इंडिया में नहीं है। अब जैसे हमने देखा कि सुप्रीम कोर्ट ने वो तमिलनाडु वाले केस में क्या किया? बिल को पास कर दिया, लेकिन बिल को पास करना, एक्ट बनाना वो तो लेजिस्लेचर का काम है, लेकिन वो किसने कर दिया? जुडिशरी ने। इसी को हम जुडिशियल एक्टिविज्म भी बोलते हैं।
जुडिशियल एक्टिविज्म का सबसे बेस्ट एग्जांपल है आर्टिकल 142, जहाँ पर जुडिशरी कोई भी लॉ पास मतलब कोई भी ऑर्डर सुना देता है कंप्लीट जस्टिस देने के लिए। इसी को जुडिशियल एक्टिविज्म बोलते हैं। और सेपरेशन ऑफ पावर का मतलब होता है कोई एक दूसरे के दायरे में नहीं घुसेगा, सब अपना अपना काम करेंगे। लेकिन जुडिशरी क्या करती है, कई बार लेजिस्लेचर एग्जीक्यूटिव के उसमें घुस जाती है। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? क्लियर है? तो यहाँ पर इंडिया में स्ट्रिक्ट सेपरेशन ऑफ पावर नहीं है, ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। अब आते हैं सोर्सेज पे। तो सोर्सेज यहाँ से आप देख सकते हो कौन सी चीज़ हमने कहाँ से बोरो करी है। अलग से मैं नहीं पढ़ाने वाला हूँ, काफ़ी सारी चीज़ें हम पढ़ चुके हैं, काफ़ी आगे पढ़ेंगे। बाकी आपको एक बार देख लेना है फैटमैन का, यहाँ पे इसका सोर्स क्या है जो ये सोर्स है, तो सोर्स का सोर्स है फैटमैन। ठीक है, वहाँ से ही और सारी चीज़ें इसमें दी हुई हैं, आप देख सकते हैं अपने हिसाब से। बाकी तो जितना कुछ हो चुका है, कुछ आगे होगा, जो नहीं हुआ है वो आप बाद में यहाँ पे इस स्लाइड में आके देख लीजिएगा। अभी आते हैं शेड्यूल्स पे। शेड्यूल पे भर भर के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। कल आप ये मान लो कि फर्स्ट शिफ्ट में स्टेनो के मल्टीपल क्वेश्चंस बने। ठीक है, सर आज फर्स्ट शिफ्ट में एग्ज़ाम था, कल से डरी थी पूरा कैसा एग्ज़ाम होगा, बट सर आज सब ठीक था। माउस भी सर अपने कल जनरली तो सर क्वेश्चन नहीं था, करंट अफेयर्स आए थे अपने जो चंद्रयान के बारे में कल वीडियो में बताया था, सेम वही क्वेश्चन आया था। जीके से मेरा चलो भाई, तो अच्छा गया लोगों का आज एग्ज़ाम, कोई दिक्कत नहीं आई आज तो किसी को फर्स्ट शिफ्ट में, जितना अभी तक 2-3 मैसेजेस हैं। चलो तो शेड्यूल्स पे आते हैं। शेड्यूल्स कैसे याद करने हैं, शेड्यूल्स होते क्या हैं? तो कई सारी ऐसी चीज़ें हमारे संविधान में हैं जो पूरी आर्टिकल में नहीं बताई जा सकती हैं, डिटेल में नहीं लिखी जा सकती वहाँ पे, तो इसलिए वहाँ पे रेफ़र कर दिया जाता है कि रेफ़र टू दिस शेड्यूल। तो जो चीज़ आर्टिकल में नहीं लिखी जा सकती वहाँ पे, तो उसको हमने शेड्यूल में लिख दिया। ठीक है, कहाँ लिख दिया? शेड्यूल में। तो वो हमें शेड्यूल में पढ़ना है। तो वो हमारे कितने हैं? पहले 8 थे, अभी 12 शेड्यूल हैं। पहले 8 थे, अभी 12 हैं, जिनको कि हम टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम से याद करते हैं। ये पहला है हमारा, ये पहला है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, ये चौथा है, ये पाँचवा है, छठा है, सातवां है, आठवां है, नौवां है, 10वां है, 11वां है और 12वां है। तो 12 शेड्यूल्स हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के। पहले 8 थे, अभी 12 हैं, यानी 4 ऐड हुए होंगे। तो कौन ऐड हुए हैं हम देखेंगे, लेकिन एक एक करके समझते हैं, जानते हैं। पहला, ठीक है, पहला यहाँ पे लिखा हुआ है नेम्स ऑफ स्टेट एंड यूटीज़, उनके नाम और उनका टेरिटोरियल एक्सटेंट कितना है, कहाँ तक उनका एक्सटेंट है, विस्तार है। सेकंड टीयर्स है ना, टी। देन ई से क्या है? एमोल्यूमेंट। एमोल्यूमेंट यानी भत्ता कितना मिलेगा, किसका एमोल्यूमेंट है? प्रेसिडेंट का, गवर्नर का, स्पीकर डिप्टी स्पीकर ऑफ लोकसभा, लेजिस्लेटिव असेंबली, चेयरमैन डिप्टी चेयरमैन, लेजिस्लेटिव काउंसिल और जजेस का, इन सब का है। टी ईयर्स ए से क्या है? अफर्मेशन एंड ओथ है, शपथ दिया हुआ है इनका, किसका? यहाँ पर ध्यान देना, जजेस कॉमन है, ठीक है, और एमपीज एमएलएस का ओथ दिया हुआ है। यहाँ पर एमपी एमएलए नहीं है, नहीं है, प्रेसिडेंट गवर्नर है। यहाँ प्रेसिडेंट गवर्नर नहीं है, एमपी एमएलए है, ये ध्यान रखना। आर से राज्यसभा, एलोकेशन ऑफ सीट्स इन राज्यसभा में सीटों का आवंटन, ठीक है। अच्छा, कितनी यूटीज़ रिप्रेजेंटेड हैं राज्यसभा में? कितनी यूटीज़ का रिप्रेजेंटेशन है राज्यसभा में? तो सिर्फ 2 यूटीज़ का है अभी, दिल्ली और पुडुचेरी, क्योंकि बाकी की पॉपुलेशन इतनी कम है कि उनको रिप्रेजेंटेशन है ही नहीं राज्यसभा में, ठीक है। सबसे ज़्यादा यूपी का पता होना चाहिए, 31 सीट आती हैं यूपी की राज्यसभा से, ठीक है। टीयर्स, एस से है आपका शेड्यूल्ड एरियाज, एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंट्रोल ऑफ शेड्यूल्ड एरियाज, 5th। देन टीयर्स ऑफ, ओ से है आपका अदर शेड्यूल्ड एरियाज, जिसमें कि आपका ATM मनी है, दैट इज़ असम, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम, ठीक है। अदर शेड्यूल्ड एरियाज, जबकि इनको हम ट्राइबल एरियाज बोलते हैं। तो हम याद करना है, मेट्रिक बनाना है, तो हमने उसको अदर शेड्यूल्ड एरिया बोल दिया, ट्राइबल एरिया को ही। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। 7th, एफ से है फेडरल प्रोविजन। एफ से क्या है? फेडरल प्रोविजन। फेडरल प्रोविजन मतलब जहाँ बंटवारा होता है पावर का सेंटर और स्टेट के बीच में, तो डिवीजन ऑफ पावर बिटवीन यूनियन स्टेट, इसको अभी डील करते हैं, रुक जाओ भी, ठीक है, इसको डिटेल में डील करेंगे। देन है टीयर्स ऑफ ओल्ड, ओ से है क्या? ऑफिशियल लैंग्वेजेस। पहले 14 थी, अभी 22 हैं। कैसे? 8 ऐड हुई हैं। कैसे ऐड हुई हैं? तो एक 21st अमेंडमेंट से ऐड हुई है, एक 71st अमेंडमेंट से ऐड हुई है,
और एक 92nd अमेंडमेंट से ऐड हुई है। कौन कौन से, मतलब एक नहीं हुई है, एक तो 21st ऐड हुई है सिंधी, 71 से हुई है KNM कोंकणी, नेपाली और मणिपुरी, और 92nd से हुई है BDSM बोडो, डोगरी, संथली और मैथिली, ठीक है। देन टीयर्स ऑफ ओल्ड PM, ठीक है। L से है लैंड प्रोविजंस, ठीक है, अबॉलिशन ऑफ जमींदारी सिस्टम, या फिर उसी को हम बोलते हैं लैंड रिफॉर्म्स, तो ये लैंड रिफॉर्म से डील करता है, ठीक। चलो 10th ये D से है डिफेक्शन, डिसक्वालिफिकेशन ऑन द ग्राउंड ऑफ डिफेक्शन, डेफिकेशन काफ़ी लोग इसको पढ़ देते हैं। पंचायत और M से म्यूनिसिपैलिटी, ठीक है। तो ये 4 को हमने ऐड किया है अमेंडमेंट से। अब कौन कौन से अमेंडमेंट हुए हैं, तो इसको ऐड किया गया फर्स्ट अमेंडमेंट से जो 1951 में हुआ, इसको 52nd अमेंडमेंट जो 1985 में हुआ, इसको 73rd अमेंडमेंट जो 1993 में हुआ, ठीक है, मतलब 1992 में हुआ था, अप्लाई 1993 में हुआ, और 74th अमेंडमेंट जो 1992 में हुआ, ठीक। इसमें टोटल 28 फंक्शनल आइटम्स, 29 फंक्शनल आइटम्स हैं, ठीक है, टोटल 29 फंक्शनल आइटम है, और इसमें 18 फंक्शनल आइटम से ये चीज़ पता होनी चाहिए आपको, ठीक है। अब इसको हमें डिटेल में देखना है 7th वाले को। आज लोगों का लगता है पेपर अच्छा हुआ है, सबका वही रिस्पॉन्स है कि सर आज दिक्कत नहीं हुई, और जीके में जो सर आपने कल पढ़ाया था वही पूरा आया। कल जो आपने कराया था रात, देख रहे कल जो रात में वीडियो नहीं डाली थी 10 बजे स्टेनो वाला, 3 क्वेश्चन आ गए उससे। आज की फर्स्ट शिफ्ट में 3 क्वेश्चन। थैंक मी एवरीवन, यस नॉट ओनली यू, और भी काफ़ी लोगों ने बताया था। और आज TCS था ना, क्या TCS था, NTPC बाले हैं आई थिंक, नहीं NTPC बाले नहीं है, ये SSC बाले हैं। आज TCS आ गया क्या, नहीं कुछ दिक्कत हुई है, मतलब 100% वो नहीं हुआ है, लेकिन कुछ है, लेकिन उतना नहीं है। प्लीज़ से माई नेम हनुमंतु कोर्रा, ओके। चलो आगे बढ़ते हैं अभी। तो क्या, तो 7th शेड्यूल में हमें पढ़ना है फेडरल प्रोविजंस के बारे में। तो इसमें क्या ना 3 लिस्ट दी हुई है, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉनकरेंट लिस्ट। अब ये है क्या, तो इसमें जो है सिर्फ पार्लियामेंट लॉ बना सकता है जितने भी सब्जेक्ट हैं, इसमें सिर्फ स्टेट का लेजिस्लेचर लॉ बना सकता है जितने भी सब्जेक्ट हैं, इस पर दोनों बना सकते हैं, लेकिन अगर दोनों ने बना दिया तो पार्लियामेंट का प्रिवेल करेगा, ध्यान रखना इस चीज़ को, ठीक है। यूनियन लिस्ट के सब्जेक्ट पे स्टेट कभी लॉ नहीं बना सकता, लेकिन स्टेट लिस्ट के सब्जेक्ट पे यूनियन लॉ बना सकता है इन सर्टेन सर्कमस्टांसेज। वो सर्कमस्टांसेज ये 5 सर्कमस्टांसेज हैं। देश में अगर राष्ट्रीय आपातकाल लगा हो, उस राष्ट्र में राष्ट्रपति शासन लगा हो, अगर 2 या 2 से ज़्यादा राज्य, 2 स्टेट या उससे ज़्यादा पार्लियामेंट से बोलें प्लीज़ हमारे लिए लॉ बना दो, हमसे बनाया नहीं जा रहा है, ठीक है, या फिर कोई एक इंटरनेशनल ट्रीटी को इन्फोर्स करना है, या फिर राज्यसभा स्पेशल मेजोरिटी से पास करके बोल दे कि हाँ बना सकते हो आप, 5 केसेस में, ठीक। यूनियन लिस्ट में पहले आपके 97 सब्जेक्ट्स थे, अभी हो चुके हैं 100, ठीक है। स्टेट लिस्ट में पहले कितने सब्जेक्ट्स थे ज़रा बताओ, पहले कितने थे, कॉन्करेंट में थे 47 और अभी हैं 51, इसमें थे 66 और हो चुके हैं 61 सब्जेक्ट्स, ठीक है। रेजिडुअरी लिस्ट क्या होती है, रेजिडुअरी वो होती है जिसपे कि जो कि किसी में भी मेंशन नहीं है, जो कि किसी में भी मेंशन, मतलब को वो ऐसा सब्जेक्ट जो किसी लिस्ट में नहीं है, तो उस पर पार्लियामेंट के पास पावर है लॉ बनाने का, देश की संसद के पास है। और ये चीज़ आपको ध्यान रखना है कि इसमें कौन कौन से सब्जेक्ट आते हैं, इस पर भी क्वेश्चन बन सकता है, और बन सकता है तो हम सारे सब्जेक्ट तो याद रखेंगे नहीं 100 के 100, लेकिन इंपॉर्टेंट वाले याद कर सकते हैं, जैसे कि बैंकिंग, ठीक है, मैं बता देता हूँ, जो जिनका लेना देना पूरा देश से है, फॉरेन अफेयर, रेलवे, एटॉमिक एनर्जी, डिफेंस, कॉमर्स, इंटरस्टेट ट्रेड, सब आएगा इसमें, ठीक है। स्टेट लिस्ट में कौन आएगा, दारू, हेल्थ, पिलाएंगे हम ही, बचाएंगे भी हम ही, ठीक है, लिकर हो गया, हेल्थ हो गया, और सट्टा भी हम ही खिलवाएंगे, गैम्बलिंग, और पब्लिक ऑर्डर भी हम ही संभालेंगे, देख रहा हो, पिलाएंगे भी हम ही, हेल्थ ख़राब होगी, हेल्थ भी हम ही संभालेंगे, जुआ खिलवाएंगे, उससे पब्लिक ऑर्डर, दंगे होंगे, वो होंगे, वो भी हम ठीक करेंगे,
ठीक है, कैसे ठीक करेंगे? पुलिस को बुला के ठीक करेंगे, तो पुलिस भी इसी में आती है। एग्रीकल्चर, जो छोटे छोटे मसले हैं एग्रीकल्चर वगैरह, ये सब इसमें आएंगे। फिशरीज। कॉन्करेंट लिस्ट में क्या आता है? कॉन्करेंट लिस्ट में जो 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 जिनको कोई सुलझा नहीं पाया आज तक, मैरिज, डाइवोर्स, ठीक है, लेबर डिस्प्यूट, इलेक्ट्रिसिटी, एजुकेशन। एजुकेशन ना पहले स्टेट लिस्ट में हुआ करता था, फिर 42nd अमेंडमेंट से इसको कॉन्करेंट में ट्रांसफ़र किया गया। 42nd अमेंडमेंट से किसको किसको ट्रांसफ़र किया गया था पता है? एजुकेशन को, वेट्स एंड मेजर्स को, फॉरेस्ट को, वाइल्ड लाइफ को और एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस को, 5 चीज़ों को ट्रांसफ़र किया गया था। कहाँ से कहाँ? स्टेट से कॉन्करेंट में। तभी तो देखो 66 से 61 हो गया वो। ठीक है, कौन कौन से? फॉरेस्ट, एजुकेशन, वेट्स मेजर, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस और वाइल्ड लाइफ। ओके, ठीक है, चलो भैया आगे बढ़ें। क्यों, कुछ बच तो ना रहा? नहीं, कुछ बच तो नहीं रहा है। चलो आगे बढ़ते हैं। अभी आते हैं प्रियम्बल पे। प्रियम्बल, प्रस्तावना, इसको हम कॉन्स्टिट्यूशन की समरी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? समरी है कॉन्स्टिट्यूशन की। जो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन नहीं आता, बच्चों की खुशी का ठिकाना नहीं है आज। कल रात में सोचो पढ़ा, एक देखा वीडियो और 3 क्वेश्चन सीधा मिल जाए। चलो, तो समरी की अगर बात करेंगे, प्रियम्बल को समरी बोलते हैं हम कॉन्स्टिट्यूशन का। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन जो 13 दिसंबर को नेहरू जी लाए थे, फिर जो अडॉप्ट हुआ था 22 जनवरी 1947 को, वो प्रियम्बल नहीं है भाई, वो नहीं है। ना 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 ना, बस यही गलत फहमी तुम जीते हो कि वही है ना। उससे इवॉल्व हुआ है, लेकिन उससे रिलेट मत कर देना बिल्कुल भी। ठीक है, कहीं ना कहीं उसी का मॉडिफाइड फॉर्म है। लेकिन ये जब पूरा कॉन्स्टिट्यूशन बन जाता है, उसके बाद ये इसको अडॉप्ट किया जाता है, एक्सेप्ट किया जाता है। समझ में आई चीज़? उसके बाद बनता है। क्योंकि आप खुद सोचो, मैं आपको बोलूँ इस पूरे क्लास की समरी दे दो, अभी जब क्लास हुई नहीं तो तुम समरी कहाँ से दे दोगे उसकी? तो पहले तो पूरा कॉन्स्टिट्यूशन बनेगा, तभी समरी ना तैयार होगी। इसको आईडी कार्ड बोला था नेपाल की वाला ने, की नोट बोला था अर्नस्ट बेकर ने, और पॉलिटिकल हॉरोस्कोप बोला था मुंशी जी ने। ये देश का प्रस्तावना, प्रियम्बल, जिसके कितने कंपोनेंट हैं? 4 कंपोनेंट हैं। पहला सोर्स, दूसरा नेचर, तीसरा ऑब्जेक्टिव, चौथा डेट ऑफ एडॉप्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो स्रोत क्या है? हम भारत के लोग, वी द पीपल ऑफ इंडिया, ये स्रोत है संविधान। जो पावर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है, जो जहाँ से मिलता है इसको पावर, उसका स्रोत है ये, वी द पीपल ऑफ इंडिया। ये नेचर है, सॉवरेन सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। सॉवरेन का मतलब ये होता है संप्रभुत्व, यानी हम अपने डिसीजन लेने के लिए इंडिपेंडेंट हैं, कुछ भी डिसीजन ले सकते हैं। सोशलिस्ट का मतलब होता है समाजवाद। समाजवाद का मतलब होता है जहाँ पे लोगों के लिए डिसीजंस लिए जाएँ, ऐसे डिसीजंस लिए जाएँ जो लोगों के हित में हों पूरी तरीके से। सोशलिस्ट में डीप नहीं जा रहा हूँ। सोशलिस्ट मतलब जैसे गवर्नमेंट पीडीएस स्कीम चला के रखी है कि अनाज देना है, फ्री राशन मतलब जो देना है, या फिर जो सब्सिडी दी जाती है, वो सोशलिस्टिक पॉलिसीज़ होती हैं। इसका उल्टा होता है कैपिटलिस्टिक, पूंजीवाद, जो हमने देखा था इकोनॉमिक्स में। सेकुलर, पंथ निरपेक्ष। ठीक है, इंडिया जो है पॉजिटिवली सेकुलर है, मतलब कि 2 तरह का सेकुलरिज्म होता है, पॉजिटिव, नेगेटिव। पॉजिटिव होता है जहाँ पे स्टेट का इन्वॉल्वमेंट होता है रिलीजियस मैटर्स में, जो इंडिया में है, लेकिन यूएसए में नहीं है, तो वो लोग क्या है? नेगेटिवली सेकुलर है। ठीक है, डेमोक्रेटिक, आप जानते हैं। रिपब्लिक का मतलब होता है जहाँ पे हेड ऑफ स्टेट इलेक्टेड है। हमारा हेड ऑफ स्टेट कौन है कंट्री का? प्रेसिडेंट। क्या इलेक्टेड है? यस। नहीं सर, इलेक्टेड कहाँ? आपने बताया बेटा, वो इनडायरेक्ट इलेक्टेड है, लेकिन है तो इलेक्टेड ना, सिंपल। लेकिन यूके इज़ नॉट अ रिपब्लिक। वहाँ पे आपको पता है राजा रानी वाला खेल चलता है, और इसलिए वो रिपब्लिक नहीं है। जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रैटर्निटी, ये ऑब्जेक्टिव्स हैं। जस्टिस 3 तरह का, सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल। लिबर्टी 5 तरह का, थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप। इक्वालिटी 2 तरह का, स्टेटस, अपॉर्चुनिटी। फ्रैटर्निटी सिर्फ एक ही तरह का, फ्रैटर्निटी। जस्टिस के प्रिंसिपल्स हम कहाँ से लिए हैं? हमारा प्यारा देश, हमारा फेवरेट देश रशिया। ठीक है, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रैटर्निटी कहाँ से लिए हैं? फ्रांस से लिए हैं। जो फ्रेंच रेवोल्यूशन है वहाँ से ओरिजिनेट हुए हैं। एंड डेट ऑफ एडॉप्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? तो डेट ऑफ एडॉप्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है 26 नवंबर 1949, 26 नवंबर 1949 डेट ऑफ एडॉप्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है। खत्म। अब यहाँ पे बात ये आई कि क्या प्रियम्बल पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशन का या नहीं है। तो बेरीबारी यूनियन केस 1960 में सुप्रीम कोर्ट ने बोला नो, इट इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, इसलिए उसका अमेंडमेंट भी नहीं किया जा सकता है। केशवानंद भारती केस में बोला येस, इट इज़ अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, इट इज़ अ पार्ट एंड इट कैन बी अमेंडेड। इसीलिए क्या हुआ? अमेंडमेंट हुआ। ठीक है, और अमेंडमेंट कौन सा हुआ? 42nd। सिर्फ आज तक एक ही बार
संविधान को अमेंड किया गया है, संशोधित किया गया है और उससे 3 शब्द जोड़े गए हैं, ISS। ठीक है, ये 3 वर्ड्स बेटा पढ़ लो अच्छे से, सो दैट कि तुम भी वो 3 वर्ड्स जो तुम बोलना चाहते हो बोल सको, नहीं तो फिर समझ रहे हो यही 3 वर्ड्स पढ़ते रह जाओगे। तो ये ध्यान रखना, इंटेग्रिटी, सोशलिस्ट और सेकुलर। या रक्षाबंधन का माहौल चल रहा है तो सिस करके याद कर सकते हो, जैसे याद रखना चाहते हो। समझ में आ गई? बेरूबारी में बोला था ना ये संविधान का हिस्सा नहीं ना, उसको संशोधित किया जा सकता है, लेकिन उसने बोला नहीं है और संशोधित किया जा सकता है। देन LIC वाला केस हुआ, उसमें इस चीज़ को रीअफर्म किया कि हाँ ठीक है, सब कुछ कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब हम पार्ट 1 पे आएंगे। हमने पार्ट 5 पढ़ा, हमने पार्ट 6 पढ़ा, अब हम पार्ट 1 देखेंगे कॉन्स्टिट्यूशन का, जो बात करता है यूनियन एंड इट्स टेरिटरी की। विजय बट 5.0 के लिए तो देखा काफ़ी मुश्किल है ना। चलो, तो यूनियन एंड टेरिटरी आर्टिकल नंबर 1, एक सेकेंड, आर्टिकल नंबर 1 से लेके 4 तक है ये, ठीक है। अनुच्छेद 1 से लेके 4 तक है, क्लियर है। 1, 2, 3, 4 हमें पढ़ना है पार्ट 1 में। आर्टिकल 1 बोलता है नेम एंड टेरिटरी ऑफ द यूनियन, यानी कि नेम लिखा हुआ है और टेरिटरी लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? इंडिया दैट इज भारत शैल बी अ India that is Bharat shall be a union of India that is Bharat shall be a union of states। अब इसके क्या implications है वो समझो। पहले आर्टिकल में क्या लिखा है? इंडिया दैट इज भारत शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट। अब कौन कौन आता है इसमें? तो जो स्टेट की टेरिटरी है जितनी, ठीक है, राज्यों की, ठीक है, जितनी केंद्र शासित प्रदेश हैं वो, और जो टेरिटरी हम फर्दर आगे एक्वायर कर सकते हैं वो। यहाँ से हमें टाइप ऑफ पॉलिटी पता चलती है। अम्बेडकर जी से जब पूछा गया कि फेडरेशन ऑफ स्टेट क्यों नहीं जोड़ा, यूनियन ऑफ स्टेट क्यों जोड़ा जबकि हम फेडरेशन है, तो उनका ये कहना था कि हम यूएस की तरह फेडरेशन नहीं हैं। मतलब कि यूएस में क्या है, यूएस इज़ एन इनडिस्ट्रक्टिबल यूनियन ऑफ इंडिस्ट्रक्टिबल स्टेट, ठीक है। बट इंडिया में क्या है, अम्बेडकर जी ने बोला कि जो इंडिया का फेडरेशन है दैट इज़ नॉट अ रिजल्ट ऑफ एनी काइंड ऑफ एग्रीमेंट बिटवीन दी स्टेट्स। राज्यों के बीच में कोई एग्रीमेंट नहीं हुआ है और ऐसा नहीं कि उस एग्रीमेंट से कभी निकल जाएंगे, इसलिए यूनियन ऑफ स्टेट को वर्ड को ऐड किया गया, ना कि फेडरेशन ऑफ स्टेट्स को। देन 2 और 3, 2 में क्या लिखा हुआ है? एडमिशन और इस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट, और 3 में फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट। एडमिशन और इस्टेब्लिशमेंट का मतलब है कि कोई, अब देखो दोनों सिमिलर लग सकते हैं कि एडमिशन, इस्टेब्लिशमेंट, फॉर्मेशन, बट डिफरेंस क्या है? जो एग्जिस्टिंग स्टेट होता है ना उसके साथ आप कोई भी चेंज कर रहे हो, उसकी बाउंड्री छोटा कर रहे हो, डिमिनिश कर रहे हो, नहीं कोई भी बाउंड्री में ऑल्टरेशन हो सकता है, डिमिनिश करना एरिया, इंक्रीज़ करना एरिया, उसका नाम चेंज करना, ठीक है, उसको तोड़ देना 2 राज्यों में, उसको जोड़ देना, वो सारे काम आर्टिकल 3 के तहत होते हैं जो एग्जिस्टिंग है। कोई मान लेते हैं फॉरेन टेरिटरी का पार्ट है, बांग्लादेश, पाकिस्तान, चाइना का, वो हमें भारत का हिस्सा बनाना है, तो वो आर्टिकल 2 के तहत होता है। और साथ ही साथ अगर किसी यूटी को स्टेट बनाना है तो वो भी आर्टिकल 2 के तहत होता है। और आर्टिकल 4 में ये लिखा हुआ है कि आर्टिकल नंबर 2 और 3 के तहत जो भी चेंजेस होंगे वो आर्टिकल नंबर 368 के तहत अमेंडमेंट नहीं माने जाएंगे, यानी कि वो संविधान में संशोधन नहीं माने जाएंगे। क्यों? क्योंकि वो सिंपल मेजॉरिटी से किए जाएंगे। जी हाँ, अगर किसी राज्य का नाम जैसे उत्तराखंड बना यूपी से टूट के, छत्तीसगढ़ बना एमपी से टूट के, झारखंड बना बिहार से टूट के, तो क्या लगता है आपको अमेंडमेंट करना होगा? नहीं, सिंपल मेजॉरिटी, साधारण बहुमत से ही वो बन गए। तो वही लिखा हुआ है, ठीक है। अब 4th शेड्यूल का जिक्र क्यों है यहाँ पे? क्योंकि 4th शेड्यूल में है एलोकेशन ऑफ सीट्स इन राज्यसभा, और जैसे ही बाउंड्री चेंज होगी किसी राज्य की तो राज्यसभा में रिप्रेजेंटेशन भी चेंज होगा, इसलिए 4th शेड्यूल में भी चेंज करना पड़ेगा। ये सारे चेंजेस सिंपल मेजॉरिटी से हो जाते हैं, साधारण बहुमत से हो जाते हैं, इनके लिए कोई कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट की ज़रूरत नहीं होती है। ओके, क्लियर? किसी को कोई डाउट हो तो बता सकता है अभी। लेकिन अगर टेरिटरी देनी है, किसी कंट्री को सीड करनी टेरिटरी, तो फिर अमेंडमेंट रिक्वायर्ड है, अमेंडमेंट रिक्वायर्ड है। बेरूबारी यूनियन केस 1960 में ये चीज़ बोली गई थी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कि भाई अगर आप टेरिटरी लेना चाहते हैं तो सिंपल मेजॉरिटी से ले सकते हैं, लेकिन अगर देना है तो फिर आपको अमेंडमेंट करना होगा पार्लियामेंट में, ठीक है। पार्लियामेंट से परमिशन एक तरह से लेनी है आपको, ठीक है। एंड साथ ही साथ
ये चीज़ फिर आप यहाँ पे नोटिस कर सकते हैं, जो हमारा 100th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ था, जिसमें कि हमने कुछ अपने एनक्लेव्स बांग्लादेश को दिए थे और बांग्लादेश ने कुछ हमें दिए थे, जिसको हम इंडिया बांग्लादेश लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट बोलते हैं, ठीक है, वो हुआ था लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट। इसीलिए अमेंडमेंट करना पड़ा था, लेने के लिए नहीं, देने के लिए। ओके, क्लियर है यहाँ तक? फॉर्मेशन ऑफ स्टेट ऑन लिंग्विस्टिक बेसिस। तो भाषा के आधार पे राज्यों को बनाने की मांग उठी। इसके लिए क्या हुआ, कुछ कमीशन बनाए गए, जैसे कि एस.के. धर कमीशन 1948, 1948 में इस कमीशन को बनाया गया। देन उसके बाद आपका इसने बोला कि राज्यों को, ठीक है, राज्यों को एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस के बेसिस पे बनाना चाहिए, ठीक है, वही एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस जिसका हवाला दे के एडिक्विटी पेपर कैंसिल कर देता है, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस। देन आपका बना JVP, जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभी सीतारामैया, इनका एक अलग से कमेटी बैठी। कब? 1948 में, 1948 में। और इसने वही सेम चीज़ बोली कि हाँ, भाषा के आधार पे नहीं बनना चाहिए राज्यों को, एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस के बेसिस पे बनना चाहिए। लेकिन फिर कुछ गड़बड़ हो गई 1952 में। पट्टू श्री रामलू जो हैं वो हंगर स्ट्राइक पे बैठ गए और उनकी डेथ हो गई, ठीक है। जब डेथ हो गई तो मांग काफ़ी तेज हो गई, तो इसलिए आंध्र प्रदेश को भाषा के आधार पे बनाना पड़ा, ठीक है। उनकी डेथ हो गई थी, मतलब वो अनशन पे बैठे रहे काफ़ी टाइम तक, काफ़ी दिनों तक ये बैठे रहते हैं हंगर स्ट्राइक पे, ठीक है। ऐसा थोड़ी ना कि मतलब पहले दिन ही रील बनाने लगे थे वो, ठीक है। तो आंध्र प्रदेश की अगर बात करेंगे तो आंध्र प्रदेश 1952 में क्रिएट होता है लिंग्विस्टिक बेसिस पे, भाषा के आधार पे। जब एक स्टेट बना दिया गया तो बाकी स्टेट्स ने भी मांग तेज कर दी, तो इसलिए फिर एक कमीशन बनाया गया फाइनल, एंड दैट वाज फजल अली कमीशन, जिसको कि हम स्टेट्स रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन भी बोलते हैं, ध्यान रखना। 1953 में इसने रिजेक्ट कर दिया वन लैंग्वेज वन स्टेट की थ्योरी को रिजेक्ट कर दिया, लेकिन इसने बोला कि हाँ, भाषा के आधार पे आप बना सकते हैं राज्यों को, ठीक है, लेकिन एक भाषा एक राज्य अगर फॉलो करेंगे तो भारत बहुत सारे राज्यों में बढ़ जाएगा, बिकॉज बहुत सारी भाषाएं बोली जाती हैं। इसी के रिकमेंडेशंस पर एक एक्ट पास किया गया जिसको हम बोलते हैं स्टेट्स रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट ऑफ 1956, 1956 का स्टेट्स रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट, जिसके तहत ध्यान रखना 14 राज्य, दैट इज़ 14 स्टेट्स, और 6 यूटीज यानी 6 केंद्र शासित प्रदेश क्रिएट किए गए। क्लियर यहाँ तक? ठीक, ओके। देन यहाँ पे ध्यान रखना, जैसे फॉर एग्जांपल किस अमेंडमेंट से किसको क्रिएट किया गया, जैसे गोवा को किस अमेंडमेंट से क्रिएट किया गया, ठीक है। एंड सिक्किम का काफ़ी इंपॉर्टेंट है, सिक्किम का बहुत पूछता है, ठीक है। तो गोवा ध्यान रखना गोवा जो है 12th अमेंडमेंट से बना था, जो 12वां संविधान संशोधन था ना, उससे गोवा और ये सब मतलब यूटी के तौर पे बना था, ध्यान रखना, यूटी के तौर पे, बिकॉज 1961 में ऑपरेशन विजय करके गोवा को पोर्चुगीज़ के इन्फ्लुएंस से हटाया गया था। गोवा ही नहीं बल्कि दमन दीव भी था, ये सब भी पोर्चुगीज़ के ही उसमें थे, अंडर में ये थे, ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना है। देन सिक्किम का अगर बात करेंगे तो सिक्किम इज़ अ स्पेशल केस, जहाँ पे पहले तो 35th अमेंडमेंट हुआ, देन 36th अमेंडमेंट हुआ, ये हुआ 1974 में, ये हुआ 1975 में। इसके तहत पहले तो एसोसिएट स्टेट का दर्जा दिया गया सिक्किम को, बिकॉज ये पहले चोग्याल डायनेस्टी के तहत चोग्याल डायनेस्टी इसमें रूल करती थी। देन इसको 36th अमेंडमेंट से कंप्लीट स्टेटहुड मिला, ठीक, कंप्लीट स्टेटहुड मिला, एसोसिएट स्टेट और कंप्लीट स्टेटहुड,
ध्यान रहेगा इतना चीज़। और अगर बात करेंगे तो सबसे लेटेस्ट अगर बात करेंगे तो इट इज़ तेलंगाना, ठीक है, तेलंगाना जो 2 जून 2014 को बना था। चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। मतलब ये इसके लिए आर्टिकल नंबर ध्यान रखना 2A को जोड़ा गया था, जो बाद में रिपील कर दिया गया था जब कंप्लीट स्टेटहुड का दर्जा मिल गया सिक्किम को। अब आर्टिकल 371 जो है, जैसे 370 पहले स्पेशल स्टेटस देता था जम्मू कश्मीर को, तो 371 स्पेशल स्टेटस देता है कुछ स्टेट को, जिसको हमें ऐसे याद करना होता है कि भाई माता जी का आशीर्वाद लेके, माता जी का आशीर्वाद लिया और पूछा नाम क्या है, तो नाम बोली आसमा, मेरा नाम आसमा है और मैं जी के पढ़ती हूँ परमार से, ठीक है, ऐसे करके। तो माता जी, तो माँ से महाराष्ट्र, जी से गुजरात, नागालैंड, असम, मणिपुर, आंध्रा की यूनिवर्सिटी, सिक्किम, मिज़ोरम, अरुणाचल, गोवा एंड कर्नाटक। तो आपको बस याद करना है कि यहाँ से नाम आसमा जी के से ABCD शुरू हो जाएगी, ABCD E इस तरह से आपको याद कर लेना है, ठीक है। देन आते हैं सिटीजनशिप पे, नागरिकता के प्रावधान। पार्ट नंबर कौन सा है, तो यहाँ पर आ गया ये पार्ट नंबर 2 है ये कॉन्स्टिट्यूशन का, और आर्टिकल नंबर 5 से 11 के बीच में, यानी नागरिकता के प्रावधान है अनुच्छेद नंबर 5 से लेकर 11 के बीच में, ठीक है, जो कि ये कुछ लिखे हुए हैं। 5 बात करता है, सबसे पहली बात तो ये कि भारत में किस तरह की नागरिकता है, एकल नागरिकता चलती है, ठीक है, सिंगल सिटीजनशिप का प्रावधान है, और ये कहाँ से लिया है हमने, UK के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। देन 5th में है आपका आर्टिकल नंबर 5 में सिटीजनशिप एट द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि सब संविधान जब लागू हुआ तो उस टाइम पे कौन नागरिक होगा कौन नहीं होगा, ये आर्टिकल नंबर 5 में है। उसमें क्या है कि भारत में एक जन्म होना चाहिए आपका, ईदर ऑफ द पेरेंट्स आपके, यानी कि या तो मम्मी या पापा भारत में जन्मे हो, या आप ऑर्डनरीली जो है रेजिडेंट हो पिछले 5 साल से, ठीक है, बिफोर 26 जनवरी 1950। ध्यान से अभी सुनते रहना, मैं आपको बताऊंगा क्या याद करना है क्या नहीं याद करना है। राइट ऑफ सिटीजनशिप ऑफ सर्टेन पर्सन्स हु हैव माइग्रेटेड टू इंडिया फ्रॉम पाकिस्तान, जो पाकिस्तान से इंडिया हैं। राइट्स ऑफ सिटीजनशिप ऑफ सर्टेन माइग्रेंट्स टू पाकिस्तान, जो पाकिस्तान चले गए उसके बाद भारत आए हैं। राइट ऑफ सिटीजनशिप ऑफ सर्टेन पर्सन्स ऑफ इंडियन ओरिजिन रिसाइडिंग आउटसाइड इंडिया, यहाँ पाकिस्तान से लेना देना नहीं, किसी और देश में वो रह रहे हैं, उनके नागरिकता के प्रावधान, ठीक। पर्सन्स वॉलंटरली एक्वायरिंग सिटीजनशिप ऑफ फॉरेन नॉट, देखो ये जितने भी आर्टिकल हैं 5, 6, 7, 8, इनका कोई वजूद नहीं है। जब भारत देश आज़ाद हुआ था तब इनका वजूद था, ठीक है, क्योंकि उस समय बहुत ज़्यादा इन्फ्लक्स आउटफ्लक्स ये सब हो रहा था कि कोई पाकिस्तान से इंडिया, कोई इंडिया से पाकिस्तान, ये सब चल रहा था, तो इसलिए उस टाइम के लिए थे। अब इनका कोई वजूद नहीं, इसलिए उतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, बस जो जितनी लाइन लिखी है उतना ही ध्यान रखना, इससे ज़्यादा डेप्थ में मत जाना तुम, क्योंकि उससे ज़्यादा पूछेगा नहीं तुमसे, ठीक है। देन राइट ऑफ सिटीजनशिप ऑफ सर्टेन पर्सन्स, 8 तक नहीं जाना। 9 ये बोलता है कि अगर आपने किसी देश की नागरिकता ले ली वॉलेंटरली अपने आप, ठीक है, तो आप फिर भारत के नागरिक नहीं हो गया, क्योंकि भारत में कोई दोहरी नागरिकता का प्रावधान नहीं है। कॉन्टिन्यूएंस ऑफ द राइट्स ऑफ सिटीजनशिप, यानी कि अगर आप एक बार भारत के नागरिक बन गए तो आपकी सिटीजनशिप कॉन्टिन्यू रहेगी, ऐसा नहीं कि कोई नया लॉ बना के आपको डिबार कर दिया जाएगा कोई सिटीजनशिप से। और 11 बोलता है कि सिर्फ देश की संसद के पास ये शक्ति है कि वो नागरिकता को लेकर कोई भी कानून बना सकती है, ना कि स्टेट लेजिस्लेचर के पास, क्योंकि सिटीजनशिप एक यूनियन लिस्ट का सब्जेक्ट है आर्टिकल शेड्यूल नंबर 7 के तहत। खत्म, ठीक। अब सिटीजनशिप जो एक्ट है ये डील करता है प्रेजेंट में, ठीक है, 5 से लेके 8 तक तो वो जब हम आज़ाद हुए थे तब की बात थी, लेकिन अभी ये एक्ट है पार्लियामेंट का जिसके तहत ये सिटीजनशिप के कानून जो है डिराइव होते हैं। पहला बाय बर्थ, ठीक है, बाय बर्थ। देन दूसरा बाय डिसेंट, बर्थ से, डिसेंट से मतलब कोई इंडियन ओरिजिन का है लेकिन अभी किसी दूसरे देश में रह रहा है। बाय रजिस्ट्रेशन, ठीक है, इंडियन ओरिजिन के हैं लेकिन अभी किसी और देश की नागरिकता है, ठीक है, आपके मम्मी पापा को इंडिया भारत के नागरिक थे कभी, ठीक है, लेकिन अभी आप कहीं और देश के नागरिक हैं, ठीक है, तो 7 साल, या आपकी मान लेते हैं आपके हस्बैंड हैं भारत के नागरिक, तो रजिस्ट्रेशन से ले सकते हैं, 7 साल आपको भारत में रहना होगा। बाय नेचुरलाइजेशन, बाय नेचुरलाइजेशन, इसके लिए आपको 12 साल भारत में रहना होगा, ठीक है, 12 ईयर्स लगभग, ठीक है। देन है आपका बाय इनकॉर्पोरेशन ऑफ अ टेरिटरी, यानी कि भारत ने कोई टेरिटरी ले ली मान लो, ठीक है,
तो उसके जो वहाँ के जो लोग हैं वहाँ की उनकी नागरिकता से डील करता है। मान लो कोई पाकिस्तान का कोई हिस्सा ले लिया, बलूचिस्तान मान लो भारत का हिस्सा बन गया, तो उन लोगों की नागरिकता के प्रावधान। तो ये है कि आप कैसे एक्वायर कर सकते हैं नागरिकता। और ऐसे ही 3 प्रावधान हैं, 3 जैसे आप लूज़ कर सकते हैं। कैसे लूज़ कर सकते हैं? या रिनंसिएशन, यानी आप खुद से त्याग दें, आपने वॉलेंटरली दे दी, गिव अप कर दिया। डेप्रीवेशन, अगर आपने कोई फ्रॉड तरीके से भारत की नागरिकता ली थी तो। और टर्मिनेशन, मतलब कि आप मान लेते फॉर एग्जांपल कि आप किसी की हेल्प कर रहे थे किसी अदर कंट्री की, या फिर आपने किसी की नागरिकता ले ली किसी कंट्री की बिना बताए, तो आपको डिप्राइव कर दिया जाएगा आपकी सिटीजनशिप से। ये है चीज़ें, ठीक है। तो 26 जनवरी 1950 से पहले नागरिकता के प्रावधान 5, 6, 7, 8, उसके बाद से ये सिटीजनशिप एक्ट है 1955 का। यहाँ पर आप रिकॉल करिए जो CAA काफ़ी न्यूज़ में था, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट CAA ऑफ 1955, 1955 का जो ये था एक्ट, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट। इसमें जो 6 कम्युनिटी के लोग हैं, कौन कौन? हिंदू, पारसी, जैन, सिख, क्रिश्चियन, बुद्धिस्ट, वो जो 3 देशों से आएंगे, पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान, उनके लिए सिटीजनशिप बाय नेचुरलाइजेशन के जो प्रावधान हैं, जो रूल्स हैं, उनमें छूट दे दी जाएगी। 12 साल की जगह उनको सिर्फ 6 साल भारत में रहना होगा। इसी को लेकर विवाद है क्योंकि इसमें मुस्लिम कम्युनिटी नहीं है, ठीक। अब आते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट हमारे पार्ट में, जो सबसे जहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, दैट इज़ फंडामेंटल राइट, मौलिक अधिकार। ये इम्पॉर्टेंट है, इसके बाद ठीक है ख़त्म है आपका, ठीक है। फंडामेंटल राइट है, DPSP, फिर तो ख़त्म ही है ना, और तो कुछ बचा ही नहीं है ना, फिर तो क्या ही बचा है, खुद बताओ, कुछ बचा है इसके बाद? नहीं बचा है। तो डीप ब्रीथ ले लो एक, फिर करते हैं, ठीक है। क्या मतलब सर, एक क्वेश्चन बाहर नहीं गया आज? ये मतलब कमेंट नहीं है, व्हाट्सएप पे भेजा है किसी ने। आसान है। चलो भाई, तो स्टार्ट करें फंडामेंटल राइट। क्यों भाई, बता। चलो, कमेंट क्यों नहीं आ रहे भाई? कमेंट क्यों नहीं आ रहे? चलो 2 मिनट ब्रेक नहीं, अब स्टार्ट करते हैं। हो गया 2 मिनट का ब्रेक जो होना था। चलो, क्या कौन सी बॉडी? अरे कुछ नहीं, ठीक है, कोई बॉडीज़ नहीं बचा है, ठीक है। पार्ट 3 की बात करते हैं। पार्ट 3 फंडामेंटल राइट से डील करता है। पार्ट 1 हमने देखा भी यूनियन एंड टेरिटरी, पार्ट 2 सिटीजनशिप, और पार्ट 3 फंडामेंटल राइट। फंडामेंटल राइट की अगर बात करेंगे तो ये कहाँ से लिए हमने? ये हमने USA के कॉन्स्टिट्यूशन से लिए हैं। USA में इनको बिल ऑफ राइट्स के नाम से जानते हैं, ठीक है। बिल ऑफ राइट्स, इनको इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का मैग्ना कार्टा कहा जाता है, ठीक है। फंडामेंटल राइट्स जो हैं हमारे 12 से 35 में तो हैं, ठीक है, लेकिन देखते हैं, ओके एक सेकंड रुको। लेकिन आर्टिकल नंबर 12 और 13 में कोई फंडामेंटल राइट नहीं है। 12 में स्टेट की डेफिनीशन है, स्टेट की डेफिनीशन है, और 13 में क्या है? स्टेट की डेफिनेशन, मतलब जहाँ जहाँ पे स्टेट लिखा है उसका मतलब क्या है? तो क्या है? तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ स्टेट, पार्लियामेंट, ठीक है, पार्लियामेंट, देन स्टेट लेजिस्लेचर, देन आपकी अदर जो गवर्नमेंट बॉडीज़ हैं जैसे LIC, ONGC, ये सब आती हैं। तो अगर कभी इस तरह का क्वेश्चन बने कौन कौन स्टेट का पार्ट है, तो आंसर होगा ऑल ऑफ दी अबव। जब तक ये आप पूरी तरह से श्योर नहीं है कि ये नहीं होगा, तब तक ऑल ऑफ दी अबव। 13 में ये लिखा है कि अगर कोई भी लॉ, एनी लॉ, कोई भी कानून बनाया जाता है,
और अगर वो वॉयलेट करता है फंडामेंटल राइट को, तो कोर्ट के पास पावर है कि उसको नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर सकती है उस लॉ को। ये है आर्टिकल नंबर 13 में। और कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक लॉ नहीं होता है, तो वो कर सकता है वॉयलेट फंडामेंटल राइट को, बट बेसिक स्ट्रक्चर को डिस्ट्रॉय नहीं कर सकता। बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है अभी देखेंगे, ठीक है। फंडामेंटल राइट्स की अगर बात करें, मौलिक अधिकारों की, तो ओरिजिनली कितने थे ये? ओरिजिनली थे 7, लेकिन एट प्रेजेंट कितने हैं? मौजूदा समय में ये 6 हैं, टोटल 6। ओरिजिनली 7 थे, एट प्रेजेंट थे कितने? 6, ठीक है। कौन कौन से? राइट टू इक्वालिटी 14 से 18 तक, राइट टू फ्रीडम 19 से 22 तक, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन 23-24, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 से लेकर 28 तक, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स 29 और 30, और राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज आर्टिकल नंबर 32। तो 31 कहाँ गया? वहीं पे तो था राइट टू प्रॉपर्टी, जो हटा गया। ये 7 से 6 हो गया, तो कैसे हो गया? जो राइट टू प्रॉपर्टी था, संपत्ति का अधिकार था, उसी को तो हटाया गया। ये आर्टिकल नंबर 31 में था, और आर्टिकल नंबर 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज F में पड़ा हुआ था। पहले लिख देता हूँ मैं, आर्टिकल 31 एंड आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज F में पड़ा हुआ था पहले। इसको 44th अमेंडमेंट से, जो 1978 में हुआ था, यहाँ से हटा के, दैट इज़ पार्ट नंबर 3 से हटा के पार्ट नंबर 12 में डाला गया, और आर्टिकल नंबर 300A अनुच्छेद नंबर 300 कहाँ में डाला गया? खत्म। तो राइट टू प्रॉपर्टी में सिर्फ इतना पढ़ना है हमें, ओके। राइट टू इक्वलिटी पे आते हैं, ठीक है। समानता का अधिकार, तो उसमें 14, 15, 16, 17, 18 15, 16, 17, 18 पढ़ना है। 14 किसकी बात करता है? इक्वालिटी बिफोर लॉ, ठीक है। इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज। अभी आजकल नया गाना है क्या, वही गाड़ी वाले, ये पहले आता नहीं था, गाड़ी वाला आया घर से कचड़ा निकाल। अभी भजन सा गाते हैं भाई लोग, अभी सुनना। देशभक्ति टाइप, जैसे नहीं वो भजन टाइप बजते हैं शाम को, गाड़ी वाला करो तब। सुनाई दे रहा तुम लोग? इतनी हंसी आती ना। पहले वाले पे तो डांस करने का मन होता था, अभी वाले पे तो रोने का मन करता है। भाई बस कर, पगले रुलाएगा क्या? खैर छोड़ो। तो अभी आते हैं इक्वलिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज। तो ये एक नेगेटिव कॉन्सेप्ट होता है, इतना तो आई थिंक डीप में नहीं पूछेगा आपसे। ये नेगेटिव कॉन्सेप्ट होता है, ये पॉजिटिव कॉन्सेप्ट होता है, ठीक है। इसमें क्या है कि एवरीवन शुड बी ट्रीटेड इक्वली, हर कोई कानून के सामने बराबर है। और ये क्या है? इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज का मतलब है लाइक शुड बी ट्रीटेड अलाइक, यानी कि जैसे हम लोगों को और अंबानी और अडानी जी लोगों को, हम लोगों को अलग ट्रीट किया जाएगा, और वो इक्वलिटी का वॉल्यूशन नहीं होगा। दैट इज़ इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज। लेकिन अंबानी अडानी को सेम तरह से ट्रीट किया जाएगा, और हम लोगों को सेम तरह से ट्रीट किया जाएगा, क्योंकि हम लोग सेम तरह से सिचुएटेड हैं। माता पिता की सेवा कर ले। अभी भी अच्छा, चलो भाई, तो ये चीज़ समझ में आ गई। 14, ठीक है। 15 पे आते हैं, आर्टिकल 15 पे। दिस इज इंपॉर्टेंट। 14 समझ में आ गया। इक्वलिटी बिफोर लॉ, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, नेगेटिव कॉन्सेप्ट है, पॉजिटिव कॉन्सेप्ट है। ये यूके से लिया है एंड ये यूएसए से लिया है, ठीक है। 15 पे आते हैं। 15 टॉक्स अबाउट प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। अरे नहीं, सॉरी, हाँ ठीक है। मुझे लगा लिखा है आगे, लिखा नहीं है। मतलब थोड़ा सा लिख के अगर मैं लाता तो मेरी मेहनत कम होती। ज्योग्राफी में मैं लिख के लाऊंगा सब, बहुत मेहनत पड़ जाती है। शुरू में तो काफ़ी एकदम जोश में लिख जाता है, लेकिन अभी उंगली, ठीक है, हालत ख़राब हो जाती है फिर। प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड्स ओनली ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स एंड प्लेस ऑफ बर्थ, ठीक है। तो इन ग्राउंड्स पे डिस्क्रिमिनेशन प्रोहिबिटेड है।
4 क्लॉज हैं इसमें जो हमें पढ़ने हैं। पहला वाला बोलता है कि स्टेट शैल नॉट डिस्क्रिमिनेट। स्टेट का डेफिनेशन आर्टिकल नंबर 12 में है कि स्टेट इन ग्राउंड में डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकता है। 2 में क्या है, नो सिटीज़न, कोई भी सिटीज़न को रिस्ट्रिक्ट नहीं किया जा सकता है। ही शैल नॉट बी सब्जेक्ट टू एनी डिसेबिलिटी, मैं लिख नहीं रहा हूँ लेकिन आप ठीक है समझ रहे हो। शैल नॉट बी सब्जेक्ट टू एनी डिसेबिलिटी और लाइबिलिटी रिस्ट्रिक्शन, उस पर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाए जा सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे कोई शॉप है, कोई पब्लिक प्लेस है, तो यहाँ पर बस मैं पब्लिक प्लेस लिख देता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, पब्लिक प्लेस को एक्सेस करने से मना नहीं किया जा सकता है। दुकान है, रेस्टोरेंट है, सिनेमा हॉल है, ठीक है, मान लो पब्लिक घाट है, कोई वेल है, कुआं, तो पहले होता था ना अब पानी नहीं निकालने दिया जा रहा है, ये सारी चीज़ें, तो वहाँ पे ये सारी चीज़ें रोकने के लिए ये 15 क्लॉज 2 को ऐड किया गया। 15 क्लॉज 3 ये है कि वेमेन और चिल्ड्रन को के लिए स्पेशल प्रोविज़न बनाए जा सकते हैं और वो आर्टिकल नंबर 15 का वॉयलेशन नहीं होगा। 15 क्लॉज 4 में लिखा हुआ है कि SC/ST के लिए प्रोविज़न बनाए जा सकते हैं और वो वॉयलेशन नहीं होगा आर्टिकल 15 का। मतलब चंपकम दुराई राजन एक ब्राह्मण गर्ल थी, एक लड़की थी, ठीक है, आई थिंक तमिलनाडु से, बहुत पहले 1951 की बात है। तो जब तमिलनाडु की सरकार ने क्या किया, SC/ST को रिजर्वेशन दे दिया, जिसकी वजह से इनका सिलेक्शन नहीं हो पाया। ये कोर्ट गई और कोर्ट से बोला कि तो वॉयलेशन है 15 का, तो कोर्ट ने बोला हाँ बात तो सही है, तो इनको मिल गई सीट, ठीक है। लेकिन फिर बाद में ये बात जो है 15 क्लॉज 4 को ऐड किया गया कि SC/ST को दिया जा सकता है रिजर्वेशन और 15 का वॉयलेशन नहीं होगा, ठीक है। 16 पे आ जाए। 16 किसकी बात करता है, आर्टिकल 16 इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, यानी लोक नियोजन में अवसर की समानता। इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, लोक नियोजन में अवसर की समानता, ठीक है। यानी कि जब कोई पब्लिक ऑफिस की बात आएगी, गवर्नमेंट जॉब की बात आएगी, तो वहाँ इक्वालिटी होनी चाहिए, ठीक है। ये आर्टिकल नंबर 16 का क्लॉज 1 बोलता है, वही जो यहाँ पे चीज़ लिखी है। क्लॉज 2 क्या बोलता है कि नो सिटीजन, यानी डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो सकता। नो सिटीजन शैल बी डिस्क्रिमिनेटेड ओनली ऑन ग्राउंड ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ, जो पीछे देखा था। बस इसमें एक और चीज़ और है, उसमें था रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ। यहाँ पे क्या है, डिसेंसी और ऐड किया गया है, ठीक है, डिसेंसी। तीसरा, अब ध्यान समझना, जैसे 15 में था कि भाई डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो सकता है, पब्लिक प्लेस में डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो सकता, 3-4 में क्या था, एक्सेप्शन था, वैसे यहाँ पे भी है, ठीक है। इक्वालिटी होनी चाहिए, डिस्क्रिमिनेशन नहीं होनी चाहिए। अब एक्सेप्शन है कि भाई रेजिडेंस को स्पेसिफिक एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बनाया जा सकता है कि सिर्फ यहीं के लोग ही अप्लाई कर सकते हैं और वो वॉलेटिव नहीं होगा 16 का। 4 में क्या है कि जो बैकवर्ड क्लासेस हैं उनके लिए इंपॉर्टेंट प्रोविजंस, उनको लिए रिजर्वेशन दिया जा सकता है और वो वॉलेटिव नहीं होगा आर्टिकल नंबर 16 का, ठीक है। तो दोनों में 15 और 16 में 4 क्लॉज हमें पढ़ के रखने हैं। 17 में कुछ नहीं है, एबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी है, अस्पृश्यता का उन्मूलन है, बस इतना है ये, ठीक है। और 18 की अगर बात करेंगे तो एबॉलिशन ऑफ टाइटल्स है, यानी टाइटल कोई नहीं ले सकता है। टाइटल कैसे, टाइटल जैसे कि राय बहादुर, खान बहादुर, ठीक है, तो या फिर खाने खाना, ठीक है, महाराजा, ये सारे टाइटल प्रोहिबिटेड हैं। यानी ये स्टेट जो है, अब कोई अपने आप से रख ले एंजल प्रिया, तो उसमें क्या ही होगा, लेकिन क्या ही करेगा कोई, लेकिन स्टेट खुद से कन्फर नहीं करेगा ये सारे टाइटल। महाराजा, राय बहादुर, जो पहले ब्रिटिशर्स के टाइम पे होता था, उसको पूरा रोक दिया गया। लेकिन इंजीनियर, डॉक्टर, ये सब कोई नाम के आगे लगा सकता है, बिकॉज वो आपको खैरात में नहीं मिला है, आपने कमाया है उसको, इसलिए। अब आते हैं 19 to 22 में। सबसे पहले आते हैं 19 में, राइट टू फ्रीडम। 19 to 22 को राइट टू फ्रीडम बोलते हैं, और 19 भी बात करता है किसकी, प्रोटेक्शन ऑफ सर्टेन राइट्स रिगार्डिंग फ्रीडम ऑफ स्पीच। इसको हम याद करते हैं साम रो, जैसे बुम रो गाना है ना, तो वैसे ये साम रो है। ओ से ओमिटेड मत कर देना इसको, ये ओमिटेड का मतलब है कोई राइट नहीं है, ये मतलब हटाया जा चुका है। इसमें पहले राइट टू प्रॉपर्टी हुआ करता था, अब जा चुका है। तो 19 क्लॉज 1 में 6 राइट्स हैं,
जिसको सामरो से याद करते हैं। एस से है मतलब 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज है स्पीच एंड एक्सप्रेशन। ए से असेंबल पीसफुली विदाउट आर्म्स, जो हम लोग असेंबल हुए थे पीसफुली 31 जुलाई को बिना आर्म्स के, लेकिन फिर क्यों डंडे पड़े क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन अपनी जगह है, रियलिटी अपनी जगह है। ए एसोसिएशन और यूनियन। एम अब हमारे फंडामेंटल राइट का वायलेशन तो हुआ, हमें असेंबल नहीं होने दिया पीसफुली, हम तो आर्म्स के साथ भी नहीं हुए थे, तो फिर कोई आया बचाने के लिए नहीं। एम मूव फ्रीली थ्रू द टेरिटरी ऑफ इंडिया। आर रिसाइड एंड सेटल इन एनी पार्ट ऑफ इंडिया। ओ ऑक्यूपेशन प्रोफेशन, ये हम कोई भी धंधा कर सकते हैं, ये सामरो है, ठीक है। ए बी सी डी ई एफ नहीं है, जी आएगा, एफ हट चुका है, ठीक है। 20 पे आते हैं। 20 बात करता है किसकी? 20 बात करता है प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ सर्टेन ऑफेंसेस। प्रोटेक्शन in respect of conviction for offenses, ठीक है, जिसमें 20 क्लॉज 1 है, 20 क्लॉज 2 है, 20 क्लॉज 3 है। एक्सपोज फैक्टो लॉ का मतलब ये होता है कि जिस टाइम पे जो क्राइम आपने किया है और उस क्राइम के लिए जो सज़ा है वही आपको मिलेगी। ऐसा नहीं कि कल को कोई और कानून बन गया उसके तहत सज़ा मिलेगी। डबल चियोपार्टी का एक क्राइम के लिए 2 बार सज़ा नहीं मिलेगी, एक ही बार सज़ा मिलेगी। सेल्फ इंक्रिमेशन का आपको आपके खिलाफ गवाह नहीं बनाया जा सकता है। एक्सेप्शन यहाँ पे क्या है? एक्सेप्शन है यहाँ पे आपको अपना ब्लड स्पेसिमेन देने से मना नहीं कर सकते हैं, आपको थंब इम्प्रेशन देने से मना नहीं कर सकते हैं। ये इसको इसलिए रखा गया है, आपको आपके खिलाफ गवाह नहीं बनाया जाएगा बिकॉज हो सकता है पुलिस तुमको पीट पीट के ये बोले कि जब कल मजिस्ट्रेट के सामने तुम्हारी वो प्रस्तुति होगी तो तुम बोल देना कि हम ही ने क्राइम किया। तो इसलिए वो मानते ही नहीं, जुडिशरी मानती ही नहीं है, ठीक है, वो पुलिस को बोलती है प्रूव करो तुम, ठीक है। और एक्सेप्शन ये है कि भाई आपको चाहे कोई कितना भी पीट ले, आपका ब्लड ग्रुप थोड़ी ना चेंज हो जाएगा, आपका थंब इम्प्रेशन थोड़ी ना चेंज हो जाएगा, तो इसलिए ये आपको देने पड़ेंगे, ये एक्सेप्शन है। नो डबल चियोपार्टी क्राइम के 2 बार सज़ा नहीं मिलेगी, लेकिन अगर मान लो आप टैक्स डिपार्टमेंट में, ठीक है, मान लो आप टैक्स डिपार्टमेंट में हैं और क्या हुआ, आपने क्या किया कि डिपार्टमेंट में रहते हुए काफ़ी चोरी करी, ये सब किया, तो हो सकता है कि आपको पहले कोर्ट, हाई कोर्ट मान लो, आपने उसको आपको फैसला सुना है कि इनको जेल में डालो। फिर हो सकता है जब आप आए वहाँ से सज़ा वो करके, तो आपके डिपार्टमेंट ने आपको डिबार कर दिया, निकलो यहाँ से, भाग जाओ यहाँ से। तो अब ये नहीं बोल सकते कि हमने एक क्राइम के लिए सज़ा काट तो ली है, क्योंकि ये एडमिनिस्ट्रेटिव बात हो गई अभी यहाँ पे, ठीक है। ओके, 20 समझ आया। 21 राइट टू लाइफ इन पर्सनल लिबर्टी, ठीक है, तो ये काफ़ी ब्रॉड है, बहुत ब्रॉड है ये। 21 ये बोलता है नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी एक्सेप्ट अकॉर्डिंग टू प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाई लॉ, ठीक है, एक्सेप्ट अकॉर्डिंग टू प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाई लॉ। यानी कि अगर कोई कानून बना है किसी चीज़ को लेके, तो उसके तहत आपकी अरेस्ट हो सकती है, उसके तहत आपको धरा जा सकता है, कुछ भी किया जा सकता है, आपकी राइट टू लाइफ को छीना जा सकता है। ये जापान का कॉन्सेप्ट है, ये प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ। AK गोपालन केस में सुप्रीम कोर्ट ने ही बोला हाँ प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ ही रहेगा, 1950 में केस हुआ। देन ADM जबलपुर वर्सेस शिवकांत शुक्ला केस हुआ, ठीक है, 1976 के टाइम की बात है, उसमें भी यही सेम चीज़ बोली। बट मेनका गांधी केस जो 1978 में हुआ था, फैट मैन में इसको करेक्ट करना है, मैंने पहले ही बताया था आपको ये चीज़, ठीक है, तो इन दोनों में बोला हाँ यही है। लेकिन ये बात उठी कि भाई ऐसे तो जो संसद है, जो सांसद लोग हैं, पार्लियामेंट, वो कोई भी कानून बना दे, कुछ भी कानून बना दे, तो इसका मतलब है कि कुछ भी कर सकते हैं, वो हमारी राइट टू लाइफ को छीन सकते हैं। तो फिर ये बात आई मेनका गांधी केस में, जहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने थोड़ा सा ब्रॉडर व्यू लेते हुए ये बोला कि नहीं, हम ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ को भी चेक करेंगे, वो लॉ फॉलो किया गया है कि नहीं अरेस्ट करते वक्त या फिर जो भी करते वक्त, वो तो ठीक ही है, लेकिन वो लॉ अपने आप में वो जस्ट एंड फेयर है भी या नहीं है, वो भी हम चेक करेंगे, ठीक है। तो ये जो फंडामेंटल राइट है अपने आप में बहुत वाइड है। राइट टू प्राइवेसी इसके तहत आता है। राइट टू प्राइवेसी KS पुट्टास्वामी जजमेंट ध्यान रखना, जो 2018 में जो आधार केस हुआ था उसी में ऐड किया गया था राइट टू प्राइवेसी को, आर्टिकल 21 में। राइट टू हेल्थ, राइट टू स्लीप, ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं। राइट टू इलेक्ट्रिसिटी, देख रहे हो कितने राइट्स हैं, ऐसा लगता है कि वाह 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 यार, हैं
कितना अच्छा कॉन्स्टिट्यूशन है, बिल्कुल अच्छा है, राइट टू इन्फॉर्मेशन। लेकिन अगर राइट मिले ही ना तो फिर किसी बात की हमारे फंडामेंटल राइट नहीं है। राइट टू स्पीडी राइट टू स्पीडी ट्रायल, जल्दी से ट्रायल होगा, जल्दी से न्याय मिलेगा। और आपको पता है कितनी जल्दी ट्रायल होता है और कितनी जल्दी न्याय मिलता है, वो बताने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और ये जो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ है, ये यूएस का कॉन्सेप्ट है, इंडियन कॉन्सेप्ट मतलब नहीं है ये। 22 पे आते हैं। 22 बात करता है किसकी? 22 आ गए क्या? 21 एक है, गली वाला आया कचड़ा निकाल, ऐसे गाते हैं। 21A पे आते हैं। दिस इज़ राइट टू लाइफ, नहीं भैया, राइट टू एजुकेशन, ठीक है। क्या हो गया? ठीक है, राइट टू एजुकेशन। अब यहाँ पे 21A लिख लगा हुआ है, ABCD जहाँ लगा होता है मतलब कि है भाई कि कुछ ना कुछ तो अमेंडमेंट हुआ है इसमें। और ये 86th अमेंडमेंट से जो 2002 में हुआ था उससे ऐड किया गया था। इस अमेंडमेंट से फंडामेंटल राइट, फंडामेंटल ड्यूटी और DPSP तीनों में कुछ ना कुछ चेंजेस किए गए थे। तो यहाँ तो हमने देख लिया, राइट टू प्राइमरी एजुकेशन है 86 अमेंडमेंट के थ्रू 6 से 14 साल तक के जो बच्चे हैं उनके लिए, ठीक है। 22 की अगर बात करेंगे, प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन है। अब दो तरह से डिटेंशन हो सकता है, या तो प्यूनिटिव हो सकता है या प्रिवेंटिव हो सकता है। प्यूनिटिव का मतलब होता है आपने क्राइम कर दिया है तब आपको सज़ा मिल रही है। प्रिवेंटिव का मतलब ये आपने क्राइम कर सकते हैं इसलिए आपको धरा गया है, डिटेंशन हुआ है। तो प्यूनिटिव में आपके पास 3 अधिकार हैं। आपको ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट बताए जाएंगे, क्यों धरा गया आपको। 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत किया जाएगा और अगर उसने फर्दर डिटेंशन के ऑर्डर नहीं दिए तो बरी किया जाएगा। और अगर मान लो आपको डिटेंशन किया गया तो यू शुड बी गिवन द राइट टू रिप्रेजेंट योर सेल्फ, या राइट टू रिप्रेजेंट मतलब लीगल प्रैक्टिशनर आपको दिया जाएगा, एक वकील दिया जाएगा सिंपल। अजमल कसाब को तो हमने दिया था अगर आपको याद हो, ठीक है, 22 के तहत, आर्टिकल 22। अब ऐसा तो है नहीं कि उसके लिए कोई पाकिस्तान से आएगा बचाव करने, तो हमने उसको भी लीगल प्रैक्टिशनर दिया है। प्रिवेंटिव होता है कि भाई प्रिवेंट, क्राइम को प्रिवेंट करने के लिए, कोई क्राइम किया नहीं, प्रिवेंट करने के लिए। जैसे आर्टिकल 370 जब रिवोक हुआ तो प्रिवेंट करने के लिए बहुत लोगों का हाउस अरेस्ट कर लिया गया, डिटेंशन कर लिया गया, कि उनको सरकार को ये था कि दंगे भड़का सकते हैं। तो यहाँ पर भी आपको ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट बताना ज़रूरी है, लेकिन कुछ मामलों में ज़रूरी नहीं होगा, ठीक है। आपको यहाँ पे भी राइट टू रिप्रेजेंटेशन देना अनिवार्य है, लेकिन मजिस्ट्रेट वाली चीज़ यहाँ पे नहीं है। और आपका जो मैक्सिमम डिटेंशन है वो 3 महीने हो सकता है, 3 महीने से ज़्यादा आपका डिटेंशन नहीं हो सकता है, अनलेस कि एक एडवाइजरी बोर्ड जिसमें हाई कोर्ट के जजेस हैं वो बोले। अगर एडवाइजरी बोर्ड बोल देता है कि हाँ इनके डिटेंशन को कंटिन्यू रखो 3 महीने से भी ज़्यादा, तभी होगा, नहीं 3 महीने से ज़्यादा आपको डिटेंशन नहीं किया जा सकता है। अब आते हैं राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, यानी कि शोषण के विरुद्ध अधिकार, शोषण, ठीक है, शोषण पोषण, ठीक है। तो राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन 23, 24। 23 में क्या है? 23 में क्या है? प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिकिंग। क्या ट्रैफिकिंग? ह्यूमन ट्रैफिकिंग, यानी कि इंसान की खरीद फरोख्त नहीं हो सकती है। प्रोहिबिशन ऑफ ह्यूमन ट्रैफिकिंग, ठीक है, प्रोहिबिशन ऑफ ह्यूमन ट्रैफिकिंग एंड फोर्स्ड लेबर, ठीक है, फोर्स्ड लेबर, जबरन मजदूरी नहीं करवाई जा सकती, जिसको कि हम बेगार बोलते हैं, बेगारी बोलते हैं हम लोग, ठीक है, तो वो नहीं करवाया जा सकता है। इज़ दैट क्लियर? ठीक है, ओके। 24 पे आते हैं, प्रोहिबिशन ऑफ ह्यूमन ट्रैफिकिंग हो गया। 24 यहाँ है कि नहीं है? नहीं है। 24 में है कि बाल मजदूरी नहीं करवाई जा सकती है, प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। किन बच्चों से मजदूरी नहीं करवाई जा सकती है? तो जो बच्चे ध्यान से सुनना, किन बच्चों से मजदूरी नहीं करवाई जा सकती है? जो 14 से कम है, 14 ईयर से वो कम है, तो उनसे हजार्डस इंडस्ट्री में काम नहीं करवाया जा सकता है, यानी कि सेफ़ प्लेसेस में काम करवाया जा सकता है, जी हाँ, बट वो नॉन स्कूल आवर में, वो भी जैसे परचून वगैरह की दुकानें होती हैं तो वो हजार्डस तो है नहीं, खतरा तो है नहीं, लेकिन वहाँ पे करवाया जा सकता है, लेकिन नॉन स्कूल आवर्स में, ठीक है। देन आते हैं राइट टू रिलीजियस फ्रीडम, जहाँ पे आर्टिकल 25 से 28 के बीच में राइट टू रिलीजियस फ्रीडम, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। 25 में क्या दिया हुआ है? 25 फ्रीडम ऑफ कंसियंस एंड फ्री प्रोफेशन, प्रैक्टिस एंड प्रोपोगेशन ऑफ रिलीजन।
कंसियंस मतलब कुछ भी सोचने का। मैं भगवान के साथ कोई भी इंटरनल राधा 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 राधा, मैं अंदर अंदर ही बोल रहा हूँ भगवान के साथ, मैं राजा, मतलब कनेक्शन बैठ रहा है, ठीक है, मज़ा आ रहा है, तो वो है फ्रीडम ऑफ कॉन्शियंस। फ्री प्रोफेशन, प्रैक्टिस कर सकता हूँ, प्रोपगेट भी कर सकता हूँ। जैसे मान लेते हैं हमारे प्रेमानंद महाराज जी हैं, प्रोपगेट कर रहे हैं रिलीजन को, जबरन धर्म परिवर्तन तो किसी का नहीं करवा रहे हैं, प्रोपगेट कर रहे हैं। जिसका मन है राधा राधा जाप करना है करो, नहीं मैं मत करो, ठीक है, सिंपल। करंट अफेयर क्या, ओम नमः शिवाय, हाँ ओम नमः शिवाय बोल सकते हो तुम, जय श्री राम, अरे ठीक है भाई। चलो ठीक है, यू कैन फ्रीली प्रोफेस, प्रैक्टिस, प्रोपगेट योर रिलीजन, वही सारी चीज़ें दी हुई हैं आपकी इसमें, ठीक है। 25 26 में है, वहाँ पर एक इंडिविजुअल को राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन है कि आप भगवान के साथ क्या रिलेशन रखते हो, प्रोपगेट कर सकते हो, प्रैक्टिस, अगरबत्ती जलानी है, धूप बत्ती जलानी है तुम्हारा, ठीक है, खुद का वो है। 26 में है फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स, यानी कि यहाँ पर जो डिनोमिनेशंस हैं, रिलीजियस डिनोमिनेशंस का मतलब है जो ग्रुप है उसको ये अधिकार दिया गया है कि वो अपने अफेयर्स को मैनेज कर सकता है। उसमें 4 क्लॉजेज हैं। पहला है टू स्टैब्लिश एंड मेंटेन इंस्टीट्यूशंस फॉर रिलीजियस एंड चैरिटेबल पर्पसेस, आप इंस्टीट्यूशन मैनेज कर सकते हैं, आप अपने अफेयर्स मैनेज कर सकते हैं, आप कोई मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टी एक्वायर कर सकते हैं। मूवेबल मतलब जैसे कि फॉर एग्जांपल कोई गाड़ी वगैरह है, इमूवेबल का मतलब जैसे कि ज़मीन वगैरह है, और उसको आप अपने हिसाब से एडमिनिस्टर भी कर सकते हैं। ये क्लॉज डी में है, ख़त्म, ठीक है। पहले में क्या है, आप चैरिटेबल पर्पस के लिए रिलीजियस इंस्टीट्यूशन को बना सकते हैं और मैनेज कर सकते हैं। दूसरा, आप खुद के अफेयर्स को मैनेज कर सकते हैं कि गुरुद्वारा में ऐसा ही चलेगा, गुरुद्वारा में आपको आना है तो चप्पल बाहर उतार के आइए, अपनी थाली खुद से धोनी पड़ेगी, खुद का अफेयर मैनेज कर रहे हैं। उनका इंस्टीट्यूशन है अकाल तख्त, ठीक है। 27, धर्म के नाम पे टैक्स नहीं लिया जा सकता है, लेकिन फ़ीस लेना इज़ नॉट अ टैक्स, ध्यान रखना। 28 ये है कि धार्मिक उपबंध नहीं दिए जा सकते, रिलीजियस इंस्ट्रक्शन नहीं दिए जा सकते। कहाँ पर, गवर्नमेंट एडेड स्कूल में, जहाँ पर गवर्नमेंट से पैसा आ रहा है वहाँ पर ये नहीं बोला जा सकता है कि नमाज ही पढ़ना है या इस मंत्र का जाप ही करना है, टोपी पहन के आना है या बुर्का पहन के आना है, इस तरह से कुछ गवर्नमेंट एडेड स्कूल में नहीं बोला जा सकता है। लेकिन क्या, बस इतना ही तुम ध्यान रखो। वैसे तो इसमें थोड़ा सा डेप्थ में जाना होता है, लेकिन अभी तो क्वेश्चन ऐसा सच बना नहीं है, एंड दैट इज़ छोड़ दो, ठीक है। बस इतना ध्यान रखो, जहाँ पर पूरी तरह से फंड आ रहा है स्टेट का, वहाँ पर रिलीजियस इंस्ट्रक्शन नहीं दिया सकता है। 29 और 30 पे आता है कल्चरल एंड एजुकेशन राइट, यानी सांस्कृतिक एवं शिक्षा का अधिकार, जिसमें 29 में क्या दिया हुआ है, 29 में दिया हुआ है एनी सेक्शन ऑफ सिटीजन, कोई भी भारत का नागरिक। अब बहुत लोगों को लगता है ये माइनॉरिटी के राइट्स हैं, बिल्कुल माइनॉरिटी के राइट्स हैं, लेकिन 29 नहीं 30 वाला, बिकॉज यहाँ लिखा है एनी सेक्शन ऑफ सिटीजन जिसके पास खुद का डिस्टिंक्ट लैंग्वेज है, ठीक है, स्क्रिप्ट है, ओके, लैंग्वेज है, स्क्रिप्ट है, कल्चर है, तो उसको प्रोटेक्ट कर सकता है। उसके लिए उसको माइनॉरिटी होने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। 30 में क्या है, ये है राइट ऑफ माइनॉरिटी। ये माइनॉरिटी को अधिकार दिया गया है कि आप खुद का एक इंस्टीट्यूशन, राइट टू माइनॉरिटी टू स्टैब्लिश एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन कोई बना सकते हैं और उसको खुद से एडमिनिस्ट्रेट कर सकते हैं। उसमें स्टेट कोई भी इंटरफेरेंस नहीं करेगा, स्टेट उसमें कोई इंटरफेरेंस नहीं कर सकता है कि क्या पढ़ाना है क्या नहीं करना है, उस सब अपने आप से एडमिनिस्ट्रेट करेगा। तो ये माइनॉरिटी को दिया आर्टिकल नंबर 30 कि वो कोई भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन बनाए उसको खुद से एडमिनिस्ट्रेट करे, ओके। एंड रिमेंबर, माइनॉरिटी वर्ड कहीं पे भी कॉन्स्टिट्यूशन में डिफाइंड नहीं है। जिस तरह ऑफिस ऑफ प्रॉफिट डिफाइंड नहीं है, उस तरह से माइनॉरिटी भी डिफाइंड नहीं है, ठीक है। अब आते हैं 32, जो हमारा आखिरी फंडामेंटल राइट है, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़। तैयार हैं सभी लोग? तो 32 को जो है कॉन्स्टिट्यूशन का हार्ट एंड सोल बोला था, किसने बोला था? हु सेड इट? हार्ट एंड सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। क्योंकि ये क्या करता है, फंडामेंटल राइट्स को प्रिजर्व करता है। कैसे प्रिजर्व करता है? तो जैसे हमने बोला ना, हम लोग असेंबल हुए 31 जुलाई को, लेकिन पीट पाट के भर के बस में भेज दिए गए। तो क्या क्या मतलब हुआ?
कोई मतलब हुआ आर्टिकल नंबर 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज बी का? नहीं हुआ मतलब। उसी तरह सोचो कि अगर कोई भी राइट में हमारे वॉलेशन और कहीं जा ही ना सके तो कोई मतलब है राइट का? कोई मतलब नहीं है। पढ़े फंडामेंटल राइट, ठीक है, पढ़े हुए फंडामेंटल, कोई मतलब नहीं है ना। तो इसीलिए 32 ऐड किया गया है सो दैट हम कोर्ट को अप्रोच कर सकें अगर हमारे वायलेशन होता है फंडामेंटल राइट का। तो इसीलिए हार्ट एंड सोल बोला था इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का अम्बेडकर जी ने। ओके, इसके तहत क्या है, रिट्स इशू की जा सकती है। ये रिट्स हमने यूके के कॉन्स्टिट्यूशन से बोरो करी हैं, ठीक है। और रिट्स जो होती हैं वो 5 तरह की होती है जो आप अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। हेबियस कॉर्पस, मैंडेमस, प्रोहिबिशन, सर्शियरी एंड क्यो वारंटो। हेबियस कॉर्पस का मतलब होता है, लिटरल मीनिंग इनके तो पहले पता होना चाहिए, टू हैव द बॉडी ऑफ, ठीक है। मैंडेमस का मतलब होता है वी कमांड, ठीक है। प्रोहिबिशन का मतलब होता है टू फॉरबिड या वी फॉरबिड, मना करना किसी चीज़ को करने से। सर्शियर का मतलब होता है टू बी सर्टिफाइड ऑफ। क्यो वारंटो का मतलब होता है बाई वॉट अथॉरिटी ऑफ, बाई वॉट अथॉरिटी ऑफ। क्लियर? ओके, अब ध्यान से समझो, यहाँ पे लिटरल मीनिंग हमने समझ लिया। कब क्या किसका इस्तेमाल होता है? हेबियस कॉर्पस का इस्तेमाल होता है जब किसी का अनलॉफुल डिटेंशन होता है। जैसे हम हिस्ट्री में जब पढ़ते हैं रॉलेट एक्ट, तो एक्चुअल में उसने हेबियस कॉर्पस को सस्पेंड कर दिया था बिकॉज वहाँ पर अनलॉफुल डिटेंशन किया जा रहा था, लॉ के तहत नहीं। तो अगर किसी का, डिटेंशन की स्पेलिंग गलत है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल तुमको आए पुलिस धर के ले जाए, ठीक है, और गाना बजा के आए, उठा ले जाऊंगा तुम्हें डोली में, ठीक है, और तुम्हें उठा के ले जाए और तुम्हें बंद कर दे जेल में, तुम्हें कुछ बता ही नहीं रही क्यों अरेस्ट किया गया है, क्या तुम्हारा दोष है, कुछ नहीं, तो ये हेबियस कॉर्पस यहाँ पर अप्लाई हो सकती है, ठीक है, अनलॉफुल डिटेंशन। मैंडेमस होता है जब कोई एक गवर्नमेंट यानी पब्लिक ऑफिशियल, गवर्नमेंट एम्प्लॉय एक मैंडेटरी काम ना कर रहा हो, यानी कि अगर वो पब्लिक ऑफिशियल नहीं है, एग्जाम्पल अगर मैं क्लास ना लूँ तुम्हारी तो मेरे खिलाफ डिटेंशन नहीं कर सकते हो, या फिर गवर्नमेंट है भी लेकिन वॉलंटरी है काम, तो भी नहीं इशू कर सकते। जैसे हेबियस कॉर्पस की रेट है, कब इशू नहीं की जा सकती? कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के केस में इशू नहीं की जा सकती है ये, और जहाँ डिटेंशन लॉफुल है। प्रोहिबिशन और मैंडेमस की जो रेट है ना, वो अगर काम वॉलंटरी है तो इशू नहीं की जा सकती है, अगर बंदा प्राइवेट है तो नहीं इशू की जा सकती है, और प्रेसिडेंट और गवर्नर के खिलाफ नहीं इशू की जा सकती है। प्रोहिबिशन और सर्जरी दोनों सिमिलर हैं बहुत हद तक। यहाँ पर क्या होता है, प्रोहिबिशन में हायर कोर्ट, हाई कोर्ट नहीं बोल रहा हूँ, हायर या सुपीरियर कोर्ट, सुपीरियर कोर्ट इन्फीरियर कोर्ट को बोलता है कि अपने औकात में रहो, अपने जुरिस्डिक्शन में रहो, उससे बाहर मत निकलो। जैसे हाई कोर्ट डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को बोल सकता है, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट को बोल सकता है। सर्शियरी में क्या होता है कि लोअर कोर्ट जो है अपने जुरिस्डिक्शन से बाहर निकल चुका है, औकात से बाहर निकल चुका है, तो उसके ऑर्डर को क्वैश करने के लिए, नलीफाई करने के लिए सर्शियरी का यूज़ किया जाता है। यहाँ पर निकला नहीं है, वार्न किया जा रहा है, निकल चुका है तो उसको क्वैश करने के लिए, ख़त्म करने के लिए, और उसको उस केस को अपने अंडर में लाने के लिए। जो सदगुरु वाला केस हुआ था, मैंने रील भी डाली थी इस पर, है ना, तमिलनाडु सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु से हाई कोर्ट से बोला कि पुलिस वहाँ से हटाओ ईशा फाउंडेशन से, और ये केस अब हम डील करेंगे, ठीक है, ओके। और यहाँ पर अगर बात करेंगे, क्या हो गया भाई, यहाँ पे कुछ लोग, चलो, तो क्योरेंटो का मतलब क्या होता है, बाई वॉट अथॉरिटी ऑफ। जब कोई पब्लिक ऑफिस को कोई इनएलिजिबल बंदा होल्ड कर रखा है जिसके लिए वो एलिजिबल नहीं है, तो क्योरेंटो को इशू किया जाता है उस केस में, ठीक है, क्लियर है, ओके। ये जुडिशियल और एडमिनिस्ट्रेटिव, ये जुडिशियल अथॉरिटीज़ के खिलाफ इशू नहीं की जा सकती, और एडमिनिस्ट्रेटिव के खिलाफ इसको जुडिशियल अथॉरिटीज़ के खिलाफ इशू नहीं किया जा सकता है। ये जुडिशियल और एडमिनिस्ट्रेटिव के खिलाफ नहीं हो सकती, ये सिर्फ जुडिशियल अथॉरिटीज़ के खिलाफ नहीं इशू हो सकती है, ठीक है, ख़त्म। बट ध्यान रखना, सिर्फ रिट इशू करने का पावर सुप्रीम कोर्ट के पास नहीं होता है, हाई कोर्ट के पास भी होता है, ठीक है, और उससे हमें कंपेयर करना होगा। अंबेडकर जी ने बोला था, ठीक है, बुरा ना मानो होली है। देखा तुमने तेजस्वी प्रसाद का वीडियो हैं, बोलता नहीं पुलिस वाले को डांस करने का, बुरा ना मानो होली है। मतलब एक से एक नमूने पड़े भाई, कैसे कैसे कैसे
विधायक हैं वो, उनके पापा जी देश के रेल मंत्री रह चुके हैं, मुख्यमंत्री रह चुके हैं, और बेटा देखो। खैर, सुप्रीम कोर्ट के पास है और हाई कोर्ट के पास रिट इशू करने का पावर। आर्टिकल नंबर 32 के तहत है ये आर्टिकल नंबर 226 के तहत है। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट सिर्फ फंडामेंटल राइट के वोलेशन में इशू कर सकता है। ये फंडामेंटल राइट और लीगल राइट दोनों के वोलेशन में रिट को इशू कर सकता है। इसीलिए हाई कोर्ट का जो रिट जुरिस्डिक्शन है उसको हम बोलते हैं वो वाइडर है। ठीक है, क्योंकि वो लीगल राइट को इन्फोर्स करने के लिए भी रिट इशू कर सकता है। बाकी हाई कोर्ट कैन रिफ्यूज़, बट ये रिफ्यूज़ नहीं कर सकता रिट इशू करने से। क्यों? क्योंकि ये फंडामेंटल राइट है, ये फंडामेंटल राइट नहीं है। ठीक है, 33 पे आते हैं अभी। थर्टी थ्री में क्या लिखा हुआ है? पार्लियामेंट कैन रिस्ट्रिक्ट द फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकारों को रिस्ट्रिक्ट कर सकती है टू आर्म फोर्स पर्सनल्स, यानी कि जो लोग फोर्सेस में काम कर रहे हैं, ठीक है, डिफेंस फोर्सेस में, CAPF में, सब लोग, ये इनके पास ये नहीं बोल सकते राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच है, एक्सप्रेशन है। कोई ये नहीं बोल सकता लाइव होकर कि हमें खाना ऐसा मिल रहा है, जबकि सब दुखी होते हैं, खाना ऐसा मिल रहा है, कोई कुछ नहीं बोल सकता है। अगर आपने किया ना तो आपके फिर आपका वही है कि मार्शल कोर्ट फिर आपका फैसला करेगी, तो वहाँ पर आपके अधिकार लिमिट हो जाते हैं। और कौन कर सकता है? पार्लियामेंट कर सकता है। ठीक है, ये बात करता है कि जब मार्शल लॉ लगा हो तब आपके फंडामेंटल राइट पर रिस्ट्रिक्शन हो सकते हैं। तो रिस्ट्रिक्शन ऑफ फंडामेंटल राइट, रिस्ट्रिक्शन ऑन फंडामेंटल राइट्स ड्यूरिंग मार्शल लॉ। मार्शल लॉ का मतलब होता है मिलिट्री रूल, जहाँ पर मिलिट्री का रूल हो वहाँ पर मौलिक अधिकार आपके सस्पेंड हो जाते हैं। एंड 35 इज कि ओनली पार्लियामेंट हैज़ power to make or to legislate on fundamental rights or to make law on fundamental right। यानी मौलिक अधिकारों में कोई भी कानून वगैरह बनाना है देश के, सिर्फ संसद के पास ये पावर है और किसी के पास भी पावर, ये शक्ति नहीं है। ये वो मौलिक अधिकार हैं जो सिर्फ भारतीय नागरिकों को मिले हुए हैं, 15, 16, 19, 29 और 30, यानी कि बाकी के सारे मौलिक अधिकार सबको मिले हुए हैं। मतलब मेरे कहने का मतलब है मौलिक अधिकार जो है वो भारतीयों को मिले हुए हैं, लेकिन 15, 16, 19, 29, 30 ये सिर्फ भारतीयों को मिले हुए हैं, यानी बाकी के भारतीयों के अलावा विदेशियों को भी मिले हुए हैं। तो मैं पूछ लूँ राइट टू लाइफ, तो राइट टू लाइफ क्या है? आर्टिकल 21, क्या 21 इसमें है? नहीं है, तो वो सबको मिला हुआ है। तो ये 15, 16, 19, 29, 30 हमारा चीट कोड है, जिससे कि हम सारे वो आर्टिकल्स को याद कर लिए अपने आप जो सिर्फ भारतीय नागरिकों को मिले हुए हैं। 15, 16, 19, 29, 30, 15, 16, 19, 29, 30, 3, 4, 5 बार रटोगे, ख़त्म, याद हो गया आपको। ठीक है, चीज़ क्लियर है? ओके, यस आस्था, बिल्कुल। मार्शल लॉ जो हमने यूके के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है, यूके से लिया, जहाँ से हमने प्रेरोगेटिव राइट्स लिए हैं। ठीक है, तो 15, 16, 19, 29, 30 याद रखना है। ब्रेक 2 मिनट का नहीं होगा, 1 मिनट का होगा। ये उतना लंबा ब्रेक नहीं होगा, जल्दी जल्दी करेंगे। ठीक है, क्योंकि यार अब बस DPSP और FD बाकी, और मुझे भी जो है डॉक्टर के पास जाना है। ठीक है, तो जल्दी जल्दी करेंगे थोड़ा। अच्छा शर्मा जी, देखा तो था हमने 3-4 क्वेश्चन थे, लेकिन टाइम नहीं मिल पाया। मैं क्लास हो गई ना आज, नहीं तो हम चेंज कर देते आज। कोई नहीं, कल से करेंगे। ये तो बात सही है वेटरन लॉर्ड। ककड़ी ये बात नहीं दे रही। अच्छा, फिर से करो शुरू।
सर शाम में क्लास होगी ना, शाम को इंग्लिश का 1 शॉट टाइप है, रिकॉर्डेड डलेगा। सर मस्ट बी इन गुड रिलेशनशिप, थोड़ा थोड़ा करके क्लाइमेक्स तक ले ही आते हैं। अच्छा चलो भाई, पानी वानी पियो जल्दी से। चलो भाई, तो आई होप सभी ने ब्रेक ले लिया है, गर्दन घुमा ली है, खुद को हाइड्रेट कर लिया है, ठीक है, और 3 डीप ब्रीथ्स ले लिए हैं ना। चलो तो अब स्टार्ट करेंगे। डी पी एस पी, ओके। कौन से पार्ट में है डीपीएसपी? पार्ट 3 पढ़ के है ना अभी, तो पार्ट नंबर 4 में है, ठीक है, एंड आर्टिकल नंबर 35 तक ख़त्म करके आए हैं ना अभी, तो 36 से लेके 51 के बीच में। ध्यान समझना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बस ख़त्म ही है, इसके बाद डीपीएसपी का फंडामेंटल ड्यूटी ख़त्म, घर जाओ, छुट्टी, ठीक है। 5 घंटे आपने पढ़ा है, तो अब चाहोगे कि आप आधे घंटे और कंटिन्यू ना कर पाओ? खुद को इतना बड़ा गिल्ट देना चाहोगे? तुम नहीं देना चाहोगे ना, तो पढ़ लो फिर। पूरा समझ नहीं पा रहा हूँ क्या, ये इसलिए है कि फर्स्ट टाइम? बिल्कुल मयंक जी, बिल्कुल मयंक जी, इसीलिए फर्स्ट टाइम आप पॉलिटी पढ़ रहे हैं। और क्यों पढ़ रहे होंगे यहाँ से? क्योंकि आपका एग्ज़ाम लगा हुआ है अभी तुरंत में, तभी तो इससे पढ़ रहे होंगे आप। तो फिर अब बताओ, मैं जैसे पॉलिटी पढ़ाता हूँ लगभग 3 हफ्ते तो फॉर श्योर लगते ही हैं, ठीक है, अगर मैं एसएससी की बात करूँ तो, ठीक है। सीडीएस में 1 महीना लगता है, तो 3 हफ्ते वर्सेस ये जो हमारे 5-5.5 घंटे हैं, अंतर तो होगा ही ना, सिंपल सी बात है। कमर नहीं तोड़वाना ना? अरे नहीं टूटेगी नहीं कमर। कराओ सर कराओ, अच्छे से रिविजन हो रहा है, ये हुई ना बात। मुस्कान की इस बात ने चेहरे पे मुस्कान ला दी। कराओ कोई दिक्कत वाली बात नहीं। चलो भाई, तो पार्ट नंबर 4 पे आते हैं, 36 पे 51, ये चीज़ ध्यान रहेगी आपको। बेसिक्स पहले हम समझ लेते हैं सर, ठीक है, वो देखता हूँ मैं बाद में, ठीक है। अभी यहाँ पे फोकस करो। पेपर वो जो सेट है मैं तैयार करवा के डलवा दूंगा परमार अकेडमी ऐप पे, तो वहाँ पर आप क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर सकते हैं इस लेक्चर के बेसिस जो आपने पढ़ा है उसको टेस्ट करने के लिए। बेसिक्स पहले समझते हैं। ये चीज़ समझ में आ गई 36, और ये कहाँ से लिया है? आयरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। आयरलैंड से और क्या बताया था? इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट लिया और डीपीएसपी लिया हमने, ठीक है। बेसिक्स क्या है? सबसे पहले बेसिक्स ये हैं कि इनको हम पॉजिटिव राइट्स भी बोलते हैं। पॉजिटिव, या फिर आप बोल सकते हैं नॉन पॉजिटिव, तो है ही है, ठीक है। पॉजिटिव ऑब्लिगेशन है ये, पॉजिटिव ऑब्लिगेशन है स्टेट पे, लेकिन नॉन जस्टिसिएबल राइट्स हैं ये, नॉन जस्टिसिएबल राइट्स, यानी वाद योग्य नहीं है, इन पे आपको अधिकार नहीं मिलेगा। दे सीक टू एस्टैब्लिश अ वेलफेयर स्टेट, दे सीक टू एस्टैब्लिश सोशल एंड इकोनॉमिक डेमोक्रेसी, इकोनॉमिक डेमोक्रेसी,
और जो हमारे फंडामेंटल राइट्स थे वो पॉलिटिकल डेमोक्रेसी इस्टेब्लिश करना चाह रहे थे, ये सोशल और इकोनॉमिक डेमोक्रेसी इस्टेब्लिश करना चाह रहे हैं, ठीक है। इनको नोवेल फीचर्स बोला था अंबेडकर जी ने, क्या बोला था? नोवेल फीचर्स, ठीक है। एंड ऑल्सो ये भी बोला था कि दे रिजेंबल इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शंस एज कंटेंड इन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935। भारत सरकार अधिनियम 1935 में क्या था कि गवर्नर को कुछ इंस्ट्रक्शन मिले हुए थे कि आपको लोगों को ये करना है, लोगों के लिए ये सब करना है, तो उनको रिजेंबल कर रहे हैं, ऐसा अंबेडकर जी ने बोला था। ठीक है, क्लियर है कि नहीं? यहाँ तक और कुछ तो बेसिक नहीं छूट रहा है? नहीं छूट रहा है। कमेंट वगैरह किसने किए थे? तो कमेंट तो इसमें ज़्यादा कुछ याद, बस ये ध्यान रखना है दैट इज़ इट इज़ अ काइंड ऑफ चेक पेबल बाय बैंक एट इट्स ओन कन्वीनियंस। मतलब ये वो राइट्स हैं जो आप एज अ मैटर ऑफ राइट क्लेम नहीं कर सकते हैं। बैंक एट होगा एट इट्स ओन कन्वीनियंस, आप क्लेम नहीं कर सकते हैं। मन है तो देगा, नहीं मन है तो नहीं देगा, ठीक है, यानी उसकी कन्वीनियंस पे। ऐसा केटी शाह ने बोला था, केटी शाह। और ग्रैनविल ऑस्टिन ने फंडामेंटल राइट और डीपीएसपी को कलेक्टिवली कॉन्शियस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन बोला था, ठीक है। आप देखते हैं एक एक करके। 36 से 51 है, अरे बड़ा आसान है, सच बता रहा हूँ बड़ा आसान है। अभी चट पट करके रटवाता हूँ तुमको मैं, ठीक है। आपने घबराना नहीं है बस, ठीक है, सब याद हो जाएगा। तो यहाँ पे डेफिनेशन ऑफ स्टेट है, जैसे कि आर्टिकल 12 से लेके आर्टिकल 35 तक फंडामेंटल राइट्स थे कि नहीं थे? नहीं थे। मतलब फंडामेंटल पार्ट 3 फंडामेंटल 12 से लेके 35 तक था, लेकिन 12 और 13 में कोई फंडामेंटल राइट नहीं था। उसमें क्या था? स्टेट का डेफिनेशन था 12 में, और 13 में ये बोला था कि कोई भी लॉ अगर कॉन्ट्रवेंशन में है फंडामेंटल राइट के तो उसको नल एंड वॉइड डिक्लेयर किया जा सकता है। उसी तरह यहाँ भी सबसे पहले स्टेट को डिफाइन किया गया है। 37 में क्या है कि ये प्रिंसिपल्स जो हैं, क्या लिखा हुआ? एप्लीकेशन ऑफ द प्रिंसिपल, भूल जाओ सब, भूल जाओ, 2 शब्द याद रखो, नॉन जस्टिसेबल, यही कहना चाह रहा है वो, बस ढंग से बोल नहीं पा रहा है, नॉन जस्टिसेबल। अभी यहाँ से डीपीएस पे शुरू है। कैसे याद करना है? बड़ा आसान है, एक स्टोरी बनाता हूँ, सब याद हो जाएगा। लोगों का भला करने के लिए एक लोअर डिवीजन क्लर्क पब्लिक हेल्थ सेंटर में काम जो करता था, सुनते जाना बस, लोगों का भला करने के लिए, वेलफेयर करने के लिए एक लोअर डिवीजन क्लर्क था जो पब्लिक हेल्थ सेंटर में काम करता था। उसने क्या किया उसने पहले तो क्या किया, 39 और 40 के बीच में 39A है जिसमें लिखा हुआ है फ्री लीगल एड टू पुअर। 39A में क्या है? फ्री लीगल एड टू पुअर। उसने क्या किया, लोगों को वेलफेयर कराने के लिए पहले तो गरीबों की मदद करनी थी उसको, तो उसके लिए उसने क्या किया, उनके केस वेस चल रहे थे, आपस में लड़े मरे जा रहे हैं, ठीक है, थोड़ी सी ज़मीन के लिए, तो उनको पहले फ्री लीगल एड दी, विधिक सहायता दी, और उनको उसके चंगुल से छुटाया। फिर पंचायत का गठन किया उसने, पंचायत बुलाई गांव की, आओ सभी लोग। क्यों इतना लड़े? काम नहीं है साहब, क्या करें, हमारे लड़के भी पढ़े लिखे नहीं हैं, कोई मदद ही नहीं करता है। काम नहीं है, ना तो पढ़े लिखे बच्चे, ना कोई मदद करता है, तो वो सारी चीज़ें उसने करके दी। अब जहाँ पे काम कर रहे हैं वहाँ पे गंदी कंडीशंस तो नहीं है, अच्छी कंडीशन है, जस्ट और ह्यूमन, और ऐसा तो नहीं एकदम खूब काम करवाया जा रहा है उनसे, है ना, 15-15 घंटे। तो जस्ट एंड ह्यूमन कंडीशन ऑफ वर्क होनी चाहिए। और मैटरनिटी रिलीव जो होता है ना, जैसे कि कोई प्रेग्नेंट लेडी होती हैं या फिर अभी रिसेंट में बर्थ दिया है बेबी को, तो उनको ऐसा है कि भाई मैटरनिटी रिलीफ मिलती है, लीव भी मिलती है उनको कि आप घर में रहो, आपको पैसा मिलेगा, दैट इज़ ठीक है। फिर ठीक, कंडीशंस तो ठीक हैं, लेकिन क्या सैलरी भी ठीक है कि नहीं? रोजगार तो है, कंडीशन भी ठीक है रोजगार की, लेकिन जीवन यापन करने के लिए भत्ता मिल रहा है उतना कि नहीं मिल रहा है? ठीक है, मिल रहा है, देन मिल तो रहा है, लेकिन ये सारी चीज़ें वो कब तक देखेगा? तो इसलिए उसने क्या किया, इंश्योर कर दी एक चीज़ को, एंड दैट इज़ ही इंश्योर्ड पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स इन द मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज। पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स इन द मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्री, ये 43A में है जो यहाँ लिखा नहीं हुआ है। समझ में आई चीज़? अब तुम अपनी आंखें करो बंद, करो बंद, सभी लोग कर लो बंद, नहीं बता रहे हैं फिर, ये कौन किसने खोल के रखा है, बंद करो जल्दी से।
कर ली। लोगों का देखो 36 डेफिनेशन ऑफ स्टेट, 37 नॉन जस्टिसेबल, 38 और ध्यान रखना प्रीएम्बल भी नॉन जस्टिसेबल था, ओके। एंड प्रीएम्बल इज नीदर अ सोर्स ऑफ पावर नॉर अ लिमिटेशन ऑन द पावर ऑफ गवर्नमेंट, ना तो सरकार को शक्ति देता है ना तो उसकी शक्ति छीनता, ठीक है। 36 37 क्लियर है। 38 अब यहाँ से स्टोरी शुरू होगी। लोगों का वेलफेयर करना था तो वेलफेयर ऑफ पीपल 38। 39 एक LDC जो PHC में काम करता था, बस LDC PHC ये अब कीवर्ड याद रखने। 39 40 उसने क्या किया, नहीं 39A फ्री लीगल एड दी पुअर्स को, कि पहले उनके केस वेस रिजॉल्व किए। 40 में पंचायत ऑर्गेनाइज करी। 41 में राइट टू वर्क, पब्लिक असिस्टेंस एंड एजुकेशन दिया। फिर 42 में क्या दिया, राइट टू मतलब जस्ट एंड ह्यूमन कंडीशन ऑफ वर्क एंड मैटरनिटी लीव। देन 43 में क्या दिया, लिविंग वेज, राइट टू लिविंग वेज। 43A पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर इन द मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्री, याद हो गया। 43B भी है, 43B भी है, ओके। 43B में है आपका फॉर्मेशन ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी, टू इंश्योर फॉर्मेशन ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी, ठीक है। ये भी हम देखेंगे किस अमेंडमेंट से किसको ऐड किया गया। 44 में यूनिफॉर्म सिविल कोड है, समान आचार संहिता। वैसे तो काफ़ी लोगों को पता होगा ये सब पहले, क्योंकि अगर पढ़ चुके हैं आप तो मैंने रटवा रखा है आपको, लेकिन जिनको नहीं पता तो 4 = 4 समान, कितना इक्वल दिख रहा है तो यूनिफॉर्म दिख रहा है, यूनिफॉर्म सिविल कोड। 45 अर्ली चाइल्डहुड केयर। अब हमने देखा है आर्टिकल नंबर 21A में 86 अमेंडमेंट ऐड करके 6 से 14 साल तक के बच्चों के लिए प्राइमरी एजुकेशन का अधिकार दिया गया है। वो चीज़ पहले इसमें लिखी हुई थी 45 में, ओके। लेकिन 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ऑफ 2002 ने इसका सब्जेक्ट मैटर चेंज करके अर्ली चाइल्डहुड केयर कर दिया। अर्ली चाइल्डहुड केयर का मतलब होता है 0 से 6 साल तक के जो बच्चे हैं उनकी बात हो रही है, बिलो 6 ईयर्स ऑफ एज। तो इसको भी स्टोरी से रिलेट कर सकते हो आप कि भाई बच्चों का भला करना था उसको। अब वो ये वर्कर्स का भला कर चुका, अब बच्चों का भला करना था। लेकिन उसने देखा बच्चों का भला तब तक नहीं हो सकता है जब तक, क्योंकि वो लोग SC/ST कम्युनिटी से थे, जहाँ पे वो काम करता था वहाँ पे SC/ST कम्युनिटी से लोग थे। तो बच्चों का भला करने के लिए उसने सोचा पहले तो इन SC/ST का कुछ करना पड़ेगा, इनको प्रमोट करना पड़ेगा एजुकेशन इकोनॉमिक इंटरेस्ट में। तो उसने देखा कि ये लोग बहुत ज़्यादा हेल्थ पे ध्यान नहीं देते हैं, इंटॉक्सिकेंट दारू वगैरह ये बहुत पीते हैं, तो इसलिए उसने रेज़ किया लेवल ऑफ न्यूट्रिशन को। उसको लेवल ऑफ न्यूट्रिशन को रेज़ कैसे किया, अब दारू हटानी है तो दारू का कोई तो ऑल्टरनेटिव चाहिए, दूध। तो एग्रीकल्चर और एनिमल हस्बेंड्री को उसने प्रमोट किया। देन उसने क्या किया, भाई दूध पी के अब क्या मतलब खाओ पियो मस्त रहो, कुछ काम भी तो करो। चलो मॉन्यूमेंट का प्रोटेक्ट करो, ठीक है, जो हमारी धरोहर हैं, विरासतें हैं, उनको प्रोटेक्ट करो, ठीक है। 48 और 49 के बीच में 48A है, जहाँ पर बोला गया एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करना है स्टेट को। तो क्या है, दूध पी के फिर एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करो, देन मॉन्यूमेंट्स को प्रोटेक्ट करो, कुछ काम करो। 51 तो अपने आप याद हो जाएगा। 50 में है जुडिशरी को एग्जीक्यूटिव से सेपरेट करना है, अलग करना है। 51 51 रुपये का प्रसाद चढ़ाते हैं ना, किस लिए, सो दैट घर में शांति रहे, इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। रिकॉल कर, याद करना चाहोगे फिर से, बताओ याद करना चाहोगे फिर से, आंख बंद करो। 36 स्टेट के डेफिनेशन, 37 जुडिशियल रिव्यू, 38 वेलफेयर ऑफ द स्टेट, 39 LDC PHC, अभी बताएंगे क्या है LDC PHC, ठीक है। 39A फ्री लीगल एड टू पुअर, 40 पंचायत, 41 राइट टू वर्क, 42 जस्ट एंड ह्यूमन कंडीशन ऑफ वर्क मैटरनिटी लीव, 43 लिविंग वेज, 43A पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर इन द मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्री, 43B कोऑपरेटिव सोसाइटी, 44 यूनिफॉर्म सिविल कोड, 45 अर्ली चाइल्डहुड केयर 0 to 6 years, 46 एनिमल हस्बैंड, 46 SC/ST उनका उत्थान करना है, 47 उनकी हेल्थ ठीक करनी और इंटॉक्सिकेंट वगैरह का उसका कंजम्पशन कम करवाना है। 48 एनिमल हस्बेंड्री और एग्रीकल्चर, दूध पिलाना है उनको। फिर 48A एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करवाना है। 49 मॉन्यूमेंट को प्रोटेक्ट करवाना है। 50 सेपरेशन ऑफ एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। 51 51 रुपये का प्रसाद चढ़ा के शांति का पाठ पढ़ाना है, दैट इज इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी, ओके। अब 39 जो LDC PHC में कर रहा था उसमें एक्चुअल में 39 में क्या है ना, 6 क्लॉजेज पड़े हुए हैं, और 6 क्लॉजेज हम LDC PHC से याद करते हैं, LDC PHC, ओके। तो L से है लाइवलीहुड, D से है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मटेरियल रिसोर्सेज, C से है प्रिवेंट कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ, P से है इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, H से है हेल्थ एंड स्ट्रेंथ ऑफ वर्कर, एंड C से है चिल्ड्रन को अपॉर्चुनिटी देनी है, खत्म, ठीक है। अब हम देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ DPSP। एक्चुअल में DPSP को हम 3 पार्ट में क्लासीफाई करते हैं, सोशल इकोनॉमिक, ठीक है, सोशियो इकोनॉमिक DPSP, गांधीयन DPSP एंड लिबरल इंटेलेक्चुअल। ये क्लासिफिकेशन कहीं पे भी इस कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है, रिमेंबर दिस थिंग,
नो वेयर इन कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान में कहीं नहीं लिखा हुआ है ये हम अपने हिसाब से कर लेते हैं बस। जो गांधी जी की आइडियोलॉजी पे बेस्ड है, एग्जाम्पल के तौर पे आर्टिकल 40, जो पंचायत, गांधी जी पंचायत को बहुत प्रमोट करवाना चाहते थे, लोकल गवर्नमेंट को। 43 हो गया, 46 SC ST को बहुत प्रमोट करते थे, एग्रीकल्चर एनिमल हस्बेंड्री को बहुत प्रमोट करते थे, SC ST लोगों को, ठीक है, इंटॉक्सिकेंट को प्रिवेंट करना चाहिए, तो गांधीयन हो जाएंगी, ठीक है। सोशलिस्टिक जो हो जाएंगे, जो सोशलिस्टिक हैं, जैसे आर्टिकल नंबर 38 जिसमें सबका भला करना है, काम देना है, रोजगार देना है, ठीक है, और कुछ ही हाथों में वेल्थ ना कंसंट्रेट हो जाए, यानी कि इक्वालिटी को प्रमोट करना है ना, वो सारी चीज़ें सोशियो इकोनॉमिक में आएंगी आपकी, ठीक है। वैसे इस तरह से सवाल बहुत ज़्यादा बनते तो नहीं है कि इनमें से कौन सी सोशियो इकोनॉमिक है, कौन सी गांधी है ना, लेकिन बन भी जाएगा तो बड़ा आसान होता है क्वेश्चन को करना, ठीक है। पता ही चल जाता है कि गांधी जी की फिलॉसफी पे है या सोशियो इकोनॉमिक या लिबरल इंटेलेक्चुअल बहुत कम है। यूनिफॉर्म सिविल कोड है, आप जब पढ़ोगे ना खुद ही आपको एक एहसास आने लगेगा कि हाँ कौन सा क्या होगा, ठीक है। सेपरेशन ऑफ एग्जीक्यूटिव जुडिशरी है, ठीक है। इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी है, मॉन्यूमेंट वाला है, ठीक है, एनवायरनमेंट वाला है, ठीक है। रटना मत इनको बैठ के आर्टिकल, वो बस मैं एग्जाम्पल के तौर पे बता रहा हूँ आपको, ठीक है, वो आप अपने आप कर लोगे, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। DPSP इज़ एडेड थ्रू अमेंडमेंट, ठीक है। तो DPSP अमेंडमेंट से ऐड हुई हैं, कितने अमेंडमेंट हुए हैं? 4 अमेंडमेंट हुए हैं। 42nd अमेंडमेंट हुआ है, 44th अमेंडमेंट हुआ है, 86th अमेंडमेंट हुआ है और 97th अमेंडमेंट हुआ है। जो 42nd अमेंडमेंट हुआ है, इससे ध्यान रखना है 4 DPSP को ऐड किया गया है। कितनी? 4 DPSP को ऐड किया गया है। कितनी? 4 को ऐड किया गया, ठीक है। 4 कौन कौन सी हैं उसको हम ऐसे याद करते हैं। गरीब, हर चीज़ का जोड़ है, बस तुम्हें याद करना है, थोड़ा सा एफर्ट लगाना है। गरीब मजदूरों के बच्चे, उनसे एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करवाओ, ठीक। 39A दैट इज फ्री लीगल एड टू द पुअर। 43A पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स इन द मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज। 39 क्लॉज F चिल्ड्रन का हेल्दी डेवलपमेंट, एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करवाना है। 48A खत्म, गरीब मजदूरों के बच्चों से एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट कराओ, ठीक है। 44th पे आता है, क्या बताया मैंने? 44th से ऐड किया गया, 86 से ऐड किया गया एंड 97 से ऐड किया गया। 44th से क्या ऐड किया गया? टू मिनिमाइज इनइक्वालिटी इन इनकम, स्टेटस, फैसिलिटी एंड अपॉर्चुनिटी, ठीक है। 44th ये कहाँ है? ये आर्टिकल नंबर जो 38 नहीं पढ़ रहे थे जिसमें वेलफेयर दिया हुआ था, तो वो 38 का क्लॉज 1 है, ये 38 क्लॉज 2 है, ठीक है। 86 अर्ली चाइल्डहुड केयर, सब्जेक्ट मैटर चेंज किया गया, अर्ली चाइल्डहुड केयर, ठीक है। कब क्या? हाँ, तो ये आपका आर्टिकल नंबर 45 होगा। और 97th की अगर बात करेंगे तो इसमें फॉर्मेशन ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी, ओके। 97th क्या है ये? अच्छा, आर्टिकल लिखना है ना, आर्टिकल नंबर 43B। ध्यान रखना 97th अमेंडमेंट कोऑपरेटिव सोसाइटी से डील करता है। कहीं भी कोऑपरेटिव सोसाइटी दिख जाए, जैसे 19 क्लॉज 1, सब क्लॉज C में क्या था? B में था असेंबल, और वहाँ था C में एसोसिएशन कोई बना सकते हैं, संगठन बना सकते हैं। तो इसी में ही कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाने का अधिकार 97th अमेंडमेंट से ऐड किया गया था, ठीक है। अब यहाँ थोड़ी सी लड़ाई भी तो करवानी थी, रुक जाओ। फंडामेंटल राइट और DPSP में लड़ाई भी करवानी है, थोड़ी सी लड़ाई करवा लें, फिर आगे बढ़ते हैं, ख़त्म करते हैं फिर सब कुछ, ठीक है। सर कॉटेज इंडस्ट्री 43 में ही है, जो लिविंग वेज वाला नहीं है उसी में ही 43 में ही है कॉटेज इंडस्ट्री, ठीक है। क्या बॉडी दिखाने का तरीका थोड़ा कैजुअल है, मतलब समझा नहीं इसका?
चलो भाई, तो यहाँ पे थोड़ा सा डिस्प्यूट करवाते हैं, ठीक है। एक्चुअल में कुछ केसेस हुए जिनको हमें पढ़ना है, DPSP वर्सेस फंडामेंटल राइट्स में, ठीक है। मौलिक अधिकार वर्सेस जो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत हैं। तो सबसे पहला केस तो हुआ था, मतलब ये बात आई थी कि कौन ऊपर है कौन नीचे है। तो चंपकम दोराईराजन केस, जिसका हमने आर्टिकल 15 पढ़ाते थे जिक्र किया था, 1951 में जो हुआ था। CGL मेंस में क्वेश्चन भी बना था इस पर, ठीक है। तो इसमें बोला गया था कि फंडामेंटल राइट वुड प्रिवेल ओवर DPSP। अब डेप्थ में नहीं जा रहा हूँ, लेकिन ये है, ठीक है, ये चीज़ बोला था। देन फिर केस हुआ आपका गोलकनाथ केस। कब हुआ? 1967 में। ये 51 में हुआ था, ये 1951 में, ये 1967 में केस हुआ। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि पार्लियामेंट कैन अमेंड। वैसे मैंने अलग से एक लेक्चर ले रखा है, जैसे मैंने बताया, पूरे केसेस का एक अलग से आधे घंटे का ऐसा कुछ, तो पूरा देख लेना, ठीक है। कैन अमेंड फंडामेंटल राइट्स, यानी कि पार्लियामेंट जो देश की संसद है वो इनको क्या कर सकती है, सॉरी कैन नहीं, कैन नॉट, ठीक है, बिल्कुल अमेंड नहीं कर सकती है, कैन नॉट अमेंड दी फंडामेंटल राइट्स। पार्लियामेंट चिढ़ गया। पार्लियामेंट ने क्या किया? पार्लियामेंट ने रिस्पॉन्ड किया। कैसे? पार्लियामेंट ने 24th अमेंडमेंट किया, 24वां संविधान संशोधन 1971 में। और क्या बोला इसने? आर्टिकल नंबर 31C जोड़ा, ठीक है। इसने 24th अमेंडमेंट करके क्या बोला? पहली बात तो इसने अमेंडमेंट करके ये बोला कि पार्लियामेंट कैन अमेंड द फंडामेंटल राइट्स, ठीक है, कैन अमेंड फंडामेंटल राइट्स। फिर इसने क्योंकि बोला कि क्योंकि हम फंडामेंटल राइट्स अमेंड कर सकते हैं तो चलो कर ही लेते हैं, तो इसने क्या किया? इट एडेड आर्टिकल नंबर 31C, जिसमें कि पहला क्लॉज में ये बोला कि जब हम आर्टिकल नंबर 39B और C के तहत जो DPSP उसको इम्प्लीमेंट करने जाएंगे तो ये आर्टिकल नंबर 14 और 19 का वॉलेशन नहीं होगा। समझ में आई चीज़? यानी कि DPSP ये हम इम्प्लीमेंट करने जाएंगे तो ये फंडामेंटल राइट्स के ग्राउंड में इसको नल एंड वॉइड डिक्लेयर नहीं किया जा सकता है। और ये है कि इस पर जुडिशरी रिव्यू नहीं कर सकती है, ठीक है। यानी कि इसमें न्यायिक समीक्षा अलाउड नहीं है, इसको कोर्ट में क्वेश्चन नहीं किया जा सकता है। फिर केस हुआ कौन सा? फिर केस होता है आपका KBC, फेमस KBC, दैट इज़ केशव नंदा भारती केस। और इस केस में सुप्रीम कोर्ट बोलता है फाइनली कि नहीं भाई नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि यस वी डू एग्री, हम मानते हैं, हम गोलकनाथ वाले जो जजमेंट है उसको रिवर्स करते हैं और हम बोलते हैं कि हाँ यस पार्लियामेंट कैन अमेंड फंडामेंटल राइट्स, पार्लियामेंट कैन अमेंड फंडामेंटल राइट, ठीक है। और 39B जो आपने बोला है ना, आर्टिकल नंबर 31 का क्लॉज C का जो सब क्लॉज A है वो भी ठीक है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि जुडिशियल रिव्यू जो है ना इज़ अ बेसिक फीचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। जब पार्लियामेंट ने ये पूछा ये क्या चीज़ होती है, ये तो कहीं कॉन्स्टिट्यूशन में तो लिखा नहीं हुआ है, तो उसने बोला कॉन्स्टिट्यूशन में तो नहीं लिखा हुआ है, लेकिन आज से इसका जन्म होता है और उसका नाम रखा गया बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन या बेसिक फीचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, जिसमें कि कुछ ऐसी चीज़ें डाली गई और फर्दर आगे जो केस हुए तो डाली जाती रहीं जिनको पार्लियामेंट अमेंड नहीं कर सकता है, वो ऐसी चीज़ें यहाँ पर डाली गई बेसिक, जिसको हम बेसिक फीचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं। तो बेसिक फीचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन संविधान में कहीं नहीं लिखा हुआ है। ये केशव नंदा भारती केस जो 13 जजेस बेंच थी, जहाँ 13 जजेस ने जो डिसीजन दिया था उसमें ये चीज़ बोली गई थी, ठीक है, क्लियर इतनी चीज़। देन फिर पार्लियामेंट ने क्या किया? 42nd अमेंडमेंट करके क्या बोला
कि हम 39 बी और सी नहीं, किसी भी DPSP को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं और वो 1419 का वॉल्यूशन नहीं होंगी। देन फाइनली मिनर्वा मिल केस हुआ। मिनर्वा मिल केस होता है 1980 में, 1980 में, जिसमें कि सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला कि ना तो फंडामेंटल राइट ऊपर है ना तो DPSP ऊपर है। आर कॉन्स्टिट्यूशन यानी हमारा संविधान इज़ फाउंड ऑन द बेड रॉक ऑफ बैलेंस बिटवीन बोथ फंडामेंटल राइट एंड DPSP, यानी दोनों बैलेंस में चलते हैं, चलेंगे, ये चीज़ बोला गया फाइनली मिनर्वा मिल केस में। तो आपको यही याद रखना है कि कोई ऊपर नहीं है, दोनों बराबर हैं। ओके अच्छा, एक केस और याद रखना, गोलकनाथ से जो पहले हुआ था वो 19 मतलब शंकरी प्रसाद केस है, वो 1951 का ही है, ठीक है। शंकरी प्रसाद केस है वो 1951 का, और उसमें सुप्रीम कोर्ट ने बोला था जो गोलकनाथ ने बोला था उसका उल्टा, दैट इज़ पार्लियामेंट कैन अमेंड। पार्लियामेंट के पास ये पावर है कि वो कुछ भी अमेंड कर सकता है इंक्लूडिंग द फंडामेंटल राइट्स, ठीक है। तो शंकरी प्रसाद केस में जो बोला उसका उल्टा गोलकनाथ में, देन उसका फिर उलट दिया केशवानंदा, मतलब समझ रहे हो, उसका उल्टा केशवानंदा में। मिनर्वा मिल में क्या बोला है कि दोनों बैलेंस में एग्जिस्ट करते हैं, कोई किसी से ऊपर नहीं है, ये चीज़ ध्यान में रखनी है। ओके, सो वी आर डन विद द DPSP, नाउ कमिंग ऑन टू द फाइनल, दैट इज फंडामेंटल ड्यूटी पे आते हैं, ठीक है। कब ख़त्म होगा, बस ख़त्म ही हो रहा है फंडामेंटल ड्यूटी। कार्तिक सिंह बेटा शांत हो जाओ, इस तरह से स्कीम रिवील नहीं करते हैं। फंडामेंटल ड्यूटीज़ मौलिक कर्तव्य, दे वर नॉट ओरिजिनली द पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, मूलतः ये संविधान का हिस्सा नहीं थी। तो फिर क्या हुआ, तो फिर इसको अमेंडमेंट से जोड़ा गया। कैसे जोड़ा गया, पहले कमेटी का गठन किया गया। क्या किया गया, गठन। वो कमेटी का नाम क्या था, सरदार स्वरण सिंह कमेटी, ठीक है। सरदार स्वरण सिंह कमेटी का गठन किया गया बाय इंदिरा गांधी गवर्नमेंट, और इसने कुछ 8 फंडामेंटल ड्यूटीज़ रिकमेंड करी, जिसमें कि गवर्नमेंट ने 5 ली और 42nd अमेंडमेंट करके 42nd अमेंडमेंट से 10 जोड़ी, 5 इसके लिए, 5 अपनी तरफ से जोड़ी। और कहाँ जोड़ी, पार्ट नंबर 4A में, आर्टिकल नंबर 51A में सारी फंडामेंटल ड्यूटीज़ जोड़ दी। तो अगेन इंदिरा गांधी गवर्नमेंट थी, सरदार स्वरण सिंह कमेटी बनी 1976 में, 42nd अमेंडमेंट हुआ, 10 ड्यूटी ऐड करी गई पार्ट 4A में, आर्टिकल 51A में, जिनको कि हमें याद रखना है, ठीक है। सारी 51A में, लेकिन एट प्रेजेंट कितनी है अगर पूछेगा, तो एट प्रेजेंट 11 है, ठीक है। कितनी है, 11 है। 11वीं कौन सी है, 11वीं है जहाँ पर गार्जियंस को ड्यूटी दी गई है कि अपने बच्चों को स्कूल भेजना है। ये आपका क्लॉज ए, ठीक है, 51A सब क्लॉज A B C D E F G H, ठीक है, I और J, ठीक है। इसमें 11वीं वाली नहीं लिखी हुई है। ए से है अबाइड बाई द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान का पालन करना है, और नेशनल एंथम, ये आप देख सकते हो, आप में से काफ़ी लोग को रटा होगा अगर पहले आप मुझसे पढ़े हो तो। ए से अबाइड बाई द कॉन्स्टिट्यूशन है, और एंथम की रिस्पेक्ट करनी है, फ्लैग की रिस्पेक्ट करनी है। बी से है, बी में क्या है, टू चेरिश एंड फॉलो द नोबल आइडियल्स विच इंस्पायर्ड आवर नेशनल स्ट्रगल फॉर फ्रीडम, यानी कि वो उन आइडियल्स को फॉलो करना है जिसने कि नेशनल स्ट्रगल फॉर फ्रीडम को क्या किया है, इंस्पायर किया है। और उसको हम कैसे याद करते हैं, बी से बापू या फिर बी से भगत सिंह, ठीक है। बी से बापू और बी से भगत सिंह। रुकिएगा ज़रा, एक सेकंड रुकिएगा, ठीक है। सेकंड थोड़ा सा सेटअप बना लें। ठीक है,
टू अबाइड बाई द कॉन्स्टिट्यूशन। और बी से क्या है, बी से हम ऐसे याद करते हैं बापू और भगत सिंह, ठीक है, बापू भगत सिंह इस तरह से याद कर देंगे, ठीक है, तो उनके आइडियल्स पे हमें चलना है। सी अगर आप देखो तो रीजनिंग में सी 3 होता है ना, 3 चीज़ें, तो 3 चीज़ें यहाँ पे सॉवरेनिटी, यूनिटी एंड इंटेग्रिटी ऑफ इंडिया, उसको आप हमें अपहोल्ड और प्रोटेक्ट करना है। डी से हमें याद कर सकते हैं डिफेंड करना है कंट्री को, और जब भी नेशनल सर्विस के लिए बुलाया जाए तो हमें रेडी रहना है। ये हिंदी में है, आप देख सकते हैं जो हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स हैं यहाँ पे लिखी हुई हैं, ठीक है। देन ई का मतलब होता है 5, या ठीक है, ई का मतलब होता है 5, पाँचों उंगलियाँ साथ रहनी चाहिए, दैट मीन कॉमन ब्रदरहुड प्रमोट करना है, हार्मनी प्रमोट करना है। और ई का मतलब इक्वालिटी होता है, इक्वालिटी की जब बात आती है तो विमेन की बात आती है। तो एक्चुअल में आर्टिकल 51A सब क्लॉज ई में 2 फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं, एक तो हमें हार्मनी में रहना है, कॉमन ब्रदरहुड की स्पिरिट को प्रमोट करना है, प्लस हमें वो प्रैक्टिसेस छोड़नी है जो डेरिगेटरी हो डिग्निटी ऑफ वुमेन को, ठीक है। एफ से हमें याद करना है फोर्ट, फोर्ट मतलब किला, किला इज़ वॉट, किला इज़ हमारा रिच हेरिटेज और कंपोजिट कल्चर को दिखाता है, ठीक है। देन जी से हमें याद करना है ग्रीनरी, ग्रीनरी, तो ग्रीनरी मतलब नेचुरल एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट, लेक्स, रिवर, वाइल्ड लाइफ, ये सारी चीज़ें। एच से ह्यूमनिज्म, साइंटिफिक टेम्पर डेवलप करना है, ह्यूमनिज्म रखना है एंड स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी एंड रिफॉर्म। आई से पब्लिक प्रॉपर्टी, आई से कैसे याद करते हैं हम लोग, आई से याद करते हैं आई फॉर एन आई विल मेक दी होल वर्ल्ड ब्लाइंड। किसी ने हमको आँख दिखाया, हम उसको दिखाएंगे तो ऐसा जग अंधा हो जाएगा, ऐसा गांधी जी का मानना था। और गांधी जी हमें वॉयलेंस छोड़ने के लिए हमेशा बोलते रहते हैं, ठीक है। और पब्लिक प्रॉपर्टी को हमें सेफ गार्ड करना है, ठीक है, पब्लिक प्रॉपर्टी को भी हमें क्या करना है, सेफ गार्ड करना है। तो ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है, क्लियर है कि नहीं, बताइए जल्दी से, ठीक है। और जे से क्या है, जे से हम याद करते हैं जडेजा, ठीक है, जे से हम याद रखते हैं जडेजा। और जो जडेजा हैं वो क्या हैं, एक्सीलेंट हैं सारे स्फीयर्स ऑफ इंडिविजुअल, यानी इंडिविजुअली भी रन बनाते हैं, टीम को भी जिताते हैं, कलेक्टिव एक्टिविटी, सो दैट कि हमारी टीम आगे बढ़ सके, ठीक है। तो जे से जडेजा रखना है, यानी कि टू स्ट्राइव टुवर्ड्स एक्सीलेंस इन ऑल स्फीयर्स ऑफ इंडिविजुअल एंड कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी। और आखिरी बच गया के, जहाँ पर इसको ऐड किया गया था 86th अमेंडमेंट ऑफ 2002 से, जहाँ पर ये गार्जियंस को ड्यूटी दी गई थी, ठीक है, गार्जियंस को ड्यूटी दी गई थी कि अपने 6 से 14 साल तक के बच्चों को पढ़ाइए लिखाइए, ठीक है। हिंदी में ये ख़त्म होते हैं हमारे कुछ इंपॉर्टेंट कमिटीज़ हैं, जैसे कि जस्टिस वर्मा कमेटी, जस्टिस वर्मा कमेटी बनी थी जिसने कि लीगल प्रोविजंस ढूंढे थे जिससे कि फंडामेंटल राइट को एनफोर्स किया जा सके। बिकॉज यू शुड नो कि जो हमारे फंडामेंटल राइट्स होते हैं, मौलिक अधिकार, ये नॉन जस्टिसिएबल होते हैं, यानी वाद योग्य नहीं है ये, यानी कि आपको न्याय नहीं मिलेगा इनके लिए, तो दे आर नॉन जस्टिसिएबल। एंड अगर बात करें एनफोर्सिएबल, तो दे कैन बी एनफोर्स थ्रू अ सूटेबल लेजिस्लेशन। क्या 9 क्या चीज़, 9 क्या चीज़, चलो, जस्टिस वर्मा कमेटी मतलब ये होता है कि ये अपने आप में नॉन जस्टिसिएबल है, बट दे कैन बी एनफोर्स्ड थ्रू सूटेबल लेजिस्लेशन। तो वही जस्टिस वर्मा कमेटी ने एक तो ये बोला कि बच्चों को स्कूल में ड्यूटी सिखाई जाए, ठीक है, भले नॉन जस्टिसिएबल हैं, किसी को सज़ा नहीं मिलेगी। और ये जो ड्यूटीज़ हैं, ध्यान रखना, सिर्फ सिटीजन्स के लिए, फॉरेनर्स के लिए नहीं है। तो इन्होंने कुछ लीगल प्रोविजंस आइडेंटिफाई किए, जैसे अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट ऑफ 1967 इन्होंने आइडेंटिफाई किया, ठीक है। प्रिवेंशन टू नेशनल ऑनर्स एक्ट, जिसके तहत अगर कोई नेशनल फ्लैग की डिसरिस्पेक्ट करेगा तो उसको सज़ा दी जा सकती है, प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट्स टू नेशनल ऑनर्स एक्ट। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट जो 1972 का है, 1972 का, ठीक है। देन रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट है 1951 का। ये सारे इन्होंने लीगल प्रोविजंस आइडेंटिफाई किए जिसके तहत वो किया जा सकता है, ठीक है। पार्ट नंबर 20 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में, भाग नंबर 20 में कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आर्टिकल 368 के तहत 2 तरह का होता है, ध्यान रखना। वैसे तो अमेंडमेंट हम 3 तरह का बोलते हैं, सिंपल मेजोरिटी, स्पेशल मेजोरिटी, स्पेशल प्लस रैटिफिकेशन फ्रॉम हाउस ऑफ द स्टेट। बट सिंपल मेजोरिटी को अमेंडमेंट नहीं कंसिडर किया जाता है अंडर आर्टिकल नंबर 368, ठीक है। आर्टिकल नंबर 368 के तहत उसको अमेंडमेंट नहीं माना जाता है, ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। तो किसको माना जाता है, वो कौन से 2 टाइप्स हैं जिसको अमेंडमेंट माना जाता है? तो 2 तरह हैं आपकी, ये पहला है आपका स्पेशल मेजॉरिटी, ठीक है, स्पेशल मेजॉरिटी, प्लस दूसरा है स्पेशल मेजॉरिटी पार्लियामेंट में चाहिए, प्लस
एटलीस्ट देश के आधे राज्यों से रैटिफिकेशन चाहिए, रैटिफिकेशन फ्रॉम एटलीस्ट हाफ ऑफ द स्टेट्स, यानी कि देश में 14 राज्य 28 राज्य हैं, तो एटलीस्ट 14 से रैटिफिकेशन चाहिए, मतलब उनसे भी सहमति चाहिए, और ये वहाँ से सिंपल मेजॉरिटी चाहिए। ओके, एग्जाम्पल के तौर पे जैसे अगर हमें फॉर एग्जांपल हमें फंडामेंटल राइट अमेंड करना है, ठीक है, मौलिक अधिकारों में संशोधन करना है, डीपीएसपी दैट इज़ राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांतों में क्या करना है, अमेंडमेंट करना है, तो स्पेशल मेजोरिटी से, यानी कि पार्लियामेंट में, लोकसभा और राज्यसभा में स्पेशल मेजोरिटी चाहिए होगी। इज दैट क्लियर? एक सेकंड रुको, एक सेकंड, क्या खुल गया ये? ठीक है, तो वहाँ पर हमें स्पेशल मेजॉरिटी चाहिए होगी। क्लियर? और स्पेशल मेजॉरिटी प्लस रैटिफिकेशन फ्रॉम हाफ ऑफ द स्टेट, तो स्टेट का परमिशन वहाँ पे चाहिए हमें जहाँ पे कोई ऐसा फेडरल प्रोविजन को हम अमेंड कर रहे हो, जैसे कि राष्ट्रपति, यहाँ पर लिख नहीं रहा हूँ लेकिन आपके दिमाग में वो चीज़ जानी चाहिए, जैसे राष्ट्रपति की चुनाव प्रणाली में आप कुछ चेंज कर रहे हैं, ठीक है, आप सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट में कोई चेंज कर रहे हैं, आप इलेक्शन इन राज्यसभा में कोई चेंज कर रहे हैं, तो ऑब्वियस सी बात है उसमें स्टेट का इन्वॉल्वमेंट है उस चीज़ में, तो इसलिए वहाँ पे स्टेट का परमिशन भी आपको लेना पड़ेगा एटलीस्ट आधे राज्यों से। जैसे जब जीएसटी लाया गया था तो आपने फिस्कल फेडरलिज्म को चेंज करने की कोशिश करी, ठीक है, फिस्कल फेडरलिज्म आप जानते हैं कि भाई टैक्स किस तरह से कलेक्ट किया जाएगा, किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट होगा, तो इसलिए जीएसटी लाने के लिए स्टेट्स का अप्रूवल वहाँ पे लगा था, ठीक है, आपको पता होना चाहिए। जो 101st अमेंडमेंट था 101 नंबर का, जिससे जीएसटी को लाया गया, उसके लिए हमें रैटिफिकेशन लेना पड़ा स्टेट्स का, ठीक है। और आर्टिकल 368 खुद अगर इसको अमेंड करना है आर्टिकल 368 को, तो वहाँ पे भी पार्लियामेंट में स्पेशल मेजोरिटी और फ्रॉम एटलीस्ट हाफ ऑफ द स्टेट सिंपल मेजोरिटी से रैटिफिकेशन चाहिए, तो चाहिए, ठीक है, क्लियर है। तो जो चीज़ में, और सिंपल मेजोरिटी से क्या होता है हमने पढ़ा आर्टिकल नंबर 2-3, सिंपल मेजोरिटी से क्या होता है, अगर जजेस को बढ़ाना है, पीयूष ने जजेस जिसको बोलते हैं, या लेजिस्लेटिव काउंसिल को क्रिएट करना है, अबॉलिश करना है, ठीक है, कोरम बढ़ाना है, घटाना है, ठीक है, लैंग्वेज से कोई चीज़ करनी है, लैंग्वेज, तो वो सब सिंपल मेजोरिटी से हो जाता है। FRDPSP स्पेशल, उसके अलावा जितनी चीज़ें हैं जैसे कि प्रेसिडेंट का इलेक्शन प्रोसीजर, राज्यसभा में इलेक्शन, ठीक है, फिजिकल फेडरलिज्म, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, वो सब आपका स्पेशल मेजोरिटी रैटिफिकेशन ऑफ द स्टेट होगा, ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? आगे बढ़ें, लोकल बॉडीज़ और देख लेते हैं, फिर घर चलते हैं अपने अपने, क्यों, क्या कहते हो? सब जाने दीजिए, ऐसे कैसे, पकड़ो इसको जरा, भाग रहा है यहाँ से। पंचायत पे आते हैं, पार्ट नंबर 9 पे। पार्ट नंबर 9 में पंचायत दिया हुआ है, और देखो पहली बात तो ये कि 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर डिस्ट्रिक्ट में क्या किया गया था, प्रोविजंस को लागू किया गया था। 2 अक्टूबर 1959 को नागौर राजस्थान में सबसे पहले पंचायत को लागू किया गया था, बट इट वॉज नॉट कॉन्स्टिट्यूशनल नेचर का, कि मैंडेटरी था। मैंडेटरी किया गया, कैसे किया गया, कैसे किया गया, तो 73rd अमेंडमेंट किया गया, जहाँ पे यार इतना कलर है कि कुछ दिखेगा नहीं, रुक जाओ। तो कुछ कमिटीज़ बनी, एक कमेटी बनी बलवंत राय के कुत्तों, मतलब बलवंत राय कमेटी, मेहता कमेटी बनी, ठीक है, बलवंत राय मेहता कमेटी 1957 में बनी, और इसने सबसे पहली बार बोला कि भाई एक त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था लागू की जानी चाहिए, 3 टियर पंचायती राज व्यवस्था होनी चाहिए। देन एक फिर कमेटी बनती है अशोक मेहता 1977 में, उसने बोला कोई 3 टियर इवेर नहीं, 2 टियर में काम चल जाएगा अपना, ठीक है। फिर बनी एक LM सिंघवी कमेटी, इसने बोला पंचायत को कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दे दो, वही लिख रहा हूँ जो पूछा जाएगा, और इनका रिवाइटलाइजेशन पे फोकस करो। रिवाइटलाइजेशन मतलब रिवाइटल गोली नहीं आती है GOG भर के, वो खिला दो इनको, ठीक है। तो रिवाइटलाइजेशन ऑफ पंचायत ये है, और एक थुंगौन कमेटी भी बनती है, लेकिन जो मैंने चीज़ें लिखी हैं ऊपर बस वही ध्यान रखनी है आपको, ठीक है, ओके। तो फिर होता क्या है, फिर इन सारी कमेटी को देख के एक अमेंडमेंट किया जाता है जिसको हम बोलते हैं
73rd अमेंडमेंट, 73वां संविधान संशोधन, ये होता है 1992 में। उस टाइम पे पीवी नरसिम्हा राव थे प्राइम मिनिस्टर, ठीक है। लेकिन ये अप्लाई कब होता है? 24 अप्रैल 1993 को, 1993 में। इसीलिए हम 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस मनाते हैं, ठीक है। इसके थ्रू किया क्या गया इसके थ्रू पार्ट नंबर 9 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऐड किया गया, भाग नंबर 9, और इसमें आर्टिकल नंबर 243 से लेकर 243 ओ जोड़ा गया, पहली चीज़, एंड शेड्यूल्स जोड़ा गया। शेड्यूल कौन सा जोड़ा गया? 11th, ओके। ये चीज़ हो गया, तो यानी अब कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस इसको मिल चुका है, और 24 अप्रैल को हम पंचायती राज दिवस मनाना चाहें, ठीक है, पंचायती राज दिवस, ओके। अब ये जो 243 से 243 ओ है ना, इनको ना अपने को पढ़ना है, ठीक है। अच्छा, ये पहले तो ये समझ लो, ये यहाँ पर एक क्रिएट करना पड़ेगा फिर से, बस ख़त्म ही है लोकल बॉडीज़ के बाद अपन लोग घर चलेंगे, ठीक है, मस्त दाल चावल खाएंगे चल के, आपने घबराना नहीं है। चलो, तो 243 सबसे पहले तो ग्राम सभा की बात करता है। ग्राम सभा क्या होती है? सबसे बेसिक लेवल पे जो कोई बॉडी होती है, बेसिक लेवल पे मतलब गांव के जितने लोग जिनका वोटर लिस्ट में नाम है, ठीक है, जो वोट डाल सकते हैं, वो सब ग्राम सभा का हिस्सा होते हैं, वो सब ग्राम सभा का मेंबर होते हैं, ठीक है। 243B कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पंचायत। हाँ, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पंचायत का मतलब क्या होता है कि पंचायत का गठन जो है किस तरह से किया जाएगा, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पंचायत, ठीक है। तो वो त्रिस्तरीय पंचायत हमारे यहाँ पे चलती है। कैसी चलती है? त्रिस्तरीय पंचायत चलती है, ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। एक सेकंड रुको। ठीक है, तो त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था चलती है, जो आप यहाँ पे देख सकते हैं। सबसे निचले स्तर पे होगी आपकी ग्राम पंचायत, विलेज लेवल, ब्लॉक लेवल पे पंचायत समिति होगी, और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जिला परिषद होगी। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। विलेज पे ग्राम पंचायत होगी, ब्लॉक पे पंचायत समिति होगी, और डिस्ट्रिक्ट पे जिला परिषद होगी। जो ग्राम पंचायत लेवल है ना, वहाँ पे इसको भी डिवाइड करते हैं, ग्राम सभा के नाम से जानते हैं, ग्राम पंचायत, न्याय पंचायत वगैरह के नाम से जानते हैं, ठीक है। एक सेकंड रुको। हेलो, हाँ जी। OTP, अच्छा, आया हो क्या अभी? हाँ हाँ, तो घर पे ही हो? अच्छा, एक सेकंड। ठीक है, तो थ्री टियर पंचायती राज व्यवस्था होती है। ज़िला परिषद, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, ब्लॉक लेवल पे पंचायत समिति, और विलेज लेवल पे पंचायत समिति होगी, ठीक है। किस क्लियर? कॉम्पोजिशन ऑफ पंचायत में क्या होता है कि भाई किस तरह से सीट भरी जाएंगी, ठीक है, किस तरह से सीट भरी जाएंगी। तो ध्यान रखना, ऑल सीट्स शुड बी फिल्ड थ्रू डायरेक्ट इलेक्शन, ओके। और जो चेयरमैन लेवल की सीट्स हैं, चेयरमैन लेवल की, अच्छा एक चीज़ ध्यान रखना, ये मैंने 3 टियर पंचायती राज व्यवस्था तुम्हें बताया तो, लेकिन ये है आपका ब्लॉक लेवल, या जिसको इंटरमीडिएट लेवल बोलते हैं। लेकिन जहाँ की पॉपुलेशन, ध्यान रखना, जहाँ की पॉपुलेशन 20 लाख से कम है, पॉपुलेशन इफ़ इट इज़ लेस देन 2 मिलियन, तो वहाँ पे इंटरमीडिएट वाला बनाना ज़रूरी नहीं है,
ठीक, क्लियर इतनी चीज़, वहाँ पे ज़रूरी नहीं है। ठीक है, चलो देन यहाँ पे है चेयरमैन लेवल की अगर बात करेंगे तो इनडायरेक्टली इलेक्टेड होगा, लेकिन विलेज लेवल पे जैसा स्टेट लेजिस्लेचर चाहेगा वैसे होगा। ठीक है, मतलब कि इंटरमीडिएट लेवल पे और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे इनडायरेक्ट इलेक्शन होगा इसका, लेकिन विलेज लेवल पे जैसे वहाँ का स्टेट लेजिस्लेचर डिटरमाइन करेगा राज्य का विधानमंडल वैसे होगा। ट्रिक भी बता दूंगा, कोई दिक्कत लोड वाली बात नहीं, पहले समझ लो। रिजर्वेशन ऑफ सीट्स, तो सीट्स रिजर्व्ड होती हैं। सीट्स किसके लिए रिजर्व्ड होती हैं? तो सीट्स रिजर्व्ड होती हैं विमेन के लिए, कितनी? 1/3। ठीक है, और SC ST के लिए रिजर्व्ड होती हैं कितनी? इन प्रपोर्शन ऑफ देयर पॉपुलेशन। ठीक है, इन प्रपोर्शन ऑफ देयर पॉपुलेशन। पता है ये जो NTPC वगैरह के एग्ज़ाम होते हैं ना रेलवे के, उसमें बहुत पूछता है लोकल बॉडी, थोड़ा डेप्थ में पूछता है, पंचायत और ये म्यूनिसपैलिटी वगैरह। तो अगर ऐसा है तो डेप्थ में पढ़ के जाना उसके लिए। ठीक है, तो रिजर्वेशन ऑफ सीट्स। ड्यूरेशन ऑफ पंचायत 5 साल का होता है, और अगर प्री मेच्योर डिसोल्यूशन हो गया पंचायत का तो सिर्फ रिमाइंडर ऑफ द टर्म के लिए सर्व करता है, ध्यान रखना। एग्जाम्पल के तौर पे कोई पंचायत 2020 में बनी, 2025 में बनी मान लेते हैं, ठीक है, और वो 2030 तक रहेगी, 5 साल ड्यूरेशन होता है, टर्म होता है, लेकिन मान लेते हैं 2027 में वो डिज़ोल्व हो गई किसी कारणवश, तो वो जो अगली बनेगी ना वो सिर्फ 2027 से 30 तक के लिए नहीं, अगले 3 साल के लिए बनेगी। मान लो कोई 2019 में डिज़ोल्व होती है तो सिर्फ जो नई पंचायत बनेगी 1 साल के लिए बनेगी, रिमाइंडर ऑफ द टर्म के लिए। ऐसा लोकसभा लेजिस्लेटिव असेंबली में नहीं होता है। डिसक्वालिफिकेशन ऑफ मेंबरशिप क्या होता है? तो ये यहाँ पे ध्यान रखना, किसी को सिर्फ इसलिए डिसक्वालीफाई नहीं किया जाएगा कि उसकी 25 साल की उम्र नहीं हुई है। यहाँ पे ध्यान रखना, सिर्फ 21 साल की उम्र चाहिए। ठीक है, 21 साल की उम्र चाहिए। और कौन सी बॉडी, विच बॉडी विल डिसाइड ऑन डिसक्वालिफिकेशन, दैट वुड बी डिसाइडेड बाई वहाँ का स्टेट लेजिस्लेचर, यानी जो वहाँ का राज्य विधानमंडल होगा वो डिसाइड करेगा कि कोई कौन सी अथॉरिटी डिटरमाइन करेगी कि कौन डिसक्वालीफाई होगा, कौन डिसक्वालीफाई नहीं होगा। ठीक है, हाँ रिव्यूज़ करवा देंगे उसके NTPC के, नहीं होगा तो आज रात को करवा देंगे। ठीक है, 243F देख लिया। जी पावर अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी पंचायत को वहाँ का स्टेट लेजिस्लेचर देगा। पावर टू इम्पोज टैक्स एंड फंड्स वो अगेन स्टेट लेजिस्लेचर डिटरमाइन करेगा। फाइनेंस कमीशन को कॉन्स्टिट्यूट किया जाएगा। ठीक है, फाइनेंस कमीशन जो वित्त आयोग होगा, ठीक है, स्टेट का, ये 280 वाली से कन्फ्यूज़ मत करना। ठीक है, देन J से ऑडिट। अब याद कैसे रखना है? A से असेंबली, असेंबली का मतलब हिंदी में सभा होता है। B का मतलब बनना, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन। C से कॉम्पोजिशन। D से दलित, दलितों को रिजर्वेशन मिला। E का मतलब 5 होता है, 5 साल का ड्यूरेशन होता है। F मतलब फेल, मतलब डिस्क्वालीफाई। G मतलब गोली, गोली मिलते ही पावर आ जाती है। H हाउस टैक्स, हाउस टैक्स। I इनकम, इनकम मतलब फाइनेंस। J जांच, जांच का मतलब ऑडिट होता है अंग्रेजी में। K, ठीक है, K ओके, ओके इलेक्शन हो गए, ओके खत्म। ठीक है, तो इलेक्शन हो गया, इलेक्शन टू द पंचायत। ठीक है, एंड मतलब इसके लिए स्टेट इलेक्शन कमीशन का गठन किया जाएगा। ध्यान रखना, इलेक्शन कौन करवाता है? स्टेट का इलेक्शन कमीशन करवाता है। ठीक है, जो राज्य का चुनाव आयोग होता है वो इलेक्शन करवाता है। L एप्लीकेशन टू यूटीज़। अच्छा, जो यूनियन टेरिटरी है ये किस पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में दिए हुए हैं? संविधान के कौन से भाग में दिए हुए हैं? L लग गए, ठीक है, यूटीज़ के तो L लग गए। M पार्ट नॉट टू अप्लाई टू सर्टेन एरियाज़, कुछ एरियाज़ में अप्लाई नहीं होंगे। ठीक है, पार्ट 9 के जो प्रोविजंस हैं वो कुछ जगह में अप्लाई नहीं होते हैं। कोई बताएगा किन किन स्टेट में अप्लाई नहीं होते हैं? बाकी N उतना इंपॉर्टेंट है नहीं। O ये है बार टू इंटरफेरेंस बाय कोर्ट इन इलेक्टोरल मैटर्स, यानी कि कहाँ, मतलब ये जो है कि जो कोर्ट है वो इंटरफेयर नहीं कर सकते इलेक्टोरल मैटर्स में। और यूटी का पार्ट बात करेंगे 8 है। ठीक है, 9वां हम पढ़ ही रहे हैं अभी। ठीक है, और 10वां जो है वो सेंटर और स्टेट के बीच के, सॉरी हाँ, वो जो बताता है वो सेंटर और स्टेट के बीच के रिलेशन के बारे में बताता है। कौन? पार्ट सॉरी वो तो शेड्यूल और ट्राइबल एरिया के बारे में बताता है। 10 वाला जो है शेड्यूल्ड एंड ट्राइबल एरिया के बारे में बताता है। 5 यूनियन है, 6 स्टेट है, 7 को रिपील किया जा चुका है, 8 में यूटी है, 10 ये बताता है शेड्यूल एंड ट्राइबल एरिया। 11वां वाला है जो रिलेशन बिटवीन सेंटर और स्टेट बताता है, रिलेशन
बिटवीन सेंटर एंड स्टेट। ओके, ठीक है, ये चीज़ आपको क्लियर होनी चाहिए। अच्छा हाँ, ये जो यहाँ पे लिखा हुआ नहीं था पार्ट नंबर सॉरी आर्टिकल 243N, एक सेकेंड, नहीं आर्टिकल 243M, पार्ट नॉट टू अप्लाई टू सर्टेन एरियाज, तो कहाँ कहाँ अप्लाई नहीं होता है, ध्यान रखना, नागालैंड, मेघालय एंड मिज़ोरम, यहाँ अप्लाई नहीं होता है, ठीक है, यहाँ पे अप्लाई नहीं होता है। एंड पेसा क्या चीज़ है, 1996 का पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल्ड एरियाज, 1996 का ये एक्ट लाया गया था 1996 में, जिसके तहत क्या किया गया था, जिसके तहत ये किया गया था कि जो भी शेड्यूल्ड एरियाज़ हैं वहाँ पे पार्ट नंबर 9 के जो प्रोविजंस हैं उनको डायरेक्टली अप्लाई नहीं किया जा सकता है, विद सर्टेन मॉडिफिकेशंस अप्लाई होंगे, और उसके लिए ये एक्ट लाया गया था, बस इतना ध्यान रखना। जहाँ पे ग्राम पंचायत को बहुत ही बड़े लेवल पे क्या किया गया था, एम्पावर किया गया, ग्राम पंचायत को इतना एम्पावर किया गया कि आप समझ लो कि चेयरमैन लेवल की सारी सीट रिजर्व्ड हैं ट्राइबल के लिए, बाकी लेवल पे 50% सीट्स रिजर्व्ड हैं ट्राइबल्स के लिए, इतना ज़्यादा इन लोगों को पावर दिया गया है ट्राइबल्स को 5th शेड्यूल एरिया में, सो दैट कि सेल्फ गवर्नेंस को प्रमोट किया जा सके ट्राइबल एरियाज़ में। तो 5th शेड्यूल एरिया में पंचायत दैट इज़ पार्ट 9 के प्रोविजंस को अप्लाई करने के लिए पेसा एक्ट को लाया गया 1996 में, ठीक है, जहाँ ग्राम पंचायत को बहुत सारी पावर्स दी गई, ठीक है। म्यूनसिपालिटी को बुला के गड्ढा भरवाते हैं अभी हम लोग, ठीक है, पार्ट नंबर 9A में है, इसको 74th अमेंडमेंट से लाया गया, ठीक है, पीला कलर अच्छा लगेगा इसमें, नहीं, 74th अमेंडमेंट से इसको लाया गया, 1992 में हुआ था, 1993 में ये इन्फोर्स हुआ। वो अभी हम पढ़ रहे थे पंचायत दैट वाज रूरल लोकल बॉडी, ये है अर्बन लोकल बॉडी, अर्बन लोकल सेल्फ गवर्नमेंट है ये, म्यूनिसिपैलिटी की अगर बात करेंगे नगर पालिका। नगर पालिका 243P से लेकर 243ZG के बीच में दिया हुआ है, हमें एक आर्टिकल बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं रटना है, ये चीज़ ध्यान रखिए, ठीक है। हमें ये बस पता होना चाहिए कि म्यूनिसिपैलिटी 3 तरह की होती है। मैं फिर से बता दूं, अगर आप वहाँ पे जा रहे हैं, अभी नहीं कर रही है, अभी ठीक है। तो 3 तो अगर आप NTPC वगैरह एग्जाम में बैठ रहे हैं तो बहुत डिटेल में देखिएगा एक एक आर्टिकल को इसमें, ठीक है, क्योंकि वो अभी हमारा मेन कंसर्न नहीं है, मेन है CGL और बाकी SSC एग्ज़ाम्स के लिए कर रहे हैं, तो इसलिए मैं उतना डिटेल में नहीं कर रहा हूँ, नहीं तो फिर मतलब ही कि अगर मैं सारा कुछ सब में लपेट दूँ तो फिर नाम लिखने का मतलब ही क्या कि SSC के लिए, रेलवे के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर पहला वाला है, ये म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन होता है, जो बहुत बड़े सिटीज़ और टाउन्स के लिए होता है, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन। देन होता है म्यूनिसिपल काउंसिल, जो एक छोटी सिटी के लिए होता है, और तीसरा होता है आपका नगर पंचायत, जो एक ट्रांजिशनल एरिया के लिए होता है, यानी कि अर्बन और रूरल के बीच का होता है, ट्रांजिशन होता है वो। तो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन बड़ी सिटी, काउंसिल छोटी सिटी, नगर पंचायत ट्रांजिशन के लिए होता है, ठीक है। क्लियर इतनी चीज़ यहाँ तक, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। और यहाँ भी इलेक्शन कौन करवाएगा, स्टेट का इलेक्शन कमीशन ही करवाएगा। 243P से लेके ZG तक है। बाकी अगर आप फैटमैन खोल के देखोगे जिनके पास होगी तो उनको सब मिल जाएगा, सारे आर्टिकल, अगर आपको देखना है तो देख सकते हैं। वैसे भी फैटमैन क्या, अगर आप गूगल भी करोगे तो मिल जाएंगे, तो आप एक बार देख सकते हैं। कोऑपरेटिव सोसाइटी पार्ट नंबर 9B में है, इसको 97th अमेंडमेंट से ऐड किया गया। जैसे मैंने आपको बताया कि जहाँ भी कोऑपरेटिव सोसाइटी दिख जाए 97th अमेंडमेंट ही होगा वो, ठीक है। ऑल दी बेस्ट, हेलो स्टेनो के पेपर के लिए, ठीक है। तो 97th अमेंडमेंट पार्ट नंबर 9B ऐड किया गया। ZG तक खत्म हो चुका था वहाँ, तो ZH से लेके ZT, ठीक है, 243 ZH से लेके ZT के बीच में दिया हुआ है। इमरजेंसी प्रोविजंस देख लेते हैं, पार्ट नंबर 18 में है, पार्ट नंबर 20 में अमेंडमेंट था, पार्ट नंबर 18 में इमरजेंसी प्रोविजंस हैं, ठीक है। तो सबसे पहले नेशनल इमरजेंसी देखते हैं। तो राष्ट्रीय आपातकाल किन किन ग्राउंड्स में लगाया जा सकता है? तो ग्राउंड्स क्या हैं नेशनल इमरजेंसी के? पहला वॉर, दूसरा एक्सटर्नल एग्रेशन, एंड आर्म्ड रेबेलियन।
पहले इसकी जगह जो वर्ड हुआ करता था वो हुआ करता था इंटरनल डिस्टर्बेंस, जिसको हटा के आर्म्ड रेबेलियन कर दिया गया। किस अमेंडमेंट से? 44th अमेंडमेंट से। ठीक है, चीज़ क्लियर है इतनी? नेशनल इमरजेंसी आर्टिकल नंबर 352 में है ये, अनुच्छेद 352 में है। इसको कैसे लगाया जा सकता है? तो इसके लिए प्रेसिडेंट लगा सकता है, प्रेसिडेंट इम्पोज कर सकता है नेशनल इमरजेंसी को, लेकिन उसके लिए पार्लियामेंट का अप्रूवल चाहिए। पार्लियामेंट मतलब लोकसभा राज्यसभा, वहाँ से आपको स्पेशल मेजॉरिटी से दोनों हाउसेस इसको पास करवाना होता है, एंड दैट टू विद इन अ मंथ, 1 महीने के अंदर आपको पास कराना होता है। पहले 2 महीने होता था, लेकिन 44th अमेंडमेंट ने इसको 1 महीने किया। 44th अमेंडमेंट ने ही कैबिनेट वर्ड को पहली बार जोड़ा यहाँ पे। किस में जोड़ा? तो आर्टिकल 352 में। और ये बोला कि प्राइम मिनिस्टर जब एडवाइस करेगा प्रेसिडेंट को इमरजेंसी लगाने के लिए तो कैबिनेट से पूछ के करेगा, अपने आप नहीं करेगा। तो कैबिनेट वर्ड जो है 44th अमेंडमेंट से जोड़ा गया था इसको। ओके, और ये जो 2 महीने से 1 महीने किया गया टाइम लिमिट, इसको भी 44th अमेंडमेंट से किया गया ना। अब एक बार इमरजेंसी लग गई तो वो कंटिन्यू रहती है जब तक इसको हटाया ना जाए। और हटाने के लिए क्या करना होता है? रिवोक जो है कैसे? प्रेसिडेंट खुद से जब चाहे तब कर सकता है। लेकिन अगर लोकसभा ने, किसने? लोकसभा ने सिंपल मेजॉरिटी से अगर रेजोल्यूशन पास कर दिया तो प्रेसिडेंट को हटाना ही पड़ेगा। ही इज़ नो ऑप्शन। तो देखा आपने, लापरवाही का नतीजा नहीं कि भाई पार्लियामेंट मतलब लगाने के लिए, इमरजेंसी लगाने के लिए, इम्पोज करने के लिए स्पेशल मेजॉरिटी चाहिए दोनों हाउसेज में। यहाँ पे सिंपल मेजॉरिटी चाहिए, एंड दैट टू ओनली इन लोकसभा। ठीक है, कितने बार लगी है अभी तक? तो टोटल 3 बार लगी अभी तक, 3 बार लगी है। कब कब लगी है? तो 1962 में लगी है जब चाइना के साथ वॉर हुआ था। 1965 में पाकिस्तान के साथ भी हुआ था, लेकिन लगी नहीं थी क्योंकि पहले से ही लगी हुई थी। 1962 वाली लगी हुई थी, इसलिए अलग से लगाने की ज़रूरत पड़ी नहीं थी उसमें। और देन 1971 में जब पाकिस्तान के साथ जब उन्होंने बांग्लादेश को लिबरेट करवाया, और वही बांग्लादेश हमें आग दिखा रहा है 1975 में। इन दोनों केस में तो वॉर था, यहाँ पे इंटरनल डिस्टर्बेंस के ग्राउंड में लगाया गया था इंदिरा गांधी के द्वारा, इसीलिए इसको हटा के वो कर दिया गया। अच्छा, हेबियस कॉर्पस केस के नाम से किस केस को जानते हैं? जल्दी से बताओ। लगता है क्लास में गूलर का फूल पड़ा, मतलब क्या हो गया? ठीक है, तो नेशनल इमरजेंसी समझ में आ गया कब क्या कैसे लगती है, कब लगी, इतनी बार लगी है। तो एडीएम जबलपुर हेबियस कॉर्पस केस एडीएम जबलपुर वर्सेस शिवकांत शुक्ला केस होता है। ठीक है, प्रेसिडेंट रूल पे आते हैं। एंड प्रेसिडेंट रूल आर्टिकल नंबर 356 के तहत अप्लाई किया जाता है। और एक चीज़ ध्यान रखना है इसमें कि हमारे फंडामेंटल राइट किस तरह से वो होते हैं। ठीक है, फंडामेंटल राइट्स किस तरह से रिस्ट्रिक्ट होते हैं। तो पहली बात तो ये, नेशनल इमरजेंसी के टाइम पे रिस्ट्रिक्ट होते हैं फंडामेंटल राइट, प्रेसिडेंट रूल के टाइम पे इस तरह से नहीं होते हैं। और इसको सस्पेंड करने के लिए 2 आर्टिकल्स का यूज़ होता है। एक तो होता है आर्टिकल नंबर 358 और एक होता है आर्टिकल नंबर 359, 358 और 359। ध्यान ये रखना है कि 20 एंड 21 ये कभी सस्पेंड नहीं होते हैं, ये फंडामेंटल राइट्स। ठीक है, नेवर सस्पेंडेड। ओके, कभी सस्पेंड नहीं होते हैं। आर्टिकल 358, 359, 358 के तहत आर्टिकल नंबर 19 में जो 6 अधिकार मिले हुए हैं सामरो, वो सस्पेंड करना है तो 358 प्रेसिडेंट ऑर्डर पास करता है, अपने आप नहीं होते हैं। और आर्टिकल 359 रिमेनिंग राइट्स, रिमेनिंग का मतलब है 19 को छोड़ के बाकी राइट्स को सस्पेंड करना है तो 359 आर्टिकल का यूज़ होता है। ठीक है, ये चीज़ पता होनी चाहिए आपको। मतलब राइट पर से सस्पेंड नहीं होता है, बट राइट टू मूव द कोर्ट सस्पेंड होता है। तो मतलब वही होता है कि हाँ राइट सस्पेंड हो गया आपके। ठीक है, तो राइट टू मूव द कोर्ट सस्पेंड होता है, कोर्ट नहीं जा सकते हैं, वॉल्यूशन होता है तो। ओके, एंड ये जो है 2021 कभी सस्पेंड नहीं हो सकता है, और 19 भी सस्पेंड नहीं हो सकता है अगर आर्म्ड रेबेलियन के ग्राउंड में क्या लगा है, अगर आर्म्ड रेबेलियन के ग्राउंड में इमरजेंसी लगा है तो 19 के 6 राइट्स वो भी सस्पेंड नहीं हो सकते हैं। ठीक है, ओके, ठीक है। प्रेसिडेंट रूल आर्टिकल नंबर 356 के तहत लगता है, अनुच्छेद नंबर 356 के तहत इसको लगाया जाता है अगर हम प्रेसिडेंट रूल की बात करेंगे तो। ठीक है, इसके ग्राउंड्स जो है ना, ग्राउंड्स ये 2 हैं। एक तो आर्टिकल नंबर 356 में है और एक 365 में है। ये है कि अगर कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी का ब्रेकडाउन हो गया स्टेट में, कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी का ब्रेकडाउन हो गया है
और ये होता है आपका 365 वाला। अगर सेंटर के द्वारा जो डायरेक्शन दिए गए हैं, सेंटर के द्वारा जो डायरेक्शन दिए गए हैं स्टेट को, वो स्टेट मानने से मना कर रहा है, फॉलो नहीं कर रहा है, तो उस ग्राउंड में लगाया जा सकता है। ठीक है, ये जो है नेशनल इमरजेंसी कितने भी टाइम के लिए लगी रह सकती है, लेकिन प्रेसिडेंट रूल 3 साल से ज़्यादा नहीं हो सकता है। इसको भी प्रेसिडेंट ही लगाता है। ठीक है, इसको हम स्टेट इमरजेंसी बोल देते हैं सिनोनिमसली, बट होता है प्रेसिडेंट रूल है। और इसको लगाने के लिए 2 महीने, मतलब सिंपल मेजोरिटी से 2 महीने का, मतलब 2 महीने के अंदर जो है अप्रूवल चाहिए होता है पार्लियामेंट से। ठीक है, स्पेशल मेजोरिटी की ज़रूरत नहीं पड़ती यहाँ पे। एंड सबसे मैक्सिमम नंबर ऑफ़ टाइम्स कहाँ लगा है? मैक्सिमम नंबर ऑफ़ टाइम्स अगर हम देखें तो ये लगा है मणिपुर में 11 बार। अभी करंट में वो प्रेसिडेंट रूल के अंडर में ही है 11वीं बार। ठीक है, इसके बाद यूपी में है, ठीक है, 9 बार, यूपी में 9 बार, मणिपुर में 11 बार। ठीक है, तो प्रेसिडेंट रूल भी समझिए आप। और फाइनेंशियल इमरजेंसी आज तक नहीं लगी है, नेवर इम्पोज टिल नाउ, नेवर इम्पोज टिल नाउ। आर्टिकल क्या है इसका? आर्टिकल नंबर, अनुच्छेद नंबर 360 है जिसके तहत है। ठीक है, और फाइनेंशियल इमरजेंसी के केस में क्या किया जा सकता है? प्रेसिडेंट जो है वो जितने भी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं, गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ हैं, सबकी सैलरी घटा सकता है। ऐसा नहीं घट जाएगी अपने आप, हटा, ठीक है, घटा सकता है। आज तक कभी लगी नहीं है। चलो ऑफिशियल लैंग्वेजेस पे आते हैं। पार्ट नंबर 17 में आर्टिकल नंबर 343 से, फर्स्ट टाइम एट पंजाब, यस, पहली बार पंजाब में लगी, वाह मिष्टी। क्या चल रहा भैया? वाह मिष्टी मिष्टी है नहीं, क्या चल रहा है सब? ना करें जनाब, ना करें, दुख होता है। होके पेट यहाँ मैं क्लास ले रहा हूँ, तुम लोग मिष्टी मिष्टी जैसे नाम रखे हुए हो और बतौलेबाजी कर रहे हो हैं? ना करें, कहे जनाब, ना करें। ठीक है, 343 पे आता है, मतलब पार्ट नंबर 17 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में ऑफिशियल लैंग्वेजेस दिए हैं, आर्टिकल नंबर 343 से 351। एंड आर्टिकल 343 में क्या दिया हुआ है? हिंदी लिखा है क्या? आगे नहीं लिखा है। हिंदी इन देवनागरी स्क्रिप्ट, ठीक है, शैल बी द ऑफिशियल लैंग्वेज, शैल बी द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ यूनियन। ठीक है, ध्यान रखना है आपने कि आर्टिकल 343 में क्या लिखा हुआ है, ऑफिशियल लैंग्वेज यूनियन की क्या होगी वो इसमें लिखा हुआ है। ठीक है, पहले ये था कि सिर्फ मतलब हिंदी इंग्लिश रहेगी, फिर इंग्लिश को सिर्फ 15 साल तक ही रखना था, लेकिन ऑफिशियल लैंग्वेजेस एक्ट पास हुआ था। ठीक है, ऑफिशियल लैंग्वेजेस एक्ट पास हुआ था 1963 में, और उसने इसके यूज़ को कंटिन्यू रखा हुआ है अभी तक। ठीक है, याद रहेगी इतनी चीज़, घबराओगे तो नहीं? क्यों? समझ में आ गया इतना? 343 में ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ यूनियन, और पार्ट नंबर 17 में क्या है? 18 में क्या है? इमरजेंसी है। सॉरी 18 में क्या है? नहीं इमरजेंसी है। 20 में क्या है? अमेंडमेंट है। ठीक है, तो ध्यान रखना। कॉन्स्टिट्यूशन, अब आखिरी टॉपिक देख लेते हैं, दैट इज़ बॉडीज़। ठीक है, हम लोग को 6 घंटे हो चुके हैं। कॉन्ग्रेचुलेशन सभी को जितने लोग हैं। जस्ट 6 घंटे पहले हमने 9:36 पे क्लास स्टार्ट की थी और 6 घंटे हो चुके हैं। पहला वैशाख सभी को। ठीक है, तो अपना सब्र का बांध टूटने ना दें। बस 10 मिनट की क्लास और है, ख़त्म करते हैं। ठीक है, 6 घंटे आपने पढ़ाई करी है कॉन्टिन्यूसली, गुड थिंग, कुडोस टू यू। अब 3 तरह की बॉडीज़ होती हैं हमारी। एक कॉन्स्टिट्यूशनल होती है, एक स्टैट्यूटोरी होती है, और एक क्या होती है? एग्जीक्यूटिव होती है। ओके, ठीक है। तो कॉन्स्टिट्यूशनल वो होती है जिनका कोई ना कोई आर्टिकल होता है कॉन्स्टिट्यूशन में। स्टैट्यूटरी वो होती हैं जो लॉ के थ्रू क्रिएट की गई हैं, कोई एक्ट है जिसके थ्रू क्रिएटेड हैं। एंड एग्जीक्यूटिव ये जो होती हैं, ये एग्जीक्यूटिव रेजोल्यूशन से क्रिएटेड है। ओके सर बस यार 10 मिनट और रुक जाओ। तुम इस तरह से घबराओगे तो कैसे चलेगा बताओ? क्लियर हो गया? कॉन्स्टिट्यूशनल जिनका आर्टिकल है, स्टैट्यूटरी, लॉ, एग्जीक्यूटिव, रेजोल्यूशन से बनी। ओके, जो आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं लिखी हुई इलेक्शन कमीशन, यूपीएससी, स्टेट पीएससी, जीएसटी, नेशनल कमीशन फॉर एससी, एनसीएससी, एनसीएसटी, कैग, एजी, सब ठीक है। क्या है? ये सब हैं आपकी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़। ठीक है, अब कॉन्स्टिट्यूशनल तो हैं, ओके ठीक है, हमें भी समझ में आता है। ठीक है, फिर थोड़ा पढ़ लेते हैं इनके बारे में। ओके,
ठीक है, और ये हम पढ़ चुके हैं, एडवोकेट जनरल पढ़ चुके हैं, अटॉर्नी जनरल पढ़ चुके हैं, कैग पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो इनको हमें बिल्कुल नहीं देखना है, ये हम सब पढ़ चुके हैं। कैग का टेन्योर बताओ कितना होता है और अटॉर्नी जनरल का टेन्योर कितना होता है, बताओ जल्दी से। फाइनेंस कमीशन, मैडम का वेलकम करो भाई। हैं, आर्टिकल नंबर 280 में दिया हुआ है। किसमें? क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन है ना, तो कोई ना कोई आर्टिकल तो होगा 280 में। कॉम्पोजिशन 1+4 होता है, नहीं एक चेयरमैन होगा, 4 अदर मेंबर्स होंगे। ठीक है, चेयरमैन, देखना चेयरमैन ये फाइनेंस मिनिस्टर नहीं होती हैं। फाइनेंस कमीशन का चेयरमैन होता है जिसको पब्लिक अफेयर्स में नॉलेज हो। ठीक है, पब्लिक अफेयर्स में नॉलेज होनी चाहिए। एंड दे आर री एलिजिबल। ठीक है, दे आर री एलिजिबल फॉर अपॉइंटमेंट, यानी उसी ऑफिस में उनकी अपॉइंटमेंट फिर से हो सकती है। ठीक है, तो री एलिजिबल हैं वो अपॉइंटमेंट के लिए, फाइनेंस कमीशन के जो मेंबर्स होते हैं वो लोग। ठीक है, ओके। तो मतलब कॉन्स्टिट्यूशन में तो इनकी क्वालिफिकेशन नहीं लिखी हुई जो मैंने आपको पब्लिक अफेयर्स बताया, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन ने पार्लियामेंट को ड्यूटी दी थी कि आप खुद से देख लेना अपना, तो फिर उसने खुद से देख लिया और बता दिया कि ऐसा ऐसा है। सबका नहीं देखना है हमें, बस उसका देखना है। ठीक है, फर्स्ट जो फाइनेंस कमीशन बना था पहला वाला, उसके चेयरमैन कौन थे? केसी नियोगी थे। 14th के वाई रेड्डी थे, लिख नहीं रहा हूँ। 15th के NK सिंह थे। 14th के कौन थे? वाई रेड्डी। और 16th जो अभी बना है इसके कौन है? अरविंद पनगड़िया। ठीक है, ओके, अरविंद पनगड़िया। ध्यान रखना 280 में फाइनेंस कमीशन का डेफिनेशन एंड एवरीथिंग सब कुछ दिया हुआ है, ड्यूटीज़ नहीं दी हुई हैं। आर्टिकल 281 जो है वो बात करता है रिकमेंडेशन ऑफ। अब TCS तो पूछता था, करंट वेंडर का पता नहीं, लेकिन हाँ ये है कि 281 में इसके जो रिकमेंडेशन है वो है। रिकमेंडेशन किसको देता है? ये प्रेसिडेंट को देता है अगर सेंटर से एसोसिएटेड है, और गवर्नर को देता है अगर स्टेट से एसोसिएटेड है। वो अपने अपने लेजिस्लेचर में, दैट इज़ पार्लियामेंट में प्रेसिडेंट और स्टेट लेजिस्लेचर में गवर्नर, वो उसको रखते हैं उसको। ठीक है, क्लियर। रिकमेंडेशन किस चीज़ को लेकर देता है ये? तो रिकमेंडेशन देता है नेट प्रोसीड्स ऑफ टैक्सेस। नेट प्रोसीड्स ऑफ टैक्सेस का मतलब है जो भी टैक्स कलेक्ट हुआ। फॉर एग्जांपल मान लो 1 लाख करोड़ कलेक्ट हुआ। ठीक है, अब उसको कलेक्ट करने में भी तो खर्चा आया होगा, उसको घटा दो, दैट इज कॉल्ड एज नेट प्रोसीड ऑफ टैक्सेस। अब वो किस तरह से सेंटर और स्टेट के बीच में बंटवारा होगा उसका, वो ये 281 में बताता है, वो उसी को बोलते हैं। ठीक है, वही ड्यूटी है, वही जॉब है फाइनेंस कमीशन की। ठीक है, अब ये अरविंद पनगड़िया के साथ साथ ये 16 फाइनेंस कमीशन के मेंबर कौन कौन है वो मैं येलो से लिख रहा हूँ, तो ध्यान रखना थोड़ा सा। ठीक है, और ये इंपॉर्टेंट है। तो अजय नारायण झा हैं, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, अजय नारायण झा हैं। ठीक है, और एनी मैथ्यू जॉर्ज हैं, झा हैं, जॉर्ज हैं, मनोज पांडा हैं और सौम्य कांति घोष हैं। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे। 279A में क्या है? उसमें GST काउंसिल है, यानी कि इसके जस्ट एक पहला वाला जो आर्टिकल है। और GST काउंसिल की अगर बात करें तो उसकी चेयरमैन जो होते हैं वो हमारे फाइनेंस कमीशन, जो फाइनेंस मिनिस्टर होते हैं वो होते हैं। ठीक है, 279। तो GST काउंसिल जो है वो भी एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी ही है। ओके, क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। पब्लिक सर्विस कमीशन पे आते हैं, UPSC। किस किस का ड्रीम है, किसके आगे फोटो खिंचवाना है, किस किस का ड्रीम है, बताओ जल्दी से। बताओ भैया किस किस का ड्रीम है। ये ड्रीम तुम 2 तरह से पूरा कर सकते हो, 3 तरीके से। पहला कि तुम SSC में सिलेक्शन लो, UPSC डिपार्टमेंट में जाओ, फ़ोटो खिंचवा लो। दूसरा जो मैंने किया है जिस तरह से, UPSC का कोई भी एग्ज़ाम क्लियर करो, फिर इंटरव्यू देने जाओ, फ़ोटो खिंचवा लो। तीसरा, भंडियाते हुए चले जाओ और खिंचवा लो। उसमें क्या लगता है? कुछ नहीं लगता है, बस शर्ट पैंट और टाई पहन लो, लोगों को लगे वाह UPSC में बढ़ना इंटरव्यू दे के आया है। ठीक है, वो भी एक तरीका है। खैर, पब्लिक सर्विस कमीशन पे आते हैं। तो पब्लिक सर्विस कमीशन की अगर बात करेंगे तो पार्ट नंबर 14 में दिया हुआ है। ठीक है, पार्ट नंबर 14 में दिया हुआ है, भाग नंबर 14 में, आर्टिकल नंबर 315 से लेके 323 के बीच में दिया हुआ है। ठीक है, पार्ट नंबर 14 आर्टिकल 315 से 323 के बीच में दिया हुआ है। इसका काम क्या होता है? इसका काम होता है, और जो फाइनेंस कमीशन का जो टेन्योर होता है ना वो 5 साल होता है, ध्यान रखना। इसका काम क्या होता है? इसका काम होता है क्या? एग्ज़ाम करवाना। और क्या काम होता है इसका? एक सेकंड रुको।
देख सकते हैं यहाँ पे 315 में पब्लिक सर्विस कमीशन ऑफ द यूनियन एंड स्टेट्स, मतलब ऐसा नहीं कि स्टेट का अलग है यूनियन का अलग है, दोनों में इसी का है, यानी कि यूपीएससी स्टेट पीएससी दोनों है इसमें। अपॉइंटमेंट एंड टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ मेंबर्स, ठीक है, अपॉइंटमेंट एंड टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ मेंबर्स दिया हुआ है। रिमूवल एंड सस्पेंशन ऑफ अ मेंबर इसमें दिया हुआ है, ठीक है। पावर टू मेक रेगुलेशन एज टू कंडीशन ऑफ सर्विस वगैरह दिया है। प्रोहिबिशन एज टू होल्डिंग ऑफ ऑफिस ऑफ मेंबर, मतलब आप एक बार अगर आप मेंबर जैसे फॉर एग्जांपल आप मेंबर बन गए, ठीक है, ध्यान सुनना, जैसे आप एक बार मेंबर बन गए यूपीएससी के मेंबर, तो आप चेयरमैन बन सकते हो, फिर से मेंबर नहीं बन सकते हो, नीचे नहीं आ सकते और कोई प्राइवेट प्रैक्टिस नहीं कर सकते हो। जैसे आप स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के चेयरमैन हो, ठीक है, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन चेयरमैन हो, तो आप यूपीएससी के या तो मेंबर बन सकते हो या यूपीएससी के चेयरमैन बन सकते हो, फिर से स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के चेयरमैन नहीं बन सकते हो, या स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के मेंबर नहीं बन सकते हो, पीछे नहीं आ सकते हो, आगे जा सकते हो, ठीक है, ये चीज़ होती है। फंक्शन है पब्लिक सर्विस कमीशन के, मतलब चुनाव, मतलब इलेक्शन, चुनाव बोल रहा हूँ, सॉरी, पेपर करवाना, एग्ज़ाम कंडक्ट करवाना, ठीक है। पावर टू एक्सटेंड फंक्शंस ऑफ पब्लिक सर्विस कमीशन ये पार्लियामेंट के पास है। और रिपोर्ट आखिरी में क्या, रिपोर्ट, तो हर चीज़ का आखिरी आर्टिकल रिपोर्ट से डील करेगा। तो आर्टिकल नंबर जो 323 है ये रिपोर्ट के बारे में चर्चा करता है, ठीक है। ठीक है कि नहीं ये बताओ जल्दी से, ये मत बोलना ठीक कहाँ है, ठीक कहाँ है, क्यों, ठीक है ना। रिपोर्ट्स ऑफ पब्लिक सर्विस कमीशन दी हुई हैं इसमें, किसको देता है, तो प्रेसिडेंट को दी जाएगी, अगर सेंटर से एसोसिएटेड है, गवर्नर से एसोसिएटेड है तो वो, मतलब स्टेट से एसोसिएटेड है तो गवर्नर को दी जाएगी, ठीक है। इनके अगर टेन्योर की बात करें, टर्म की बात करें, तो जो इनका टर्म होता है वो कितना होता है, वो टेन्योर होता है 6 ईयर्स और 65 ईयर्स ऑफ एज, जो कि कैग का भी होता है, हमने देखा था, ठीक है, जो कि कैग का भी होता है, क्लियर है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, बस ये ध्यान रखना ये है भाई यूपीएससी वाला, ठीक है। और अगर स्टेट पीएससी या फिर जॉइंट पीएससी बात करोगे, जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन में, तो उसमें 6 साल या 62 साल की उम्र होती है, ठीक है। और जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन इज़ नॉट अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। जेपीएससी जो होता है ये प्रेसिडेंट क्रिएट करता है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं होती है। वो कौन क्रिएट करता है, प्रेसिडेंट क्रिएट करके देता है वो, ये चीज़ ध्यान रखना आपको, ठीक है, ओके। और कुछ 62 ईयर्स ऑफ एज, ठीक है, चलो ठीक। और एक चीज़ ध्यान रखना, फाइनेंस कमीशन जो है ये क्वाज़ी जुडिशियल बॉडी है, ठीक है, क्वाज़ी जुडिशियल बॉडी, जैसे इम्पीचमेंट नहीं देखा था, क्वाज़ी जुडिशियल प्रोसेस होता है, तो क्वाज़ी जुडिशियल बॉडी होती है। इलेक्शन कमीशन पे आते हैं अभी, बताओ इसका कौन सा पार्ट होता है, अभी हम कौन सा पार्ट पढ़ रहे थे, 14, क्यों 14 पढ़ रहे थे, अभी 15 पे आ चुके हैं हम लोग। दिस इज़ पार्ट नंबर 15 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, आर्टिकल नंबर आर्टिकल नंबर 324 से 329 के बीच में दिया हुआ है, ठीक है। ये राजीव कुमार नहीं है करंट में चीफ इलेक्शन कमिश्नर, ध्यान रखना, अब ज्ञानेश कुमार हो चुके हैं अभी, ठीक है, कौन हो चुके हैं, ज्ञानेश कुमार। फ़ोटो तो ज्ञानेश उन्हीं की है, वैसे बात है राजीव कुमार की, लेकिन फ़ोटो थोड़ी ना आएगी, ठीक है। 324 से 329 में देखते हैं, तो पहला तो होगा कि भाई इलेक्शन करवाना है आपको, और इसमें क्या होगा, चलो पहले तो 324 देखो, इलेक्शन करवाना है, किस किस के इलेक्शन करवाता है, जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है किसके चुनाव करवाता है, ये देश के राष्ट्रपति के चुनाव करवाता है, ये देश के उपराष्ट्रपति के चुनाव करवाता है, लोकसभा के करवाता है, राज्यसभा के करवाता है, विधानसभा के करवाता है, विधान परिषद के करवाता है। काफ़ी लोगों को लगता है विधानसभा विधान परिषद के तो करवाता होगा क्या बोलते हैं स्टेट के इलेक्शन कमीशन, लेकिन ना, वो लोकल बॉडी से करवाता है, ठीक है, वो लोकल बॉडी से करवाता है, पंचायत और नगर पालिका के, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। 325 नो पर्सन टू बी इन एलिजिबल फॉर इंक्लूजन इन और टू क्लेम टू बी इंक्लूडेड इन अ स्पेशल इलेक्टोरल रोल ऑन ग्राउंड, तो किसी को सिर्फ धर्म, रेस, कास्ट, सेक्स के बेसिस पे एलिमिनेट नहीं किया जा सकता है इलेक्टोरल रोल से, ठीक है। कैसे चुनाव होंगे, ऑन द बेसिस ऑफ अडल्ट सफरेज। अडल्ट सफरेज का मतलब होता है हर 18+ वोट दे सकता है। अच्छा, पंचायत का चुनाव लड़ने के लिए कितनी उम्र चाहिए, अभी बता दें थोड़ी देर पहले। 327 पावर ऑफ पार्लियामेंट टू मेक पावर प्रोविजन विद रिस्पेक्ट टू इलेक्शन इन लेजिस्लेचर।
पावर ऑफ लेजिस्लेचर ऑफ अ स्टेट टू मेक प्रोविजन विद रिस्पेक्ट टू स्टेट लेजिस्लेचर। देख लो दोनों सिमिलर हैं। यहाँ पार्लियामेंट को पावर दी कि अपने इलेक्शन के लिए बना लेना प्रोविजन, यहाँ स्टेट लेजिस्लेचर को मिला है कि अपने इलेक्शन के लिए बना लेना, और यहाँ पे कोर्ट इंटरफेयर नहीं कर सकता इलेक्टोरल मैटर में, ये दिया हुआ है। करंट में कौन है? ज्ञानेश कुमार है, और बाकी दोनों लोग कौन है? बाकी दो हैं, आप ध्यान रखना, सुखबीर सिंह संधू हैं, ठीक है, और एक विवेक जोशी हैं, ठीक है। ये हैं ज्ञानेश कुमार, ठीक है, और ये सुखबीर सिंह संधू, और एक हैं आपके विवेक जोशी, ठीक है। पहले कौन थे? पहले थे सुकुमार सेन, ये फर्स्ट चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे, फर्स्ट CEC थे। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। नेशनल कमीशन फॉर SC पे आते हैं। नेशनल कमीशन फॉर SC, ST एंड OBC, ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आजकल काफ़ी क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं। तो देखो पहले था क्या, एक स्पेशल ऑफिसर हुआ करता था। क्या हुआ करता था? स्पेशल ऑफिसर हुआ करता था, ठीक है। स्पेशल ऑफिसर फॉर SC एंड ST हुआ करता था, ठीक है, आर्टिकल नंबर 338 में। देन 65th अमेंडमेंट ने क्या किया? 65th अमेंडमेंट ने इनको ऑफिसर से कमीशन बना दिया, ऑफिसर से उठा के सीधा कमीशन बनाया। देन 89th अमेंडमेंट ने क्या किया? बाइफरकेट कर दिया। 89 जो अमेंडमेंट हुआ था 2003 में, 2003 में, उसने बाइफरकेट कर दिया। नेशनल कमीशन फॉर SC अलग, नेशनल कमीशन फॉर ST अलग। 338 में रखा नेशनल कमीशन फॉर SC को, और 338A में रखा नेशनल कमीशन फॉर ST को, ठीक है। तो दो अलग अलग कर दिए 89th अमेंडमेंट के थ्रू। क्लियर हो गया? ठीक है, बस हो गया, इसमें इतना ही पढ़ना है हमें, ठीक है। देन आता है नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस। ये पहले स्टैट्यूटरी हुआ करता था, लॉ के थ्रू क्रिएट किया गया था, ठीक है, लेकिन बाद में 102nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से आर्टिकल नंबर 338B में इसको ऐड किया गया और कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस मिला, ठीक है। 1992 में केस हुआ था जिसको हम मंडल केस के नाम से जानते हैं, ध्यान रखना इसके बारे में। जो इंदिरा साहनी केस हुआ था, इंदिरा साहनी केस, या इसको मंडल केस के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। और ये 102nd अमेंडमेंट 2018 में हुआ था। तो इसमें ही मतलब ये बैकवर्ड, पहला जो बैकवर्ड क्लास कमीशन बना था वो काका कालेलकर की चेयरमैनशिप में बना था। मंडल, BP मंडल जी की चेयरमैनशिप में सेकंड बैकवर्ड क्लास कमीशन बना था। उसमें हम ज़्यादा मैं डिटेल में जा नहीं रहा हूँ, बट ध्यान रखना इंदिरा साहनी केस हुआ था 92 में, जहाँ पे क्रीमी लेयर और नॉन क्रीमी लेयर का कॉन्सेप्ट निकल के आया था OBC में, तो उसी में निकल के आया था वो, ठीक है, मंडल केस में, जिसको इंदिरा साहनी केस बोलते हैं 1992 का, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। स्टैट्यूटरी बॉडीज़ क्या होती हैं? जो कि, अच्छा कुछ छूट रही हैं क्या? एक सेकंड रुकना, यहाँ पे एक नोट करना, स्पेशल क्या नाम था उसका, जो RTI एक्ट ऑफ 2005 से बना था, दिमाग से जा रहा है यार, अरे जो RTI एक्ट ऑफ 9, वो तो खैर वो हो जाएगा, लेकिन लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी वाला था वो, ठीक है, लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी वाला, ध्यान रखना। भाषा के आधार पे पहला राज्य कौन बना था बताओ जल्दी से, लिंग्विस्टिक बेसिस पे? ये पार्ट नंबर 17 में है, ठीक है। 18 में क्या है? इमरजेंसी, है ना। तो 17 एक सेकेंड, हाँ ठीक है, पार्ट नंबर 17 में है। और ध्यान रखना ये आर्टिकल नंबर 350B में है, क्योंकि अगर आप याद करो तो हमने पढ़ा था लैंग्वेजेस दी हैं पार्ट नंबर 17 में, ठीक है, पार्ट नंबर 17 में है ये, और आर्टिकल नंबर 350B है, जिसको कि ऐड किया गया था 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से। अब आते हैं स्टैट्यूटरी बॉडीज़ पे। स्टैट्यूटरी का मतलब है लॉ के थ्रू क्रिएट करी गई हैं, ठीक है, यानी कि एक कोई लॉ एग्जिस्ट करता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे, ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे NHRC, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, NHRC की अगर बात करेंगे तो इसको क्रिएट किया गया था, प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स एक्ट है 1993 का, 1993 का प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स एक्ट है, उससे क्रिएट किया गया। इसमें ध्यान ये रखना होता है कि 1+5 का कॉम्पोजिशन होता है, यानी एक चेयरपर्सन होगा और 5 फुल टाइम मेंबर्स होंगे, और ये जो होना चाहिए ये तो रिटायर्ड CJI होगा या जज होगा, रिटायर्ड चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया या जज होगा। इनका टर्म पहले 5 साल होता था, लेकिन घटा के इसको 2019 में 3 साल या फिर 70 साल की उम्र कर दिया गया, 70 ईयर्स ऑफ एज, ठीक है। और ये ह्यूमन राइट्स का कंजर्वेशन वगैरह करता है, ठीक है।
एससी का कंजर्वेशन एससी वाला कमीशन करता है, साथ साथ ही वो एंग्लो इंडियंस के राइट्स को भी कंजर्व करता है, नेशनल कमीशन फॉर एससी। ठीक है, क्लियर इतनी चीज़। देन आपका जो सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन है, सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन जिससे आप इंफॉर्मेशन सीख करते हो, आरटीआई एक्ट, राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट जो 2005 का है उससे क्रिएट किया गया, क्योंकि स्टैट्यूटरी है ना, तो कोई ना कोई एक्ट तो एग्जिस्ट करता होगा। सीवीसी ले लो, ठीक है, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, या फिर आप पहले उसको देख लो, क्या बोलते हैं, जो नेशनल कमीशन फॉर विमेन है, ठीक है, नेशनल कमीशन फॉर विमेन। ठीक है, तो 1990 में एक्ट आया था, उसके थ्रू इसको क्रिएट किया गया था, ये भी स्टैट्यूटरी है। सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन की बात करेंगे तो ये पहले एग्जीक्यूटिव बॉडी था, स्टैट्यूटरी नहीं था। ठीक है, बिकॉज 1964 में एग्जीक्यूटिव रेजोल्यूशन से क्रिएट हुआ और सांता नाम कमेटी के रिकमेंडेशंस पे ये बना था। सांता नाम कमेटी के रिकमेंडेशंस पर इसको बनाया गया था। स्टैट्यूटरी स्टेटस इसको 2003 में मिला था, 2003 में। ठीक है, और इन सब की अपॉइंटमेंट और रिमूवल जो भी आपको दिख रहे हैं सब प्रेसिडेंट ही करेगा। ध्यान रखना, सीबीसी की तरह सीबीआई नहीं है स्टैट्यूटरी। जो सीबीआई है वो आपकी एग्जीक्यूटिव बॉडी है। मैं यहाँ पर एक सेकंड रुकना, एक सेकंड, एग्जीक्यूटिव के लिए अलग से यहाँ पर मैं क्रिएट कर देता हूँ। यहाँ पर एग्जीक्यूटिव लिखता हूँ मैं। ठीक है, एग्जीक्यूटिव में मतलब हमें 3 ही मेनली देखनी होती है एग्जीक्यूटिव में। एक तो सीबीआई, एग्जीक्यूटिव का मतलब ना तो कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन्ड है और ना तो कोई एक्ट इनके लिए लाया गया। सीबीआई की अगर बात करेंगे, अपनी पावर ये डिराइव करता है दिल्ली स्पेशल पुलिस इस्टेब्लिशमेंट एक्ट है जो 1946 का, 1946 का, उससे। ओके, क्लियर है। देन लॉ कमीशन आप ले लो, लॉ कमीशन भी इसी तरह से एग्जीक्यूटिव है। जो देश का लॉ कमीशन है वो भी एग्जीक्यूटिव बॉडी है। ठीक है, पहला लॉ कमीशन का चेयरमैन कौन था? MC सेतलवाद था। वैसे तो मैकुले था, थॉमस बैबिंगटन मैकुले, लेकिन अगर पोस्ट इंडिपेंडेंस बात करेंगे तो MC सेतलवाद ही हमारे देश के पहले अटॉर्नी जनरल भी थे, महान्यायवादी भी थे, ये चीज़ भी नोट करना। एंड आपको याद करना है लोकपाल और लोकायुक्त, ये भी होते हैं आपके। ठीक है, लोकपाल एंड लोकायुक्ता। ठीक है, लोकायुक्ता, लोकपाल लोकायुक्त जो होते हैं, ये 2013 में एक लाया गया था एक्ट। ठीक है, ये एक्ट लाया गया था। तो क्या बताओ, ये स्टैट्यूटरी होगा या एग्जीक्यूटिव होगा? स्टैट्यूटरी होगा ये भी। ठीक है, ये एक्ट लाया गया था, तो इसको मैं यहीं लिख दूँ, नहीं तो कन्फ्यूज़न हो जाएगा तुम्हारे उसमें। ठीक है, रुक जाओ। लोकपाल एंड लोकायुक्त, ये कौन होते हैं? ये करप्शन वगैरह देखते हैं। सीबीसी क्या करता है? सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, ये भी करप्शन देखता है। लेकिन लोकपाल लोकायुक्त प्राइम मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर लेवल तक भी जा सकता है, इतनी पावर होती है। ठीक है, इसके कॉम्पोजिशन की बात करेंगे लोकपाल की तो 1+8 होता है, चेयरपर्सन प्लस 8 अदर मेंबर, जिसमें 50% यानी आधे जुडिशियल होंगे, मेंबर होंगे, और आधे जो होंगे वो SC ST OBC माइनॉरिटी विमेन कम्युनिटी से आएंगे। पहले लोकपाल की अगर बात करेंगे तो पिनाकी चंद्र घोष थे। ठीक है, और करंट में अगर बात करेंगे तो खानविलकार हैं, वो अजय मानिक राव खानविलकार। ठीक है, और एग्जीक्यूटिव में लॉ कमीशन हो गया, ये हो गया। हाँ, नीति आयोग और नोट कर सकते हो। ठीक है, नीति आयोग भी ना तो कॉन्स्टिट्यूशन मेंशन्ड है, ना तो कोई एक्ट से क्रिएट हुआ है, इसको लाया गया किससे? नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया इसका पूरा फुल फॉर्म है। ठीक, इसको आपको पता है प्लानिंग कमीशन को हटा के 1 जनवरी 2015 को 2015 को बनाया गया था। ठीक है, एंड इसका एक गवर्निंग काउंसिल होता है। ठीक है, गवर्निंग काउंसिल होता है इसमें एक, जिसमें कि कौन होगा? चीफ मिनिस्टर होंगे सारे स्टेट्स के, CM ऑफ ऑल स्टेट्स, प्लस CM ऑफ जितने यूटीज़, जिन यूटीज़ में CM है वहाँ पे, और जिस यूटी में वो नहीं है वहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर। इसका जो चेयरमैन होता है वो प्राइम मिनिस्टर होता है, जो मोदी जी होंगे अभी। ठीक है, जो वाइस चेयरपर्सन होता है, ठीक है, वो प्राइम मिनिस्टर खुद सेलेक्ट करता है। और वो कौन है अभी? सुमन बेरी हैं, सुमन बेरी हैं। और CEO कौन है? कल स्टेनो एग्जाम में पूछा गया ये। ठीक है, बेसिक सा क्वेश्चन है, BVR सुब्रमण्यम। ठीक है, बेसिक से क्वेश्चन है, 1 लाइनर टाइप, कल स्टेनो में पूछे गए थे, आपके में पूछ सकते हैं वो। ठीक है, BVR सुब्रमण्यम। ओके, तो नीति आयोग नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया 1 जनवरी 2015 को बनता है।
ठीक है। चेयरमैन प्रधानमंत्री होता है, वाइस चेयरमैन सुमन बेरी हैं, अभी BVR सुब्रमण्यम CEO हैं, ठीक है। गवर्निंग काउंसिल में सारे राज्यों के चीफ मिनिस्टर और सारे राज्य जो भी केंद्र शासित प्रदेश हैं, और नहीं हैं तो लेफ्टिनेंट गवर्नर होंगे वहाँ के। ओके, क्लियर है यहाँ तक कि नहीं है, बताओ। ख़त्म होता है। बाकी हम पार्लियामेंट्री कमिटीज़ जो हमने बीच में छोड़ा था उसको देख लेते हैं, बाकी फिर 2 मिनट में ख़त्म करते हैं इसको, ठीक है। चलो, तो पूरा 6.5 घंटे हो जाएगा ना। सुमन बेरी मेल है फीमेल है? सुमन बेरी जो है मेल है मेरे हिसाब से, मेल है। सर जी रुक जाओ, बस रुक ही रहे हैं अब जो है ख़त्म करके रुकते हैं, ठीक है। पार्लियामेंट्री कमिटीज़ की बात करते हैं। 2 तरह की कमिटीज़ होती हैं, ठीक है, पार्लियामेंट में जो होती हैं। एक तो स्टैंडिंग होती है और एक एडहॉक होती है। मतलब कहने का मतलब एक परमानेंट होती है, ये परमानेंट है, और ये एडहॉक है। परमानेंट का मतलब होता है कि जो परमानेंट है, हमेशा बनी रहती हैं, तो उनको स्टैंडिंग कमेटी बोलते हैं, स्टैंडिंग कमेटी बोलते हैं परमानेंट कमेटी को। जो टेम्प्रेरी नेचर की होती है उनको एडहॉक कमेटी बोलते हैं। अब हमें एडहॉक कमेटी से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि वो बनती हैं, बिगड़ जाती हैं, ख़त्म हो जाती हैं, डिस्ट्रॉय हो जाती हैं, मिट जाती हैं। एडहॉक कमेटी बोलते हैं उनको, टेम्प्रेरी कमेटी बोलते हैं। स्टैंडिंग में हमें लेना देना होता है फाइनेंशियल से। ओके, स्टैंडिंग में लेना देना होता है फाइनेंशियल से, स्टैंडिंग फाइनेंशियल कमेटी। इसमें भी हमें 3 तरह की कमिटीज़ पढ़नी जो यहाँ पर लिखी हुई हैं। पब्लिक अकाउंट कमेटी, एस्टिमेट कमेटी एंड कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग। अच्छा हाँ, देखो गवर्नमेंट ऑफ, ये इसको कब बनाया गया? 1921 में बनाया गया थ्रू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। इस एक्ट से 1921 में इसको क्रिएट किया गया। ओके, एक सेकंड रुको 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 रुको, चलो ठीक है। इसको जो है जॉन मताई कमेटी के रिकमेंडेशन पे बनाया गया, और इसको जो है कृष्णा मेनन की कमेटी के रिकमेंडेशन पे बनाया गया। जॉन मताई, कृष्णा मेनन। जॉन मताई देश के पहले हमारे क्या थे? रेलवे मिनिस्टर थे, ठीक है। अच्छा, पता है ना आपको, पहले रेल बजट है और जनरल बजट है अलग अलग प्रेजेंट किया था। 1921 में अकवर्थ कमेटी बनी थी, उसने अलग किया था। देन 2016 में विवेक देबरॉय कमेटी ने दोनों को मर्ज कर दिया था। ओके, ठीक है। पोस्ट इंडिपेंडेंस 1950 में सबसे पहले बनी थी। हम इन तीनों में पहले सिमिलैरिटीज़ पढ़नी है। सिमिलैरिटीज़ क्या है? सिमिलैरिटी ये है पहली कि नो मिनिस्टर, एक सेकेंड, रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, यहाँ पे लिख लो, ठीक है। नो मिनिस्टर कैन बी अ मेंबर, यानी कि कोई मिनिस्टर मेंबर नहीं हो सकता है, हैं? हाँ, यानी कि अगर कोई पोर्टफोलियो होल्ड कर रहा है तो मिनिस्टर नहीं, मेंबर नहीं हो सकता। इन सब का जो टर्म होता है वो 1 साल का होता है, 1 ईयर, एंड इनको प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन प्लस सिंगल ट्रांसफरेबल वोट से इलेक्ट किया जाता है, ठीक है। ये इनमें सिमिलैरिटीज़ हैं। 2 सिमिलैरिटीज़ हमने देख ली। अब डिफरेंसेस क्या है? इसमें 22 मेंबर होते हैं, इसमें भी 22 मेंबर होते हैं, इसमें 30 मेंबर होते हैं, जिसमें 15 आते हैं लोकसभा से, 7 आते हैं राज्यसभा से। इसमें भी 15 आते हैं लोकसभा से, 7 आते हैं राज्यसभा से। इसमें आते हैं ऑल फ्रॉम, ठीक है, ऑल फ्रॉम लोकसभा, यानी राज्यसभा का कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं होता इसमें। इज दैट क्लियर? ठीक है। पब्लिक अकाउंट कमेटी, इसका गाइड एंड फिलोसफर कौन था? गाइड एंड फिलोसफर ऑफ पब्लिक अकाउंट कमेटी हम किसको बोल रहे थे? जरा बताओ, जल्दी से बताओ, किसको बोल रहे थे? और कुछ यहाँ पर? और तो कुछ नहीं है मेरे हिसाब से। गाइड एंड फिलोसफर कौन होता है? कैग होता है, ठीक है, कैग। और कुछ तो नहीं है। 1921 में बना था, वो तो हमने देख लिया। और बाकी पब्लिक अंडरटेकिंग में क्या होता है? यहाँ पे जो चेयरमैन होता है वो लोकसभा से होना चाहिए, ये है। सबसे बड़ी कौन सी है? एस्टिमेट्स कमेटी है। चलो ख़त्म हो गई। और ये चीज़ ध्यान रखना कि कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग ये बनी कब थी? 1964 में, 1964 में, जिस तरह से एस्टिमेट बनी थी 1950 में। ओके। स्पीकर 3 कमेटी का चेयरपर्सन होता है। स्पीकर जो होता है वो 3 कमेटी का बना चेयरपर्सन होता है। एक तो जो जनरल पर्पस कमेटी होती है, ठीक है, रूल्स कमेटी और बिजनेस एडवाइजरी कमेटी। ओके। एंड डिपार्टमेंटल जो रिलेटेड स्टैंडिंग कमिटीज़ होती हैं वो टोटल 24 होती हैं,
इसमें 16 लोकसभा की होती हैं और 8 राज्यसभा की होती हैं, जिनमें 31 मेंबर होते हैं, 21 लोकसभा से होते हैं एंड 10 राज्यसभा से होते हैं। ठीक है, ख़त्म हो गया। थैंक यू। अब किसी कोई डाउट आउट हो, कुछ लग रहा हो छोटा हो तो बता दो, किसी को अगर लग रहा हो ऐसा। ना करें जनाब, ना करें। क्या लोकल से कंसिलेटरी का मतलब वही है जो अमिकेबली चीज़ों को सेटल करवाए? वो उससे नहीं होगा यार, वो लोक अदालत से होगा। शर्मा जी, वो लोक अदालत से होगा। लोक अदालत का काम होता है कि एमिकेबली सेटल करना। और एक चीज़ थोड़ा सा याद कर लेना, जो हमारे डिस्ट्रिक्ट जजेस होते हैं ना, पहली बात तो जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होती है मृत्युदंड नहीं दे सकती है। डिस्ट्रिक्ट जजेस के लिए ये होता है क्वालिफिकेशन कि इनको अपॉइंट करता है गवर्नर। हाई कोर्ट और जो सुप्रीम कोर्ट होते हैं ना, वहाँ पर प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है, लेकिन यहाँ पर गवर्नर अपॉइंट करता है। और 7 साल 7 ईयर्स का मतलब चाहिए होता है। 7 साल तक आप जुडिशल ऑफिस होल्ड किए हो तो ही आप जो है आ सकते हो। वो लोकपाल नहीं होता, वो लोक अदालत होता है जो, और वो स्टैट्यूटरी होता है लोक अदालत। ठीक है, नालसा जो है ना, नेशनल लीगल सर्विसेज। रुको यार, यहीं पे लिख देते हैं लोक अदालत। ये तो यहाँ लिख देते हैं, यहीं पे जगह खाली है। ठीक है, जो लोक अदालत हैं इनको नालसा, दैट इज़ नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी एक्ट जो है 1987 का, उससे क्रिएट किया गया है। और ये एमिकेबली सेटल करती हैं डिस्प्यूट। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना है। इसमें कोई कोर्ट फ़ी वगैरह नहीं लगती है। और इसमें जो है ऐसा नहीं होता कि आपको डिसीजन मानना ही मानना है, दैट इज़ वॉलंटरी नेचर का। तो नहाने जाना है, बस करो। तो पहले बैठना था नहा के। क्यों? 89 रूल एक्सेप्शंस सर प्लीज़। एक्सेप्शंस सॉम दी बोस, यस एक्सेप्शंस हैं। 89 और 90 रूल जो हमने नहीं पढ़ा था उसके एक्सेप्शंस हैं। एक्सेप्शन है जो ऑफिसर्स हैं। अब हमारे ऑफिसर्स अगर हम बात करें तो कहाँ से शुरू हो रहे थे? इफ़ यू कैन रिकॉल, ऑफिसर्स हमारे शुरू हो रहे थे 89 से, है ना? 89 से शुरू हो रहे थे, तो वहीं से एक्सेप्शन है। 89 रूल का एक्सेप्शन 89 ही है। तो वहाँ से हम पढ़ रहे थे 89 में चेयरमैन, डिप्टी चेयरमैन, फिर उनका वैकेशन, रेजिग्नेशन, पावर और ये सब है। फिर 93 से स्पीकर, डिप्टी स्पीकर आ रहे थे। बस अंतर ये है कि स्टेट के केस में पहले लेजिस्लेटिव असेंबली के आते हैं, यहाँ पर पहले राज्यसभा के आ रहे हैं ना, लेकिन यहाँ पे पहले स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। जैसे 89 में मैं 89 ऐड करूँ तो कितना मिलेगा मुझे? 9 9 18, 8 8 16 17, दैट इज़ 178। लेकिन अगर आप 178 को चेक करने जाओगे तो स्पीकर एंड डेप्यूटी स्पीकर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली मिलेगा। यानी वहाँ पर पहले ऑफिसर्स ऑफ राज्यसभा शुरू हो रहे हैं, देन ऑफिसर्स ऑफ लोकसभा है। यहाँ पर ऑफिसर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली आते हैं, फिर ऑफिसर्स ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल। बस वो थोड़ा सा चेंज हो जाता है, रिवर्स हो जाता है ऑर्डर, बस। ठीक है। सर आपकी तबीयत ठीक है? हाँ तबीयत तो ठीक ही है। चलो भाई, थैंक यू एवरीवन, धन्यवाद। अब मैं भी चलता हूँ यार, मुझे भी डॉक्टर के पास जाना है, भी जल्दी से दौड़ के भाग के। ये PDF मिल जाएगी परमार SSC के टेलीग्राम में, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। ठीक है, और टेलीग्राम सॉरी एप्लीकेशन पे क्विज़ डलवा देंगे इसकी, तो प्रैक्टिस कर लेना। और थोड़े से स्टेटमेंट वाले क्विज़ डलवाएंगे। ठीक है, हाँ दाल चावल खाते हैं जाके। ठीक है, ओके। और किसी को और कुछ डाउट होता है ना तो ये नंबर है, मुझे इस पर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, कुछ ऐसा डाउट वगैरह होता है तो ही। ठीक है, 884028
6735 88 40 28 68 35, ठीक है। अगर कुछ ऐसा डाउट कहीं लेक्चर में ऐसा कुछ होता है आपको तो ही हो गया। चलो भाई, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। नेक्स्ट बता देना किसका करना है, बायोलॉजी या साइंस वाइंस का बाद में करेंगे, पहले ह्यूमैनिटीज़ के सब्जेक्ट से करेंगे। ज्योग्राफी का करेंगे, हिस्ट्री करें, बता देना, बाकी करेंगे परसों, नहीं तो फिर बैक टू बैक तुम लोग है ना खौफ में आ जाओगे।